हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है देव साइबर सिक्योरिटी। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स कौन सा है, कौन सा चाहिए, कौन सा लेना चाहिए। पूरी गाइडेंस मैंने आपको लास्ट वीडियो में डाली थी। अगर किसी ने नहीं देखी है या आप लोगों ने मिस कर दी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने उसके एंड में आपको ये बताया था कि मैं बहुत जल्दी नेटवर्किंग की सीरीज लेके आने वाला हूँ। तो आज उसका फर्स्ट पार्ट है, मैं आपको बताऊंगा नेटवर्किंग क्या है, कैसे शुरू करते हैं, क्या नेटवर्किंग में सीखना चाहिए और नेटवर्किंग क्यों सीखनी चाहिए एथिकल हैकिंग के लिए। तो नेटवर्किंग क्यों जरूरी है हैकिंग के लिए, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपका। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपन नेटवर्किंग कंसेप्ट पे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ नेटवर्किंग कंसेप्ट में कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है और क्यों हैकिंग के लिए ज़रूरी है। तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में या उससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया होगा कि दोस्तों, हैकिंग के लिए नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ये ऐसी चीज़ है कि अगर आपने ये चीज़ नहीं सीखी है तो आप कभी भी हैकिंग नहीं सीख सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं और बहुत सारे मैंने इंस्टीट्यूट्स में भी देखा है कि लोग जब एथिकल हैकिंग को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो नेटवर्किंग सही से कवर नहीं कर पाते या फिर उतना अच्छा नहीं पढ़ाते या जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं वो नहीं पढ़ाते। ठीक है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो मैं इस पूरे सीरीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा 7 पार्ट होंगे नेटवर्किंग के। तो उस नेटवर्किंग में मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा कि नेटवर्किंग क्या है और क्यों ज़रूरी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बिना पेट्रोल के बाइक नहीं चलती, बिना डीजल के कार नहीं चल सकती, वैसे ही बिना नेटवर्किंग के हैकिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, तो नेटवर्किंग हमारे लिए बहुत जरूरी हिस्सा है। चलिए तो शुरू करते हैं नेटवर्किंग को। तो सबसे पहले है नेटवर्किंग कंसेप्ट, जिसमें शुरू करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग, कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है। लेकिन उससे भी पहले दोस्तों, मैं आपसे एक टर्म पूछना चाहता हूं, वो टर्म है नेटवर्क। ये नेटवर्क क्या है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि नेटवर्क क्या है। जैसे कि आपको पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा ये कंप्यूटर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये स्लाइड्स मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन करी जिससे आप समझ पाओ कि ये नेटवर्किंग आखिर में है क्या। लेकिन उससे पहले एक वर्ड आता है हमारे पास में, नेटवर्क। क्या आता है? नेटवर्क। तो नेटवर्क क्या है दोस्तों? तो नेटवर्क है रेंज। जैसे मैं आपको बोलूँ, आप अभी मेरा वीडियो देख रहे होगे या देखोगे, तो आप में से किसी एक का नाम जैसे कि मान लीजिए रमेश है। क्या है? रमेश। तो मैं बोलूं कि रमेश, आपके फ्रेंड्स कहाँ कहाँ पर हैं? तो आप बोलोगे कि सर मेरे एक फ्रेंड यूपी में भी है, बिहार में भी है, ऑल ऑफ इंडिया में मोस्ट ऑफ दी जो स्टेट्स हैं उस पर मेरे दोस्त हैं। तो मैं बोलूँगा कि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है। ठीक है, आपका नेटवर्क है, आप वहाँ जान पहचान है। ठीक है, तो आपने मूवीज में भी सुना होगा, है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तेरी पहुँच कहाँ तक है, तो मेरी पहुँच दिल्ली तक है। तो ये दिल्ली पहुँच, ये जो रीच वर्ड है ना, रीच, ये आपके नेटवर्क को डिफाइन करता है। तो एक सिस्टम जो है, ये एक सिस्टम में मान लो, तो ये सिस्टम की रीच कहां तक है, इसकी पहुंच कहां तक है। या तो इसकी पहुंच होगी केबल के जरिए, ठीक है, इथरनेट केबल, या फिर इसकी पहुंच होगी वाईफाई के जरिए या इंटरनेट के जरिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि नेटवर्क का मतलब क्या है? रेंज डिफाइन करना। आपकी जो कंप्यूटर की रेंज है, जो मोबाइल की रेंज है, कहां तक है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे आप एक फ़ोन उठाते हैं, मोबाइल फ़ोन, और जब भी आप ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं या फिर आप कुछ ऐसी जगह सफ़र कर रहे होते हैं जहाँ आपके नियरेस्ट टावर नहीं होता, तो आप क्या बोलते हैं कि नेटवर्क नहीं आ रहा। नेटवर्क का मतलब आपकी रेंज नहीं है। क्लियर? तो नेटवर्क और नेटवर्किंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब बात करते हैं हम नेटवर्किंग की। ठीक है, तो नेटवर्किंग में बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क की। किसकी? कंप्यूटर नेटवर्किंग। क्या है कंप्यूटर नेटवर्किंग बेसिकली? तो उसको कुछ टर्म्स मैंने दी हुई है, मैं कुछ टर्म्स के जरिए आपको समझाऊंगा। जैसे कि आपने पीछे बैकग्राउंड में दिखा होगा कि देखो ये कंप्यूटर्स हैं, जुड़े हुए मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, अब टर्म्स क्या क्या है? तो सबसे पहले बात होती है कम्युनिकेशन। क्या होती है? कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है दोस्तों? जैसे अपन जूम के जरिए मैं आपसे बातचीत कर पा रहा हूँ, कम्युनिकेशन है। वैसे ही जब सिस्टम आपस में बात करते हैं, जैसे कि ये सिस्टम है मान लो ए और ये सिस्टम है बी। अब ये अगर आपस में बातचीत कर रहे हैं, बातचीत क्या कर रहे हैं? अब आप बोलोगे कि सर सिस्टम में ये क्या बातचीत कर रहे हैं आपस में, तो क्या बातचीत करेंगे? शेयरिंग सॉफ्टवेयर, या तो कोई सॉफ्टवेयर शेयरिंग करेंगे। ठीक है, जैसे जूम आप शेयरिंग कर रहे हो ना मेरे साथ, सॉफ्टवेयर तो शेयर कर रहे हो, आप भी जूम से बात कर रहे हो, मैं भी जूम से बात कर रहा हूँ। क्लियर? या व्हाट्सएप पे बात करते हो या इंस्टाग्राम से बात करते हो, क्या शेयरिंग सॉफ्टवेयर। फिर उसके बाद आता है शेयरिंग फाइल, इमेजेस, वीडियोज,
कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई पीपीटी, कुछ इस तरह की चीज जो आप शेयर करते हो डेली, तो ये शेयरिंग फाइल। ठीक है, फिर उसके बाद में बात है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, जैसे कि आप अपना फ़ोन उठाते हो तो आप मोजिला फायरफॉक्स खोलते हो या फिर आप क्रोम खोलते हो, तो क्रोम के जरिए आपको नोटिफिकेशन आता है कि आज ये हुआ, आज मुकेश अंबानी की बेटी की शादी यहाँ हुई है, इतने पैसे खर्च हुए। ये क्या है? इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है। किसके जरिए? सोशल मीडिया के जरिए, इंटरनेट के जरिए। तो नेटवर्किंग, मेन कंसेप्ट कहाँ है? नेटवर्किंग। ठीक है, उसके बाद है इंफॉर्मेशन प्रिजर्वेशन। अब ये चीज़ क्या है दोस्तों, ये टर्म क्या है, इंफॉर्मेशन प्रिजर्वेशन क्या चीज़ है? तो दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ इतिहास पे। ठीक है, मैं एक बार इसको स्टॉप करता हूँ। तो दोस्तों 1995 में, सॉरी 1985 में, जब अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स और एसएसआर, ठीक है, यानी कि रशिया, उस टाइम पे सोवियत रशिया, यूएसएसआर, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ संयुक्त रशिया उसको बोलते हैं, इंग्लिश मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो यूएसएसआर, इनके बीच में चल रहा था कोल्ड वॉर, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, या नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ। कोल्ड वॉर चल रहा था, 1945 से शुरू हुआ कोल्ड वॉर और 1990 तक चला था, जब रशिया के टुकड़े हो गए तब तक ये कोल्ड वॉर चला। तो जब कोल्ड वॉर चलता था इनके बीच में, तो ये दोनों एक दूसरे पे अटैक करते थे। ठीक है, यूएसएसआर भी अटैक करता था, अमेरिका भी अटैक करता था। तो जब रशिया अटैक करता था अमेरिका पे, तो अमेरिका की एक डिफेंस एकेडमी है, ठीक है, जिसको पेंटागन बोलते हैं। अगर आपने सुना हो तो पेंटागन बोलते हैं, आप सर्च कर लेना। तो वो पेंटागन एक की जो बिल्डिंग है वो बहुत बड़ी है, करीब मान के चलिए आप 300 से 400 एकड़ जमीन पे बहुत फैला हुआ है। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जैसे एक यूनिवर्सिटी मान लो आप, तो इसमें 10 यूनिवर्सिटी आ जाए, इतनी बड़ी बिल्डिंग है। तो हुआ क्या कि अगर किसी एक ऑफिस में, ठीक है, किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन हाथ लगी और अगर वो इंफॉर्मेशन किसी को 10वें फ्लोर पर, या मान लो कि यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर लेके जानी हो, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगेगा? जैसे अभी अगर मान लो मैं आपसे कुछ बात करूं, मैं आपको बोलूं कि ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा इंस्टाग्राम की आईडी, आप चाहे तो मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है या मेरे पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, तो मैं कितनी जल्दी आपको भेज दूंगा, आपके पास हाथों हाथ पहुंच जाएगी। लेकिन अगर उस टाइम पे जब ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी, है, नेटवर्किंग का कोई कंसेप्ट नहीं था, तो उस टाइम पे चल रहा था, नेटवर्किंग का मॉडल चल रहा था, लेकिन कंसेप्ट नहीं आया था। उस टाइम पे क्या था कि अगर कोई एक इन्फॉर्मेशन या कोई सूचना अगर किसी को देनी होती थी, तो कितनी जल्दी जाके देता था, बहुत टाइम लगता था उसको, इतनी देर में तो ऐसा पता नहीं क्या हो जाता था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा कंसेप्ट लेके आया जाए कि यार हम एक क्लिक करें, या हम बैठे बैठे यहाँ से, जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 200-300 किलोमीटर दूर पे अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी हो क्लिक पे, तो मैं भेज दूँ। तो वहाँ से नेटवर्किंग का कंसेप्ट आया। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी चीज़ जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ, इन्फॉर्मेशन प्रिजर्वेशन का मतलब ये कि अगर कोई एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास में है और गलती से अगर वो इन्फॉर्मेशन मेरे से डिलीट हो गई, तो क्या मैं उस इन्फॉर्मेशन वापस पा सकता हूँ? नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मेरे पास थी। लेकिन अगर कोई इमेज, कोई वीडियो, कोई सूचना अगर मैंने आप लोगों को दी है, ठीक है, या मान लो सब में बांट दी, या यूट्यूब पे दे दी, या व्हाट्सएप पे दे दी, तो क्या अगर मेरे से डिलीट हो गई तो मैं औरों से भी वो ले सकता हूँ? आप यही तो करते हो ना कि भाई आपने कोई इमेज किसी दोस्त को शेयर कर दी, आपसे वो डिलीट हो गई, आप बोलते हो उस दोस्त को कि भाई मैंने जो परसों या 3 दिन पहले जो आपको इमेज शेयर करी थी, क्या मुझे वापस मिल सकती है? तो आप बोलेंगे, वो बोलेगा कि ठीक है, मुझे वापस मिल जाएगी, आप ले लो, मैं भेज देता हूँ। तो ये क्या है? इन्फॉर्मेशन प्रिजर्वेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्रिजर्वेशन का मतलब ये कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन किसी को भेज रहे हो, तो सामने वाले के पास कहीं ना कहीं वो सेव होगी, या तो गैलरी में सेव होगी या उसकी ड्राइव में सेव होगी। ठीक है, इसीलिए इंफॉर्मेशन प्रिजर्वेशन को एक अहम दर्जा माना गया है। जैसे कि इसके एग्जांपल्स मान लीजिए, आप गूगल ड्राइव है आपका, ठीक है, और इसी से ही आपका नेट चलता है। अगर आप नेट पे, इंटरनेट पे अगर आप कोई एक चीज़ अपलोड कर देते हो, तो वो कभी डिलीट नहीं होती ज़िंदगी में। जैसे आपने मान लो गूगल ड्राइव से कोई चीज़ डाली, डिलीट कर दी, लेकिन वो उसके सर्वर पे जाके सेव होगी हमेशा के लिए। गूगल चाहे तो उसको निकाल सकता है। क्लियर है? तो समझ गए आप इन्फॉर्मेशन प्रिजर्वेशन। बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। फिर आगे जब मैं वीडियो डालूंगा लैब सेटअप के या आगे टेस्टिंग के, तो फिर अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, स्किप मत करिए, देखते रहिए। ठीक है, आप चाहे
1.5x में देख सकते हैं, लेकिन स्किप मत करिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ दोस्तों, कोई नहीं बताएगा। फिर बात करते हैं सिक्योरिटी की दोस्तों। तो सिक्योरिटी क्या है, जब भी देखो हम नेटवर्किंग करते हैं, या मान लीजिए हम नेटवर्किंग सीखते भी हैं मान लो, या करते हैं, या किसी को इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, भेजते हैं, तो हम ये ध्यान रखते हैं, या हमारे द्वारा ये ध्यान रखा जाता है कि भाई वो जो चीज़ है वो सिक्योरिटी के तहत पहुँचे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कोई माल आपको भेजा, तो मैं ये इंश्योर करूँगा कि मैं जो माल आपको भेज रहा हूँ, मैं जो सामान आपको भेज रहा हूँ, एज इट इज़ आपके पास जाए, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो बीच में, ठीक है। तो सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जाना चाहिए, नेटवर्किंग में रखते हैं, ठीक है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि नेटवर्किंग 100% सिक्योर है, 100% सिक्योर तो कोई चीज़ है ही नहीं, लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप अभी अपने व्हाट्सएप को खोलिए, ठीक है, आप व्हाट्सएप को खोलेंगे, किसी की चैट ओपन करिए, तो आपको ऊपर मिलेगा एंड टू एंड इनक्रिप्शन। क्या मिलेगा? एंड टू एंड इनक्रिप्शन। और एंड टू एंड इनक्रिप्शन करेंगे, ये भी लिखा दिख जाएगा कि ऑल कॉल्स एंड मैसेजेस आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, इवन व्हाट्सएप कैन रीड देयर। तो इसका मतलब आपको ये एंश्योर है, आपको ये भरोसा है कि मैं जिस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहा हूँ व्हाट्सएप का, मैं जिससे चैट कर रहा हूँ वो सिक्योर है, कोई मेरी चैट को पढ़ नहीं रहा है, ठीक है, बीच में कोई इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो ये सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जाता है कंप्यूटर नेटवर्किंग में, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं शेयरिंग हार्डवेयर। तो हार्डवेयर आपको पता ही है, नेटवर्किंग में माउस है, आपका कीबोर्ड है, ठीक है, प्रिंटर है, स्कैनर है, ये सब क्या है? शेयरिंग हार्डवेयर। आप हार्डवेयर शेयर करते हो, मॉनिटर है, ये सब कुछ, ठीक है, वेबकैम वगैरह। फिर बात करते हैं शेयरिंग डेटा की। तो डेटा का सारा खेल किसका है? डेटा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये कंप्यूटर नेटवर्किंग के जो बेसिक कंसेप्ट है, जो बेसिक ओवरव्यू, वो समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में ना भी आए तो दोबारा मेरा वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी अगर नहीं आता है मान लो, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, मैं और अच्छे से इसको समझाने का कोशिश करूंगा आगे वीडियो में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नेटवर्क कैटेगरीज की, ठीक है। नेटवर्क कैटेगरीज का मतलब इसकी रेंज के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बोला कि नेटवर्क की एक रेंज होती है, वैसे ही नेटवर्किंग कैटेगरीज मतलब कंप्यूटर नेटवर्किंग है, उसके एक रेंज के हिसाब से इसको कैटेगरीज में बांट दिया गया है। जैसे कि जितना बड़ा होगा वो उतना बड़ा माना जाएगा, जितना छोटा होगा उसको छोटा माना जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कैटेगरीज इसको समझ लेते हैं। पहला है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है दोस्तों, इसको स्लाइड में समझते हैं। देखो, लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब एक खास ऑफिस में या एक कमरे में या एक जगह कुछ 3-4 कंप्यूटर आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब ये कैसे भी कर सकता है, इथरनेट से भी कर सकता है, केबल से, ठीक है, वाईफाई के थ्रू कर सकता है, हॉटस्पॉट के थ्रू कर सकता है, किसी भी तरीके से। अगर आप सिर्फ कुछ सिस्टम, 4-5 सिस्टम, 10-15 सिस्टम अगर आपस में बातचीत कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो आता है लोकल एरिया नेटवर्क में, जो अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाता है, ठीक है। इसका बाहर लेना देना नहीं है, ग्लोबल नेटवर्क में इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क में चलता है, ठीक है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है, अपने स्कूल्स के लैब, आपने अपने स्कूल्स गए होंगे, ठीक है। तो उस स्कूल्स की जब लैब में आप गए, बच्चे जब छोटे थे 8th 10th में, तो उसमें क्या है, नेट नहीं होता था, लेकिन ये सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते थे वाया इथरनेट केबल, ठीक है, ये जुड़े हुए रहते थे और आपस में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। तो ये एक परफेक्ट उदाहरण है लोकल एरिया नेटवर्क को। या फिर आपने देखा होगा ऑफिस के कुछ कंप्यूटर्स तो आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। कोई गवर्नमेंट ऑफिस आप जाते हो LIC वगैरह में, तो 3-4 मतलब पूरा एक ऑफिस है, उसमें करीब 10 से 20 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। इंटरनेट लगा हुआ नहीं है, लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं, और एक कॉमन प्रिंटर जोड़ दिया जाता है कि अगर किसी को प्रिंट देना है तो वो दे सकता है। तो ये एक लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको बोलते हैं मैन। तो मैन का उदाहरण क्या है दोस्तों, जैसे कि ऑफिस है, जैसे कि आप ये स्लाइड देख रहे होंगे पीछे, ठीक है, एक बिल्डिंग है यहाँ पर, 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 और ऐसी एक बिल्डिंग है यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पे इस बिल्डिंग में मान लो 10-15 कंप्यूटर लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर भी 10-15 कंप्यूटर लगे हुए हैं, यहाँ पर 20 कंप्यूटर लगे हुए हैं, यहाँ पे 30 कंप्यूटर लगे हुए हैं, यहाँ पे 40 कंप्यूटर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो जितने नेटवर्क से जितने भी कंप्यूटर्स हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये रेंज बढ़ा दिया आपने, जैसे इसका एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है, इसका भी एक लोकल एरिया नेटवर्क है, इसका भी एक लोकल एरिया नेटवर्क है, इसका भी है और इसका भी है। तो इन सबके लोकल एरिया नेटवर्क को आपने आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये क्या कर दिया,
आपने बड़ा कर दिया रेंज, इसको छोटे छोटे लेंस को मिला के एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर दिया, उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है दोस्तों, जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो या किसी कॉलेजेस वगैरह में जाते हो, कॉलेजेस कैंपस में, तो वहाँ पे अलग अलग ब्रांचेज होती है। जैसे कि एक मान लो इलेक्ट्रिक की ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स की, एक मैकेनिकल की है, एक होटल मैनेजमेंट की है, एक लाइब्रेरी है, ठीक है, और एक हॉस्टल है। तो इन सब में छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क लगे हुए हैं, तो इन सबको आपस में आप जोड़ देंगे तो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाएगा। इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि मान लो एक ऑफिस है, एक ऑफिस की 10 ब्रांचेस पूरे शहर में फैली हुई है, तो उन सबको अगर आप जोड़ दोगे, है ना, वाया केबल या वाया जिस भी तरीके से जोड़ोगे, वो अपना एक नेटवर्क बना रहा है, उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो समझ गए आप कैटेगरी के अनुसार। अब तीसरा आता है दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क, जो को बोला जाता है पूरे सिस्टम, पूरे संसार के, पूरी दुनिया के सिस्टम या कंप्यूटर्स या डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाए, है ना, उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क या फिर वैन, जिसका एग्जांपल है WWW, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे कि आपको इस दिखेगा इसमें कि दुनिया के सारे कंप्यूटर आपस में, कंप्यूटर हो, डिवाइसेस हो, कोई भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो। जैसे कि आप आज इंटरनेट चला रहे हो, तो वो एक वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल। ठीक है दोस्तों, अब मेरा एक सवाल है आपसे, देखो ये तो मैंने आपको बता दिया लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है और वाइड एरिया नेटवर्क क्या है। अब एक थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है ना, जो भी इस ट्रिक क्वेश्चन का जवाब दे देगा वो इसको समझ जाएगा। क्या क्वेश्चन है? तो मेरा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में या थोड़ी देर पॉज करके आप सोचिएगा, ठीक है। तो पहला मेरी जो कंडीशन है वो ये कि मान लो मेरा एक सिस्टम है, ठीक है, जो कि जयपुर में है, और एक मेरा सिस्टम है जो कि दिल्ली में है। सिर्फ एक ही सिस्टम है, 2 ही सिस्टम है मेरे पास में। अब मैंने केबल से, इससे केबल से इन दोनों कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ रखा है। जयपुर से लेकर के, जयपुर से मैंने लाइन डाली कूद के और बिछा के मैंने दिल्ली में डाल दी, दिल्ली तक डाल दी, और दिल्ली में मैंने जोड़ रखा है। दिल्ली में एक घर है मेरा, ठीक है, वहाँ पे मैंने कंप्यूटर जोड़ रखा है, दोनों को आपस में जोड़ रखा है। अब ये किसका एग्जाम्पल होगा? क्या ये लैन का एग्जाम्पल है? क्या ये मैन का एग्जाम्पल है? क्या ये वैन का एग्जाम्पल है? ठीक है, ये तो होगी पहली कंडीशन। आप चाहे तो पॉज करके इसका जवाब दे सकते हैं। दूसरा कि मैं एक रूम में बैठा हूँ, ठीक है, एक मेरा एक रूम है, ठीक है, इस रूम में मैं आगे बैठा हूँ, ठीक है, ये लो, और मेरा एक दोस्त पीछे बैठा है। हम दोनों आपस में एक दूसरे से व्हाट्सएप पे बातचीत कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे। ये एग्जाम्पल किसका होगा? क्या ये लैन का एग्जाम्पल है? क्या ये मैन का एग्जाम्पल है? या क्या ये वैन का एग्जाम्पल है? थोड़ी देर सोचिए, फिर आप बताइएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, शायद आपने सोच लिया होगा, मैं आपको बताता हूँ कि क्या का एग्जाम्पल है। अगर कोई कहता है कि ये मैन का एग्जाम्पल है, ठीक है, किसका? जैसे पहले कंडीशन में आपको बताया कि मेरा एक कंप्यूटर जयपुर में है, एक कंप्यूटर मेरा दिल्ली में है, दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये मैन का एग्जाम्पल है दोस्तों, तो ये गलत जवाब। अगर कोई ये बोलता है कि ये वैन का एग्जाम्पल है, तो ये भी गलत जवाब। इसका सही जवाब होगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। कैसे दोस्तों? मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी भी सिस्टम में, चलो ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया, थोड़ी देर बाद बताता हूँ। और दूसरा जो कंडीशन थी मेरी, मैंने बोला आपको कि एक रूम में मेरा दोस्त या हम दोनों आपस में एक दूसरे से व्हाट्सएप पे बातचीत कर रहे हैं, तो कोई बोलेगा कि सर ये लैन का एग्जाम्पल है, ये गलत है, ठीक है। कोई बोलेगा कि सर ये वैन का एग्जाम्पल है, तो ये भी गलत है। और कोई बोलेगा, किसने अगर इसने बोला है ये वाइड एरिया नेटवर्क है, तो ये बिल्कुल सही है। अब क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आपको है ना 2 ही चीज़ें याद रखनी है, ध्यान रखिए, 2 ही चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला तो आपको याद रखना है लैन, और दूसरा आपको याद रखना है वैन, ठीक है। ये 2 चीज़ें ही आप याद रखेंगे, लैन याद रखेंगे और वैन याद रखेंगे। मैन याद मत रखिए, क्योंकि लैन को आप एक्सपेंड कर दोगे तो मैन बन जाता है, इसको आप छोटा कर दोगे तो पैन बन जाता है, ठीक है, फिर सैन बन जाता है। ये सारी चीज़ें इसके एक्सपेंडेशन में ही है, लेकिन 2 ही चीज़ें आती है, लैन या वैन। अब अगर मैं एक खास ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आप इस ट्रिक को समझ गए तो आप पूरी नेटवर्किंग को समझ जाएंगे, और अगर आप इस ट्रिक को नहीं समझे तो पूरी नेटवर्किंग को नहीं समझ जाएंगे। खास ये जो नेटवर्किंग है, ये एक लाइन में बता रहा हूँ, इसको आप एक काम करना, डायरी लीजिए, पेन लीजिए, एक नोट लिख लीजिए और उसी पे समझ लीजिए।
लिख लीजिए नेटवर्किंग क्या है। नेटवर्किंग क्या है कि अगर किसी भी डिवाइसेस में या किसी भी दो या दो से अधिक डिवाइसेस में कनेक्शन इंटरनेट यूज हो रहा है, ठीक है, किसी भी डिवाइसेस या आपस में डिवाइसेस एक दूसरे से इंटरनेट पे बातचीत कर रहे हैं, इंटरनेट के जरिए बातचीत कर रहे हैं, चाहे रेंज कुछ भी हो, चाहे कि मैं व्हाट्सएप पे आमने सामने बात करूं, हो सकता है एक रूम में बात करूं, हो सकता है एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में बात करूं, हो सकता है एक शहर से दूसरे शहर में बात करूं, कैसे भी बात करूं, तो वो हमेशा एक वायर्ड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल होगा, या वो नेटवर्किंग कहलाई जाएगी वायर्ड एरिया नेटवर्क, ठीक है, या वायर्ड एरिया नेटवर्क कहलाया जाएगा वो। क्यों? क्योंकि मैं उसमें इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ऐसा नेटवर्क, ऐसा कोई भी नेटवर्क जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ध्यान रखिए दोस्तों, अगर ऐसा कोई नेटवर्क जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो लैन कहलाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, ये बस दो ही चीज याद रखनी है, लैन या वैन। लैन वो जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, चाहे रेंज कुछ भी हो, चाहे वो एक कमरे में हो, चाहे वो एक ऑफिस में हो, चाहे वो एक बिल्डिंग में हो, चाहे कहीं भी हो, ठीक है, किताबों में लिख दिया गया है, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ आज ये कैसे पॉसिबल है कि अगर मान लो मैं व्हाट्सएप से, जैसे जूम से मैं आपसे बातचीत कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो वो एक वायर्ड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि जूम में इंटरनेट चल रहा है, तो इंटरनेट से मैं बातचीत कर पा रहा हूँ। और जिस नेटवर्क में इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं होता है, वो हमेशा लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल होगा, ध्यान रखिए। बस यही है, यही नेटवर्किंग है, ठीक है। मैंने एक लाइन में बता दी, ऐसा नेटवर्क जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है वो वायर्ड एरिया नेटवर्क है, और ऐसा नेटवर्क जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है वो लोकल एरिया नेटवर्क है। बस खत्म, नेटवर्किंग खत्म, ठीक है दोस्तों। आई होप अब आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, ठीक है। मैं कुछ आपको नेटवर्क के एंटिटीज बता, ठीक है। नेटवर्किंग के एंटिटीज का मतलब है कि नेटवर्किंग किस किस से मिलकर बना हुआ होता है, ऐसी कौन कौन सी तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं जिससे मिलकर एक पूरा नेटवर्क तैयार होता है, ठीक है। ध्यान से समझना। तो पहला है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है, जैसे एयरटेल है, ठीक है। एक सेकेंड दोस्तों, मैं एक बार इसको चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि एयरटेल है ना, BSNL है, और वोडाफोन है, जियो है, ये सारे क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहे हैं। दूसरा IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस या इंटरनेट एड्रेस प्रोटोकॉल, दो भी है, ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने, आप सीधा कर सकते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। आप एक काम करेंगे, मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जैसे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ तो आप साथ के साथ नोट्स बनाते जाएंगे, जिसके जरिए आप सारी चीज़ें समझ सकें। ऐसा नहीं हो कि या तो आप वीडियो को बार बार देखिए, बार बार देख के नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो दूसरी चीज़ है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है, IP, इसको मैं समझाऊंगा आगे। फिर है राउटर, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है मैक एड्रेस, जिसको बोलते हैं एक हार्डवेयर एड्रेस, ठीक है। उसके बाद है रोल ऑफ पोर्ट्स इन नेटवर्किंग, ठीक है। फिर है प्रोटोकॉल्स। तो ये 6 मेनली एंटिटीज हैं जिनसे मिलकर एक पूरा नेटवर्क तैयार होता है। तो अपन क्या करेंगे, इन 6 को एक एक करके आसानी से डिटेल में देखेंगे, ठीक है। मैं आपको डिटेल में इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा, अच्छे समझाऊंगा। एक एक चीज़ हमारे लिए बहुत कीमती है, अगर आप समझ जाओगे तो आप हैकिंग चुटकियों में कर लोगे, चुटकियों में जाके आपसे हैकिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये नहीं समझे तो आपसे हैकिंग बहुत मुश्किल होगी, आपको समझने में बहुत दुविधा होगी, ठीक है। तो चलते हैं पहली एंटिटी की तरफ, जिसका नाम है ISP। अब ISP है जो है उसको बहुत तरीके से समझना, क्योंकि ये हमारा बेसिक्स है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP को क्या बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें इंटरनेट देता है, प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ट्रिक है, यहाँ पर एक पेच है। क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये दुनिया में जितने भी जने, देखिए ये दुनिया का नक्शा है, ये देखिए अमेरिका है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पूरी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे लोग आपको दिख रहे हैं। ये सारे लोग आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, इंटरनेट चला पा रहे हैं। क्यों चला पा रहे हैं, कैसे चला पा रहे हैं, इसके बारे में समझते हैं। या मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी सोचा है कि आप तक इंटरनेट आता कैसे है? सोचिए, आप तक इंटरनेट कैसे आता है? आपको लगता होगा कि सर सैटेलाइट से इंटरनेट आता है, नहीं, ठीक है। आपको लगता है कि सर इंटरनेट का कोई टावर वावर, कुछ ऐसी कोई मशीन वगैरह है जिनसे इंटरनेट आता है,
तो मैं आपको आज अभी इस वीडियो में बताऊंगा आगे जाके कि इंटरनेट आप तक पहुंचता कैसे है। ठीक है, बात करते हैं ISPs के बारे में। ठीक है, तो देखो ISPs की 3 कैटेगरीज होती है। कितनी कैटेगरी होती है? 3। पहली कैटेगरी है Tier 1 कंपनीज। कौन सी? Tier 1 कंपनीज। दूसरी कैटेगरी है Tier 2 कंपनीज और तीसरी कैटेगरी है Tier 3 कंपनीज। ये बेसिकली 3 कंपनियों से होके इंटरनेट आप तक पहुंचता है। बेसिकली 3 कंपनियां कौन कौन सी है? Tier 1 कंपनी, Tier 2, Tier 3। अब Tier 1 कंपनी कौन सी है मैं बताता हूं। Tier 1 कंपनी वो कंपनियां हैं दोस्तों जिन्होंने समुद्र के नीचे जो ओशन है ना, जो समुद्र हैं, बहुत सारे समुद्र हैं, 7 समुद्र हैं, 7 समुद्र पार। तो जो 7 समुद्र हैं उन समुद्रों में सी में उन्होंने बड़ी बड़ी लाइंस बिछा रखी है केबल्स की। और आपको एक चीज बता दूं कि आप तक इंटरनेट पहुंचता है वाया केबल। ठीक है, 90% जो इंटरनेट आप यूज कर रहे हो वाया केबल कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो समुद्र है इनके नीचे बड़ी बड़ी जो Tier 1 कंपनियां हैं इन्होंने अपनी केबल्स बिछा रखी हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ एक वेबसाइट पे, और उस वेबसाइट का नाम है सबमरीन केबल मैप। ऐसे आप सबमरीन केबल मैप खोलेंगे तो यहाँ पे वेबसाइट हो जाएगी। ठीक है, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये देखिए, ये सबमरीन केबल मैप.com, ये एक क्या है? एक वेबसाइट है। अब देखिए इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये देखो मैं आप थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ये अपना संसार का नक्शा है। अब यहाँ पर देखिए ये जितनी भी लाइनें हैं ना, ये सारी की सारी ये सब लैंडिंग पॉइंट है। ठीक है, लैंडिंग पॉइंट क्या है कि जो Tier 1 कंपनियां क्या करती हैं, समुद्र के आसपास अपनी लेक केबल्स बिछा देंगी और जिस भी देश के लैंडिंग पॉइंट पे आके छोड़ देंगी। मतलब जैसे कि मान लो उनको अमेरिका में छोड़ना है, तो देखो यहाँ पे अमेरिका में उन्होंने काफी सारे लैंडिंग पॉइंट बना रखे। देखो इतने सारे लैंडिंग पॉइंट है अमेरिका में, बहुत सारे लैंडिंग पॉइंट मिलेंगे। इंडिया में लैंडिंग पॉइंट कौन कौन से हैं तो मैं बता देता हूँ। देखो इंडिया आएंगे तो इंडिया यहाँ पर मिलेगा। ये देखिए, थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। देखिए ये इंडिया आ गया, इंडिया का नक्शा है। यहाँ पे 3-4 लैंडिंग पॉइंट है अपने इंडिया में। सिर्फ कहाँ पे है? पहला लैंडिंग पॉइंट है अपना मुंबई के अंदर। तो जितनी भी Tier 1 कंपनी है इन्होंने सबने कहा यहाँ पे आके अपनी लाइंस छोड़ दी हैं इंडिया के अंदर। कहाँ पर? मुंबई में। दूसरा आपको लैंडिंग पॉइंट मिलेगा देखो यहाँ पे कोच्चि में। ठीक है, तीसरा लैंडिंग पॉइंट मिलेगा आपको त्रिवेंद्रम इंडिया में, और चौथा है ये ट्यूटोरियन इंडिया जो नीचे साउथ की तरफ है, और एक आपको लैंडिंग पॉइंट मिलेगा चेन्नई इंडिया में। ठीक है, बाकी तो ये बांग्लादेश में है। ठीक है, ये लैंडिंग पॉइंट, और ये भी लैंडिंग पॉइंट शायद म्यांमार से वगैरह में। तो इंडिया में सिर्फ 4 लैंडिंग पॉइंट है। तो Tier 1 कंपनियों का काम क्या रहता है? Tier 1 कंपनियों का काम रहता है कि ये समुद्र के अंदर अपनी बहुत बड़ी बड़ी केबल्स बिछाती हैं। ठीक है, फाइबर ऑप्टिकल केबल हो गई, बहुत सारी केबल्स होती है। जैसे अगर आप और जूम इन करोगे तो यहाँ पे आप केबल्स दिख जाएंगे। देखो जैसे ये केबल्स का नाम है फ्लैग यूरोपीय एशिया ने एक केबल्स बिछा रखी है अपनी। ठीक है, इसके बाद एक केबल सीमी V3 है, ये केबल्स बिछा रखी हैं। ठीक है, बे ऑफ बंगाल गेटवे है। ठीक है, और एक केबल्स बिछा रखी है एशिया अफ्रीका यूरोप। ठीक है, तो ये खूब सारी केबल्स आपको मिलेंगी। आप सर्च कीजिएगा खुद इस पे सबमरीन केबल्स पे। तो इनका क्या काम क्या रहता है कि किसी देश के लैंडिंग पॉइंट पे आके छोड़ देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद काम आता है दूसरा Tier 2 कंपनियों का। Tier 2 कंपनियां क्या करती हैं कि जैसे Tier 1 कंपनी ने क्या किया, यहाँ लाके छोड़ दिया। अब Tier 2 कंपनियां क्या करेंगी, इंडिया के अंदर जैसे कि इस देश के अंदर बड़ी बड़ी केबल्स बिछाएंगी। ठीक है, अंडरग्राउंड, या जैसे अभी जो खंबे वगैरह लगते हैं है ना, वो लगवाने का काम करेंगे। तो पूरा सेटअप किसी देश के अंदर कौन करती है? Tier 2 कंपनी। जैसे कि जियो ने एक सेटअप कर रखा है खुद का अपना। ठीक है, 5G का। इसके अलावा और भी आपको Tier 2 कंपनियां मिलेंगी जैसे कि टाटा कम्युनिकेशन। तो ये इंडिया में एक बहुत बड़ी कंपनी है जिन्होंने बहुत अपना सेटअप बिछा रखा है। तो ये क्या करती हैं, ऐसे ही Tier 2 कंपनियां क्या करती हैं कि देश के अंदर बहुत बड़ा अपना सेटअप तैयार करती है। भाई Tier 1 कंपनी ने तो क्या कर दिया कि अपना सारा जो भी है समुद्र के अंदर केबल्स बिछा दी, आपके देश तक लाके छोड़ दी। अब आगे का काम आपका है। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल के तौर पे कि आपके आसपास खंबा लगता है, BSNL का लगा हो, जियो का लगा हो, आपके घर के सामने आके छोड़ देती है। अगर आपको कनेक्शन लेना है तो आप क्या करोगे,
उसको कॉल करोगे, बोलोगे भी हमारे पे कनेक्शन लगाना है, तो वो आपका कनेक्शन लगा जाएगा। वहां से तार, वो जो खंबा है आपके घर के बाहर लगाया, जो आगे लगाया, वहां से लाइन खींचेगा और आपके घर के अंदर तक पहुंचा देगा। तो वो काम कौन करता है? कंपनियां। ऐसे ही आपके देश के अंदर टीयर 2 कंपनियां सेटअप, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है। ठीक है, जियो इस मामले में बहुत ऊपर है, अब एयरटेल भी धीरे धीरे आ गई है। तो ये काम हो गया टीयर 2 कंपनियों का। फिर बात करते हैं टीयर 3 कंपनियां। टीयर 3 कंपनियां क्या करती हैं? जो टावर लगाती है बड़े बड़े, है ना, जो बड़े बड़े टावर्स लगाती हैं, वो टीयर 3 कंपनियां करती हैं। ठीक है, उस टावर में क्या करेंगे? बीएसएनएल का भी लगा देंगे, ठीक है, जियो का भी लगा देंगे, एयरटेल का भी लगा देंगे। तो ऐसे फाइनली फिर आप तक इंटरनेट पहुंचता है। अब आप बोलोगे कि सर जो मेरा फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, इसमें कौन सा केबल लगा हुआ है? ये जो मोबाइल फ़ोन है इसमें तो कोई केबल लगा हुआ ही नहीं है, तो इसमें इंटरनेट कैसे चल रहा है? तो गाइस, इसमें इंटरनेट चल रहा है आपके नियरेस्ट टावर से। अगर मान लीजिए आपका टावर आसपास लगा हुआ नहीं होगा, तो क्या इंटरनेट चलेगा? आप बोलो चलेगा? नहीं चलेगा। तो टावर्स होती है, उन टावर्स के नीचे भी लाइन जा रही होगी, ठीक है, नियरेस्ट पॉइंट्स पे। ठीक है, जैसे कि मान लो आप ट्रेन में जाते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रेन में जब आओगे, जब आप जाते हो तो आपका टावर नहीं आता, नेटवर्क नहीं आता, तो क्या इंटरनेट चलता है? क्या नहीं चलता। तो आपका नेट चलता है नियरेस्ट टावर से। तो समझ गए अब आप कि आपके जो आईएसपीज होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। तो क्या करते हैं, जो टीयर 2 कंपनियां होती हैं वो टीयर 1 कंपनियों को पैसा देती हैं, ठीक है, थोड़ा सा पैसा दे देती है। ठीक है, उसके बाद टीयर 2 कंपनियां टीयर 3 कंपनियों को पैसे देती है। फिर उसके बाद जो फाइनल कॉस्ट आती है, उसके बाद आपसे पैसा लिया जाता है। तो जैसे आप रिचार्ज करते हैं 600 का, है ना, 700 का रिचार्ज करते हैं, वो आपका क्या है? वो आपका फाइनल कॉस्ट का पैसा है। ठीक है, इंटरनेट तभी तो कहते हैं इंटरनेट पे किसी का अधिकार नहीं है। क्यों? आप भी इंटरनेट दे सकते हो। जैसे कि मान लो आप हो, आपने एक 1 GB का इंटरनेट ले लिया और आप अपने मोहल्ले में दे रहे हो, तो आप उसके मालिक हो गए। तो ऐसे ही इंटरनेट पे किसी का अधिकार नहीं है, जो जहाँ पे जो इंटरनेट खरीद लेता है वो उसका मालिक होता है। समझ गए? तो चलिए दोस्तों, आई होप आप बेसिक नेटवर्किंग कंसेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए मेरे चैनल पे। और आगे इसके बाद मैं दूसरी जो कि है अपनी आईपी, उस आईपी पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, बहुत डिटेल में आईपी समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू देव साइबर सिक्योरिटी चैनल। दोस्तों मैं ये सीरीज लेकर आ गया हूँ नेटवर्किंग की, जिसमें मैंने पहले जो मेरा पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग और भी बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ाए थे। ठीक है, अब आगे जो अपनी दूसरी आइडेंटिटी है वो है अपनी आईपी एड्रेसेस के ऊपर। तो दोस्तों हम करते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है आईपी एड्रेसेस के बारे में। आज पढ़ेंगे अपन आईपी एड्रेस क्या है, जो अपनी दूसरी आइडेंटिटी है। ठीक है, इसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको अपनी पीपीटी पे। व्हाट इज आईपी एड्रेस? क्या है आईपी एड्रेस दोस्तों? तो जैसे आपको एग्जांपल दूं मैं, जैसे कि मान लो आपके घर का एक एड्रेस है, ठीक है, एक तो होता है फिजिकल एड्रेस। क्या है? फिजिकल एड्रेस, जो आपके घर का एड्रेस है, या फिर आपके स्कूल का एड्रेस, ठीक है, या आपके ऑफिस का एड्रेस। तो कोई एक जिस पे अपन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिससे बात करना चाहते हैं, उसको अपन कोई नाम देते हैं। ठीक है, चाहे आप मुझे कोई नाम दे दो, चाहे आप अपने आस पड़ोस, अपने रिलेशन वाले जिनसे आप बात करते हो, आप कोई ना कोई नाम से पुकारते हो। तो ऐसे ही जिस कंप्यूटर से, जिस नेटवर्किंग डिवाइस से अपन बात करना चाह रहे हैं, जिस सिस्टम से अपन बात करना चाह रहे हैं, उसको एक परमानेंट, एक पर्टिकुलर, एक यूनिक आइडेंटिटी दे दी जाती है, जिसको बोला जाता है आईपी एड्रेस। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो आप एक बार के लिए प्रोटोकॉल शब्द को हटा दीजिए, आप ये याद रखिए इंटरनेट एड्रेस। इसका मतलब इंटरनेट पे बातचीत करने के लिए आपको एक यूनिक आइडेंटिटी चाहिए होगी, जिसको बोला जाता है आईपी एड्रेस। ठीक है, अब ये आईपी एड्रेस जरूरी नहीं इंटरनेट पे बातचीत करने के लिए दी जाती है। अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क में या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में भी अगर आप बातचीत करना चाह रहे हैं, तो आपको उसके लिए भी आपको एक यूनिक आइडेंटिटी दे दी जाती है, चाहे कोई सा भी नेटवर्क हो, चाहे आपका हॉटस्पॉट आपने ऑन क्यों नहीं कर रखा हो। कोई भी एड्रेस या ऐसा कोई भी सिस्टम जिसको बात करनी है किसी दूसरे सिस्टम से, उसको एक आइडेंटिटी दे दी जाएगी। इतना आप याद रखिए। ठीक है, जैसे कि देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये कंप्यूटर है, ठीक है, कुछ आईपी एड्रेस इस तरह का है 192.16.0.73। अब ये किसका है? IPv4 का एड्रेस। इसके बारे में भी आगे वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। और ऐसे ही ये है, देख लीजिए, एक आईपी एड्रेस है, ठीक है,
ये लोकेट कर दिया जाएगा, क्या सिस्टम को दे दिया जाएगा कि हाँ अब आपकी पहचान इस आईपी एड्रेस से होगी। जैसे मेरी पहचान है कि मेरा नाम दीपक है, ठीक है, ये मेरी पहचान है, ठीक है, घर का भी नाम है, वो मेरी पहचान है, लेकिन एक इस कंप्यूटर की पहचान क्या होगी, ये आईपी एड्रेस, ठीक है। इस आईपी एड्रेस को पहचाना जाएगा, बुलाया जाएगा, कॉल करा जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है आईपी एड्रेस, तो देखो आईपी एड्रेस का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आईपी वर्जन 4 का क्या एग्जांपल है, ध्यान से देखना। 72.172.224.47, ये एक आईपी वर्जन 4 का क्या है, एग्जांपल है। ठीक है, अब अपन इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि आईपी एड्रेस बनता कैसे है। ठीक है, यहां पे मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं कि एक स्ट्रक्चर इस आईपी एड्रेस का क्या क्या, मतलब इस आईपी एड्रेस में क्या क्या मिलकर बना हुआ होता है, क्या क्या चीजें होती है जिसको मिलकर बनाती है। ठीक है, तो सबसे पहला है इसका स्ट्रक्चर, वो है 32 बिट किसकी साइज होती है। ठीक है, अब ये बिट क्या होता है इसको थोड़ी देर में अपन देखेंगे। दूसरा, 4 ऑक्टेट होते हैं इसके अंदर, क्या होते हैं, 4 ऑक्टेट। 4 ऑक्टेट का मतलब 4 खाने, ब्लॉक। जैसे कि देखिए एक ब्लॉक है, ये 7 एक ब्लॉक है, 17, ये 172 एक ब्लॉक हो गया, ये 224 एक ब्लॉक हो गया, और एक 47 एक ब्लॉक हो गया। तो ये एक ब्लॉक है, ठीक है, खाने बोलते हैं ना अपन मारवाड़ी में, हिंदी में खाने, वैसे ही एक ब्लॉक है। तो दूसरी आइडेंटिटी, दूसरी इसकी रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चर क्या है, पॉइंट क्या है, 4 ऑक्टेट मतलब खाने। तो बॉक्स को ऑक्टेट बोला जाता है नेटवर्किंग में, ठीक है, याद रखेंगे आप। और तीसरा, इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर के 255 तक। 0 से लेकर 255 का मतलब जैसे कि एक ब्लॉक में या तो 0 होगा या 255 होगा, इससे ज्यादा की वैल्यू नहीं हो सकती। जैसे मान लो आपको एग्जांपल के तौर पे कोई बोले कि आप इस आईपी एड्रेस का पता लगाएं, जैसे आगे आप जब साइबर सिक्योरिटी में आगे जाएंगे आपको बोला जाएगा भी, आपको एक आईपी एड्रेस दे दिया जाएगा कि बोला जाएगा कि इस आईपी एड्रेस का पता लगाएं या इसका आप स्कैनिंग करें। तो मान लो कई बार कंपनी भी कंफ्यूज करने के लिए क्या दे देगी आपको, जैसे कि दे देगी 10.260.45.130। अब क्या ये एक वैलिड आईपी एड्रेस है, एक बार सोच के बोलो। ठीक है, या कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, क्या ये वैलिड आईपी एड्रेस है? नहीं, ये एक वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 260 यहां पर आ गया। अब जिनको पता है वो तो जान जाएंगे कि ये एक आईपी एड्रेस वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड आईपी एड्रेस है, तो ये एक एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसकी स्कैनिंग नहीं हो सकती, ठीक है, इसकी टेस्टिंग नहीं हो सकती। तो ये ध्यान रखिए कि जो 0 से लेकर के 255 तक ही इसकी क्या है, वैल्यू रहेगी। इन चारों बॉक्सेस में या तो 0 आएगा या 1 आएगा या इसके बीच की रेंज आएगी 0 से लेकर 255। ठीक है, अब बात करते हैं शुरू की फर्स्ट पॉइंट की कि 32 बिट की साइज। तो ये बिट क्या है, तो देखो बिट क्या होता है दोस्तों, बिट कंप्यूटर की मेमोरी एलोकेशन की। मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये पानी है, गिलास है पानी का, ठीक है, उस गिलास में कितना पानी आएगा, जैसे छोटा गिलास है तो छोटा पानी आएगा, और अगर छोटी डिब्बी है तो छोटा पानी, बड़ा गिलास है तो बड़ा पानी, 1 लीटर की बोतल है तो 1 लीटर तक पानी आ सकता है। तो ये क्या साइज है, अपन साइज को डिनोट करते हैं लीटर में। ऐसे ही जब अपन कंप्यूटर में कोई इंफॉर्मेशन डालते हैं, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन कोई मेमोरी अलोकेशन की साइज लेती है, मतलब मेमोरी की साइज लेती है। अब वो साइज क्या है, सबसे छोटी साइज होती है मेमोरी एलोकेशन की, सबसे छोटी साइज होती है बिट। क्या होती है, बिट। फिर इसके बाद आता है बाइट, ठीक है, फिर इसके बाद में आता है किलो बाइट। क्लियर? फिर आता है चौथा मेगाबाइट, जिसको अपन एमबी भी बोलते हैं, और फिर आता है गीगाबाइट, जिसको जीबी बोलते हैं, और फिर आता है टेराबाइट। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी ही बड़ी साइज लेगा मेमोरी की। तो ये आईपी की बहुत छोटी वैल्यू होती है तो बहुत छोटी साइज लेता है, कितनी बिट में। ठीक है, आपको बता दूं कि जैसे कि एक 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में 1024 बाइट के बराबर 1 किलो बाइट होता है, जिसको अपन केबी बोलते हैं। फिर 1024 केबी के बराबर 1 MB होता है। ठीक है, इस तरीके से बढ़ता जाता है। तो ये जो है इसकी साइज क्या है बिट में, 32 बिट की, जैसे कि 8 बिट, फिर 8 बिट, फिर 8 बिट, 8 बिट, 8 × 4 कर दीजिए आप, तो 32 बिट इसकी साइज आ जाएगी। क्लियर? और वैसे 4 बाइट्स में इसकी साइज है। क्लियर है? इतना आप समझ गए? ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, 32 बिट इसकी साइज है। दूसरा 4 ऑक्टेट,
इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। और तीसरा 0 से लेकर 255 के बीच की वैल्यू इसमें आ सकती है। ये सिंपल सा आईपी वर्जन 4 का एड्रेस एग्जांपल मैंने आपको बताया है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार पॉज कर लो या रिवाइंड कर लो, रिवाइंड करके इसको वापस देख लो, ठीक है। अब आपको इंटरव्यूज में, क्योंकि दोस्तों देखो, मेरा काम है आप लोगों को बेसिक समझाना, बेसिक से लेकर के एडवांस की चीजें समझाना, तो बेसिक्स तो यही है, ठीक है। अब इंटरव्यू में आप कभी रुकोगे नहीं, इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब दोस्तों देखो, दुनिया में जितने भी नंबर हैं, चाहे वो आधार कार्ड के नंबर हो, ठीक है, चाहे वो किसी पैन कार्ड का नंबर हो, चाहे वो आपको डेबिट कार्ड का नंबर हो, चाहे वो आपको क्रेडिट कार्ड का नंबर हो, चाहे किसी भी तरह का कोई नंबर हो, वो नंबर अपने आप में कोई इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई व्हीकल नंबर है, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई व्हीकल नंबर है। व्हीकल नंबर का मतलब, जैसे कि मान लो मैं राजस्थान जयपुर में रहने वाला हूं, तो यहाँ का व्हीकल नंबर RJ14। तो जब भी पुलिस वाले या फिर कोई और, मैं किसी और स्टेट में जाऊंगा और वो इस नंबर की गाड़ी देख लेंगे RJ14, तो वो जान जाएंगे कि RJ14 का मतलब राजस्थान जयपुर, ठीक है, और 14 इसका कोड है। तो समझ जाएंगे कि भाई ये जयपुर की गाड़ी है। इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली उनको? उनको पता है। ऐसे ही ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो आईपी एड्रेस है हमारा, ये भी अपने आप में कोई इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर है? वो भी अपने आप में एक इंफॉर्मेशन देता है। क्या इंफॉर्मेशन देता है? तो जो शुरू का पेयर होता है, ये बताता है, ये डिनोट करता है कंट्री को। इसको डिनोट करता है कंट्री को। कंट्री का मतलब दोस्तों एक IANA, इंटरनेट अथॉरिटी ऑफ असाइन नंबर। ये एक तरह की एक क्या है, एक बॉडी है जो कि क्या है, आईपी एड्रेस असाइन करती है पूरे कंट्री में, है ना, पूरे ऑल ऑफ वर्ल्ड में। मैं आपको आगे बताऊंगा अभी आईना के बारे में। तो ये जो आईना है, ये इसके पास में पूरा रिकॉर्ड रहता है कि भाई ये आईपी हमने किस देश को कहाँ दे रखी है। तो वो क्या करती है कि जैसे कि पहला जो पेयर है वो किसको डिनोट करता है, कंट्री को, ठीक है। कि ये कंट्री की एक आईपी का जो पहला पेयर है किसको डिनोट करेगा, कंट्री को, कि भाई ये जो पेयर है किस कंट्री को दिया गया है, ठीक है। दूसरा डिनोट करेगा स्टेट को। गैस करिए आप स्टेट को, ठीक है, कि भाई इस कंट्री में इस स्टेट को दिया गया है। जैसे कि इंडिया कंट्री है तो महाराष्ट्र में दिया गया है, तमिलनाडु में है, कहाँ दिया गया है, ठीक है। तो दूसरा जो पेयर डिनोट करता है स्टेट को। तीसरा जो पेयर डिनोट करता है वो करता है आपके लोकल ISP के ऑफिस को। जैसे कि मान लो मैं, मेरी सिम है या मेरा ब्रॉडबैंड है, मान लो जियो का है, ठीक है, या एयरटेल का है। तो एयरटेल और जियो के ऑफिस क्या सिर्फ एक ही जगह है क्या, मुंबई में है? नहीं, दिल्ली में भी है, गुजरात में भी है, अहमदाबाद में भी है, जयपुर में भी है, ठीक है, तेलंगाना में भी है, उधर साउथ में आप चल जाए चेन्नई में भी है, हर जगह इसके ऑफिस है। तो जो तीसरा पेयर है वो बताता है कि जो लोकल ISP है हमारा, जो ISP है उसका रीजनल ऑफिस कहाँ पर है, ठीक है, जयपुर में है, कहाँ पर दिया गया है, तो ये उसको डिनोट करता है, तीसरा पेयर, ठीक है। और चौथा पेयर डिनोट करता है दोस्तों डिवाइस को, कि आपका डिवाइस कौन सा है। क्या आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं, ठीक है, या आप मैक यूज कर रहे हैं, या आप PC यूज कर रहे हैं, या आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं आप, कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हैं, ये जो चौथा पेयर है ये इसकी आइडेंटिटी बताता है। क्लियर है दोस्तों? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कीजिएगा दोस्तों। क्या किसी की आईपी एड्रेस से, मान लो मैं आपको एक आईपी एड्रेस दूं, तो क्या आप उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हो? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये आईपी एड्रेस जो आपके सामने है, या मैं आपको कोई आईपी एड्रेस दूं, तो क्या एक आईपी एड्रेस से आप किसी की लोकेशन ट्रैक कर सकते हो दोस्तों? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हाँ करिए, ठीक है, या ना है तो ना करिए। और अगर हाँ है तो कैसे पॉसिबल है, और अगर ना है तो क्यों पॉसिबल नहीं है, क्या क्या चीजें चाहिए। तो मैं आपको अब बताऊंगा कि एक आईपी एड्रेस से क्या किसी की लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। देखिए, अब इस बात पे गौर करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैं इसको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। मान लीजिए मेरा एक कोई दोस्त है, दोस्त नहीं है, नहीं, चोर मेरे कभी दोस्त नहीं होते। जैसे मान लीजिए एक चोर है, ठीक है, या कोई हैकर मान लीजिए, ठीक है, या साइबर क्राइम करने वाला मान लीजिए, ठीक है। उसने क्या करा, आज तारीख है मान लीजिए 10 मार्च। तो उसने 10 मार्च को, 2024 10 मार्च को, डे के 1 बजे, दिन के 1 बजे, 1 PM पे उसने कोई क्राइम किया, साइबर क्राइम।
ठीक है, किसी डिवाइस पे, जैसे कि मान लीजिए एक डिवाइस है, इस डिवाइस पे उसने क्राइम किया, इसका डेटा लीक कर दिया, या फिर मान लो किसी के अकाउंट से पैसे निकाल लिए, जो भी उसने क्राइम करा। अब ये जो डेट, जो पीसी था, जो लैपटॉप था, जो भी इसका सर्वर था, इसके लॉग्स ने रिकॉर्ड कर दिया आईपी, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपका आईपी वहां रिकॉर्ड हो जाता है, लॉग्स रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो इसकी आईपी एड्रेस वहां पे लॉग्स में रिकॉर्ड हो गई। जैसे कि मान लीजिए एक आईपी एड्रेस है 10.10.10.10, ठीक है, ये एक आईपी एड्रेस है। अब मान लीजिए साइबर डिफेंस वाले आए, या मान लीजिए जो भी साइबर सिक्योरिटी वाले हैं वो आए, इन्होंने तहकीकात करी, लॉग्स में गए, तो उन्होंने देखा कि दिन के 1 बजे जब इस सिस्टम पे क्राइम हुआ, एक फ्रॉड हुआ, है ना, साइबर क्राइम हुआ, तो इस पे आईपी रिकॉर्ड करी गई 10.10.10.10। ठीक है, अब उनके पास में एक पर्सनल पोर्टल होता है, एक स्पेशल पोर्टल होता है, जो जिसका एक्सेस सिर्फ उन्हीं के पास होता है, हर किसी के पास नहीं, सिर्फ उन्हीं के पास। तो वो ये देखते हैं कि ये आईपी एड्रेस में पहला जो डिनोड है वो किस कंट्री को दिया गया है, किस कंट्री से ये आईपी एड्रेस निकला है, जब किसको डिनोट किया गया है। तो वो देखते हैं कि भाई इंडिया में ही ये आईपी एड्रेस अलॉट किया गया है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं इंडिया में अलॉट किया गया है। फिर वो दूसरा पेयर देखते हैं कि दूसरा पेयर किसका, स्टेट का, तो वो स्टेट देख लेते हैं कि कौन से स्टेट में ये आईपी एड्रेस चल रहा है अभी। तो वो देखते हैं कि भाई राजस्थान में चल रहा है। ठीक है, फिर वो तीसरा जो आईपी एड्रेस है, जो तीसरा सॉरी डिनोड है, जो ब्लॉक है, उस पे देखते हैं कि भाई जो आईएसपी है जिसने ये आईपी एड्रेस अलॉट किया है, जिस भी पर्सन को, जिस भी क्रिमिनल को, वो उसका लोकल रीजनल ऑफिस कहां पर है। जैसे कि मान लीजिए जयपुर में है, तो वो सीधे साइबर डिफेंस वाले जयपुर वाले ऑफिस में चले जाएंगे जियो के, और फिर उनसे पूछेंगे कि भाई आपने 10 मार्च 2024 को दिन के 1 बजे ये आईपी एड्रेस किसको दिया था। वो बोल देंगे कि भी महेश को दिया था या जिसको भी दिया था। तब वो उसका एड्रेस निकालते हैं, देन वहां जाते हैं, देन उसके बाद में उसको पकड़ते हैं। तो इस तरीके से एक आईपी एड्रेस को लोकेट करने का तरीका इस तरह से गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि उसके पास में अथॉरिटी रहती है, पहली चीज। दूसरी बात, उनके पास में पोर्टल का एक्सेस रहता है, हर कोई नहीं कर सकता, आप मैं नहीं कर सकते। हाँ, आपको अगर पोर्टल का एक्सेस दे दिया जाए तो आप कर लोगे, मुझे भी दे दिया जाए तो मैं कर लूंगा, लेकिन विदाउट पोर्टल का एक्सेस आप किसी की भी लोकेशन ट्रैक नहीं कर सकते एक आईपी एड्रेस से। क्लियर है दोस्तों? अब आई होप आपको आईपी एड्रेस का बेसिक ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा इससे आगे चलते हैं। क्लियर? अब एडवांस पार्ट में चलते हैं। अब एडवांस पार्ट क्या है दोस्तों? तो एडवांस पार्ट है टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। हमें कुछ टाइप्स हैं, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, आईपी एड्रेस के आगे भी आपको एक वीडियो में लाके दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो शायद मेरे क्लासेस ऑफ आईपी का रहेगा, लेकिन उससे पहले अपन टाइप्स ऑफ आईपी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास 4 तरह के आईपी एड्रेस हैं। पहला है प्राइवेट आईपी एड्रेस, ठीक है, दूसरा है पब्लिक आईपी एड्रेस, तीसरा है डायनेमिक आईपी एड्रेस, और चौथा है स्टैटिक आईपी एड्रेस। अब एक एक करके इनको समझते हैं कि ये चीजें क्या हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास में प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो दोस्तों ये प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है? एनी गेस? कोई करना चाहेगा तो कर सकता है। तो देखिए प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है दोस्तों, ये वो आईपी एड्रेस है जो सिर्फ लोकल एरिया में बात करने के लिए बनाया जाता है। लोकल एरिया का मतलब, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बोलूं कि आपका नाम सोनू है, घर पे प्यार से आपको सोनू बुलाते हैं, सभी रिश्तेदार आपको सोनू बुलाते हैं, आस पड़ोस के लोग सोनू बनाते हैं, सोनू बुलाते हैं, और घर के लोग सोनू बुलाते हैं। लेकिन क्या स्कूल में आपको सोनू बुलाया जाता है? क्या आपके डॉक्यूमेंट्स में सोनू लिखा हुआ है? 10th 12th की मार्कशीट में नहीं, आपका ओरिजिनल नेम लिखा हुआ होगा। तो ऐसे ही प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या करता है, लोकल एरिया, मतलब 10 5 कंप्यूटर हैं, उनमें आपस में बातचीत करने के लिए प्राइवेट आईपी एड्रेस दे दिया जाता है, जिनका ग्लोबली कहीं एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मुझे जयपुर जयपुर में ही तो 2 3 जगह, या दिल्ली में मान लो, दिल्ली में मुझे 2 3 ऑफिसों में ही काम करना है, बस इन्हीं कंप्यूटर को आपस में काम करना है, बातचीत करनी है, तो उनको मैं एक प्राइवेट आईपी एड्रेस दे दूंगा। ठीक है, लेकिन इंटरनेट पे उसका कोई वजूद नहीं होगा, बाहर उसका कोई मौजूद नहीं होगा। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस का मतलब अपन निकनेम ले लेते हैं। निकनेम का मतलब प्राइवेट। ठीक है, नाम से पता लग रहा है। और पब्लिक आईपी एड्रेस का पब्लिक है, ये ऑफिशियल है। ठीक है, ऑफिशियल का मतलब सब जगह पहचान हो, जिसकी सब जगह वैल्यू हो। ठीक है, हर कोई उसको उस नाम से जानता हो। जैसे कि आपका जो पब्लिक नाम है, मान लो आपका पब्लिक नाम है दीपक है ना, महेश है, या राजेश है, तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। आप जहां भी जाएंगे, पासपोर्ट बनवाएंगे, कुछ भी बनवाएंगे, जहां पर भी जाएंगे, आपको इसी नाम से डिनोट कर दिया जाएगा। तो जैसे ही सिस्टम इंटरनेट पे आता है,
ठीक है, इंटरनेट में आता है, इंटरनेट पे बातचीत करने के लिए उसको पब्लिक आईपी एड्रेस दिया जाता है। तो दोस्तों प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस समझ गए आप। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, मैं आपको बता देता हूँ एक चीज, हैकिंग का रूल। ठीक है, ये हैकिंग के बहुत गोल्डन रूल है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो पहला हैकिंग का गोल्डन रूल है, ठीक है, और आप भी इसको क्या करेंगे, एक पेपर, एक कॉपी लेंगे जिसमें आप नोट्स बना रहे हैं, और उस नोट्स पे आप ये बड़े से अक्षरों में लिख देंगे, ठीक है, और उसको बंद कर देंगे। मैं बहुत कीमती रूल बता रहा हूं, ऐसा रूल जो आपके साइबर सिक्योरिटी को बहुत आसान कर देगा, चुटकियों में आप एक्सेस कर लोगे। बस वो रूल आपको ध्यान रखना है। क्या रूल है कि कभी भी एक प्राइवेट आईपी एड्रेस डायरेक्टली पब्लिक आईपी एड्रेस से बात नहीं कर सकता दोस्तों, नहीं कर सकता, ध्यान रखिए। या इसको दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं कि एक प्राइवेट आईपी एड्रेस सिर्फ बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा हमेशा एक प्राइवेट आईपी एड्रेस से ही। क्लियर? और दूसरा, एक पब्लिक आईपी एड्रेस हमेशा बात करेगा सिर्फ एक पब्लिक आईपी एड्रेस से ही। क्लियर? ये दोनों, ये जो पब्लिक प्राइवेट आईपी एड्रेस है ये हमेशा प्राइवेट आईपी एड्रेस से बात करेगा, ठीक है। इन शॉर्ट, प्राइवेट आईपी एड्रेस कभी भी डायरेक्टली पब्लिक आईपी एड्रेस से बात नहीं करेगा। करवाएंगे अपन बात, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस भी पब्लिक आईपी एड्रेस से बात करता है, लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं कर सकता, ठीक है। और ऐसे ही एक पब्लिक आईपी एड्रेस डायरेक्टली एक प्राइवेट आईपी एड्रेस से कम्युनिकेट नहीं कर सकता दोस्तों। ये एक बहुत ही खास रूल है जो आपको याद रखना है, या आपकी साइबर सिक्योरिटी लर्निंग को बहुत ही आसान कर देगा। अगर ये आप समझ गए तो समझ लीजिए आगे साइबर सिक्योरिटी आपने समझ ली। और अगर आपने ये नहीं समझा रूल, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो जाओगे, या आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये खास रूल आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं। पब्लिक और प्राइवेट की तो अपन ने बात कर ली, अब अपन आगे चलते हैं। देखिए इसके कुछ एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि मैंने आपको बोला प्राइवेट आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली जनरेटेड होता है, ठीक है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, 192.168.1.1, ठीक है। मोबाइल में भी दे दिया, कंप्यूटर में भी दे दिया, एक कंप्यूटर में दे दिया। तो ये एक प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज है, ठीक है। और एक ये इंटरनेट है, ये आपको ब्रॉडबैंड के जरिए पब्लिक आईपी एड्रेस दे रहा है इंटरनेट पे बातचीत करने के लिए। तो ये है पब्लिक आईपी एड्रेस का उदाहरण, एग्जांपल, और ये है प्राइवेट आईपी एड्रेस का एग्जांपल। आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों डायनेमिक आईपी एड्रेस की। तो ये डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या होता है? नाम से पता लग रहा है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब चेंज होने वाला। क्या होने वाला? बार बार में चेंज होने वाला, जो हर बार चेंज होता रहे। लेकिन अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये आईपी एड्रेस को चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या जरूरत है हमें आईपी एड्रेस को चेंज करने की? भाई हमें एक आईपी एड्रेस दे दिया तो परमानेंट दे दिया, बात खत्म। जैसे हमें एक मोबाइल मिलता है तो परमानेंट हमने खरीद के ले गए, हम चेंज क्यों करेंगे? कोई खराब हो जाए वो अलग बात है, हम चेंज कर लेते हैं। लेकिन जब हमें एक आईपी एड्रेस दे दिया गया है तो क्यों ना परमानेंटली दे दिया जाए, हमें बार बार चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ती है, या कंपनी बार बार चेंज क्यों करती है? तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल क्या है मैं बताता हूँ। पहले तो आप देख लीजिए डायनामिक आईपी एड्रेस कैसा होता है। कोई सा भी डायनामिक आईपी एड्रेस सकता है, एक पब्लिक आईपी एड्रेस भी डायनामिक हो सकता है और एक प्राइवेट आईपी एड्रेस भी डायनामिक हो सकता है, दोनों ही डायनामिक हो सकते हैं। लेकिन वही सवाल आ जाता है कि सर चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है एक आईपी एड्रेस को? तो दोस्तों मैं आपका सवाल का जवाब देता हूं कि जब 1981 में आईपी एड्रेस को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है भाई, नेटवर्किंग पे बातचीत करने के डिवाइस बहुत सारे थे। तो जब आईपी एड्रेस को इंट्रोड्यूस किया गया था तो क्या किया गया था कि भाई डिवाइसेस बहुत कम थे, बहुत गिनती के डिवाइसेस थे किसी किसी देश में। जैसे कि मान लीजिए अमेरिका में कोई डिवाइसेस था, ठीक है, और यूके, इधर साइड बहुत से डिवाइसेस थे, कम डिवाइसेस थे। तो बहुत कम कंप्यूटर थे आपस में बातचीत करने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि भाई हमने एक रेंज बना दी है, ठीक है, हमको क्या पता था। वैसे जैसे कि मान लीजिए मैं जब आपको वर्जन पढ़ाऊंगा, IP वर्जन 4, IP वर्जन 6 पढ़ाऊंगा, तब आपको उसमें बताऊंगा अच्छे से कि क्यों आईपी एड्रेसेस की जरूरत पड़ी हमें आगे। तो बहुत कम आईपी एड्रेसेस थे, है ना, उस टाइम पे, और डिवाइसेस भी कम थे। तो इन शॉर्ट बहुत थे कि भाई ठीक है इतने आईपी एड्रेस से काम चल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे डिवाइसेस बढ़ने लगे, जैसे कि आपने देखा होगा कि 2014 तक पर घर में एक मोबाइल हुआ करता था, सिर्फ एक मोबाइल, या ज्यादा से ज्यादा दो मोबाइल। लेकिन आज के टाइम पे 2024 में
पर घर में एक बंदे के पास में 2 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और एक पीसी। तो आप देख लीजिए, अगर घर में 4 जने हैं तो 10 सिस्टम तो यही हो गए। अब सभी सिस्टमों को आपको आईपी एड्रेस देना है, और वो भी पब्लिक आईपी एड्रेस देना है। मान लो एक एक मोबाइल में आपके पास जियो की सिम है, एक मोबाइल के पास में आप एयरटेल की सिम है, लैपटॉप में आप किसी ब्रॉडबैंड से चला रहे हैं, तो इतने सारे आईपी एड्रेस देने हैं तो इतने सारे आईपी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आईपी तो हमारे पास में कम है, तो यहाँ पे कंसेप्ट आया डायनेमिक आईपी एड्रेस का। क्या कंसेप्ट आया बताता हूँ। तो डायनेमिक आईपी एड्रेस कंसेप्ट क्या आया कि भाई जब आपको आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं है, ठीक है, जब आपको आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं है तो आपसे वो ले लिया जाएगा। किस किस में सिचुएशन में आपको आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ती मैं बताता हूँ। जैसे कि पहले सिचुएशन है कि आप अपने मोबाइल फोन का या ब्रॉडबैंड का रिचार्ज ना करवाएं। आपने रिचार्ज नहीं करवाया कि सर मुझे इंटरनेट की जरूरत है ही नहीं, तब आपसे आईपी एड्रेस ले लिया जाएगा। ठीक है। दूसरा, जब आपका फोन या ब्रॉडबैंड बंद है, स्विच ऑफ है, ठीक है, बंद है, स्विच ऑफ है, तब आपको आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं है। जैसे आपका फोन बंद है, आपको आईपी एड्रेस की जरूरत है ही नहीं। क्लियर है। तीसरा, आपने अपना मोबाइल डेटा ऑफ कर रखा है, आपने मोबाइल डेटा ऑन ही नहीं कर रखा, तब आपको एक आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, या है ही नहीं, आपने बोला मुझे इंटरनेट की जरूरत नहीं, मेरा मोबाइल डेटा ऑफ है। ठीक है। और चौथा ये है कि जब आपका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा हो, कई बार आप ट्रेनों में सफर करते हैं या कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ आपके टावर आसपास में नहीं लगे हुए, तो आपका नेटवर्क नहीं आता, तो नेटवर्क नहीं आता तो आपको आपका टावर भी नहीं आएगा और आपको इंटरनेट भी नहीं चलेगा, और एक आईपी एड्रेस की जरूरत आपको तब नहीं होगी या नहीं मिलेगा। तब इन चारों केसेस में जब आपको आईपी एड्रेस नहीं मिलता है, तब आपसे ले लिया जाता है, और जिसको जरूरत है उसको दे दिया जाता है। जैसे कि, जैसे मान लो अभी दुनिया की पॉपुलेशन मान लीजिए 9 अरब है। कितनी है? 9 अरब है। और 9 में से कम 4 अरब लोग तो इंटरनेट यूज कर ही रहे हैं एक टाइम पे। लेकिन ये एक ही टाइम पे 4 अरब लोग इंटरनेट यूज नहीं करते हैं। एक बात समझ लीजिए, 4 अरब लोग के पास सिस्टम है, डिवाइसेस है, मानता हूं, लेकिन ये सारे के सारे एक साथ इंटरनेट नहीं चला रहे। जैसे कि मैं अभी इंटरनेट चला रहा हूं, हो सकता है आप अभी इंटरनेट ना चलाएं, ठीक है, आप कभी और चलाएं। तो ऐसे ही जैसे अभी मान लो इंडिया में दिन हो रहा है, लेकिन कई जगह रात भी हो रही है, तो वहां लोगों को इंटरनेट की जरूरत नहीं, तो वहां से ले लिया जाता है। इस तरीके से क्या है कि ये सेटलमेंट चल रहा है, कम्युनिकेशन चल रहा है, काम चल रहा है। ठीक है। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, तो पहले देख लेते हैं कि भी जब आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं तब आपसे इंटरनेट ले लिया जाता है और किसी और को दे दिया जाता है। ठीक है। अब अपन प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। तो जैसे मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहां पर मैंने क्या कर रखा है, उस वेबसाइट का नाम है दोस्तों व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं अपना आईपी एड्रेस खोल रहा हूँ, तो ये यहाँ पे मुझे कौन सा आईपी एड्रेस बता रहा है, पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, कौन सा आईपी एड्रेस है ये, पब्लिक आईपी एड्रेस, क्योंकि इंटरनेट पे बातचीत करने के लिए कौन सा आईपी एड्रेस चाहिए होता है, पब्लिक आईपी एड्रेस। तो मेरा ये आईपी एड्रेस है 152.58.70, ठीक है, .217। ये मेरे रिलायंस जियो का है, राजस्थान रीजन है, ठीक है, कंट्री इंडिया है, श्री गंगानगर इसका लोकल रीजनल ऑफिस है, ये ऐसा मुझे बता रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने मोबाइल डेटा को एक बार ऑफ करूंगा। क्या करूंगा? ऑफ करूंगा। मैं अपने मोबाइल डेटा को एक बार ऑफ कर लेता हूँ, मैं इसको एरोप्लेन मोड पे डाल देता हूँ। मैंने इसको एरोप्लेन मोड पे डाल दिया। ठीक है। अब मेरा नेट बंद हो चुका है। अब जैसे ही मैं इस, देखो देख देख लीजिए, ये आपको दिख रहा है, एरोप्लेन मोड पे मैंने अपने मोबाइल को डाल दिया है। अब जैसे मैं इसको वापस ऑन करूंगा तो यहाँ पे आईपी चेंज हो जाएगी आपके सामने लाइव। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपन 10 से 15 सेकंड का वेट करेंगे, और वेट करने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये आईपी एड्रेस सडनली चेंज हो जाएगा, चाहे इसके एक ही पेयर चेंज हो, चाहे लास्ट वाला पेयर चेंज हो, चाहे शुरू वाला पेयर चेंज। तो देखिए मैंने अब अपना फोन ऑन कर लिया है और उसका मोबाइल डेटा भी ऑन कर लिया। अब मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ, अभी डिटेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर वापस से मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। ये देखिए दोस्तों, मेरा पहला जो आईपी एड्रेस आ रहा था वो 217 आ रहा था, अब मेरे तीनों पेयर चेंज हो चुके हैं, मेरा आईपी एड्रेस टोटली चेंज हो चुका है। क्लियर है। तो अब इससे क्या समझ में आया, देखिए इससे ये समझ में आया है, इससे आपको क्या समझ में आया कि जब आपको एक आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ती है तब आपसे आईपी एड्रेस ले लिया जाता है और किसी जरूरतमंद को दे दिया जाता है। तो ऐसे ही इस तरह से अभी आईपी वर्जन 4 में काम चल रहा है। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल उठा होगा कि सर ये पेयर चेंज क्यों हो रहे हैं, ये पेयर चेंज क्यों नहीं हुआ, ये पेयर चेंज हुआ है, सिर्फ ये पेयर भी चेंज हुआ है, ये पेयर भी चेंज हुआ है, ये पेयर चेंज क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों इसका जवाब है क्लासेस ऑफ आईपी।
क्लासेस ऑफ आईपी का मतलब जब आईपी इंट्रोड्यूस किया गया आईपी वर्जन 4, तो उसको कुछ क्लासेस में बांट दिया गया। अब वो क्लासेस कौन कौन सी है वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये पार्ट पूरा कर लेते हैं। डायनेमिक आईपी एड्रेस का पार्ट जो मैंने आपको बताया कि चेंज हो जाती है, ये कंसेप्ट उसका ये रहा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन स्टैटिक आईपी एड्रेस पे। स्टैटिक आईपी एड्रेस का मतलब नाम से ही पता लग रहा है दोस्तों, स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स, कि आपको एक आईपी एड्रेस दे दिया जाए, वो फिक्स रहे, चेंज ना हो। जैसे कि अभी डायनामिक चेंज हो रहा था, लेकिन ये चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सर ऐसे कौन से लोग हैं जिनको स्टैटिक आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है, या ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी कौन सी कंपनीज है जिनको स्टैटिक आईपी की जरूरत है, ऐसा कौन से पर्सन है जिनको स्टैटिक आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है। भाई डायनेमिक आईपी एड्रेस तो समझ में आता है, सभी लोगों को जरूरत है, लेकिन ऐसे आईपी एड्रेस, क्योंकि आईपी एड्रेस कम है, लिमिटेड है, तो उनमें भी अगर लिमिटेड आईपी एड्रेस किसी को दिया जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो अब अपन ये देखते हैं कि एक स्टैटिक आईपी एड्रेस की जरूरत किसको पड़ती है। तो पहले इसको एक अपन एग्जांपल से समझते हैं ना, बहुत लोकल एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये आपके स्कूल है, ठीक है, क्या है, स्कूल, क्लियर। अब इसको स्कूल में एक ये जो बालक है ये भी जा रहा है जिसका नाम ए है, एक ये है बी, ये भी स्कूल में जाता है, ये सी, ये भी स्कूल में जाता है, और ये डी, ये भी स्कूल में जाता है, ये चारों स्कूल में जाते हैं। अब सपोज करिए कि मान लीजिए डी है, इसने अपने घर का एड्रेस चेंज कर लिया। ठीक है, पहले ये रेंट पे रहा करते थे, अब इन्होंने खुद का अपना सेपरेट घर ले लिया, अब ये उससे आता है। लेकिन क्या मुझे आप बताएं, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर आप सोचें कि भाई क्या इसके घर का एड्रेस चेंज होने से किसी को कोई इफेक्ट पड़ा। ए को इफेक्ट पड़ा नहीं, बी को कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, सी को कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, क्या स्कूल को इफेक्ट पड़ा नहीं। इसको क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप कहीं से भी जाओ ना स्कूल, इनको कहाँ इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए अगर बी है, बी भी कहीं और से आ रहा है, तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा, आप कहीं भी स्कूल जाओ, आप डेली स्कूल गए होंगे, आप कहीं और से गए होंगे, आज आप खुद के घर से गए, फिर कल दोस्त के घर चले गए, ठीक है, फिर कल किसी रिश्तेदार के घर चले गए, तो स्कूल को उससे क्या मतलब है, आप कहीं से भी जाए। लेकिन मान लीजिए सपोज करिए अगर स्कूल का एड्रेस चेंज हो जाए, तो फर्क पड़ेगा, तो सबको फर्क पड़ेगा, क्योंकि फिर ये सारे के चारों को चारों कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें स्कूल कहाँ आना है, कहाँ जाना है। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों स्टैटिक आईपी एड्रेस की जरूरत उन इंसानों को पड़ती है या उन कंपनीज को पड़ती है जहां पर बहुत सारे लोग विजिट करते हैं। अब बहुत सारे लोग विजिट कहाँ करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है वेबसाइट्स पे। भाई आप फेसबुक खोलते हो तो आप, मिलियंस ऑफ लोग फेसबुक खोलते हैं, तो इसका एक परमानेंट पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है। ठीक है, आप गूगल खोलते हैं तो गूगल का भी एक परमानेंट पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है। ठीक है, आप अमेजोन खोलते हैं तो उसका भी एक परमानेंट पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है। अगर इनके आईपी एड्रेस चेंज होते रहे बार बार में, तो क्या कोई इनको कनेक्ट कर पाएगा, क्या कोई इनको एक्सेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इस तरीके से एक आईपी एड्रेस की जरूरत कहाँ पड़ती है, वेब सर्वर्स को, वेब एप्लीकेशंस को, बड़े बड़े वेबसाइट्स को, बड़े बड़े डोमेन्स को, जहां पर बहुत सारे लोग विजिट करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो एग्जांपल में देखिए वर्क स्टेशन है ये, और ये एक वेब सर्वर है, तो यहाँ पे एक स्टैटिक आईपी एड्रेस दे दिया जाएगा हमेशा के लिए। देख लीजिए, स्टैटिक आईपी एड्रेस इज अ फिक्स इज नेचर एंड डज नॉट चेंज अंटिल इट मैनुअली चेंज। ठीक है, ये फिक्स होता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता जब तक कि उसका जो ओनर है वो चेंज ना कर दे, या आईएसपी उसको चेंज ना कर दे। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। अब दोस्तों, अब इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्या मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। जैसे कि मैंने आपको स्टैटिक आईपी एड्रेस का एग्जांपल बताया, तो जैसे कि मान लीजिए मैं सबसे पहले तो ये देखता हूँ कि एक वेबसाइट का आईपी एड्रेस निकालते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी गूगल का आईपी एड्रेस निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, तो आप जाओगे सीएमडी पे, और मैं यहाँ पे गया सीएमडी पे। ठीक है, मैंने सीएमडी ओपन किया, और सीएमडी ओपन करने के बाद में जैसे कि मान लीजिए मुझे किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, पिंग और यहाँ पर google.com, जैसे कि मैंने google.com लिखा। ठीक है, ये आईपी वर्जन 6 का आईपी एड्रेस है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बाद में देखते हैं, एक काम करता हूँ मैं अपनी मशीन ओपन कर लेता हूँ, और मशीन ओपन करने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि एक आईपी वर्जन 4 का आईपी एड्रेस कैसे निकलेगा। कभी कभार क्या होता है कि जो विंडोज है वो आईपी वर्जन 4 नहीं दिखाता है, आईपी वर्जन 6 दिखाता है। ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं अपनी मशीन पे आ चुका हूँ। ठीक है,
ये अपन आगे मैं आपको लैब सेटअप कराऊंगा पूरी की पूरी, बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं आपको पूरी की पूरी लैब सेटअप कराऊंगा जिसमें विंडोज की मशीनें भी होंगी और भी बहुत सारी मशीनें होंगी। तो मैं आपको कंप्लीटली लैब सेटअप कराऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए जब तक मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी भी वेबसाइट का आपको आईपी एड्रेस निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं अब जा रहा हूँ यहाँ पर अपने टर्मिनल पे, ठीक है। और यहाँ पर टर्मिनल पे मैं जाके, ठीक है, इसको कर देते हैं अपन क्लियर। और यहाँ पे मैं परमिशन दे देता हूँ, ठीक है। और परमिशन देने के बाद में मुझे पिंग करना है, तो मैं यहाँ पे पिंग करके, और मैंने यहाँ पे गूगल, ठीक है, लिख दिया है google.com। देखिए जैसे मैंने ये google.com लिखा, यहाँ पे देखो उसका आईपी एड्रेस आ गया। जैसे कि कौन सा आईपी एड्रेस है, तो कंट्रोल सी करा, तो कंट्रोल जेड करा, तो देखिए ये आईपी एड्रेस है। तो अगर इस आईपी एड्रेस को मैं सीधा गूगल ना करके इसको मैं अपने ब्राउजर पे खोलूंगा तो यहाँ पर खुल जाएगा। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल मैंने गूगल ना डाल के यूआरएल में सिर्फ ये आईपी एड्रेस डाला। तो जैसे मैंने ये आईपी एड्रेस डाला, देखिए गूगल खुल गया। तो इस तरीके से आप आईपी एड्रेस की मदद से भी वेबसाइट को खोल सकते हैं, चाहे आप गूगल खोले चाहे फेसबुक खोले। इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, अपन फेसबुक को पिंग करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ping facebook.com लिख दिया, ठीक है। ये देखो ये इसका पब्लिक आईपी एड्रेस ये फिक्स है, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको यहाँ पर क्या करा, कॉपी करा, ठीक है। और कॉपी करके मैं मैंने इसको वेबसाइट यूआरएल पे, ब्राउजर की यूआरएल पे पेस्ट कर दिया। अब देखिए कनेक्शन प्राइवेट बता रहा है, लेकिन मैं इसको प्रोसीड करता हूँ। तो अभी फिलहाल ये फेसबुक का एरर दे रहा है, देखो यहाँ पे फेसबुक का एरर है, ठीक है। हालांकि ये डोमेन है, ये एज ए सिक्योरिटी, अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई मेरे आईपी एड्रेस से मुझे ओपन ना कर सके एज ए सिक्योरिटी, तो वो सिक्योरिटी लगा सकते हैं। तो फेसबुक ने सिक्योरिटी लगा रखी है। हालांकि इसको बाईपास करने का तरीका अपन आगे देखेंगे, लेकिन छोटी मोटी वेबसाइट्स, ठीक है, उनको भी आप आईपी एड्रेस से पता कर सकते हो। तो ये एक तरीका हो गया वेबसाइट के आईपी एड्रेस का पता करना, ठीक है, और उसको आईपी एड्रेस की मदद से ओपन करना। क्लियर है दोस्तों? तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमने टाइप्स ऑफ आईपी समझे। पहला था पब्लिक आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस, डायनेमिक और स्टैटिक। अब अपन बात करते हैं आईपी के वर्जन्स की, ठीक है। तो मैंने आपको, हालांकि ये शुरुआत में मुझे बताना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको शुरुआत में नहीं बताया क्योंकि मुझे आईपी एड्रेस आपको समझाना था अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं इसके वर्जन की। जैसे कि 4G, जियो का वर्जन आया ना अभी 4G है, जियो का पूरे ब्रॉडबैंड का 4G वर्जन आया, 5G वर्जन आ गया। तो जिनके पास 4G मोबाइल है वो 4G हैंडसेट चला सकते हैं, जिनके पास 5G हैंडसेट है वो 5G नेटवर्क चला सकते हैं। तो ऐसे ही इस आईपी एड्रेस के भी वर्जन आए। कौन सा? आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। तो दोस्तों ये शुरुआत हुई इसकी 1981 में। 1981 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो मैंने आपको जैसे ही ऊपर का एग्जांपल बताया था आईपी वर्जन 4 का, 32 बिट इसकी साइज होती है, ठीक है। 4 ऑक्टेट होते हैं इसके अंदर। क्लियर है दोस्तों? और 0 से लेकर के 255 इसकी क्या होती है, रेंज होती है, ठीक है। और इसका जो एड्रेस फॉर्मेट होता है वो इस तरह का होता है, 192.149.252.76, ठीक है। प्रीफिक्स नोटेशन का मतलब चेंज होते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए लास्ट वाला भी चेंज हो सकता है, ठीक है। प्राइवेट आईपी एड्रेस में लास्ट वाला चेंज होता है, फिर ये भी चेंज हो सकता है, ये भी चेंज हो सकता है, ये भी चेंज हो सकता है, चेंज होते रहते हैं। लेकिन क्यों चेंज होता है और किस तरीके से चेंज होता है ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कैसे निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितने दे सकते हो आप इससे, तो 2 की पावर 32, क्योंकि 32 ही इसकी बिट की साइज है। तो जितनी इसकी साइज है उतने से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा करीब करीब 4 अरब, ठीक है। 2 की पावर आप 32 करेंगे तो करीब करीब 4.2 अरब ये आईपी एड्रेस आ जाएंगे। इतने ही आईपी एड्रेस इससे आप असाइन कर सकते हैं। लेकिन अब जब लगा आईना को, आईना का मतलब ए ए आई ए एन ए, ठीक है, आईना, इसके बारे में बताऊंगा। तो आईना जो क्या है, ये आईपी एड्रेस को असाइन करता है। तो उसने बोला कि भाई आगे जाके हो सकता है 10-20 सालों बाद में इतने से आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये जो आईपी एड्रेस है ये तो फुल हो जाएंगे पूरे के पूरे। जैसे मान लीजिए आप अपने फोन में 8 GB का मेमोरी कार्ड लेके आते थे किसी किसी जमाने में, लेकिन अब तो 8 GB का मेमोरी कार्ड आता ही नहीं है। अब तो कम से कम 64 GB 128 GB की रोम आती है। क्यों? क्योंकि अब जरूरत ही, अब लार्ज डेटा हो गया सभी के पास में, इंटरनेट सभी के हाथ में आ गया। तो उन्होंने सोचा कि भाई इतने आईपी एड्रेस हम दे सकते हैं, इसमें भी से भी हमने भी काफी सारे आईपी एड्रेस को रिजर्व रख दिया।
तो आगे जब भविष्य में कभी आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या इससे काम चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। हालांकि अभी काम चल रहा है, अभी भी अभी भी पूरे वर्ल्ड में 90% काम आईपी वर्जन 4 पे चल रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अपन अपना फोन लेके आते हैं, टूट फूट गया, स्क्रीन टूट गई, लेकिन काम चला रहे हैं, चल रहा है। जिस दिन काम चलना बंद हो जाएगा उस दिन पूरी तरह से हम आईपी वर्जन 6 पे शिफ्ट कर देंगे। लेकिन फिर उन्होंने 1999 में आईपी वर्जन 6 को शिफ्ट किया कि आगे जब कभी जरूरत पड़ेगी तो हम इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो देखो इसका है 128 बिट इसकी नंबर ऑफ साइज है। ठीक है, इसका एड्रेस फॉर्मेट होता है 8 पेयर का। जैसे कि इसका 4 पेयर है, 4 ऑक्टेट होते हैं इसके अंदर, वैसे इसमें 8 ऑक्टेट होता है, डबल। ठीक है, और इसका फॉर्मेट क्या है? तो इसका 128 बिट इसकी साइज है। ठीक है, 1 ऑक्टेट होते हैं इसके अंदर, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो है 0 से लेकर 9 और ए से लेकर के एफ तक के कॉम्बिनेशन से बनता है। मतलब इन 8 फॉर्मेट में आपको रेंज क्या मिलेगी? या तो 0 से लेकर के 9 के नंबर मिलेंगे, या ए से लेकर के एफ की कुछ अल्फाबेट्स मिलेंगे। ठीक है, देख लीजिए आप में अल्फाबेट्स एफ से ज्यादा नहीं है। अगर आपको एफ से ज्यादा के कोई अल्फाबेट्स मिल जाए तो वो एक वैलिड आईपी एड्रेस नहीं होगा दोस्तों। ये आईपी वर्जन 6 की खासियत है। आईपी वर्जन 6 का और भी लंबा कंसेप्ट है, लेकिन वो अभी अपने रेलेवेंट नहीं है, इतना साइबर सिक्योरिटी में इतना रेलेवेंट नहीं होता। ठीक है, आप तो बस इतना समझ लो कि आईपी वर्जन 6 पे काम चल रहा है अभी। ठीक है, कुछ कुछ कंपनियां हैं जो आईपी वर्जन 6 को लेके आ रही है, खरीद रही हैं, और उनको लगता है कि भाई जैसे जियो एयरटेल है, बहुत मिलियंस ऑफ यूजर्स उनके संख्या है, तो वो सोचते हैं कि नहीं आईपी वर्जन 4 में हमारा काम नहीं चलेगा, तो हम क्या करते हैं आईपी वर्जन 6 की रेंज भी खरीद लेते हैं। तो उन्होंने खरीद ली और वो इसको दे रहे हैं, इसको काम चला रहे हैं। ठीक है, तो इसका आप समझ गए। ठीक है, प्रीफिक्स नोटेशन इसका कुछ इस तरह से है। ठीक है, लास्ट का पेयर चेंज हो सकता है, चारों सॉरी 8 पेयरों में से कोई सा भी पेयर चेंज हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि लास्ट का चेंज हो, ये भी चेंज हो सकता है, ये भी। ठीक है, नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हैं? तो 2 की पावर 128 बिट आप गुणा कर दीजिए, 2 की पावर 128 करोगे तो देख लो कितने ज्यादा हो जाएंगे आपके और मेरे गुणा करने के समझ के भी ऊपर की बात है। तो इतने आईपी एड्रेस हो जाएंगे आने वाले टाइम में कि अब आपको इंटरनेट के आईपी एड्रेस की शॉर्टेज ही नहीं पड़ेगी। क्लियर है दोस्तों? तो ये आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 का कंसेप्ट था। अब मैं आपको आईना के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आईना क्या है? आप बोलोगे सर आईपी एड्रेस कौन देता है? तो देखो यहाँ पे AIAN है, सॉरी। ये क्या है? इंटरनेट असाइन नंबर ऑफ अथॉरिटी। तो ये क्या है दोस्तों? ठीक है, ये आईना है। ये क्या करता है? सारे जितने भी सिस्टम्स लगे हैं, नेटवर्किंग के डिवाइसेस लगे हैं, सबको इंटरनेट भी प्रोवाइड करवाता है और आईपी एड्रेस असाइन भी यही करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रिसोर्सेज अगर आप जानेंगे, डोमेन नेम्स भी यही देता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, मैं आपको स्क्रीन अगर जूम करूंगा तो ये है ना, देखिए अलग अलग रीजन्स में अलग अलग आईपी एड्रेस बांटे गए हैं। जैसे कि देखिए मान लीजिए जो अपना नॉर्थ अमेरिका है, वहां पे एरिन नाम का एक जो ग्रुप है वो काम करता है, वो आईपी एड्रेस बांटा गया है। तो जो आईपी वर्जन 6 के तो ये देखो ये है, और आईपी वर्जन 4 के ये 1 2 3 4 5 ही है। देखिए ये पांच क्या है? ये आईना के क्या है? सब डिवीजन है जो आईपी एड्रेस असाइन करते हैं हर एक महाद्वीप में। तो नॉर्थ अमेरिका में एरिन काम करता है। ठीक है, साउथ अमेरिका में ये है। ठीक है, पूरे एशिया में रिप, एशिया में क्या, यूरोप में ये काम करता है, अफ्रीका में अफ्रीकन काम करता है, और एपनिक काम करता है। जो अपने इंडिया में जो असाइन करते हैं आईपी एड्रेस वो एपनिक काम करता है। देखिए एपनिक में मैं जाऊं तो एशिया पैसिफिक रीजन में जितने भी डिवाइसेस हैं सबको इंटरनेट और सबको आईपी एड्रेस कौन असाइन कर रहा है? एपनिक। ठीक है, इस एपनिक में मैं जाऊंगा तो एपनिक भी देखो यहाँ पर, ये देखो आपको अगर आईपी एड्रेस चाहिए तो यहाँ पे एड्रेस मिल जाएगा आपको। गेट है आईपी एड्रेस, ट्रांसफर आईपी एड्रेस करना चाहते हैं, अगर आप आईपी वर्जन 6 चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकता है आईपी को, और क्या है आईपी के बारे में बता रखा है देखिए। ठीक है, अगर मेरे को आईपी एड्रेस चाहिए तो गेट आईपी एड्रेस, तो मैं यहाँ पे बिकम ए मेंबर, जो भी मेरे को मेंबर है फॉर्म वॉर्म भरना पड़ेगा, स्टार्ट योर एप्लीकेशन। अगर मुझे कोई आईपी एड्रेस चाहिए, पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ रेंज के हिसाब से। क्लियर है दोस्तों? तो जो आईना है वो क्या करता है? आईपी एड्रेस असाइन करने का काम करता है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि सर ये जो आईपी वर्जन 4 है, ठीक है, इसमें ये जो चेंजेस है ये क्यों होते हैं? ठीक है, या क्लासेस क्या है आईपी की, किस तरह से काम करती है? तो दोस्तों अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लासेस ऑफ आईपी बताऊंगा और एक लाइव सिस्टम कॉम्प्रोमाइज करके बताऊंगा। मैं एक वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा यहाँ पे, वो वर्ड आप देख लीजिए क्या है।
वो वर्ड है ये वाला। ठीक है, मैं अगले वीडियो में आपको एक आईपी एड्रेस की क्लासेस बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्लासेस ऑफ आईपी, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो गया। और साथ ही साथ में लाइव एक सिस्टम आपको ये भी करके बताऊंगा। ठीक है, मैं इसको बोल नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइंस है, यूट्यूब के जो गाइडलाइंस है वो वायलेट ना हो, आप लोग समझ जाओ। और एक आईपी एड्रेस से, एक आईपी एड्रेस से ही मैं एक सिस्टम को लाइव कॉम्प्रोमाइज या फिर लाइव एक्सेस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बने रहे चैनल पे। मैं आपको सारे के सारे वो टॉपिक ला के दूंगा। और अगर दोस्तों कोई कमेंट है, कोई सजेशन देना चाहते हो आप, या चाहते हो कि किसी क्या कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे आप मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए सीखते रहे, कीप लर्निंग। थैंक यू गाइस। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू देव साइबर सिक्योरिटी चैनल। दोस्तों स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और अब मैं सीरीज लेकर आया हूं दोस्तों नई नेटवर्किंग की। इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहते हैं, जो एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं, जिनका पैशन है साइबर सिक्योरिटी, बहुत आगे जाना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियली और पैसे उनके पास नहीं है, या फिर फाइनेंशियली रूप से वो महंगी महंगी फीस नहीं दे सकते बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो ये चैनल मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ बहुत सारे ऐसे कंटेंट जो आपको कंप्लीट मिलेंगे इस चैनल पे। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी इंस्टीट्यूट में बड़े बहुत ज़्यादा पैसे देने की जरूरत है, बहुत भारी पैसे 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार सिर्फ एक सर्टिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों एक बात मैं आपके माइंडसेट में डाल दूँ कि सर्टिफिकेट मायने तब रखता है जब आपके पास नॉलेज होगी। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो चाहे कितने ही लाखों का सर्टिफिकेट आप ले लीजिए, है ना, जब कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाएंगे, जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा आप बताइए, लाइव करके बताइए, हमें सीखिए, सिखाइए, तो क्या आप बता पाएंगे? तो क्या उस सर्टिफिकेट का क्या मतलब रहेगा बताइए? नहीं। इसीलिए पहले आप नॉलेज लीजिए प्रॉपर। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस चैनल पे सारे के सारे वो नॉलेज दूंगा जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी नहीं दे पाते। ये मेरा विश्वास ही नहीं, मेरा यकीन करो दोस्तों, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से कंप्यूटर फील्ड में हूँ और पिछले 5 साल से साइबर सिक्योरिटी फील्ड में हूँ। तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स कौन कौन से प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, क्या उनकी मजबूरी है। इतनी महंगी फीस देने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चों को एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाती जैसा वो चाहते हैं। तो मैं इस चैनल पे आपको वो सारा कंटेंट सब कुछ ला के दूंगा। बस बने रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, जिससे मेरा भी कुछ मदद हो सके। मैं आप लोगों के लिए इतना कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत अपेक्षा मुझे आप लोगों से है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी मदद करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको आईपी के बारे में बताया था। तो पहले अगर जिसने जो नया है इस चैनल पे, जो पहली बार आया है, जिसने पहली बार मेरे चैनल को देख रहा है, तो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले। और मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि जो मेरा पहला वीडियो है इंटरनेट का, आईपी ऑल अबाउट आईपी कंसेप्ट का, वो देखें। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, पहले वो चेकआउट करें तभी ये वीडियो पे आए। अगर इस वीडियो पे आप डायरेक्ट आएंगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि पहले वो वीडियो जाके देखें, फिर इस वीडियो पे आए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ अब आगे के नेक्स्ट पार्ट पे, जिस पे है हमारा क्लासेस ऑफ आईपी। ठीक है, सबसे पहले ये हमें जानना जरूरी है दोस्तों कि आईपी तो हमने जान लिया कि आईपी क्या है, आइडेंटिटी है आईपी। ठीक है, लेकिन अब ये देखिए कि आईपी के टाइप्स भी हमने देख लिए। अब हम ये देखेंगे कि आईपी के क्लासेस क्या हैं। क्या क्या सारे के सारे आईपी प्राइवेट आईपी एड्रेस है? क्या सारे के सारे आईपी पब्लिक आईपी एड्रेस है? कौन से प्राइवेट आईपी एड्रेस है, कौन से पब्लिक आईपी एड्रेस है, ये हमें जानने बहुत जरूरी है, तभी तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, मैं ले चलता हूँ आपको अपनी पीपीटी पे। हमारा कंसेप्ट आज का क्लासेस ऑफ आईपी। तो मैंने पिछले क्लासेस में आपको आईपी वर्जन 4 के बारे में आपको बता दिया था। आपको बता दिया था आईपी वर्जन 4 के बारे में क्या है, कैसे काम करता है, इसका स्ट्रक्चर भी मैंने अच्छे से बता दिया था। अब आगे चलते हैं, तो आगे देखिए थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि 4 ऑक्टेट होते हैं इसमें। पहला ऑक्टेट ये है, पहला ऑक्टेट है अपना ये वाला। ठीक है, दूसरा ऑक्टेट है ये वाला, तीसरा ऑक्टेट है ये वाला, और चौथा ऑक्टेट है ये वाला। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 0 से लेकर के 255 इसकी रेंज होती है। 32 बिट इसकी साइज होती है। 8 बिट, यहाँ पे 8 बिट और यहाँ पर 8 बिट। ठीक है,
और उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि 6 ऑक्टेट होते हैं इसके अंदर, ठीक है, सॉरी 4 ऑक्टेट होते हैं, है ना, 4 ब्लॉक। ये मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया था। टोटल साइज इसकी 32 बिट है। अब मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ दोस्तों आपको कि 1981 में जब आईपी वर्जन 4 को लाया गया तो उसको कुछ क्लासेस में बांट दिया गया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, एक बार इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और मैं आपको बताऊँ कि जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा स्कूल है, ठीक है, ये एक स्कूल मान लीजिए आप, ये एक स्कूल है और इसको स्कूल में 10th स्टैंडर्ड्स के बच्चे पढ़ते हैं 500, ठीक है। लेकिन अब अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इन 500 बच्चों में जो शुरुआत के 250 बच्चे हैं वो तो इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, और जो 100 बच्चे हैं वो हैं मीडियम, मतलब कि एवरेज, और जो तीसरी पॉइंट है, कैटेगरी है, वो है 150 बच्चों की जो कि बिलो एवरेज है। तो क्या आप इन सभी 500 बच्चों को एक ही क्लास में बैठाओगे? क्या सारे स्कूल वाले ऐसे करते हैं? नहीं दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि आपके भी क्लासेस के ग्रुप रहे होंगे, जैसे कि क्लास ए, ठीक है, क्लास बी, क्लास सी, ठीक है, सेक्शन बोल देते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। इसका मतलब आपने उन 500 बच्चों को कैटेगरी में बांट दिया कि 250 बच्चे हैं तो सुपर इंटेलिजेंट है, ठीक है, इन पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, या फिर इन पे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है जिससे कि बच्चे मेरिट में आ जाए। मीडियम बच्चे हैं, उनको उतना मेहनत करवाने की जरूरत है कि वो पास हो जाए या फिर 70 to 80% इनका परसेंटेज बन जाए। और जो बिलो एवरेज है उनका हमें, या उनका जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो ये खास ख्याल रखते हैं कि ये बच्चे जैसे तैसे 60% ले आए या फर्स्ट डिवीजन ये क्लियर कर पाए, इतनी हम इनकी हेल्प करेंगे या फिर ऐसा इस लेवल का पहुंचा देंगे। तो ऐसे ही दोस्तों जब अपन ने 500 बच्चों को बांटा है, ऐसे ही मैंने आपको बताया कि जो आईपी वर्जन 4 है उसमें करीब करीब 4.32 बिलियन, मतलब अरब, ठीक है ना, मैथ्स में थोड़ी कमजोर है, तो अरब के करीब आईपी एड्रेसेस है। लेकिन क्या 4.32 अरब है उनको क्या सारी एक लाइन में बांटा गया? नहीं दोस्तों, इनको भी कुछ क्लासेस में बांट दिया गया है। अब वो क्लासेस कौन कौन सी आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम क्लासेस ऑफ आईपी को। देखो दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया था पहले कि 0 से लेकर के 255 इसकी रेंज होती है। कितनी? 0 से लेकर 255। अब इन 255 को ही हमने ना कुछ रेंजों में बांट दिया है। 1 से लेकर के 255 को हमने रेंजों में बांट दिया है। कौन सी रेंज है? आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लास ए, पहली रेंज क्या है? क्लास ए। ये क्लास ए में ये बोल रहा है कि सर 1.0.0.02 लेकर के 126.255.255.254 यहां तक की रेंज को हमने क्लास ए में बांट दिया गया है। किस क्लास में? क्लास ए में यहां तक की रेंज को बांट दिया है। फिर उन्होंने बोला कि क्लास बी, तो क्लास बी में 128 से लेकर के 191 तक की रेंज के आईपी को बांट दिया गया है। ये क्लासेस हैं। अब मैं आगे बताऊंगा कि ये क्यों बांटा गया है, ठीक है, ये भी मैं आगे बताऊंगा। फिर क्लासेस सी है जिनको 192 से लेकर के 223 तक बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद क्लास डी है 224 से लेकर के 239 तक, और फिर क्लास ई है 240 से लेकर के 254 तक। तो ये क्लासेस में बांट दिया गया है। अब इसमें से भी दोस्तों ये जो 3 हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, यही हमारे काम की है। क्योंकि देखो क्लास डी है, इसने बोला कि ये रिजर्व है फॉर मल्टीपल ग्रुप्स, ठीक है, और जो ई है वो रिजर्व रहती है फ्यूचर यूज या फिर रिसर्च या फिर डेवलपमेंट पर्पस के लिए रिजर्व रहती है। इसका यूज नहीं किया जाता है। आपने भी आईपी देखी होगी, पब्लिक आईपी, तो आपको 224 से ऊपर की रेंज मिलेगी नहीं, ठीक है। मल्टी कास्ट ग्रुप का मतलब जैसे हॉटस्टार वगैरह है, ठीक है, बड़े बड़े जो टीवी चैनल्स वगैरह होते हैं जो स्ट्रीमिंग करते हैं, है ना, जियो वगैरह, वो इनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इनको कोई यूज नहीं कर सकता। तो और 240 जो है वो रिसर्च के काम में आती है। तो जो शुरुआत की हमारी जो 3 क्लासेस है, सेक्शन है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, यही हमारे काम आती है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर इनको क्लासेस में क्यों बांट दिया गया है? तो जैसे क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि भाई किसी को अगर बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए, किसी को बहुत रेंज चाहिए आईपी की, जैसे मैं हूँ, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताओ तो अगर मैं छोटा सा बच्चा हूँ तो मुझे खाने के लिए क्या चाहिए होगा? दूध और आधी रोटी, ठीक है। लेकिन अगर मेरा शरीर बड़ा है ना, तो मुझे क्या फुल प्लेट खाना चाहिए, ठीक है, जिसमें चावल भी हो, दाल भी हो, सब्जी भी हो, रोटी भी हो, चपाती भी हो, ठीक है। रोटी फुल, चपाती फुल्की एक ही है दोस्तों। तो
और इसके अलावा छाछ भी हो, तो ये सारी चीजें मुझे कंप्लीट खाना चाहिए। तो ऐसे ही अगर आपको बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए तो आप कहाँ पे जाएंगे, क्लासेस ए में जाएंगे। क्यों जाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें लिखा हुआ है कि सपोर्ट 16 मिलियन होस्ट, 16 मिलियन होस्ट इसमें यूज कर सकते हैं। 16 मिलियन के मतलब 16 लाख को आप होस्ट दे सकते हो। यहाँ पर क्लासेस बी में जाएंगे तो 65,000 होस्ट दे सकते हो, और क्लास सी में जाएंगे तो सिर्फ 254 होस्ट दे सकते हो। जिसको कम चाहिए वो क्लासेस सी में जाएगा, जिसको थोड़ा सा मीडियम लेवल का नेटवर्क चाहिए वो क्लासेस बी में जाएगा, और जिसको बहुत बड़ा लार्ज नेटवर्क चाहिए वो क्लासेस ए में जाएगा। अब हम ये देखेंगे आगे कि एक सवाल हमारे मन में है कि सर 1 से लेकर के 126 तो हमारे पास आ गया है ना, तो 1 to 7 बीच में कहाँ गया, ये भी एक सवाल उठता है कि 1 to 7 बीच में कहाँ गया। तो दोस्तों बता दूं कि जब नेटवर्क की शुरुआत की गई, जब आईपी को बांटा गया तो क्या किया गया, 1 to 7 की पूरी रेंज को, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं 1 to 7 की पूरी रेंज को 127.0.0.1 से लेकर के 127.255.255.254 इसको बांट दिया गया लूपबैक एड्रेस के लिए। अब ये लूपबैक एड्रेस क्या होता है, एक सेकेंड। ये लूपबैक एड्रेस क्या होता है दोस्तों, तो ये लूपबैक एड्रेस वो होता है कि जैसे अगर मान लो आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, ठीक है, तो आप या तो ये देखते हो कि भाई मेरा नेटवर्क कार्ड तो सही है, क्या मेरा नेटवर्क कार्ड तो खराब नहीं है, क्या मेरा ब्लूटूथ कार्ड तो खराब नहीं है, ठीक है, क्या मेरा हॉटस्पॉट तो खराब नहीं है, हो सकता है ना अंदर खराब हो, और एक आगे से नेट नहीं आ रहा, तो कैसे चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, पिंग करेंगे। पिंग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इस इमेज में दिखा हुआ है पिंग, पिंग करेंगे 127.0.0.1। ये क्या है, लोकल होस्ट, इसको लोकल होस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अपने एक अंदर दुनिया चलती है, वैसे कंप्यूटर के अंदर भी एक दुनिया चलती है, अपने से सॉफ्टवेयर टेस्ट करता रहता है, सब कुछ खुद ही करता रहता है ना, टेस्ट करता रहता है सॉफ्टवेयर को, ड्राइवर्स को, मॉनिटर्स को, हार्डवेयर को टेस्ट करता है, कुछ खराबी होता है हमें बता देता है। तो ऐसे ही ये क्या है, डोमेन होता है, ठीक है। तो 127.0.0.1, ठीक है, अगर इस पर पिंग आ जाता है इसका मतलब आपका नेटवर्क कार्ड सही है, बिल्कुल सही है, आगे से इंटरनेट में प्रॉब्लम है। तो इसके लिए पूरी रेंज बांट दी गई। देख लो दोस्तों, इसी सिर्फ एक चीज के लिए पूरी की पूरी रेंज बांट दी गई। उस टाइम पे नहीं पता था कि आईपी की इतनी शॉर्टेज हो जाएगी। तो इस तरीके से 1 to 7 की पूरी रेंज बांट दी गई, इसीलिए यहां पर 1 to 7 नहीं लिखा हुआ, 1 से लेकर के 1 to 6 ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आपको पहचान करनी है कि भाई ये जो आईपी है ये किस रेंज की आईपी है, हमें ये पहचान करनी आनी चाहिए कि जैसे कि ये आईपी है ये किस रेंज की आईपी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा इसको एक बार डिस्कार्ड करके और अपने उस पर ले चलता हूँ। जैसे मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कि तो आपको आईपी पहचाननी है दोस्तों, कैसे, जैसे कि मैं बोलूँ कि ये आईपी किस क्लास की आईपी है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला 25.10.150.240। अब कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये तो क्लास ए में आ रहा है, लेकिन ये भी क्लास ए में आ रहा है, लेकिन ये तो क्लास बी में आ रहा है, ये क्लास सी में आ रहा है, तो कौन सी आईपी होगी, कौन से क्लास की आईपी होगी। तो एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑक्टेट देखना है। क्या देखना है, सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट देखना है। अगर इस फर्स्ट ऑक्टेट में 0 से लेकर के 1 to 6 की कोई भी वैल्यू आ जाती है तो वो क्लास ए की आईपी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। और इसी फर्स्ट ऑक्टेट में 128 से लेकर के 191 तक की कोई आईपी आती है तो वो क्लास बी की आईपी है। और अगर इसी फर्स्ट ऑक्टेट में 192 से लेकर के 223 तक की कोई आईपी आती है तो वो क्लास सी की आईपी है। क्लियर है, तो अब आप पहचान जाएंगे। जैसे कि मैंने बोला कि ये किस क्लास की आईपी है, तो आप बोलेंगे आप ये क्लास ए की आईपी, ठीक है। जैसे ही जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बोलूं कि 150.10.140.20 ये किस क्लास की आईपी है, तो आप बोलेंगे कि ये क्लास बी की आईपी। कैसे, क्योंकि ये जो 150 है वो किस रेंज में आ रही है, इस रेंज में आ रही है, ठीक है। आप पहचान जाएंगे किस क्लास की आईपी है। उसके बाद यहां से मान लीजिए अगर कोई आ रहा है जैसे कि 194 से लेकर के 10.240.50 तो ये किस क्लास की आईपी है, ये आप बोलेंगे कि सर ये क्लास सी की आईपी। क्लियर है दोस्तों, तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, आपको आईपी पहचान करने आनी चाहिए कि ये किस क्लासेस की आईपी है, ठीक है।
इतना आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर आपने देख लिया कि ये किस क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, और मैंने आपको लूप बैक एड्रेस के बारे में बता दिया जिसको लोकल होस्ट बोलते हैं, जिसका वैल्यू है 127.127.0.0.1। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात आती है कि सर ये जो क्लास ए है, ये जो क्लास बी है, ये जो क्लास सी है, मतलब हम कभी कभार ये देखते हैं कि जैसे हमारी आईपी चेंज होती है, जैसे कि मान लिया आपने देखा होगा कि आपकी पब्लिक आईपी 56.10.20.10 इस तरह की है। तो कई बार क्या होता है, वापस लिख देता हूँ, 50.10.10.10। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार ये दो पेयर चेंज हो जाते हैं, कई बार सिर्फ ये सिंगल पेयर ही चेंज होता है, कई बार ये चेंज हो जाता है, कई बार ये सारे चेंज हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है, ठीक है, या फिर क्यों नहीं होता है कि भाई इनमें से ये यही पेयर चेंज क्यों हुआ, बाकी तीन सेम कैसे रह गए, बाकी ये दो पेयर चेंज क्यों हुआ, कभी कभी ये दो कैसे सेम रह गए। तो ये हम देखेंगे कि ये क्यों होता है, ठीक है। तो दोस्तों क्लास ए में क्या होता है, 4 ऑक्टेट है तो सारे डी में भी 4 ऑक्टेट होते हैं, लेकिन अपने काम की क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी हमारे काम की नहीं है। तो क्लास ए में क्या है दोस्तों, जो फर्स्ट वाला ऑक्टेट होता है वो नेटवर्क के लिए रिजर्व रहता है। नेटवर्क के लिए रिजर्व का मतलब ये कभी चेंज नहीं होता है। जैसे कि आपने मान लीजिए कोई आईपी देखी होगी, जैसे 25.10.10.10, तो ये जो 25 है ये फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। चेंज होंगे ये, क्योंकि ये जो 3 पेयर है ये होस्ट के लिए है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये होस्ट के लिए है तीनों पेयर। क्लियर? ये एक नेटवर्क के लिए डिफाइन रहता है, बाकी ये 3 होस्ट के लिए डिफाइन रहते हैं। ये चेंज हो जाते हैं आपस में। इतने होस्ट हम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर वाली स्लाइड में मैं आपको बताया था कि 16 मिलियन होस्ट दे सकते हैं। तो जब होस्ट इसमें से होंगे हमारे पास में, तभी तो होस्ट चेंज कर सकते हैं ना हम, ठीक है। जैसे इसको होस्ट दे दिए, फिर इसको होस्ट दे दिए, इसको होस्ट दे दिए, तभी तो हमारा लार्ज नेटवर्क बनेगा। क्लियर? तो क्लास ए में क्या होगा कि जो शुरुआत के जो पेयर है, ऑक्टेट है, वो फिक्स रहेगा, बाकी के 3 होस्ट के लिए रहेंगे, ठीक है। इसको नेटवर्क के लिए बोल सकते हैं कि ये नेटवर्क के लिए रिजर्व रहेगा। अब ऐसे ही क्लास बी, तो क्लास बी में क्या होगा दोस्तों, जो शुरुआत के जो 2 पेयर हैं, जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। इसका एग्जांपल है 135.50.10.10। तो ये जो 2 नेटवर्क हैं, ये जो 2 ऑक्टेट है, वो नेटवर्क के लिए रिजर्व रहेंगे, ये चेंज ही नहीं होंगे। और जो ये 2 हैं वो होस्ट के लिए रहेंगे, ठीक है। ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज नहीं होंगे। क्लियर? तो ये है, समझ गए आप लोग। क्लास बी में क्या होगा, क्लास बी में शुरुआत के जो 2 पेयर हैं वो नेटवर्क के लिए रिजर्व रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। और जो लास्ट के 2 पेयर हैं वो होस्ट के लिए रहेंगे, वो ही चेंज हो सकते हैं। उसी में ही आप होस्ट दे सकते हो, उसी में ही आप किसी को आईपी दे सकते हो। और जो लास्ट का जो क्लास सी है, उसमें शुरुआत के 3 पेयर नेटवर्क के लिए रिजर्व रहते हैं, लास्ट के पेयर होस्ट चेंज रहता है, वो चेंज हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं बोलूँ 192.168.0.1, तो यहाँ तक के जो 3 पेयर है ये तो नेटवर्क के लिए रिजर्व रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। ये चेंज होगा जैसे कि 0.2, 0.3, 0.4, जैसे कि इस दिख रखा है, देखिए नेटवर्क एड्रेस के लिए 3, बाकी ये होस्ट एड्रेस के लिए। क्लियर है? तो अब आप समझ गए कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी को डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमको अलग अलग रेंज ऑफ नेटवर्क्स चाहिए, ठीक है। किसी को बड़ा नेटवर्क चाहिए, किसी को छोटा नेटवर्क चाहिए, किसी को स्मॉल नेटवर्क चाहिए। तो जब हमें छोटा नेटवर्क चाहिए तो हम क्लास सी में आ जाते हैं, बहुत छोटा चाहिए तो क्लास सी में आ जाते हैं, उससे अगर बड़ा चाहिए तो क्लास बी में आ जाते हैं, और बहुत बड़ा नेटवर्क हमें चाहिए, बहुत सारे लोगों को हमें आईपी देनी है, तो हम क्लास ए में आ जाते हैं। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा क्लासेस ऑफ आईपी के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। तो आगे मैं आपको कुछ बता दूं कि इनमें से भी जो रेंज थी, मैंने आपको जो रेंज बताई है, इनमें भी प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस की रेंज बांटी गई है, ठीक है। तो जैसे देखिए मैंने आपको बता दिया प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज क्या है। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज क्लास ए में है 10.0.0. से लेकर के 10.255.255.25 तक। ये क्लास ए की प्राइवेट आईपी एड्रेस है। प्राइवेट आईपी एड्रेस का मतलब प्राइवेट लोकल एरिया नेटवर्क में बातचीत करने के लिए आप क्लास ए की आईपी को यूज ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसी एड्रेस को और किसी एड्रेस को नहीं, ठीक है।
और क्लास बी में आप क्या ले सकते हैं, 172.16.0.0.0 से लेकर के 172.31.255.255 यहां तक की रेंज में आप प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज में ले सकते हैं, ठीक है, क्लास बी में। और क्लास सी में 192.168.0.0. से लेकर के 192.168.255.255 ये आप क्लास सी में आईपी एड्रेस यूज ले सकते हैं, ठीक है। अब पब्लिक आईपी एड्रेस है तो पब्लिक आईपी एड्रेस में बाकी जो बचे हैं ये सारे आप यूज में ले सकते हैं, क्लियर। तो पब्लिक आईपी एड्रेस आपको दिखेंगे, इन दोनों को छोड़ दें आप, ठीक है, डी और ई को, बाकी जो ए बी सी है इनमें आपको सारे के सारे आईपी एड्रेस दिखेंगे। तो ये जो तीन ऊपर की रेंज है ये बांट दी गई है। तो जब भी आप प्राइवेट नेटवर्क बनाओगे तो इन्हीं तीनों में से कोई आईपी एड्रेस आपको देखने को मिलेगा, या तो 10 से मिलेगा, या 172 से मिलेगा, या 192 से मिलेगा। कई लोग गलत समझ जाते हैं कि सर ये 192 ये इंडिया का है, ये इंडिया का कोड है। अरे नहीं, ये इंडिया का कोड नहीं है, ये कोई कोड नहीं है। जैसे कि +91 अपने इंडिया का फोन नंबर कोड है, वो अलग बात है, लेकिन जो 192 है ये कोड नहीं है कोई, ठीक है। ये प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज है, इसको कोई भी रख सकता है। इसको आप इंडिया में भी रख सकते हो, अमेरिका में भी रख सकते हो, जापान में भी रख सकते हो, साउथ अफ्रीका, जहां पर भी प्राइवेट लोकल नेटवर्क बनेगा वहां पे आप ये आईपी एड्रेस ले सकते हो। जिसमें आपको 10, 15, 20, 30 कंप्यूटर, 50 कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, उनको आईपी देनी है, तो आप क्लास सी के आईपी यूज लेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे रेंज बहुत कम है, आप सिर्फ 2254 नेटवर्क ही दे सकते हैं। इसलिए हमारा जो राउटर होता है वो हमेशा क्लास सी के इस आईपी को यूज करता है, क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 नेटवर्क, 40 से 50 डिवाइसेस ही कनेक्ट करने, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों? अब मैं प्रैक्टिकल पे चलूंगा। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो अब मैं चलूंगा प्रैक्टिकल पे, और अब प्रैक्टिकल पे आपको कुछ चीजें दिखाने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे सिस्टम में कौन सा पब्लिक आईपी एड्रेस है, कौन सा प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ठीक है। और मैं आपको यही बताऊंगा आज, मैंने कल जैसे वीडियो में आपको बताया, लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि अपन एक लाइव सिस्टम करेंगे, ठीक है, एक्सेस करेंगे, क्लियर है, एक आईपी की मदद से। कैसे करेंगे? चलिए, तो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं कि प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है, पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे डिस्कार्ड करता हूं मैं एक बार और ले चलता हूं प्रैक्टिकल पे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, मतलब इंटरनेट पे बातचीत करने के लिए हमारे पास में क्या आईपी एड्रेस है। तो यहाँ पर हम अपना पब्लिक आईपी एड्रेस देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाला व्हाट इज माय आईपी एड्रेस वर्जन 4, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपना आईपी एड्रेस, ये देखिए इस साइट पे मैं आ गया, व्हाट इज माय आईपी एड्रेस 4। तो यहाँ पर मुझे मेरा आईपी एड्रेस शो कर रहा है, ठीक है। ये देखिए 27.58.213.75। अब आप देख के बता सकते हैं कि किस क्लास का आईपी है। ये क्लास ए का आईपी है, किसका? क्लास ए का, क्योंकि बहुत लार्ज नंबर में मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं एयरटेल के। तो इससे आपको पता लग गया कि हाँ ये क्लास ए का आईपी है, ठीक है। तो यूजफुल रहा कंटेंट मेरा। अब प्राइवेट आईपी एड्रेस कौन सा है? तो प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए राउटर ने हमें डिवाइस कनेक्ट करने के लिए प्राइवेट आईपी एड्रेस दिया होगा। तो उसके लिए अपन क्या चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं CMD पे, ठीक है। और CMD पे जाके मैं करूँगा यहाँ पे IP कॉन्फ़िग, और जैसे मैंने IP कॉन्फ़िग करा, देखिए वैसे यहाँ पर मैं चलता हूँ ऊपर, ये देखिए एथरनेट एडेप्टर एथरनेट 3, ये मेरा प्राइवेट आईपी एड्रेस है। देखिए यहाँ पे इसने मुझे प्राइवेट आईपी एड्रेस दिया है 192.168.1.4, क्लियर है। इसका डिफॉल्ट गेटवे है 192.168.1.1, क्लियर है। अगर मैं IP ऑल कर देता हूँ यहाँ पे IP कॉन्फ़िग, तो मुझे सारी चीज़ें दिखा देगा, ठीक है, सारी चीज़ें दिखा देगा मेरे को। ये लीजिए, ठीक है, अलग अलग जितने भी मेरे कंप्यूटर में प्राइवेट नेटवर्क बने होंगे सबको दिखा देगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर वायरलेस लैन का बता रहा है, हालांकि वायरलेस लैन कनेक्टेड नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए VMware का बता रहा है 192.168.159.1, ठीक है। इसके अलावा VMware का बता रहा है नेटवर्क एडेप्टर 8 का, ठीक है, उसमें बता रहा है 10.10.10.1। देखिए ये सारे प्राइवेट आईपी एड्रेस के रेंज है जो मैंने पहले शुरुआत में क्या बीच में जब मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज क्या है,
और पब्लिक आईपी एड्रेस की रेंज क्या है। मतलब तीनों सेक्शनों में ए बी सी में किस आईपी रेंज को प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए छोड़ा गया है। तो ज़्यादातर आपको 10.10 मिलेगा, 172.16 मिलेगा, और 127.192.168.0.1 या .1.1 ये मिलेगा आपको। क्लियर। अब चलते हैं अपन लाइव सिस्टम पे। तो मैं सबसे पहले अपने मशीन ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। सो गाइज मैं आ गया हूँ एक सिस्टम पे जिसका नाम है मेटास्पोर्टेबल 2। हालांकि अपन मेटास्पोर्टेबल 2 पे टेस्टिंग नहीं करेंगे, अपन टेस्टिंग करेंगे किसी और सिस्टम पे, ठीक है। जब मैं लैब सेटअप कराऊंगा तो कंप्लीट लैब सेटअप कराऊंगा आपको, ठीक है। उसमें भी काफ़ी सारे वीडियोस जाएंगे, 3 से 4 वीडियोस मेरे लैब सेटअप पे जाएंगे। प्रॉपर लैब सेटअप के गाइडेंस बताऊंगा, करना भी बताऊंगा कैसे लैब सेटअप करनी है। तो बिल्कुल भी फिक्र मत करिएगा। अभी बस मैं आपको सिर्फ ये सिंपल बता रहा हूँ कि कैसे एक आईपी की मदद से अपन सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस सिस्टम को बिल्कुल भी लॉगिन नहीं किया है। मेटास्पोर्टेबल ये देखिए लॉगिन है, मैंने इसको लॉगिन नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर अपनी काली मशीन से इसको लॉगिन करने की कोशिश करूंगा या एक्सेस करने की कोशिश करूंगा। कैसे करूंगा ये आप देखते रहिए, बाद में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस तो मैं आपको बताऊंगा ही। फिलहाल मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर सिस्टम करके बता देता हूँ। जिसको समझ में ना आए, अगर टेंशन मत लेना, समझ में ज़्यादा ना आए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे अपन सीधा सीखेंगे, लिनक्स भी सीखेंगे, पूरा एसेंशियल सीखेंगे, कोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ARP स्कैन करूँगा। मैं देखूंगा कि मेरे जो आसपास कौन कौन से नेटवर्क चल रहे हैं, कौन कौन सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पर इसने मुझे सिस्टम बता दिए, जैसे कि देखिए 10.10.10.1, 10.10.2, ठीक है, 3 और 254। क्लियर। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्कैन करूँगा, जो कि हमारा टूल है Nmap। आप जानते होंगे Nmap के बारे में। तो Nmap से मैं सबसे पहले तो मैं पिंग करूँगा कि क्या इस पे पैकेट जा रहे हैं नहीं जा रहे। मैं 10.10.10.1 पे पिंग करता हूँ, तो यहाँ पे पैकेट जा रहे हैं, ठीक है। मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ से Nmap के जरिए 10.10.10.1 को क्या करूँगा, Nmap एक टूल है जिसके जरिए हम उसको स्कैन करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से पोर्ट चल रहे हैं ये पता करते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें चल रही है, लेकिन क्या ये मेटास्पोर्टेबल है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, Nmap-O करूँगा, ठीक है। -O का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को पता करना। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, कैसा है, कौन सा चल रहा है, ये मुझे पता करना है। और एक बारीक बात है दोस्तों जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मुझे ये बता रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज़ XP या विंडोज़ 7 है जो कि चल रहा है। अब ये विंडोज़ 7 कहाँ चल रहा है हालांकि मुझे नहीं पता, लेकिन विंडोज़ चल रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा तो मेटास्पोर्टेबल लिनक्स है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको छोड़ दूंगा और यहाँ पर 2 को ट्राई करूँगा, ठीक है। 2-O यहाँ पर 2 को ट्राई करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि सर आपका विंडोज़ XP या 7 या कुछ चल रहा है। ये भी मेरा मशीन नहीं है, मेरी मशीन लिनक्स है, तो मुझे लिनक्स को ट्राई करना है। तो मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा, ठीक है। 3-O देखिए यहाँ पर ऊपर चलेंगे अपन, तो यहाँ पे मुझे 3 सिस्टम बता रहा था ये, ठीक है। 3 भी बता रहा था, तो मैं यहाँ पे 3 पे चलता हूँ। क्लियर है जी। हाँ, यहाँ पे मुझे लिनक्स बता रहा है, देखो यहाँ पे मुझे कुछ पोर्ट्स ओपन बता रहा है और यहाँ पे मुझे लिनक्स बता रहा है, ठीक है। अब मुझे पता लगा कि मेरा जो टारगेट सिस्टम है, ठीक है, उसका आईपी है 10.10.10.3। ये मेरा टारगेट सिस्टम का आईपी, ठीक है। मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे उसको -O को एक बार काटूंगा, -V करूँगा, -V का मतलब वर्बस, ठीक है, जिससे मुझे पता लगे कि ये क्या करना चाह रहा है। और मैं यहाँ पे लूँगा -ST, ठीक है। ये पूरी की अपन स्कैन टेक्निक सीखेंगे। अभी बस मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल डेमो देके बता रहा हूँ कि कैसे एक आईपी की मदद से सिस्टम को एक्सेस किया जा सकता है। और मैं यहाँ पे लिखूँगा -P, ठीक है, 1 से लेकर के 65535, ठीक है, -SV, -O, ठीक है, और -SC, ठीक है। इतना करके मैं एंटर प्रेस कर दूँगा। अब देखते दोस्तों कि क्या रिजल्ट आता है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, ठीक है। जब ये स्कैन पूरा हो जाएगा तब मैं वीडियो को शुरू कर दूँगा। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा रिजल्ट आ चुका है स्कैन का, ठीक है। मैं यहाँ पे शुरुआत से आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इसने मुझे काफ़ी सारे पोर्ट्स ओपन बताए जो सर्विसेज चल रही हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे बताया कि 21 पे TCP FTP चल रहा है, VSF TPD नाम का कोई सॉफ्टवेयर है वो चल रहा है। तो अपन क्या करेंगे, एक बार चेक करेंगे यहाँ पे कुछ
प्रॉब्लम है या नहीं है, जो भी किस तरह से हमें एक्सेस मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे कुछ बता रहा है एनोनिमस FTP लॉगिन, और साथ ही साथ कुछ और चीज़ें बता रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ यहाँ पे और अपना ब्राउज़र खोलता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मेरा ब्राउज़र खुल गया है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्सपर्ट DB जो कि मुझे काली लिनक्स नहीं दिया है, लेकिन ये कुछ रिफ्यूज़ कनेक्शन बता रहा है। हो सकता है शायद मैंने कुछ सेटिंग्स चेंज कर दी हो, तो एक बार मैं सेटिंग्स चेंज कर देता हूँ उसकी। ठीक है, प्रॉक्सी जिस तरीके से मेरा ये काम करे। ठीक है, आप लोगों को सेटिंग्स नहीं करनी है। ठीक है, तो वापस चलता हूँ और यहाँ पर एक्सपर्ट DB पे मैं चलता हूँ। जो एक्सपर्ट DB है, डेटाबेस है, इसमें काफ़ी सारे, देखिए काफ़ी सारे इसमें टूल किट्स मिलेंगे, काफ़ी सारे आपको स्क्रिप्ट्स मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब मैंने ये देखिए यहाँ पर देखिए VSF TPD, नीचे अब मैं चलूँ यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको करूँ तो VSF TPD नाम का एक सॉफ्टवेयर चल रहा है। मैं इसको सर्च करूँगा यहाँ पर VSF TPD। ठीक है, मैंने ये सर्च कर लिया। तो देखिए मुझे शायद एग्जैक्ट कमांड मिल गया या एग्जैक्ट मुझे सॉफ्टवेयर मिल गया। ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल यूनिक्स मिल रहा है। मैं काम करूँगा, इस पर चलता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये मेरे काम आ सकता है। तो ये मेरे काम आ सकता है क्योंकि पाइथन की स्क्रिप्ट है। तो उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और डाउनलोड कर लेके मैं सेव कर लेता हूँ। अब जैसे मैं सेव करूँगा वैसे ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक मैंने नई टैब खोली, तो नई टैब खोलने के लिए स्पीड कर देता हूँ, एक काम करता हूँ इसको, मैंने इसको वर्टिकली खोल लिया। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है VSF TPD भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, sudo su काली, और उसके बाद में मैं गया CD डाउनलोड्स पे। ठीक है, जहाँ पर मेरा वो पेलोड बना है, LS टैप किया मैंने, तो यहाँ पर देखिए ये वाला, ये जो मेरी फाइल थी, ये रही मेरी फाइल जो कि मैंने डाउनलोड करी है अभी ये देखिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये .py है, पाइथन वाली फाइल है, तो मैं इसको पाइथन से रन करूँगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, मैंने लिखा Python 3। ठीक है, फाइल का नाम जो भी है ये रहा, और मैंने IP एड्रेस डाल दिया विक्टिम का 10.10.10.3। ठीक है, जैसे मैंने विक्टिम का IP एड्रेस डाला, मुझे शेल मिल गया। ठीक है, शेल मिल गया मुझे। तो शेल के लिए ये क्या कर रहा है, मैंने लिखा यहाँ पे LS टाइप करा, या मान लीजिए मैं, ठीक है, LS टाइप करता हूँ। जैसे मैंने LS टाइप करा, देखिए मुझे यहाँ पर पूरी की पूरी सिस्टम की फाइलें मिल चुकी है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि सर ये क्या उस सिस्टम की फाइल है? बिल्कुल, मैं आपको एक बार इसको करके दिखा देता हूँ। मैंने मेटास पोर्टेबल में गया, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको लॉगिन करता हूँ। तो मैंने इसका लॉगिन किया MSF एडमिन और MSF एडमिन। अभी तक मैंने इसको लॉगिन भी नहीं किया था। देखिए अब मैं LS टाइप कर रहा हूँ, तो LS टाइप करूँगा तो ये शायद उस फाइल में नहीं है। ठीक है, ये भी उस फाइल में नहीं है, CD ... और LS मैंने टाइप किया, तो देखिए यहाँ पे मुझे वो फाइलें मिलेगी। देखिए bin dev initrd lost plus found, और सारी की सारी फाइलें मुझे यहाँ पर मिल गई है। देखिए ये वाली। अब एक बार ये चेक कर लेते हैं इसका IP कॉन्फ़िग। तो मैंने यहाँ पे IF कॉन्फ़िग करा। ठीक है, तो देखिए क्या बता रहा है आपका, ये इस सिस्टम का IP एड्रेस बता रहा है। क्या मुझे यहाँ पर मैं इस सिस्टम से उसका IP एड्रेस देख सकता हूँ? सबसे पहले मैं देखता हूँ IF कॉन्फ़िग। ठीक है, देखिए यहाँ पर मुझे सिस्टम का IP एड्रेस बता रहा है। तो अब ये सिस्टम मेरे गिरफ्त में है, मैंने इसका एक्सेस ले लिया है सिर्फ एक IP की मदद से। ठीक है, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने PWD टाइप किया। ठीक है, देखिए मैं रूट में हूँ। LS टाइप किया तो मैं किसी भी फोल्डर में जा सकता हूँ। जैसे मैं CD होम में गया, ठीक है, यहाँ पे LS टाइप किया तो देखिए यहाँ पे एक फाइल आ गई है। क्लियर? तो इस तरीके से दोस्तों किसी भी एक IP की मदद से मैं सिस्टम को एक्सेस कर सकता हूं। मैं वो वर्ड यूज़ नहीं लेना चाहता है क्योंकि YouTube की पॉलिसी कम्युनिटी गाइडलाइन है। मैं नहीं चाहता कि इस ट्राई अजय चैनल पे आप लोगों को भी परेशानी होगी। ठीक है, मुझे भी परेशानी होगी, मुझे तो बहुत परेशानी होगी। आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत होगी कि मेरे वीडियोज़ फिर अनलिस्टेड हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं वो वर्ड ना यूज़ लेके एक्सेस वर्ड यूज़ लूँ। ठीक है, आप लोग समझ जाइए। तो दोस्तों इस तरीके से सिर्फ एक IP की मदद से सिस्टम को एक्सेस किया जा सकता है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये सिर्फ डेमो था, डेमोन्स्ट्रेशन था। ठीक है, मैं आपको इस मेटास पोर्टेबल 2
जो कि बहुत पुरानी मशीन है। इस पे टेस्टिंग नहीं करने वाले, अपन टेस्टिंग करेंगे एडवांस पे। अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। लेकिन आज के लिए मेरा जो मकसद था आपको बताना क्लासेस ऑफ आईपी के बारे में। आईपी आप पहचान सको कि ये जो आईपी है पर्टिकुलर, ये कौन से क्लास की आईपी है, ए की है, बी की है, सी की है, और साथ ही साथ कि भाई हम सिस्टम को एक आईपी की मदद से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आज का उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों एक खास सूचना मैंने पहले भी दी थी, अभी भी दे रहा हूँ आपको, कि जो बच्चे फीस नहीं दे सकते हैं वो बच्चों के लिए मैं यहाँ पे पूरा का पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपके डालने वाला हूँ। बस आप चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करें, ठीक है। और भी जो बहुत सारे बच्चे हैं जो फीस दे करके भी नहीं सीख पाते हैं या गलत जगह फंस जाते हैं, तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार एथिकल हैकिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी सीखने से पहले या जिस इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हैं उनसे अपना कोर्स का ब्रोशर्स ले लें और देखें कि वो क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, जो आज के टाइम पर रेलेवेंट है या नहीं। एक बार कई बार क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं रहता कि कोर्स में क्या हमारे काम की चीज़ है, क्या हमारे काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू गाइज। टू देव साइबर सिक्योरिटी चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल पे। अब दोस्तों आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब जो हमारा टॉपिक है वो नेटवर्क के आइडेंटिटी पे था। जो फर्स्ट वीडियो था जिसमें बेसिक नेटवर्किंग समझाई थी, उसमें मैंने आपको 6 आइडेंटिटी समझाई थी। पहली आइडेंटिटी है आईएसपी, दूसरी है आईपी एड्रेस, तीसरा है मैक एड्रेस, चौथा है पोर्ट्स, फिर है प्रोटोकॉल्स, और फिर उसके बाद में आता है अपना राउटर। तो ये 6 आइडेंटिटी पे पूरी नेटवर्किंग टिकी है। अगर ये 6 आइडेंटिटी आपने अच्छी से समझ ली दोस्तों, तो आपको नेटवर्किंग में कोई नहीं हिला पाएगा, कोई compete नहीं कर पाएगा। और साइबर सिक्योरिटी के लिए जितनी नेटवर्किंग आपको चाहिए वो सारी की सारी आपको आ जाएगी सिर्फ इसी 6 आइडेंटिटी से, ठीक है दोस्तों। तो अगर कोई चैनल पे नया आया है अभी, जो जो इस चैनल को देख रहा है, इसी जो वीडियो पे नया है, वो सब्सक्राइब कर दे। और जो मेरा पहला वीडियो है नेटवर्किंग का वो देख के आए, उसके बाद भी आपको समझ में आएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी उसका दे दूंगा। तो आज अपन जो अपना टॉपिक है वो समझते हैं मैक एड्रेस। जो अपनी थर्ड आइडेंटिटी है मैक एड्रेस, उसको आज अपन समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपके अंदर जो मैक एड्रेस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे हमेशा के लिए। और एक चीज और, आपके मन में डाउट होंगे जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, वो बोलते होंगे कि सर हमें डेसिबल समझ में नहीं आया आज तक, हमें हेक्साडेसिमल समझ में नहीं आया आज तक, ना ही हमें बाइनरी समझ में आया है। तो ये बाइनरी क्या है, हेक्साडेसिमल क्या है, ठीक है, इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बस बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको ले चलता हूं अपनी पीपीटी पे। मैं अपनी पीपीटी पे लेके आपको समझाता हूं मैक एड्रेस के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहली बात आती है कि सर मैक एड्रेस क्या है। अब इसको पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन कौन से नामों से पुकारा जाता है, ठीक है। मैक एड्रेस को कौन कौन से नामों से पुकारते हैं पहले मैं समझा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले है हमारे पास में एक मैक एड्रेस, ठीक है। सबसे पहले तो इसको बोला जाता है मैक एड्रेस, जिसको बोला जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोलर एड्रेस। ध्यान से समझना, मीडिया एक्सेस कंट्रोलर। मीडिया एक्सेस कंट्रोलर का मतलब जिस नेटवर्क से आप जुड़ने वाले हो, जिस नेटवर्क से आप जुड़ रहे हो, उसका एक्सेस कंट्रोल जिसके पास में है उसका एड्रेस। ध्यान रखिए इस चीज का, ठीक है। और आगे भी मैं कुछ दिलचस्प बातें आपको बताऊंगा जो शायद कोई नहीं बताएगा, ना कभी आपने देखी होगी सुनी होगी। मैं आज इस वीडियो में वो सारी दिलचस्प बातें मैं आज आपसे बोलने वाला हूं। तो बने रहें, स्किप मत करना बस वीडियो को। ये बात बस खास एक चीज का आप ध्यान रखें दोस्तों, कि कभी भी हैकिंग के या एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी का कोई भी चैनल हो, मैं ये नहीं कह रहा मेरा कोई भी चैनल हो, कभी भी कोई वीडियो को स्किप मत करिए। क्योंकि आप जब स्किप करते हैं ना तो कुछ चीजें छूट जाती है, फिर वो आधा अधूरा ज्ञान आपके अंदर आता है, फिर वो आप बोलते हो बाद में कि सर समझ में नहीं आया या हमसे हो नहीं रहा है। तो स्किप ना करें, क्योंकि थ्योरी है लेकिन बहुत काम की है। आप लोगों की इतनी काम की थ्योरी है कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। तो स्किप भी बिल्कुल मत करिएगा। मैं जो कह रहा हूं, मैं जो समझा रहा हूं वो आराम से समझिएगा, धीरे धीरे करके समझते हैं अपन, ठीक है। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस पहला इसका नाम है। फिर इसको एक फिजिकल एड्रेस के नाम से भी बोला जाता है, ठीक है। फिजिकल एड्रेस के नाम से भी इसको बोला जाता है। फिर इसका नाम है एक हार्डवेयर एड्रेस, भी इसका नाम ही है, इसका ही नाम ही है। मैक एड्रेस को भी हार्डवेयर एड्रेस ही बोला जाता है, ठीक है। फिर इसको बोला जाता है नेटवर्क एड्रेस, कहीं कहीं पे इसको नेटवर्क एड्रेस भी बोला जाता है। और साथ ही साथ इसको बीआईए भी बोला जाता है, यानी कि ब्रंट इन एड्रेस भी बोला जाता है, ब्रंट इन एड्रेस भी इसको बोला जाता है। अब सवाल ये उठता है, आप में से पूछेंगे सर कि ये कहाँ कहाँ बोला जाता है, मैक एड्रेस कहाँ बोला जाता है, फिजिकल एड्रेस कहाँ बोला जाता है, हार्डवेयर एड्रेस कौन से डिवाइस में बोला जाता है, नेटवर्क एड्रेस कहाँ बोला जाता है और कहाँ बोला जाता है। तो इसको अपन देखते हैं। तो देखो
सबसे पहले मैक एड्रेस आपको देखने को मिलेगा मोबाइल्स में, जो आपके मोबाइल फोन है, एंड्रॉइड फोन है, वहां आपको मैक एड्रेस देखने को मिलेगा। ठीक है, वो लिखा हुआ आता है सीधा मैक एड्रेस। फिर आप जब लैपटॉप और डेस्कटॉप की बात करेंगे तो वहां आपको फिजिकल एड्रेस लिखा हुआ आ जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, वो भी मैक एड्रेस ही है, लेकिन उसको दूसरी भाषा में बोल दिया है, मतलब दूसरे टर्म में बोल दिया फिजिकल एड्रेस। ठीक है, जैसे कि अपन फोन को स्विच ऑफ करते हैं, लेकिन कंप्यूटर को अपन शट डाउन बोलते हैं। टर्म अलग अलग है, लेकिन है तो वही बंद करना। फोन को भी अपन स्विच ऑफ करते हैं तो बंद कर देते हैं, कंप्यूटर को भी अपन शट डाउन करते हैं तो बंद करते हैं। तो टेक्निकल टर्म अलग अलग है, लेकिन काम ही है कि, तो ऐसे यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन है वही। मैक एड्रेस मोबाइल में बोला जाता है, फिजिकल एड्रेस बोला जाता है लैपटॉप डेस्कटॉप में, हार्डवेयर एड्रेस बोलते हैं सर्वर्स में। जो आप कभी सर्वर्स को देखेंगे या सर्वर्स को एक्सेस करने को मिलेगा या कभी संभालेंगे तो वहां पे हार्डवेयर एड्रेस लिखा हुआ आता है। ठीक है, फिर आता है नेटवर्क एड्रेस। ठीक है, ये भी लैपटॉप लैपटॉप और डेस्कटॉप में आपको देखने को मिलेगा। और जो सिस्को के राउटर्स और स्विचेस है वहां आपको बीआईए देखने को मिलेगा, ब्रंटन एड्रेस। क्लियर है? तो अब आप समझ गए कि भाई अलग अलग डिवाइसेस में अगर आपको इन नामों से दिख रहा है अगर कोई एड्रेस, तो वो मैक एड्रेस ही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे है हमारे पास में मैक एड्रेस इज ग्लोबली यूनिक। देखिए इसका मतलब क्या है कि मैक एड्रेस यूनिक होता है। ठीक है, आपको पता है कि यूनिक एक मैक एड्रेस होता है। क्यों होता है यूनिक एक मैक एड्रेस? क्योंकि देखिए जब भी कोई डिवाइस होता है, उस डिवाइस को जब किसी को एक एड्रेस दे दिया जाता है तो उसका एक यूनिक एड्रेस बना दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम हो सकता है यूनिक ना हो, लेकिन मेरे पिताजी मेरे माताजी का नाम यूनिक होगा तो मुझे पहचाना जाएगा। मेरा आधार कार्ड यूनिक होगा। ठीक है, वैसा आधार कार्ड किसी और नंबर से नहीं जारी किया जा सकता। ऐसे ही मैक एड्रेस भी यूनिक होता है। ठीक है, और एक चीज और गलत फहमी है दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स की, कि लैपटॉप या डेस्कटॉप का मैक एड्रेस होता है। कभी भी ध्यान रखिए, कभी भी लैपटॉप का मैक एड्रेस नहीं होगा, ना ही किसी डेस्कटॉप का मैक एड्रेस होगा। मैक एड्रेस किसका होता है? उस लैपटॉप और उस पीसी में अंदर जितने आपके नेटवर्क कार्ड लगे हुए हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगे हुए हैं, एनआईसी जिसमें लगे हुए हैं, जितने एनआईसी लगे हुए हैं उनका मैक एड्रेस होता है। तो कभी भी ये गलतफहमी मान लो आपके अंदर हो, या आपने पढ़ रखा हो कहीं से कि भी नेटवर्क या मैक एड्रेस किसी डेस्कटॉप का होता है, किसी लैपटॉप का होता है, नहीं, या किसी मोबाइल का होता है। मोबाइल का नहीं होता है। मोबाइल के अंदर लगे आपके उस हॉटस्पॉट का जो जो छोटा सा चिप लगा हुआ है उसका मैक एड्रेस होता है। लैपटॉप में जो आपका वाईफाई कार्ड लगा हुआ होगा, जो आपका RJ45 कनेक्टर होगा, आगे बात करेंगे उसके बारे में भी, उसका मैक एड्रेस होता है। क्लियर? और एक से ज्यादा मैक एड्रेस होता है। तो ये आप कंफ्यूज जाते हो कि भाई एक डिवाइस का क्या एक ही मैक एड्रेस होता है? कि नहीं, एक डिवाइस के अलग अलग मैक एड्रेस भी हो सकते हैं। जितने नेटवर्क कार्ड लगे होंगे उनका सबका मैक एड्रेस होगा। क्लियर? अब ये अपन देखते हैं कि एक डिवाइस में, लैपटॉप या पीसी में कितने कितने तरीके से इंटरफेस कार्ड लगे होंगे, कितने तरीके से नेटवर्क से जुड़ा जा सकता है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में RJ45 कनेक्टर। ये एथरनेट केबल है, ये आपको दिख रहा है, देखिए इस तरह का। तो ये एक RJ45 है, इससे आप अपना एक नेटवर्क से जुड़ते हो। किसी भी नेटवर्क से हो सकता है, प्राइवेट टाइप लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ो, या इंटरनेट से जुड़ो, या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से जुड़ो। किसी भी नेटवर्क से जुड़ोगे तो जुड़ोगे इसके जरिए, पहला। दूसरा वाईफाई एडेप्टर के जरिए भी आप जुड़ते हो नेटवर्क से, तो इसका भी अपना एक मैक एड्रेस होता है। ठीक है, फिर आप ब्लूटूथ के जरिए भी जुड़ते हो, देखिए ब्लूटूथ है, इसके जरिए भी आप जुड़ते हो किसी नेटवर्क से, तो इसके लिए भी अपना एक मैक एड्रेस होगा अलग। और जब आप यूएसबी थैथरिंग करते हैं, यूएसबी केबल से जब आप इंटरनेट को जोड़ते हैं, देखिए ये केबल जा रही है, फोन से जुड़ा है, तो इसका भी एक अलग से मैक एड्रेस होगा। क्लियर है? तो मैक एड्रेस एक डिवाइस में, एक पीसी में अलग अलग हो सकता है। जितने तरीके से आप नेटवर्क से जुड़ेंगे उनका अलग अलग अपना एक मैक एड्रेस होगा। क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया, अब कोई डाउट नहीं रहेगा। आई थिंक अब आपको सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मैक एड्रेस का स्ट्रक्चर, कि बनता कैसे है, किस तरीके से बनाया जाता है। तो ध्यान से समझना, इसको तो बिल्कुल ही स्किप मत करना। चाहे भले ही आपने पहले वीडियो स्किप कर दिया हो, लेकिन ये जो चीज है, ये की फैक्टर है। ये अगर आपने समझ लिया तो आप सबको समझ जाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। तो स्ट्रक्चर का मतलब बनता कैसे है मैक एड्रेस। ठीक है, तो मैक एड्रेस कैसे बनता है? तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है 6 ऑक्टेट का। 6 ऑक्टेट का मतलब 6 ब्लॉक। ठीक है, आगे एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको। 6 ब्लॉक बनते हैं। जैसे आईपी एड्रेस 4 ब्लॉक में बनता है, 172.192.68 डॉट ये। ऐसे ही मैक एड्रेस भी 6 ऑक्टेट में होता है, 6 पेयर में होता है। ठीक है, ये इसका पहला है। दूसरा, 48 बिट की इसकी साइज होती है। ठीक है, बिट्स ध्यान रखिए, बिट और बाइट में फर्क है। मैंने पहले भी आपको बताया था बिट और बिट्स में और बाइट्स में फर्क है। बिट्स सबसे लोएस्ट
यूनिट होती है मेमोरी एलोकेशन की। किसकी? मेमोरी एलोकेशन की सबसे छोटी यूनिट होती है। क्लियर है? तो बिट्स में और बाइट्स में फर्क है, ध्यान रखिए। इसी को मैं आपको बोल दूं कि 48 बाइट डिवाइडेड बाय 8 करूंगा तो 6 बाइट आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे। आप 8 इंटू 6 करेंगे तो 48, और 48 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। 6 ऑक्टेट है, इसलिए हमने 6 से डिवाइड किया है। ठीक है, अब जो 24 बिट है शुरुआत के, उसको बोलते हैं OUI। OUI का मतलब ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर। इसका मतलब कंपनी, जो कंपनी है, ठीक है, जिस कंपनी का नाम है, डेल है, HP है, सिस्को है, ठीक है, लिनोवो है, तोशिबा है, कौन सा है, वो कंपनी का नाम, उसको बोलते हैं OUI, ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर। और जो लास्ट के 24 यूनिट होते हैं वो होते हैं वेंडर स्पेसिफिक, मतलब कुछ भी रख सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक बात हमें हमें समझनी जरूरी है कि जो लास्ट के जो 3 पेयर होते हैं वो सेम हो सकते हैं। मतलब 64 बिट जो बिट्स है वेंडर स्पेसिफिक, वो सेम हो सकते हैं किसी भी कंपनी के, हो सकता है 2-3 कंपनियों के सेम हो जाए, लेकिन जो OUI है वो हमेशा अलग होंगे। इसी वजह से मैक एड्रेस को यूनिक सेपरेटली बोला जाता है कि भाई हर एक डिवाइस का अलग मैक एड्रेस होता है, कभी भी सेम नहीं होता। क्यों? क्योंकि OUI इसका अलग होता है, हमेशा अलग होगा OUI। ठीक है, और तीसरा है इसका स्ट्रक्चर, वो है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। क्या है? अब ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट क्या है? तो ये है 0 से 9 और A से F। ये क्या चीज है, ये क्या बला है, इसको आगे समझेंगे, लेकिन आप समझ जाइए हेक्साडेसिमल फॉर्मेट का मतलब 0 से लेकर 9 और A से लेकर के F तक की जो वैल्यू है, इसके बीच में ही मैक एड्रेस को असाइन किया जाता है। क्लियर है? अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो देखिए आगे स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए हेक्साडेसिमल फॉर्मेट क्या है। तो देखो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट का मतलब, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए 34/AB। ठीक है, ये जो बोलते हैं, आई थिंक क्या बोलते हैं, ध्यान नहीं है, हाँ हाइफन, इसको हाइफन बोलते हैं, CD-FE-69-49। ये कितने हो गए? ये 6 ऑक्टेट हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6। क्लियर? 6 ऑक्टेट हो गए। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है ये लैपटॉप और डेस्कटॉप में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? ये जो ऐसा स्ट्रक्चर है हाइफन, ये बीच में जो ये जो लगे हुए हैं हाइफन, ये आपको लैपटॉप लैपटॉप और डेस्कटॉप में देखने को मिलेगा। मोबाइल और एंड्रॉइड में आपको तो क्या देखने को मिलेगा? तो इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, सेमी कोलन लगे हुए होते हैं, 34 सेमी कोलन AB सेमी कोलन CD। ठीक है, ये आपको मोबाइल और एंड्रॉइड में देखने को मिलेंगे। तो अगर ऐसा मिल जाए तो इसका मतलब मैक एड्रेस ही है ये। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आप कुछ और समझ लो कि सर ये क्या है, ये क्या है, नहीं, ये भी मैक एड्रेस है। बस इसको डिफाइन करने का स्ट्रक्चर इसने चेंज कर दिया। लैपटॉप डेस्कटॉप में अलग दिखता है, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चे यही होते हैं। ठीक है, और मोबाइल एंड्रॉइड में कुछ इस तरह से दिखता है। सिस्को के राउटर और स्विचेस में क्या है, इस तरह से दिखेगा, देखो इस तरीके से 34 AB एक साथ, और फिर थोड़ा सा गैप देके CD-FE.6949। तो ये क्या, ये तीनों ही मैक एड्रेस है? बिल्कुल भैया, ये तीनों ही मैक एड्रेस हैं। इन तीनों में कोई अंतर नहीं है, बस इनको लिखने का तरीका अलग 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 कर दिया गया है। स्विचेस राउटर में आपको अलग मिलेगा, मोबाइल एंड्रॉइड में अलग मिलेगा, डेस्कटॉप लैपटॉप और डेस्कटॉप में अलग देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये इसका फॉर्मेट हो गया, समझ गए आप लोग। अब बात करते हैं दोस्तों कि मैक एड्रेस को असाइन कहाँ किया जाता है, कौन इसको असाइन करता है। भाई इसको असाइन करने के लिए भी तो कोई अथॉरिटी चाहिए, तो वो असाइन करती है आईना। IP एड्रेस भी ये असाइन करता है, ठीक है, यूनिकली। और अगर आपको मैक एड्रेस चाहिए अपनी कंपनी का, तो ये मैक एड्रेस भी आपको खुद ही अलाउ करता है, सॉरी खुद ही असाइन करता है। ठीक है, आईना का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। नंबर अथॉरिटी का मतलब नंबर्स देता है आपको, किसके फॉर्म में? IP के फॉर्म में देगा, मैक एड्रेस के फॉर्म में देगा। क्लियर है? तो मैक एड्रेस असाइन करता है यूनिकली आईना। आईना के पास अथॉरिटी है कि वो हर कंपनी को, जो कंपनी नेटवर्क डिवाइस बनाती है या बनाना चाहती है, उनको अगर OUI चाहिए अपना अलग से सेपरेट, तो ये देगी। ठीक है, वो डिफाइन कर देगी। क्लियर है? समझ गए? अब मैं एग्जांपल देता हूं। ठीक है, अब एग्जांपल पे चलते हैं अपन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आप लोगों के मन में एक तो सवाल भी होगा कि सर मैंने ये देखा है कि ना अलग अलग कंपनी के दो दो मैक एड्रेस होते हैं। शुरुआत के दो दो मैक एड्रेस होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा 34/48 AB, ठीक है, CD-FE और 12। तो ये एक मान लीजिए आपका मैक एड्रेस है। तो ये जो 3 है शुरुआत के पेयर, ये आपके क्या है? OUI है। OUI का मतलब जो कंपनी है, ठीक है,
कंपनी जिसका वेंड जो कंपनी है जो बनाती है मैन्युफैक्चर करती है, और ये जो लास्ट है ये वेंडर है। ये कंपनी अपनी मर्जी से बनाती है, अपनी मर्जी से असाइन कर देती है नंबर। ठीक है, ये OUI है। ये आपको कौन देता है? ये जो शुरुआत के 3 पेयर है ये आपको आईना देता है। क्लियर है? अब जैसे कि ये जो शुरुआत का पेयर है इसको डिनोट कर देते हैं कि मान लीजिए किसको दिया है, इंडिया में दिया गया है, तो ये जो फर्स्ट पेयर है ये कंट्री को डिनोट करता है। जो सेकंड पेयर किसको डिनोट करता है? स्टेट को, कहाँ दिया गया है, ये आईना के पास है। और जो थर्ड है वो कंपनी के बारे में बताता है कि कंपनी का जो मैन्युफैक्चरर ऑफिस है वो कहाँ पर है। क्लियर है? ये तो हो गया ये तरीका। अब मैं आपको बताता हूं कि एक कंपनी के पास में दो दो OUI कैसे देखने को मिलेंगे। जैसे देख लीजिए, आप कई बार कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एक बार मैं स्टॉप करता हूँ स्क्रीन को और ले चलता हूँ आपको इंटरनेट पे। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने डाल दिया मैक एड्रेस, ठीक है, या वेंडर लिस्ट डाल दी मैंने, मैक एड्रेस वेंडर लिस्ट, मैक एड्रेस वेंडर्स लिस्ट। ठीक है, कि कौन कौन सी कंपनियां जो मैक एड्रेस जिनके पास में है। तो देखिए लिस्ट ऑफ एड्रेसेस मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, गिटअप पे खुलेंगे। ठीक है, ये देखिए, थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम करूंगा तो आपको दिखने लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिस्को का दिख रहा है मैक एड्रेस। ठीक है, इसके अलावा अगर नीचे चलेंगे अपन, ठीक है, ये सबके मैक एड्रेस हैं। ये देखिए नीचे चलते हैं तो आपको एक कंपनी के देखिए सिस्को सिस्टम, इसका भी ये मैक एड्रेस है। सिस्को सिस्टम इसका भी ये मैक एड्रेस। आप बोलेंगे कि सर ये मैक एड्रेस दो दो बार क्यों दिया गया है? आपने थोड़ी देर पहले बोला कि सबको एक अलग यूनिक मैक एड्रेस दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो दो दो मैक एड्रेस दिया जा रहा है। इसका जवाब थोड़ी देर में दूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना। ठीक है, ये देखिए और आगे चलते हैं तो देखिए और आपको कंपनी मिल जाएगी बहुत सारी। जैसे देखिए अपेक्स का ये मैक एड्रेस है। इसके अलावा और नीचे चलते हैं तो आपको अपनी जानी मानी कंपनी के बारे में पता चल जाएगा कि किसका क्या मैक एड्रेस। जैसे नोकिया का ये मैक एड्रेस है, नोकिया डेनमार्क। ठीक है, इसके अलावा और भी सिस्को का देखिए, ये सिस्को देखिए, देख सिस्को सिस्टम, इसके भी दो मैक एड्रेस हैं। ये OUI है, शुरुआत के जो 3 पेयर होते हैं। ठीक है, ये अलग होते हैं, यूनिकली होते हैं। ठीक है, और आपको दिख जाएंगे। और नीचे चलते हैं अपन तो आपको काफी सारे कंपनी है जिनके अलग अलग मैक एड्रेस आपको OUI शुरुआत के 24 बिट्स अलग मिलेंगे, यूनिक मिलेंगे, उसी से ही पहचान होती है। क्लियर है? ये देखिए आप नीचे चलते हैं, आपको और बहुत सारी लिस्टें देखिए। देखिए दोस्तों, आप चलेंगे गिटअप पे तो आप काफी सारे मिलेंगे आपको। ठीक है, डेल है, देखिए डेल का एक ये है। ठीक है, इसके अलावा और आपको डेल का मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे डेल के आपको काफी सारे मैक एड्रेस OUI मिल जाएंगे। अब ये क्यों होता है इसके बारे में मैं आपको अब बताता हूँ। ठीक है, स्टॉप करता हूँ स्क्रीन को। और एक चीज और मुझे आपको बतानी है, वो ये कि ये जो शुरुआत के 3 पेयर है ये यूनिक होते हैं। ये हर कंपनी के अलग होंगे, कभी भी किसी कंपनी के सेम नहीं होगा। हाँ, ये जो 3 पेयर है लास्ट के, ये किसी कंपनी के सेम हो सकते हैं, हो सकता है 3-4 कंपनियों के सेम मिल जाएं आपको, लेकिन ये हमेशा अलग होते हैं, ये हमेशा यूनिक होते हैं। तो मैक एड्रेस को जब आप यूनिकली डिफाइन करोगे, पहचानोगे, तो शुरुआत के 3 पेयरों से ही पहचानोगे। इसको OUI बोलते हैं। अब बात करते हैं कि सर एक कंपनी के पास में 2 से ज्यादा मैक एड्रेस कैसे होते हैं, 2 से ज्यादा, 2 से 3, 2 या 3 से ज्यादा OUI क्यों होते हैं? तो देखो कैसे होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैंने आपको ये तो बताया है अभी कि जो मैक एड्रेस होता है, ठीक है, उसका फॉर्मेट होता है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। ठीक है, कौन सा फॉर्मेट होता है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। इसका मतलब 0 से 9 और A से F, भाई यही वैल्यू रहेगी इसी के अंदर। तो बना इसी का उपयोग करके तो बनता है ना सारा का सारा, इसके अलावा तो नहीं बनता। तो इसकी भी एक लिमिट होगी भाई, A से लेकर के F तक की लिमिट होगी, इसके बाद तो लिमिट नहीं होगी। तो क्या होता है, जैसे देखिए मान लिया डेल है। ठीक है, डेल ने अपना एक मैक एड्रेस बनाया। जैसे क्या बनाया, जैसे कि उसने बनाया, इसको एक OUI दिया, मतलब शुरू के 3 पेयर दिए कंपनी ने। आईना ने क्या दिए? AE.4C.50, ये शुरुआत के 3 पेयर दे दिए। ठीक है, और जो बाद के पेयर थे वेंडर वाले, वो कंपनी ने 00.00.01। ये डेल ने क्या करा, जब अपना पहला लैपटॉप बनाया तो उसको ये मैक एड्रेस दिया। ठीक है, ये तो दे दिया आईना ने कि भाई आप ये रखिए, आपका यूनिक है, इसके अलावा आप ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, खुद दे सकते हैं। क्लियर? फिर डेल ने दूसरा लैपटॉप बनाया तो ये तो सेम रखा, AE.4C.52, और ये चेंज कर दिया 00.00.02। ऐसे ही तीसरा लैपटॉप बनाया तो 0003। ठीक है, उसके बाद ये लिमिट यहां तक पहुंचते पहुंचते कहां तक आ गई? टोटल मान के चलो, FF, FF, ठीक है, और FF।
ठीक है। और यहां पर ये बन गया AE.4C.50। अब बताइए ये FF, अब ये FF लास्ट लिमिट है, इसके बाद तो कोई वैल्यू असाइन नहीं की जा सकती ना। भाई मैंने आपको क्या बोला था, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट का मतलब क्या है, 0 से लेकर 9 और A से F इन्हीं के कॉम्बिनेशन में बताया जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन भी तो की भी तो लिमिट होगी ना कभी ना कभी। तो इन्होंने क्या करा कि लिमिट खत्म हो गई, अब ये हो गया खत्म पूरा का पूरा। अब ये क्या करेंगे, अब नया लैपटॉप तो बनाना है, उसको मैक एड्रेस देना है, तो ये क्या करेंगे, अब ये बोलेंगे वापस आयना के पास जाएंगे और आयना से बोलेंगे कि हमें नया OUI दीजिए, हमें नया क्या दीजिए, एक OUI दीजिए 24 बिट जो है, जो शुरुआत के 3 जो पेयर होते हैं वो हमें नए दीजिए। तो फिर उनको नया OUI दिए दिया जाता है आईएनए के द्वारा, वो खरीदना पड़ता है कंपनी को, वो दे देती है, फिर उसके बाद में शुरू करती है। इसी तरीके से एक कंपनी के पास में अपने बहुत सारे मैक एड्रेस होते हैं, क्योंकि उन्हें मान लीजिए जैसे एक मैक एड्रेस है, जैसे कि ये पेयर है, अब इसमें कितने ज्यादा आप लैपटॉप बना सकते हैं, जैसे तो मान लीजिए 30,000 50,000। ठीक है, उसके बाद लिमिट खत्म होगी, अब लिमिट के बाद में भी तो उनको लैपटॉप बनाने पड़ेंगे ना, PC बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए फिर यूनिक मैक एड्रेस कहाँ से दिया जाएगा, तो फिर वो क्या करते हैं, आईना के पास जाते हैं और फिर दूसरा OUI खरीदते हैं, देन उसके बाद में अपने प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, देन उनको लैपटॉप को मैक एड्रेस देते हैं। तो अब आप समझ गए कि एक कंपनी के पास दो या दो से ज्यादा OUI क्यों होते हैं। अब दोस्तों एक चीज और, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की समस्या रहती है कि सर हमें ना एक तो बाइनरी समझ में नहीं आता, ठीक है, कि ये बाइनरी क्या है, हेक्साडेसिमल क्या है और डेसिमल क्या है, हमें ये समझ में ही नहीं आया आज तक। ठीक है, 000 क्या है, हेक्साडेसिमल क्या है और बाइनरी क्या है। तो आज मैं इस अब मैं जो प्रोसेस बताने जा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, मैं इन तीनों की एक की पॉइंट बताऊंगा आपको, जिसको आपको इंटरव्यू में भी अगर आपसे पूछेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आपको अगर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो आप कर देंगे आसानी से, बाइनरी को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो भी कर देंगे, और डेसिमल को अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कर देंगे। किसी भी फॉर्मेट को किसी भी से भी चेंज करना हो तो आप कर देंगे आसानी से, मैं इतना यकीन देता हूँ, दिलाता हूँ आपको। बस आप स्किप मत करना, देखते रहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि डेसिमल क्या है, हेक्साडेसिमल क्या है, बाइनरी क्या है। ये है डेसिमल, ठीक है, ये डेसिमल है, ये है हेक्साडेसिमल, ठीक है, और ये है अपना बाइनरी। अब सबसे पहले हमारे पास में संख्या कौन सी आती है, 0, कि सर डेसिमल में अगर 0 है तो उसको हेक्साडेसिमल में क्या लिखेंगे, तो उसको हेक्साडेसिमल में भी 0 लिखेंगे। क्लियर, अगर डेसिमल में 0 लिखा हुआ है तो उसको कन्वर्ट करना है आपको हेक्साडेसिमल में, तो उसको भी 0 ही लिखेंगे। अगर बाइनरी में उसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो बाइनरी में उसको 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 और 4 बार 0 लिखेंगे, ठीक है। ये बाइनरी में लिखते हैं अपन। तो कभी भी आपको बाइनरी में कंफ्यूजन हो तो पहले कंफ्यूजन नहीं रखनी है कि भाई डेसिमल हेक्साडेसिमल बाइनरी क्या है। बाइनरी जो कंप्यूटर मशीन समझता है, हेक्साडेसिमल जो उससे थोड़ा सा आगे का पार्ट समझता है, और डेसिमल जो लास्ट में अपन समझते हैं, ठीक है। तो डेसिमल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी, कंफ्यूज नहीं होना है। नॉन IT बैकग्राउंड से भी है, BA वगैरह से भी है, कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो भी समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रख के साथ समझते रहो। फिर आता है एक। अब एक को अगर आपको हेक्साडेसिमल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, वो ही लिखेंगे एक ही। हेक्साडेसिमल में भी एक को एक ही लिखेंगे, डेसिमल में भी एक को एक लिखेंगे, लेकिन बाइनरी में क्या लिखेंगे, तो देखो बाइनरी में लिखने का क्या तरीका है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ नोट में, कि जब भी अपन बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो बाइनरी में 4 चीजें दी दी हुई है अपने पास में। इसको अपन ने क्या करना है, डिनोट करते हैं 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। ये टोटल वैल्यू कितनी बनती है, 15। 8 4 12, 2 14 और 1 15, ये 15 वैल्यू बनती है, ठीक है। तो आप इसको डिनोट करते हैं, तो मुझे अगर एक लिखना है बाइनरी में तो कैसे लिखूंगा, तो ये एक है, ठीक है, इस एक के नीचे 0 लिखा हुआ है तो मैं क्या कर दूंगा, इसको 1 कर दूंगा, बाकी को 0 0 कर दूंगा, क्योंकि मुझे एक लिखना है। एक लिखा है, एक के नीचे 0 लिखा है, इसको मैं 1 कर दूंगा, बाकी को 0 कर दूंगा, ठीक है। तो 0 0 0 1। अब मुझे 2 लिखना है, तो 2 लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, हेक्साडेसिमल में भी उसको 2 लिखूंगा, लेकिन बाइनरी में क्या करूंगा, तो 2 के नीचे क्या लिखा है, 0, तो इसको मैं 1 कर दूंगा, बाकी को 0 कर दूंगा। भाई 2 + 0 क्या होता है, 2 ही होता है ना। तो 0 के नीचे क्या कर दूंगा, 1, बाकी को मैं 0 कर दूंगा, तो 0 0 1 0। हेक्साडेसिमल और डेसिमल में से अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 2 को ऐसे लिखोगे। अब आपको लिखना है 3, तो 3 लिखने के लिए डेसिमल में भी 3 लिखेंगे, तो क्या लिखोगे बाइनरी में, तो जैसे मान लीजिए आपको 3 लिखना है तो 2 + 1 3 हो गए, तो यहां लिखोगे 1 1, ठीक है, बाकी को 0 कर दोगे। भाई 2 + 1 कितना होता है, 3, तो 2 1 के नीचे लिख दोगे 1, 2 के नीचे लिख दोगे 1, बाकी को 0 कर दोगे।
देखिए और अच्छे समझ जाता हूँ मैं आपको, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक अच्छे समझाता हूँ। ठीक है, ये है 0 0 0 0, 8 4 2 1। जीरो को लिखा आपने 0 0 0, वन को कैसे लिखा, वन के नीचे जीरो लिखा है तो उसको एक कर दो, बाकी को कर दो जीरो। अब तीन है तो तीन को क्या लिखेंगे, 2 + 1 = 3 बनता है नहीं बनता है। आपको क्या करना है, दो के नीचे लिख देना है एक, फिर एक के नीचे लिख देना है एक, बाकी के जीरो लिख देना है। अब आपको लिखना है मान लो चार, तो चार कैसे बनेगा, तो चार तो ये है ही, तो इसके नीचे एक कर दो, बाकी को जीरो कर दो, ये लीजिए। अब आपको पांच लिखना है तो पांच कैसे होगा, 4 + 1 5 बन गया। तो चार के नीचे लिख दो एक, एक के नीचे लिख दो एक, बाकी को जीरो कर दो, ये पांच बन गया। फिर बन गया, फिर है छह, तो छह कैसे बनेगा, 4 + 2 4 + 2, तो चार के नीचे लिख दो एक, टू के नीचे लिख दो एक, बाकी को जीरो कर दो। क्लियर है, इस तरीके से आपको करना है। अब अपन करते चलेंगे, ठीक है। तो पहले तीन है तो तीन को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे तीन को लिखेंगे अपन 0 0 1 1। फोर को अपन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बाइनरी में, फोर को अपन लिखेंगे 0 1 0 0। फाइव को अपन डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 0 1 0 1। और सिक्स को अपन कैसे लिखेंगे, 0 1 1 0। अब सेवन को कैसे लिखेंगे, तो सेवन को लिखने के लिए क्या करेंगे, 4 + 2 + 1 7, तो इसको कर देंगे अपन जीरो, बाकी को एक एक कर देंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कर देंगे 0 1 1 1। ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप बोलेंगे सर ये क्या बता रहे हो आप, ये तो हमारे एथिकल हैकिंग में, साइबर सिक्योरिटी में काम ही नहीं आएगा। अरे भैया काम नहीं आएगा, आएगा बिल्कुल काम। ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, ये काम आएगा। और ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, आपसे बोल देंगे कि ना ये मैक एड्रेस है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, कैसे कन्वर्ट करोगे, किसका मुंह देखोगे फिर। आपको बोल दिया जाएगा कि ये ना एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, कैसे कन्वर्ट करोगे। लिखित में भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू में सवाल, फिर वहां पे क्या करोगे। तो बिल्कुल भैया ये आपके काम की चीज ही है, इसलिए इसको देख लो, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, अब बात करते हैं एट की। तो एट सिर्फ इसके नीचे लिखा हुआ है, देखिए एट लिखा हुआ है तो यहाँ पे कर दी एक, बाकी सबको जीरो कर दीजिए। ठीक है, 1 0 0 0। फिर लिख दीजिए नाइन, तो नाइन को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, नाइन लिखते हैं। ठीक है, और नाइन कैसे बनेगा, 8 + 1, 8 और लास्ट का 1, ये नाइन हो गया। देखिए आप बोलेंगे कि सर 4 2 6 7, ये सात ही बन रहे हैं, नहीं बनते, तो आठ और एक ये नौ बनते हैं, बाकी कोई कॉम्बिनेशन नौ नहीं बन रहा। तो क्या कर देंगे, आठ के नीचे लिख देंगे एक, और एक के नीचे लिख देंगे एक, बाकी के जीरो लिख देंगे, तो ये क्या क्या बन जाएगा, 1 0 0 1। अब टेन को डेसिमल में टेन लिखते हैं, हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, तो हेक्साडेसिमल में इसको भैया लिखते हैं ए। क्या लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, ए लिखते हैं, ये ही मैं आपको बताने वाला था। ठीक है, तो अब हेक्साडेसिमल में ए को कैसे लिखेंगे, टेन को, टेन कैसे बन रहा, टेन कैसे बन रहा, 8 + 2 10। तो एट के नीचे लिख दोगे वन, और टू के नीचे लिख दोगे वन, बाकी को जीरो कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, 1 0 1 0। ठीक है, 11 को लिखते हैं हेक्साडेसिमल में बी, तो बी कैसे लिखेगा, 8 + 2 10 + 1 11। आप बोलोगे सर कॉम्बिनेशन तो आठ चार और एक भी बन रहा है, सॉरी आठ चार नहीं बन रहा, सिर्फ आठ और दो 10 और एक 11 यही बन रहा है। तो अपन क्या करेंगे, आठ के नीचे लिख देंगे एक, दो के नीचे लिख देंगे एक, और एक के नीचे लिख देंगे एक, बाकी के जीरो कर देंगे, तो 1 0 1 1। ये हो गया बाइनरी में कन्वर्ट, इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। आप 12 को कैसे लिखेंगे, तो 12 को लिखेंगे सी। ठीक है, सी को कैसे लिखेंगे 12 को, तो 8 + 4 12, इसको कर देंगे अपन एक एक, बाकी को कर देंगे जीरो, तो ये हो जाएगा 1 0 अब 13 को क्या लिखेंगे, डी हेक्साडेसिमल में, और यहाँ पे क्या लिखेंगे वैल्यू, तो 13 कैसे बनेगा, 8 + 4 12 + 1 13। तो आठ के नीचे लिख देंगे एक, चार के नीचे लिख देंगे एक के नीचे लिख देंगे एक, दो के नीचे जीरो लिख देंगे, तो 1 1 0 1। ठीक है, अब 14 को क्या लिखेंगे, 14 को लिख देंगे ABCDE। ठीक है, ई को कैसे लिखेंगे, तो 14 कैसे बनेगा, 8 + 4 12 + 2 14। तो इसके नीचे वन, इसके नीचे वन, इसके नीचे वन, इसके नीचे जीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 1 1 0। और 15 को कैसे लिखेंगे, एफ। ठीक है, तो 15 क्या, इन दोनों को सबको जोड़ोगे आपस में 15 बनेगा, 8 + 4 12 + 2 14 + 1 15। तो यहाँ पे लिख देंगे वन, ये लिख देंगे अपन 1 1 1 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 1 1। क्लियर है,
इस तरीके से हेक्साडेसिमल और डेसिमल और बाइनरी की वैल्यू तैयार की जाती है। ठीक है, तो कोई आपसे पूछ लेगा कि भाई ए को कैसे लिखे, हेक्साडेसिमल में ए को कैसे कन्वर्ट करोगे, बाइनरी में तो इस तरीके से कन्वर्ट करोगे। क्लियर है? इसी तरीके से मैक एड्रेस को बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, देखिए मैंने लिखा था 34 AB, ठीक है, और 49। तो जो ए बी है इसकी वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 10, 10 को ए बोलते हैं, इसलिए इसके कॉम्बिनेशन को बनाया जाता है। 10 को 10 नहीं लिखोगे तो ए को कैसे लिखोगे, ए को लिखोगे ऐसे 10, ठीक है, 10। अब आपको बोल दिया जाए कि भाई ये जो मैक एड्रेस है वेंडर का, इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो अब आप उसको बाइनरी में अच्छे से कन्वर्ट कर दोगे। 3 को कैसे लिखेंगे, 3 को ऐसे लिखेंगे 0011। 4 को कैसे लिखेंगे, 4 को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 0100। और इस तरीके से ए को लिखेंगे, बी को लिखेंगे। तो इस तरीके से किसी भी वैल्यू को आपको बाइनरी में लिखना हो, डेसिमल में लिखना हो, हेक्साडेसिमल में लिखना हो, तो इस तरीके से लिखेंगे। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपको कैलकुलेट करना आसानी से आ जाएगा, कुछ नहीं करना दोस्तों, बहुत सिंपल है। क्लियर है, समझ गए अब आप लोग? अब मैं एक सवाल आपके लिए देने वाला हूं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर उसका जवाब दीजिएगा। मैं आपको सवाल देने वाला हूं, ठीक है। मैं एक मैक एड्रेस आपको दूंगा, वैसे तो मैं एक काम करता हूं, आपको मैक एड्रेस है उसको मैं कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने एक मैक एड्रेस दिया यहाँ पर, जैसे कि मैं बोलूँ कि एक मैक एड्रेस को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 49 + AB, ठीक है, 34 और CD और F8, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर ये है C9। आपको इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है बाइनरी में। कैसे कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए, ठीक है, 1248 4। तो 4 के नीचे आपको लिखना है 1 0 1 0 0, ठीक है। 4 वैल्यू दी है तो 4 के नीचे 1 लिख दो, बाकी बाकी को 0 0 कर दो, तो ये फिर 9 को कैसे लिखना है, तो 9 को कैसे लिखेंगे, 8 + 1, तो 0, ठीक है, सॉरी, इसको 1 कर देंगे, इसको 0 कर देंगे, 0 कर देंगे, 1 कर देंगे, ठीक है। बी को कैसे लिखेंगे, तो बी की वैल्यू क्या होती है 11, ठीक है, 11 वैल्यू, तो 11 कैसे लिखेंगे, 8 + 2 10 + 11, तो 8 के नीचे लिख देंगे 1, ठीक है, बाकी 0 और 1 1, इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। अब आपको मान लो वैल्यू दे दी जाए, जैसे मान लो बाइनरी दे दी जाए, आपको बाइनरी की कोई वैल्यू दे दी, 0100 1001 1011 0011, ऐसे दे दिया जाए। अब आपको बोले कि इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे, आपको 4 4 के पेयर बनाने हैं। किसके पेयर, 4 4 के पेयर, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, वही क्या करेंगे आप, यहाँ पे 1 2 4 और 8, तो आपने देखा कि भाई यहाँ पे 1 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 3 वैल्यू हो गई और बाकी 0 होगी, तो इसको क्या लिख देंगे कि 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, 1 1 लिखा हुआ है। तो अब आप सोचिए, इन तीनों को जोड़िए, 8 + 2 10 + ये 11, तो ये वैल्यू किसकी होगी, 11 की। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 0 1 लिखा हुआ, तो ये 8 है, ये 4 है, ये 2 है, 1 है, तो ये 8 + 2 क्या क्या 9 हो गया, तो ये 9 की वैल्यू होगी, ठीक है। ये वैल्यू हो गई 8 4 2 1, तो ये 4 की वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया आपने, तो 11 को क्या लिखेंगे, बी, डेसिमल में लिखेंगे इसको 11। क्लियर है? अब आप लोग समझ गए अच्छे से हेक्साडेसिमल को कैसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, बाइनरी को कैसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, सब कुछ आप समझ गए। तो अब इंटरव्यू में जब आपसे ये पूछा जाएगा, या लिखित में रिटर्न आप जो एग्जाम देंगे, जब आपसे पूछा जाएगा कि इसको इससे कन्वर्ट करो, इसको इसमें कन्वर्ट करो, तो आप आसानी से कर दोगे। अब मुझे लगता है कि आप लोग कहीं अटकोगे। क्लियर है? तो मैं अब सवाल एक दे रहा हूं आपको, आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर सभी को देना है। क्या सवाल है, मुझे आपको एक नंबर दे रहा हूं मैं, एक हेक्साडेसिमल, एक मैक एड्रेस दे रहा हूं, ठीक है। उस मैक एड्रेस को आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। तो मैं आपको दे रहा हूं एक सवाल, जो है ये 49 = AF, ठीक है, =19 = 2C, ठीक है, सेमी कोलन 8C
सॉरी 8A, और ये है 6D। ठीक है, ये है एक मैक एड्रेस। दोबारा से लिख देता हूँ, 49AF, ठीक है, 192C, 8A, 6D। इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, सभी लोग इसको कन्वर्ट करके बाइनरी में, और कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे आंसर देंगे, सभी देंगे इसका आंसर। क्लियर है? अब चलते हैं अपन आगे। अब दोस्तों कुछ खास चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है, उसके बाद प्रैक्टिकल पे आऊंगा। ठीक है, बट ले चलता हूं आपको पीपीटी पे। एक चीज और दोस्तों, कि स्विचेस और राउटर में, है ना, स्विचेस और राउटर में मुझे खास चीज मुझे आपको बतानी थी, वो ये बोनस है कि स्विचेस में सिर्फ एक यूनिक मैक एड्रेस होता है। देखिए ये स्विचेस आपको दिख रखा होगा यहाँ पे, कितने सारे यहाँ पे आपको लैन पोर्ट मिलेंगे। लेकिन दोस्तों कमाल की बात ये है कि इस सिस्को ये जो है स्विचेस है, इसका सिर्फ एक ही मैक एड्रेस है। ठीक है, चाहे आप कितने ही जोड़ दो, एक मैक एड्रेस मिलेगा आपको सभी का। ये सिस्को है, इसको बनाया गया है, इसको सिर्फ एक मैक एड्रेस दिया गया है। चाहे आप इसके अंदर 24 12 कितने कंप्यूटर जोड़ लो, सभी का मैक एड्रेस सेम होगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसका ही मैक एड्रेस एक है। लेकिन राउटर्स में डिफरेंट है। जो आप घर में राउटर लगाते हैं ना, एयरटेल का, जियो का जो राउटर लगा रखा है, देखिए इस तरह का राउटर है, तो इसमें जितने भी लैंड पोर्ट आपको मिलेंगे उन सबका अलग अलग मैक एड्रेस होगा। देखो, ऑल द पोर्ट्स विल हैव डिफरेंट मैक एड्रेस। तो राउटर्स में जितने भी आपके पास पोर्ट्स होंगे, चाहे 4 पोर्ट हो, चाहे 6 पोर्ट हो, चाहे 2 पोर्ट हो, सभी के मैक एड्रेस अलग होंगे। इसलिए आपको कंफ्यूजन होता होगा कि सर मेरे राउटर में पता नहीं कितने मैक एड्रेस बता रहा है, 2 3 मैक एड्रेस बता रहा है। क्यों बता रहा है? राउटर तो के पास तो सिर्फ एक मैक एड्रेस होता है। नहीं 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 नहीं, मैंने आपको पहले ये बताया था कि मैक एड्रेस कभी भी राउटर का नहीं होता है, मैक एड्रेस हमेशा इन पोर्ट्स का होता है। क्योंकि इस पोर्ट से एक नेटवर्क कनेक्टेड है, इस पोर्ट से कोई एक नेटवर्क कनेक्टेड है, इस पोर्ट से कोई एक नेटवर्क कनेक्टेड है, इस पोर्ट से कोई एक नेटवर्क कनेक्टेड है, इन चारों पोर्ट से अलग अलग नेटवर्क कनेक्टेड हैं। इसीलिए इन सभी का मैक एड्रेस अलग अलग होगा। ये मुझे आपको खास बताने। क्लियर है? अब आप समझ गए। चलो अब चलते हैं अपन प्रैक्टिकल पे। अब हमें ये देखना आना चाहिए दोस्तों कि हमारे डिवाइसेस में कितने मैक एड्रेस हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपन, मैं इसको एक बार, ठीक है, मैं यहाँ पे सीएमडी खोल लेता हूँ। ठीक है, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से खोलिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं आईपी कॉन्फ़िग लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने आईपी कॉन्फ़िग लिखा, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास में मैक एड्रेस आ जाएगा। जैसे देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये है, इसका मैक एड्रेस नहीं है। ठीक है, मैक एड्रेस डिवाइस का आता है। तो एक सेकेंड, शायद यहाँ पे मैक एड्रेस नहीं दिखा रहा। ठीक है, एक काम करते हैं, आईपी कॉन्फ़िग और स्लैश ऑल कर देते हैं। ठीक है, ये लीजिए, स्लैश ऑल कर दिया। अब मुझे सारे मैक एड्रेस दिखाएगा। जैसे देखिए, मैंने एक ब्लूटूथ अडेप्टर मैंने लगा रखा है। कसम खा के कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, मैंने लगा रखा है। चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ आपको निकाल के। मैंने एक ब्लूटूथ अडेप्टर लगा रखा है, उसका फिजिकल एड्रेस मैंने आपको बताया था कि लैपटॉप और पीसी में मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस से बताया गया। तो देखिए फिजिकल एड्रेस ये दिया हुआ, और मैंने इसी फॉर्मेट में आपको बोला था। मैंने एक वाईफाई डिवाइस पे लगा रखा है, वाईफाई कनेक्टर लगा रखा है मैंने एक, उसका देखिए फिजिकल एड्रेस यानी कि मैक एड्रेस ये है। ठीक है, इसके अलावा VMware है, उसका भी एक अपना फिजिकल एड्रेस होता है। VMware और जो वर्चुअल बॉक्स होता है उसका भी अपना अपना एक मैक एड्रेस होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे उसके बारे में। इसके अलावा इसके अलावा इसमें चलेंगे, देखिए वायरलेस, मैंने एक और वायरलेस लगा रखा है, उसका भी मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस अलग है। ठीक है, इसके अलावा एक और वाईफाई लगा रखा है मैंने, 3 4 वाईफाई लग रखे हैं मेरे कंप्यूटर में, तो देखिए सबका मैक एड्रेस बता रखा है। क्लियर? ये एक एथरनेट है, इसका भी आपको फिजिकल एड्रेस ये दिया हुआ होगा। क्लियर? ये देखिए बहुत सारे, जितने भी नेटवर्क मेरे कंप्यूटर में हैं, जितने भी नेटवर्क चाहे किसी भी तरीके से मैंने कनेक्ट कर रखे हो, VMware में, वर्चुअल बॉक्स में, ब्लूटूथ के जरिए, वाईफाई के जरिए, RJ45 के जरिए, किसी के भी जरिए, उन सबके फिजिकल एड्रेस यहाँ पे ये बताएगा आपको। ये रेलटेक वाला है। ठीक है, क्लियर? अब इसके अलावा और, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे गेट मैक, जैसे कि आप मान लीजिए गेट मैक करोगे। ठीक है, ये देखिए गेट मैक आपने करा तो भी मुझे बहुत सारे मैक एड्रेस बता रहा है। कौन कौन से मैक एड्रेस हैं? क्लियर? जितने भी मैक एड्रेस हैं मेरे सिस्टम में लगे हुए सब बता रहा है। देखिए ये एक डिवाइस है, इसका मैक एड्रेस ये है। ये एक मीडिया डिस्कनेक्टेड है, ये तीनों मीडिया डिस्कनेक्ट कर रखे हैं मैंने शायद, उनका भी एक मैक एड्रेस है। ठीक है, ये 3 कनेक्टेड है तो उनका एक मैक एड्रेस। अब मान लो आपको नहीं पता कि सर ये मैक एड्रेस किसके हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक मैक एड्रेस यहाँ से कॉपी किया। ठीक है,
एक मैक एड्रेस को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और चलता हूँ एक वेबसाइट पे और यहाँ पे खोल लेता हूँ मैक लुकअप। ठीक है, एक वेबसाइट मैंने खोल ली मैक लुकअप, इसको मैंने ओपन किया, यहाँ पे मैंने एक मैक एड्रेस पेस्ट कर दिया। और एक और मान लीजिए मैं यहाँ पे एक चलता हूँ एक और वेबसाइट पे। ठीक है, इस वेबसाइट पे मैं क्या करता हूँ, एक मैक एड्रेस कॉपी कर देता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये मुझे लाके दे रहा है, कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पर इसने मुझे लाके दे दिया शायद, ये देखिए वेंडर नेम VMware बता रहा है। ठीक है, एड्रेस मुझे ये बता रहा है। क्लियर? तो जैसे मैंने मैक एड्रेस डाला इसने मुझे दिया कि सर ये VMware का मैक एड्रेस है कोई। इसके अलावा मान लीजिए CMD पे वापस चलता हूँ और यहाँ से ये मैक एड्रेस उठाता हूँ। ठीक है, सी, और यहाँ से इसको मैं वापस बैक करता हूँ, इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ। ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं ये किसका मैक एड्रेस है, आपको नहीं भी पता चलता है तो। ठीक है, नो असाइन टू फाउंड फॉर दिस, ये कोई मैक एड्रेस असाइन नहीं किया गया है, कोई प्राइवेट मैक एड्रेस है, ये नहीं बता रहा है। ठीक है, तीसरी वेबसाइट पे चलते हैं, एक तीसरी वेबसाइट है इस पे चलते हैं। तो मैं मैक एड्रेस उठा लेता हूँ यहाँ से, जैसे मैंने मान लीजिए एक मैक एड्रेस को उठा दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने उठाया और यहाँ पर मैं एक मैक एड्रेस लुकअप करता हूँ, मैंने यहाँ पे मैक एड्रेस डाल दिया। तो वेंडर भी पता कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे फाउंड रिजल्ट देखिए क्या बता रहा है, आसूस टैक कंप्यूटर NIC, ये शायद मेरे मदरबोर्ड का मैक एड्रेस है, ताइवान। देखिए एड्रेस बता रहा है, रेंज बता रहा है। अगर मुझे इसका लुकअप वेंडर करना है तो वेंडर भी पता कर सकते हैं अपन। ठीक है, देखिए वेंडर ये है। ठीक है, ये वेंडर की वेबसाइट है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर था आपके मैक एड्रेस के ऊपर। आई होप आप इस वीडियो देखने के बाद में आपको मैक एड्रेस रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं करीब करीब सारे के सारे रिजॉल्व हो गए। फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट्स को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, आप बाइनरी समझ गए, हेक्साडेसिमल समझ गए, डेसिमल समझ गए। ठीक है, उनको कन्वर्ट करना समझ गए, मैक एड्रेस को कौन कौन से फॉर्मेट में अलग अलग डिवाइसेस में लिखा जाता है स्ट्रक्चर वाइज भी, और वैसे भी वो आप सारा समझ गए। तो आई होप आपको ये वीडियो आज पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो मेरे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू देव साइबर सिक्योरिटी चैनल। स्वागत है आपका इस चैनल पे वापस। मैं आ गया हूं आपकी खिदमत के लिए, तैयार हूं। दोस्तों आगे के नेक्स्ट टॉपिक पे मैं चलूं, अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको मैक एड्रेस के बारे में बता दिया था। ठीक है, हाँ मैक एड्रेस के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। अब अपन आगे के चलते हैं पोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, जो अपनी चौथी आइडेंटिटी है दोस्तों, ध्यान रखना, पहली आइडेंटिटी जो थी वो थी हमारी ISP, दूसरी IP, ठीक है, तीसरी मैक एड्रेस। अब चौथी जो हमारी आइडेंटिटी है दोस्तों वो है हमारी पोर्ट्स। ठीक है, तो पोर्ट्स के ऊपर अपन आगे चलते हैं। अब दोस्तों पोर्ट्स के ऊपर कंफ्यूजन कुछ रहता है ना, कुछ पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा कि पोर्ट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। चलो ले चलता हूं मैं अपनी PPT पे। देखिए दोस्तों, व्हाट इज पोर्ट्स इन नेटवर्किंग। तो दोस्तों पोर्ट्स क्या है यहां पर, ठीक है, ये हमारी पोर्ट्स के ऊपर बात हो रही है। अब दोस्तों देखो, पोर्ट्स हमारे पास नेटवर्किंग में दो होते हैं। ठीक है, पहला होता है फिजिकल पोर्ट्स। ठीक है, एक सेकेंड सॉरी। तो पहला हमारे पास होता है फिजिकल पोर्ट्स। कौन सा होता है? फिजिकल पोर्ट्स, जो दिखते हैं आपको, आंखों से दिखते हैं, जिनसे आप नेटवर्किंग करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट। अब बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। और एक होता है लॉजिकल पोर्ट्स, जो आपको नहीं दिखते हैं लेकिन फिर भी होते हैं, है ना। सबसे ज्यादा जरूरी है ये लॉजिकल पोर्ट्स, इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिजिकल पोर्ट्स आप समझ जाएंगे, ठीक है, लेकिन लॉजिकल पोर्ट्स को आप अच्छे समझना। तो दो तरह के हमारे पास पोर्ट्स होते हैं नेटवर्किंग में। पहला होता है फिजिकल पोर्ट्स। तो फिजिकल पोर्ट्स में आगे बढ़ते देखो, फिजिकल पोर्ट्स का मैंने आपको डायग्राम भी बता रखा है। देखिए ये है VGA अडेप्टर। ठीक है, ये फिजिकल पोर्ट्स है जिससे आप अपना मॉनिटर कनेक्ट करते हैं। आपका PC जो है वो है, और जो भी प्रोजेक्टर वगैरह टीवी वगैरह आप कनेक्ट करते हैं PC से, लैपटॉप से, वो ये कनेक्टर है। ठीक है, DIV कनेक्टर है, एक तरह से मॉनिटर से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिर ये HDMI है, इससे भी आप टीवी प्रोजेक्टर कनेक्ट कर सकते हैं। फिर ये आता है अपना एथरनेट केबल। ठीक है, एथरनेट पोर्ट RJ45, ठीक है, कनेक्टर, जिससे आप इंटरनेट केबल मॉडेम नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद में USB है। ठीक है, ये USB 2 है। ये साउंड वाले आ गए, ये SPDIF आ गए। तो ये माइक्रोफोन वगैरह, ये सारे क्या है, ये हमारे फिजिकल पोर्ट्स हैं जिनसे आप डायरेक्ट जुड़ते हो, डायरेक्ट कनेक्ट होते हो। ठीक है, आप कनेक्ट करते हो नेटवर्क से, किसी भी नेटवर्क से। ठीक है, ये हो गया फिजिकल पोर्ट्स। तो वाईफाई भी एक तरह का फिजिकल पोर्ट्स है, ध्यान रखिए।
ठीक है, जो आपका वाईफाई है, ठीक है, जो आप वाईफाई अडेप्टर है आपका, वाईफाई से आप कनेक्ट होते हैं नेटवर्क में, वो भी आपके फिजिकल पोर्ट्स में ही आता है। आप वाईफाई का अडेप्टर लगाते हैं, ठीक है, ब्लूटूथ का अडेप्टर लगाते हैं, तो वो भी एक फिजिकल पोर्ट्स में भी आता है। ये सारी चीजें फिजिकल पोर्ट्स में आती है। क्लियर है, इतना समझ गए? अब बात करते हैं लॉजिकल पोर्ट्स पे। तो लॉजिकल पोर्ट्स क्या होती है दोस्तों? ये देखो, मैं डायग्राम है, इस डायग्राम से समझते हैं लॉजिकल पोर्ट्स के बारे में। ठीक है, ध्यान से समझना। अब यहां से बिल्कुल भी स्किप मत करना, यहां से ध्यान से समझना कि लॉजिकल पोर्ट्स क्या है। तो दोस्तों लॉजिकल पोर्ट्स में मैंने देखो यहां पर एक तरह के मैंने क्या करा है, मैंने यहां पर एक डायग्राम लिया है एक कंप्यूटर का। ये कंप्यूटर ए है, ये कंप्यूटर बी है। इसको मैं बाद में समझाऊंगा, सबसे पहले मैं तुलना कर रहा हूं इसकी इस घर से। ठीक है, इस घर से मैं इसकी तुलना कर रहा हूं। देखिए, इस घर में आपको बहुत सारे दरवाजे दिखेंगे, बहुत सारे दरवाजे, खिड़कियां, गेट सब दिखेंगे। अब मैं आपको बोलूं कि आप इस घर में रहते हैं, मान लीजिए आप इस घर में रहते हैं, अगर आपको इस घर में से किसी के पास जाना है, ये एक घर अलग है, ये घर अलग है, आपको इससे कनेक्ट होना है, घर में जाना है, तो आप क्या करेंगे? पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये करेंगे कि सबसे पहले आप अपना मेन गेट खोलेंगे। ठीक है, जो भी आपका मेन गेट है वो आप ओपन करेंगे, यहां से निकलेंगे, पैदल चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे, ठीक है, यहां से फिर आप चलेंगे, फिर यहाँ पर आवाज देंगे, या ट्रिन ट्रिन जो घंटी होती है उसको दबाएंगे आप, और बोलेंगे कि भाई मुझे इससे बात करनी है, आइए। तो फिर वो भी क्या करेगा? अपना एक गेट खोलेगा, गेट खोल के आपसे निकल के आएगा, या फिर आप उसके गेट के अंदर जाओगे, ठीक है, उससे मिलके वापस आ जाओगे। इतना आप लोग करते हो, आप लोग सभी लोग करते हो इतना। ठीक है, तो ये जो गेट्स है, अब जरूरी नहीं कि देखो एक ही गेट से जाओ, हो सकता है कई लोग खिड़की से चले जाते हैं, है ना, चोरी छिपे जाना हो तो कोई यहां से चला जाएगा इस गेट से, कोई इस गेट से चला जाएगा कि भाई इस गेट से अंदर आ जाओ। तो एक घर में जाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, लेकिन जाओगे खिड़कियों से, दरवाजों से, गेट से ही। क्लियर है? ऐसे ही इस घर में कि भाई जो मिलने आ रहा है आपको, है, या फिर जिसको आप मिलने बुला रहे हो, उसको भी आप किसी भी रास्ते से बुला सकते हो, किसी भी गेट से, कि भाई इससे आ जा, या इससे आ जा, या इससे आ जा। लेकिन जब अपन किसी को घर में बुलाते हैं तो अपन एक फिक्स दरवाजा रखते हैं कि भाई आप लोग सब इधर से आइए। आप तो भले कहीं से भी जा सकते हो, ठीक है, अपने घर में से आप इधर से जा रहे हो, उधर से जा रहे हो, उधर से जा रहे हो, लेकिन जो कोई आपके पास आ रहा है तो आप उसको फिक्स रास्ता बता देते हो कि भाई ऐसा ये मेरा मेन गेट है, आप इधर से आइए। क्लियर है? ऐसे ही जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जब कनेक्ट होता है ना, जब नेटवर्किंग करता है, तो ऐसे ही बहुत सारे गेट होते हैं, उन गेट्स को बोलते हैं अपन पोर्ट्स। ये तो गेट हो गए, ठीक है, गेट, विंडो, जो भी आप बोल दो घर में। लेकिन यहां पे क्या है, कंप्यूटर के पास में कनेक्ट होने के लिए पोर्ट्स होते हैं, लॉजिकल पोर्ट्स। ठीक है, अगर इसको इससे कनेक्ट होना है तो अपना एक पोर्ट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, और इसके पास जाना है, इससे बात कर चीत करनी है, तो इसको भी एक पोर्ट ओपन करना पड़ेगा, दोनों को एक पोर्ट ओपन करना पड़ेगा, तभी आपस में बातचीत कर पाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो पोर्ट्स के जरिए आपस में बात करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर पोर्ट्स कितने होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं? ठीक है, तो पोर्ट्स के बारे में अपन आगे बात करेंगे। देखो, एक कंप्यूटर के पास में 65535 पोर्ट्स होते हैं। क्या? 65535 पोर्ट्स इसके पास होंगे और 65535 पोर्ट्स इसके पास होंगे। हर एक के पास, जितने भी दुनिया में सिस्टम्स हैं, सभी के पास अपने अपने अलग अलग 65535 पोर्ट्स होते हैं बातचीत करने के लिए। ठीक है, अब जैसे देखिए एक, जैसे कि मेरे पास 65,535 पोर्ट्स हैं, ठीक, बातचीत करने के लिए। मैंने बोला कि मैं इस पोर्ट से निकल के जा रहा हूं, ठीक है, और यहां पे जा रहा हूं डेस्टिनेशन पोर्ट पे, मतलब सोर्स पोर्ट जिससे निकला है, जहां जो आदमी जाने वाला है, या फिर जो जो बात करना चाह रहा है ये कंप्यूटर, और डेस्टिनेशन पोर्ट 80 जिससे बात करनी है, जहां पे जाना है। जैसे आप मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे आप कहीं जाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको अपने कॉलेज जाना है, तो आपको अपने कॉलेज जाना है तो आप घर से निकल के जाते हैं फिक्स, जहां से भी जाएं, मान लीजिए कुछ भी लेके जाए, गाड़ी, कार, पैदल जाए, बस से जाए, स्कूटी से जाए, किससे भी जाए, आप जाते हैं। तो वो एक तरीका हो गया पोर्ट्स का, ठीक है। उसके बाद जहां जाना है आपको कॉलेज, तो वहां फिक्स है आपके कॉलेज में कहाँ जाना है आपको, जैसे कि आपका एलएलबी डिपार्टमेंट होगा, बीसीए डिपार्टमेंट होगा, बीबीए डिपार्टमेंट होगा, जो भी डिपार्टमेंट होगा उसके फिक्स आपको वहां जाना है कि भाई मुझे बीबीए डिपार्टमेंट के कमरा नंबर 21 में जाना है, वहीं मेरी क्लास लगती है, तो फिक्स है। तो ऐसे ही जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बातचीत करता है तो फिक्स होता है, ठीक है, डेस्टिनेशन पोर्ट फिक्स होता है कि भाई मुझे उसी पोर्ट पे बातचीत करनी है। अब सवाल ये उठता है सर कि पोर्ट्स क्या होते हैं? तो पोर्ट्स मैंने आपको बताया कि जो गेट होते हैं वही पोर्ट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि जो घर होते हैं, घर में बहुत सारे
विंडो, गेट, खिड़कियां होती है बातचीत करने के लिए, कनेक्ट कनेक्ट करने के लिए, वैसे ही कंप्यूटर में पोर्ट्स होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन पोर्ट्स पे क्या चलते हैं, तो देखो इस पोर्ट्स पे चलती है सर्विसेज। सर्विसेज और सॉफ्टवेयर इस पोर्ट्स पे चलते हैं। ठीक है, सर्विसेज का मतलब, जैसे मान लीजिए एचटीटीपी सर्विस है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सर्विस क्या करता है, आपको वेबसाइट एक्सेस करवाता है। तो वेबसाइट क्या हो गई, सॉफ्टवेयर हो गया एक। ठीक है, एक एप्लीकेशन हो गई, लेकिन उसको रन करवाने के लिए आपको एक सर्विस चाहिए। क्या चाहिए, एचटीटीपी। क्लियर है, जैसे आपके पास गाड़ी तो आ गई, लेकिन गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए ना। वैसे ही एक सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए एक सर्विसेज चाहिए होती है। ये सर्विसेज क्या करती है, इन पोर्ट्स पे रन करती है। ठीक है, यही आपको सॉफ्टवेयर को रन कराने में मदद करती है। समझ में आ गया आपको। चलिए, अब बात करते हैं कि जो टोटल 65535 पोर्ट्स हैं हमारे पास में, उनको एक कैटेगरीज में बांट दिया गया है। कैटेगरीज में बांटने का मतलब कि पूरे के पूरे पोर्ट्स हैं उनको कैटेगरी में बांट दिया गया कि भाई कौन से पोर्ट पे कौन बात करेगा, कौन से पोर्ट पे कौन बात करेगा। तो जो वेल नोन पोर्ट्स होती है, वो शुरू से लेकर के 10 से लेकर के 10T23 पर काम करती है। वेल नोन पोर्ट्स का मतलब जो फिक्स रहती है। जैसे आपके घर के आसपास आपका एक स्कूल है, वो फिक्स है। आपके घर का कॉलेज है, वो फिक्स है। आपके जो कलेक्ट्री वगैरह है, वो फिक्स है, जगह फिक्स है। ठीक है, या जीडीए का जो ऑफिस है, जो भी ऑफिस है आपका, सरकारी ऑफिस है, बीएसएल का ऑफिस है, जो फिक्स है। क्लियर, तो वो वेल नोन हो गया, मतलब सब जा सकते हैं वहां पे, वेल नोन है वो एक तरह का। या आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हैं तो वो फिक्स है ना। कल जो भी आपका है, तो वो सब फिक्स होता है। तो ऐसे ही कुछ सर्विसेज जो फिक्स कर दी गई है सर्वर के थ्रू। ठीक है, ये सर्वर जो होता है, उस सर्वर पे ये फिक्स होती है कि भाई यहां पर ये पोर्ट्स हैं, ये सर्वर पे फिक्स है, आप जाके बातचीत करिए। जैसे कि आपको वेबसाइट एक्सेस कर रही है कोई भी सर्वर पे, तो पोर्ट नंबर 80 है, आप 80 पे बातचीत करिए, एचटीटीपी आपको ले जाएगा। ठीक है, उसके बाद में होती है रजिस्टर्ड पोर्ट्स। रजिस्टर्ड पोर्ट्स का मतलब है कि मान लो अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर रन करवाना है, आपको कोई टेस्टिंग के लिए कुछ चीज रन करवानी है, कोई चीज आपको चाहिए, है ना। आप या तो कोई पेलोड बना रहे हो, कोई मालवेयर बना रहे हो, कुछ भी आप टेस्टिंग वगैरह के लिए कर रहे हो, तो आपको एक पोर्ट चाहिए बात करने के लिए। तो उसके लिए क्या है, 1024 से लेकर 495151 तक की रजिस्टर्ड पोर्ट्स होती है। रजिस्टर, ये रजिस्टर कौन करता है, ये आईना करता है। ठीक है, आप आईना से बोलिए कि सर मुझे एक पोर्ट चाहिए, मैं एक एप्लीकेशन को रन करना चाहता हूं टेस्टिंग के लिए। उसके बाद में तो आप उसको पोर्ट नंबर दे दीजिएगा, लेकिन मुझे एक टेस्टिंग के लिए पोर्ट रन करनी है। अब दुनिया भर में इतने सारे ऐप्स बन रहे हैं, तो उन ऐप्स को एक पोर्ट नंबर देना जरूरी होता है, जो कि आईना देता है। ठीक है दोस्तों, ये सर्वर और क्लाइंट दोनों के लिए अलग अलग होता है। क्लियर। एक होता है पब्लिक पोर्ट। पब्लिक पोर्ट का मतलब इसको डायनामिक पोर्ट भी बोल सकते हैं। डायनेमिक पोर्ट क्या करता है, इसकी रेंज है 415 से लेकर के 65535 तक। ये क्या है, पूरे के पूरे पोर्ट्स हैं। ठीक है, यहां पे आपका डायनेमिक पोर्ट है, ये ज्यादातर पीसी में यूज होता है, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। जैसे मान लें आपने अपने पीसी में अभी जूम खोल लिया, फिर बंद कर दिया, फिर कोई और चीज खोल दी। ठीक है, तो इस तरीके से चेंज होते रहते हैं। अब दोस्तों एक सवाल उठता है कि सर हमारे पास में इतने मिलियंस ऐप है और पोर्ट सिर्फ 65535 है। इतने मिलियंस ऐप, इतने सारे सॉफ्टवेयर को कैसे रन करती है। तो जैसे मैंने आपको आईपी में चलाया था कि भाई सारे के सारे सर्विसेज या सारे के सारे सॉफ्टवेयर एक साथ रन नहीं होते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल में व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, क्या सारे के सारे जितनी ऐप्स सब रन करते हो क्या एक साथ, नहीं करते ना, कुछ कुछ रन करते हो। तो ऐसे ही एक पोर्ट पे सिर्फ एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर सर्विसेज रन होती है। ठीक है, क्लाइंट साइड पे, क्लाइंट साइड पे बता रहा हूं, सर्वर साइड पे तो फिक्स है। जैसे कि पोर्ट, जैसे सर्वर बना हुआ है एक, उस सर्वर पे पोर्ट नंबर 80 एचटीटीपी रन हो रही है, वो रन हो रही है, उसको कोई भी जाके एक्सेस कर सकता है। लेकिन आपके खुद के पीसी में आप दुनिया भर के सॉफ्टवेयर रन करते हो, दुनिया भर के एप्लीकेशन चलाते हो। तो हमारे पास तो लिमिटेड है, 65535 पोर्ट्स हैं। तो इतने सारे मिलियन सॉफ्टवेयर हम चलाते हैं, तो इतने तो पोर्ट्स कम पड़ जाएंगे हमारे पास में। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम गिने चुने गिनती के 4-5 सॉफ्टवेयर, 10-15 सॉफ्टवेयर ही एक साथ रन करते हैं, उसके लिए पोर्ट्स बहुत होता है। क्लियर दोस्तों। तो पोर्ट्स का एक नियम यह है कि एक बार में एक पोर्ट पे एक ही एप्लीकेशन रन होगी। जब तक उस पोर्ट्स को, उस एप्लीकेशन को रन हो रही है उस पोर्ट पे, उसको कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे कि मान लीजिए मैं क्लाइंट हूं, ठीक है, मेरे एक पीसी पे पोर्ट नंबर 25 पे एसएमटीपी रन हो रही है। तो अभी, या फिर एसएमटीपी रन हो रही, तो मैं क्या करता हूं, सिर्फ एसएमटीपी पोर्ट को ही रन करा सकता हूं एक बार में।
जब तक ये SMTP सर्विस चल रही है 25 पे, तब तक इसको कोई और पोर्ट यूज नहीं ले सकता। कहने का मतलब ये, जैसे मान लो अभी मैं जूम चला रहा हूं, तो जूम पे मान लो कोई भी पोर्ट रन हो रही है, मुझे नहीं पता पोर्ट नंबर क्या है, जैसे मान लीजिए 8080 रन हो रही है, तो अगर इस पे जूम पे 8080 रन हो रही है, मतलब 8080 पे जूम एप्लीकेशन रन हो रही है, तो कोई और एप्लीकेशन जैसे कि मान लीजिए एनी डेस्क है, तो एनी डेस्क 8080 पे रन नहीं हो सकती। या तो 8081 यूज लेगी, या फिर जब मैं जूम को बंद कर दूंगा तब जाके एनी डेस्क यूज में आएगी। इस तरीके से पोर्ट्स का कंसेप्ट चलता रहता है दोस्तों। तो इस तरीके से आपके जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, वो एंड्रॉइड में चलता है, PC में चलता है, लैपटॉप में चलता है, सर्वर्स में चलता है। क्लियर? अब मुझे लगता है कि आप लोगों को पोर्ट्स के बारे में अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एक सिचुएशन बिल्ड करते हैं, ठीक है? देखिए, अब मैं आपको वेल नोन पोर्ट्स बताता हूं, जैसे कि HTTP है, ठीक है, वो वेब ट्रैफिक है, वेब एक्सेस करने काम में आता है। HTTPS है, वो सिक्योर वेब ट्रैफिक के लिए, जैसे कि जो लास्ट में HTTPS लिखा हुआ आता है ना, वो 443 पे रन होता है। जो S है वो 443 पे रन होता है। FTP है, 20 है, 21 है, फाइल ट्रांसफर है। तो ये तो है सेंडिंग, रिसीवर के लिए, ये सेंडिंग के लिए, ऐसा कुछ है, ठीक है। DNS है, ये नेम रेजोल्यूशन है, ये इस पे काम करता है। SMTP मैंने बताया, ये 25 पे काम करता है। इंटरनेट मेल अगर आपको किसी को करना है तो 25 पे ही काम करेगा। ये सारी जो वेल नोन पोर्ट्स हैं, ये सब सर्वर्स पे चलती है, ध्यान रखना। किस पे चलती है? सर्वर पे, फिक्स है। जैसे मैंने बताया था आपको कि भाई सर्वर क्या है, फेसबुक है, इसका एक IP फिक्स कर दिया गया कि इसी IP पे चलेगा। ऐसे ही इनके लिए एक सर्विसेज या पोर्ट नंबर डिसाइड कर दिया जाता है कि भाई आप इसी पे चलेंगे सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज क्या है? जो एप्लीकेशंस को रन करवाती हैं। ध्यान रखना, सर्विसेज का मतलब क्या है? जो एप्लीकेशंस को रन करवाती हैं। जैसे कि गाड़ी है, उस गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, हेलीकॉप्टर को चलाने के लिए क्रू चाहिए, है ना, प्लेन को चलाने के लिए क्रू मेंबर चाहिए होता है। किसी भी चीज को चलाने के लिए, जैसे मान लीजिए लाइट है, लाइट को चलाने के लिए स्विच चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर को चलाने के लिए चाहिए क्या? चाहिए बटन चाहिए, भी एक जो बटन होगा उसको प्रेस करूंगा चल जाएगा, आगे का सिस्टम है। तो हर चीज को चलाने के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए होती है। ऐसे ही एक एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सअप है, तो व्हाट्सअप को चलाने के लिए एप्लीकेशन चाहिए होता है। क्लियर? सर्विसेज चाहिए होता है। सर्विसेज कौन सा होता है? कोई सा भी, TCP हो सकता है, UDP प्रोटोकॉल हो सकता है, और जैसे कि SMTP है, वो यूज हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही एप्लीकेशंस को चलाने के लिए सर्विसेज का होना बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, सर्विसेज और एप्लीकेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ऐसे ही इन पोर्ट्स पे क्या होती है, सारी की सारी एप्लीकेशंस रन होती हैं, जिनकी मदद से सॉरी, इन सारी पोर्ट्स पे सारी की सारी सर्विसेज रन होती है, जिनकी मदद से आप एप्लीकेशन रन करते हैं। इतना आप ध्यान रखिए, बस इतना आपका ध्यान है। हैकिंग में या फिर साइबर सिक्योरिटी में इन्हीं चीजों को ध्यान ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद में आगे धीरे धीरे चीजें सीखते चले जाएंगे अपन, ठीक है। अब एक सिचुएशन बिल्ड करते हैं दोस्तों। अब आपको अगर मान लो किसी को समझ में नहीं आया, तो सिचुएशन से समझ में आ जाए। ये सिचुएशन है, जैसे कि मैंने बोला कि मुझे किसी को मेल करना है, तो किसी ने बोल दिया कि भाई तू एक काम कर, मेरे घर के आगे मेल बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। उसने बोला कि भाई मेरे घर के आगे एक मेल बॉक्स है, तुझे वहीं डालना है, इसका पोर्ट नंबर है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है 25। अगर तेरे को मेल करना है भैया, जैसे मैं यहाँ से निकल के आया, मुझे इसको मेल करना है, मैं लेटर डालना है, एक लेटर डालना है किसी घर के, जैसे यहाँ पे इंडिया में तो फिर भी नहीं है घर के आगे लेटर, कईयों के लगे हुए होते हैं, आजकल लगे हुए होते हैं घरों के आगे लेटर बॉक्स लगे होते हैं। अगर आपको कोई शिकायत है तो लेटर बॉक्स में डाल दीजिए, पढ़ लेंगे, वो फिक्स होती है। तो लेकिन फॉरेन में क्या है कि हर घर के आगे एक लेटर बॉक्स लगा हुआ होना कंपलसरी है। वहां तो कंपलसरी है, यहाँ तो चले भले ही कोई करे नहीं करे, लेकिन वहां कंपलसरी है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई निकल कर आया, ठीक है, कोई भी गेट से, जैसे मान लीजिए यहाँ इस गेट से निकल कर आ गया, इस गेट से निकल के आ गया, ये क्लाइंट है, ठीक है, ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, ऐसा समझिए आप। तो ये मान लीजिए खिड़की से निकल के आया है, सर्वर पोर्ट मान लीजिए 4444, ये निकल के आ गया खिड़की से कि मैं लेटर डालने जा रहा हूं। तो किसी ने बोला गेट से चल जा, भाई नहीं मैं तो खिड़की से जाऊंगा, मेरी मर्जी जैसे जाऊं। तो यहां से निकल गया, यहां से निकल के आया, डेस्टिनेशन पे आया, और यहाँ पे इसको बोल दिया कि भाई तेरे को मेल डालना है, तो तू मेल कहीं नहीं डालेगा, सिर्फ इसी बॉक्स में डालेगा, ठीक है। अगर तू मेल डालना चाहता है, तू चाहता है कि मैं उस मेल को पढ़ूं, ठीक है, रीड करूं, तेरे को रेस्पॉन्स दूं, तो तेरे को सिर्फ मेल बॉक्स में ही डालना पड़ेगा, तू और कहीं डाल सकता। तू ऐसे नहीं कि घर के पीछे आ जाए, वहां तूने मेल डाल दी या लेटर डाल दिया या पटक दिया, कहीं कचरे में पटक दिया या किसी खिड़की दरवाजे में पटक दिया, नहीं, तो नहीं पढ़ा जाएगा भाई साहब। तेरे को अगर मेल डालना है और तू चाहता है कि मैं उसको पढ़ूं, रेस्पॉन्स करूं, तो तेरे को मेल बॉक्स में ही डालना पड़ेगा। तो ऐसे ही जब आप कंप्यूटर से कोई चीज रिक्वेस्ट करते हो, है ना, सर्वर पे, तो उस पे पोर्ट नंबर फिक्स होता है। आपका पोर्ट नंबर फिक्स नहीं होगा, आप चाहे किसी भी पोर्ट से जाइए, लेकिन वहां पे पोर्ट फिक्स होगा कि भाई उस पोर्ट पे आपको जाके बातचीत करनी है,
ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इसे समझो, जैसे आप इस कॉलेज जाते हो, तो आप घर के किसी भी कोने से निकल के जाएं कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप जब कॉलेज जाते हैं तो आप कॉलेज में फिक्स क्लास में जाएंगे। आप निकलते हैं कॉलेज के लिए, कॉलेज जाते हैं, बाइक पार्क करते हैं, अंदर जाते हैं, आपको पता है कि मुझे कौन सी क्लास में जाना है, मेरी क्लास कहाँ लग रही है, मेरे मेरे जो आसपास जो मेरे कलीग हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ के, वो कहाँ बैठे हैं, तो आप सीधा कॉलेज में वहीं जाते हैं, फिक्स जगह पे बैठते हैं। और सीट भी फिक्स होती है कईयों की, तो कि जैसे कि आपने स्कूल लाइफ में देखा होगा कि आप लोगों की सबकी फिक्स फिक्स सीट होती है कि भाई मैं इस जगह बैठता हूं तो इस जगह बैठूंगा, कोई और उस जगह नहीं बैठ सकता, भाई ये मेरी सीट है, शुरू से मैं यहीं बैठता हूं। तो आप लोग जब स्कूलों में सीट फिक्स कर लेते हो, कॉलेजों में सीट फिक्स कर लेते हो, या अपन जब सिनेमा हॉल में जाते हैं तो पहले से आपको टिकट में फिक्स सीट दे दी जाती है कि भाई आप उसी सीट पे जाके बैठेंगे। ऐसे ही कंप्यूटर पर जब आप किसी रिक्वेस्ट पे किसी रिक्वेस्ट मांगते हो किसी चीज को एक्सेस करने के लिए, तो एक फिक्स पोर्ट पे जाना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों? अब आई थिंक अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा पोर्ट्स के बारे में। ये लॉजिकल पोर्ट्स है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जो साइबर सिक्योरिटी में अपन आगे चलेंगे तो ये बहुत काम आएगा अपने। क्लियर है? अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ गाइस कि अब अगर आपको अपने कंप्यूटर में देखना है कि कौन कौन से एक्टिव कनेक्शन है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको डिस्कॉर्ड करता हूँ, ठीक है, और आपको लेके चलता हूँ सीएमडी पे। चूंकि मेरा जो विंडो है वो ब्लैकविन विंडो है, तो मेरे बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैं डीएनएस टूल्स के बारे में बात करूँ आपको, तो देखो कितने सारे टूल्स है, देखो एक्सप्लोरेशन टूल्स, फॉरेंसिक्स टूल्स, हार्डवेयर हैकिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, मालवेयर एनालिसिस, बहुत सारे टूल्स रन होते हैं। तो ये डायनेमिक पोर्ट पे भी रन हो रहे हैं, ये हमारे रेजिस्टर्ड पोर्ट पे भी रन हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, सीएमडी में चलता हूँ, सीएमडी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ठीक, अब मैं यहाँ पे नेट स्टेट लिखूंगा, कौन सा कमांड, नेट स्टेट। मैंने यहाँ पे नेट स्टेट लिखा, तो देखो यहाँ पे मेरी पोर्ट्स रन हो रही है। देखिए मेरा लोकल एड्रेस है, ठीक है, एक्टिव कनेक्शन बता रहा है लोकल एड्रेस 27,526 पे मेरा कोई पोर्ट यूज कर रहा है। अब क्या यूज कर रहा है, ट्रेस आरटी यूज कर रहा है, एसएबीएस कनेक्शन है, ठीक है, ये कोई सॉफ्टवेयर रन हो रहा होगा। यहाँ पे देख लीजिए 27,557 एक पोर्ट है वो रन हो रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को रन हो रहा होगा। ऐसे 49,783 यहाँ से मेरा कोई पोर्ट कोई एप्लीकेशन कोई सर्विसेज रन हो रही है जो कनेक्शन बना रही है, ठीक है, ये देखिए। अब मेरा मैकेट जो मेरा आईपी एड्रेस है वो है लोकल, जो मेरा आईपी एड्रेस है वो है 192.168.1.4। तो अब इस पे देखिए यहाँ पे कोई कनेक्शन बन रहा है राउटर पे या क्या किसी एक कंप्यूटर पे, क्योंकि मैंने 3-4 कंप्यूटर जोड़ रखे हैं। तो देखिए ये जो कंप्यूटर है उस पर कोई पोर्ट पे ये कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रखा है। तो जितने भी आपके एक्टिव कनेक्शन है, देखिए यहाँ पे, अब देखिए मैंने कोई वेबसाइट खोल रखी है, तो मैंने आपको क्या बोला, 192, देखो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ अच्छे से, ठीक है, 192.168.1.4, ठीक है, ये मेरा आईपी एड्रेस है। 27,557 पे मैंने एक पोर्ट ओपन कर दिया, किसके लिए, बातचीत करने के लिए, एचटीटीपीएस। अब ये एचटीटीपीएस जो है कोई वेबसाइट होगी, उसका जो आईपी एड्रेस है ना, पब्लिक आईपी एड्रेस वो है 134.224.250.223। तो ये जो एचटीटीपीएस पोर्ट है ये कौन सा है, फिक्स है 443 पे। तो ये फिक्स है, ये उसी पे ही रन होगा, भले ही आपके लिए फिक्स नहीं है, वो सर्वर के लिए वो फिक्स है, ठीक है। आप इस पोर्ट से जाएं, आपने इस पोर्ट से भी जा रहे हो एचटीटीपीएस पे, इस पोर्ट से भी जा रहे हो, इस पोर्ट से भी जा रहे हो, लेकिन सबका अलग अलग सर्वर है। देखिए इस जो ये आईपी है इसका सर्वर अलग होगा, इसके पास भी अपने 65535 पोर्ट्स होंगे, लेकिन पोर्ट नंबर 80 यूज हो रहा है वहां पे, ऐसे यहाँ पे ये हो रहा है, ऐसे यहाँ पे हो रहा है। अब आप देखेंगे कि सर पोर्ट नंबर 80 अगर यूज हो रहा है पब्लिक आईपी एड्रेस पे, तो किसी एक जने के लिए हो रहा होगा, बहुत सारे लोग उसको एक्सेस करते हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए 80 और 81, 82, 83 और उसके भी जो सब पार्ट होते हैं वो ओपन कर दिए जाते हैं, जिससे कि कितने ही लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? तो एक 80 पोर्ट है, उस पर कितने भी लोग आके बात कर सकते हैं सर्वर पे, उसको बनाया है ऐसे जाता है, कॉन्फ़िगर ही इस तरीके से किया जाता है। तो क्लियर है? अब आप लोग समझ गए हैं। देखिए यहाँ पे एचटीटीपीएस रन हो रहा है, ठीक है, ये पोर्ट पे कोई रन हो रहा है इस तरीके से। ये अब यहाँ पे मैंने देखो क्लोज कर दिया इसको, तो क्लोज हो गया, ठीक है। अब अगर वापस खोलूंगा इस वेबसाइट को तो वापस खुल जाएगा। तो ये सारे क्या है, पोर्ट्स के कंसेप्ट हैं दोस्तों। ये पोर्ट्स का मतलब सिंपल सा, आप एक चीज ध्यान रखिए, मैं आपको सिर्फ दो चीज बताता हूं। आपको अगर पोर्ट्स मान लीजिए बहुत कंफ्यूजन लग रहा है कि भाई सर समझ में कम पड़ा है, तो आप कंफ्यूजन लग रहा है समझ में इतना नहीं आता, आप इतना ध्यान रखिए
कि आपके जो एंड्रॉइड फोन है या पीसी है या जो कुछ भी है, जितने भी सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं, है ना, एक सेकेंड में इसको इनिशियल को बंद कर देता हूँ। ये देखिए जितने भी सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं ना आपके, जैसे कि जूम है ना, ये क्रोम है, ये टेलीग्राम है, या मान लीजिए क्यूबिट टोरेंट है, जो भी डिस्कॉर्ड है, ये अपने अपने अलग एक पोर्ट लेते हैं, यूनिक पोर्ट, उस पर रन होते हैं। कोई भी एप्लीकेशन जो इंटरनेट से चलता है वो अलग एक यूनिक पोर्ट लेगा। क्लियर? ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा मान लो आपको और डिटेल में जाना है कि सर और क्या रन हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, नेट स्टेट, ठीक है, -A, ये कर देंगे तो ये पूरी बता देगा आपको -A करके कि भाई ये देखो कौन कौन से पोर्ट पे, जैसे पोर्ट नंबर 0 है। अब यहाँ पे मेरे पोर्ट नंबर 000 नहीं चल रही है, मैंने कोई वेबसाइट होस्ट नहीं कर रखी है अभी तक, लेकिन पोर्ट नंबर फिर भी मेरी चालू है, कोई आके मुझसे बात कर सकता है, लेकिन मैंने कोई भी होस्ट नहीं कर रखी है अभी, कोई कोई वेबसाइट मैंने होस्ट नहीं कर रखी है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 443 है, ये भी वेबसाइट होस्ट कर रखी है, लेकिन कोई आईपी नहीं बता रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने कोई सर्विस होस्ट, कोई वेबसाइट होस्ट ही नहीं कर रखी, कोई मेरे पास नहीं आएगा। क्लियर है? हाँ, यहाँ पर मैंने कुछ चीज चला रखी है, तो देखो ये चीज पकड़ रही है, जैसे कि मैंने कोई चीज ओपन कर रखी है यहाँ पे, या फिर मैंने कोई चीज चला रखी है, तो ये यहाँ पे कनेक्शन बता देगा। क्लियर है दोस्तों? तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, पोर्ट्स के बारे में कि पोर्ट्स कितनी जरूरी है। मैंने फिर बताया फिजिकल पोर्ट्स जो कि दिखते हैं, और लॉजिकल पोर्ट जो कि दिखते नहीं है, बस उन पे ये एप्लीकेशंस रन होती हैं। एप्लीकेशंस भी किसके सहायता से रन होती है? सर्विसेज के सहायता से। सर्विसेज रन करवाती हैं एप्लीकेशंस को। क्लियर है? चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू देव साइबर सिक्योरिटी चैनल। स्वागत है आपका चैनल पे। दोस्तों, पिछला जो कंटेंट था मेरा वो था पोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। मैंने पोर्ट्स के बारे में आपको समझा दिया था। अब जो अपनी पहली आइडेंटिटी थी, दोबारा से याद दिला रहा हूँ, आईएसपी, दूसरा आईपी, तीसरा मैक एड्रेस और चौथा पोर्ट। आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, जो आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में, वो है प्रोटोकॉल्स के ऊपर। तो चलते हैं प्रोटोकॉल्स के ऊपर। और जी हाँ दोस्तों, एक जरूरी सूचना है कि जिन बच्चों को एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी में कोर्स करना है या फिर उनको सीखना है, तो वो अब इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं, ठीक है। देखो, साइबर सिक्योरिटी में जो डोमेन्स हैं, वो सबसे पहला डोमेन है एथिकल हैकिंग। अगर आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जाना है, साइबर फोरेंसिक्स में जाना है, नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जाना है, या एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जाना है, किसी भी, या एंड्रॉइड पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जाना है, किसी भी फील्ड में जाना है, लेकिन उससे पहले आपको बेसिक एथिकल हैकिंग का कोर्स आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके दो रास्ते हैं, या तो आप किसी महंगे इंस्टीट्यूट में जाओ, ठीक है, और वहां इंस्टीट्यूट में जाके पैसे दो, उसके बाद में आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन वहां पर भी दोस्तों, मैं ये मानता हूँ इंडिया में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको प्रॉपर नॉलेज दे, ठीक है। वो कुछ कोर्स बता देंगे आपको, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, सब ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जो बच्चे, ठीक है, जो जिनके पास पैसा है, जो आर्थिक रूप से सक्षम है, वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो सक्षम नहीं है, ठीक है, इतने पैसे महंगी महंगी फीस नहीं दे सकते, तो उनके लिए क्या, तो उनके लिए मैंने बीड़ा उठाया कि इस चैनल पे मैं आपको सारा का सारा कंटेंट ला के दूं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि उसी लेवल का है, जो कि एथिकल हैकिंग के लेवल का होगा, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन चलते हैं प्रोटोकॉल्स के ऊपर। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको ले चलता हूं अपनी पीपीटी के ऊपर। तो दोस्तों, नेटवर्किंग कंसेप्ट में प्रोटोकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। एक एग्जांपल दे देता हूं, उस एग्जांपल को आप अच्छे से समझना। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए आप अपने घर से, ठीक है, ये आपका घर है, स्वीट होम है, आप अपने घर से निकल के मान लीजिए कहीं दूर जा रहे हैं, ठीक है। जैसे या तो ऑफिस जा सकते हैं, ठीक है, या स्कूल जा सकते हैं, या कहीं पर भी जा सकते हैं, जो भी जगह आपको जानी हो। तो बीच में आपको कुछ ट्रैफिक रूल्स होते हैं, ठीक है, कुछ ट्रैफिक रूल्स है जिसका आपको फॉलो करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपके पास में हेलमेट होना चाहिए, ठीक है, कुछ जगह पे है, कुछ जगह पे नहीं है, डजेंट मैटर। तीसरा, आपके पास में पॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, जो भी है, कईयों के पास होता है, नहीं होता, डजेंट मैटर। और आपको बीच बीच में रेड लाइट पे रुकना भी पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ जगह तो मैंने देखा है कि स्पीड भी होती है कि भी 40-50 से ऊपर की आप स्पीड में नहीं चला सकते। अगर आप कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट आपको लगानी अनिवार्य है। तो कुछ ट्रैफिक के रूल्स के नियमों का पालन करते हैं, तभी तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सेम ऐसे ही मान लीजिए, अगर किसी कंप्यूटर को, ठीक है, किसी डिवाइस को
अगर दूसरे डिवाइस से बातचीत करनी है या डेटा सेंड करना है, पैकेट सेंड करना है, तो उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन ही प्रोटोकॉल कहलाता है। जैसे एग्जांपल में आपने देखा होगा दूसरी जगह में, दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको। आपने देखा होगा कुछ मूवीज में, देखा होगा आपने, जैसे पुलिस वगैरह आती है, वो कुछ प्रोटोकॉल्स के तहत किसी को गिरफ्तार करते हैं कि भाई आपके प्रोटोकॉल नहीं है, आप सर्च वारंट लेकर आए कि नहीं आए, आप मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते, आपके पास प्रोटोकॉल नहीं है, जो भी है। तो प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल एंड रेगुलेशन सेट बाय अदर्स, या फिर सेट बाय डोमेन। जो उस डोमेन के सेट ऑफ रूल्स हैं उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। ऐसे ही नेटवर्किंग में भी प्रोटोकॉल्स कुछ सेट ऑफ रूल्स तय करता है डेटा को सेंड करने के लिए, है ना, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस या मैनी अदर डिवाइस में। ठीक है, अब वो क्या रूल्स हैं आगे देखते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड, कि आपका डेटा ट्रांसमिट कैसे होगा। क्लियर? भाई एक सेट ऑफ रूल्स बना दिए, ठीक है, कि भाई आपका डेटा है वो इस स्विच से होकर के, इस राउटर से होकर वहां जाएगा, है ना, ठीक है, उस तरह से जाएगा। तो ये क्या है? एक रूल्स हो गए। ठीक है, या उस रास्ते से जाएगा, या उस रास्ते से जाएगा, जहां पर भी जाएगा, बिट स्ट्रीम में जाएगा, पैकेट्स में जाएगा, ठीक है, या लाइव स्ट्रीम्स में जाएगा, किस तरह से आपका डेटा जाता है, वो सब रूल्स होते हैं। तो आपका डेटा ट्रांसमिट कैसे होगा? डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए, कि जब डिवाइस कम्युनिकेट करता है आपस में, जैसे आप एक दूसरे से दूसरे, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आपको कुछ नियम, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ऐसे ही डेटा को भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में। डेटा या पैकेट्स बोल सकते हो आप, ठीक है, हम उसको पैकेट्स बोलेंगे, पैकेट। कि जब पैकेट जाते हैं, क्योंकि डेटा को पैकेट के फॉर्म में बांट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका एक डेटा है, ठीक है, अब उस डेटा को 10 पैकेट्स में बांट दिया। जैसे मान लीजिए आप कोई माल भेज रहे हो, तो उस माल को छोटे छोटे पैकेट्स में आप डिवाइड कर देते हो। ऐसे ही जब डेटा जाता है तो डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है, उसको पैकेट बोला जाता है। क्लियर? तो आप समझ गए प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों, प्रोटोकॉल्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आपको मिलेंगे। लेकिन जो कोर प्रोटोकॉल है, जो हमारे बेसिक प्रोटोकॉल है, जो हमारे सबसे ज्यादा काम में आते हैं, जो एप्लीकेशंस हो गई या कोई सॉफ्टवेयर हो गया, सबसे ज्यादा यूज में लेने वाले प्रोटोकॉल्स हैं, दो प्रोटोकॉल्स हैं। कौन कौन से हैं? एक तो पहला है टीसीपी प्रोटोकॉल, जिसको बोला जाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरा है यूडीपी, जिसको बोला जाता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये दो प्रोटोकॉल ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन होता है। बेस बोल सकते हो, कोर बोल सकते हो, आधार बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। क्लियर है? तो अब एक एक करके इनको देखते हैं कि टीसीपी क्या है, यूडीपी क्या है, और दोनों में अंतर क्या है, कौन सबसे अच्छा है, कौन सबसे बेहतर है, कौन कम अच्छा है, जो भी है, किसको सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है, ये भी अपन आगे देखते हैं। तो टीसीपी समझ गए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब इसके कुछ फ्लैग्स हैं, ठीक है, इसके कुछ दोस्त हैं, या फिर बोल सकते हैं कि इसके कुछ सहायक, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसमें मदद करता है पैकेट को सेंड करने में। देखिए अब टीसीपी काम कैसे करता है। सबसे पहले टीसीपी में फ्लैग्स है। फ्लैग्स का मतलब, आप मान लीजिए इसके दोस्त, ठीक है, तो सबसे पहला आता है अर्जेंट फ्लैग। कौन सा आता है? अर्जेंट फ्लैग। ये फ्लैग कौन सा है? तो ये बोल रहा है कि सर डेटा कंटेंट इन द पैकेट शुड बी प्रोसेस इमीडिएटली। इसका मतलब ये कि मान लीजिए कोई पैकेट है आपका, ठीक है, उस पैकेट पे अर्जेंट लिखा है, यूआरजी लिखा है, इसका मतलब कि वो जल्दी जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आप पोस्ट ऑफिस गए, ठीक है, तो जब आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो दो तरह के लेटर आप पोस्ट करते हैं। पहला लेटर आप पोस्ट करते हैं सिंपल, ठीक है, जो 5-7 दिनों में पहुंच जाता है, कि भाई आपने आज लेटर पोस्ट किया है, 5-7 दिन 10 दिन में वो जहां पर भी आपको भेजना है आप चले जाओगे, या फिर वो पोस्ट चला जाएगा। और एक आप स्पीड पोस्ट करते हो कि भाई मुझे जल्दी से जल्दी ये, आप चिट चिपकाते हो स्पीड पोस्ट की, है ना, चिट चिट आती है, छोटी सी चिट आती है, उसको चिपकाते हो। तो जैसे ही आप उसको चिपकाते हो, स्पीड पोस्ट करते हो, वैसे ही वो स्पीड पोस्ट में दे दिया जाता है, और वो जल्दी 3 दिन के अंदर अंदर वो लेटर पहुंच जाता है जहां पर भी आपको उसको भेजना है। तो ये क्या है? फ्लैग हो गया। जैसे कि आपने उस पैकेट पे जो आपका लेटर था उस पर चिट चिपकाई, ऐसे ही पैकेट के ऊपर भी चिट होती है। ये सारी चिट है, ठीक है, इनको फ्लैग बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ये जो अर्जेंट फ्लैग है क्या करता है कि आपको, अब ये जो पैकेट है ये जल्दी जाना चाहिए अभी के अभी, ठीक है। जैसे मैंने इमेज सेंड करी तो इमेज जल्दी जल्दी पहुंचनी चाहिए, या मैंने कोई मेल सेंड करा तो इस मेल के अंदर ये जो चीज है शुरुआत की, ये जल्दी जल्दी जाना चाहिए। ये कौन तय करता है? ये अपन तय नहीं करते, ये तय करता है टीसीपी का खुद का ही। उसको लगता है ना कि भाई हाँ, ये जो डेटा है, जो पैकेट है, ये पहले जाना चाहिए उसके पास में, तो पहले भेज देगा।
क्लियर है। और अपन खुद भी बोल देते हैं कि भाई अपन जब भेजते हैं पैकेट तो ये खुद अर्जेंट फ्लैग लगा के भेज देता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने वीडियो भेजा और आपने एक इमेज भेजी, तो एज कंपेयर टू इमेज पहले जाना चाहिए, लेकिन मान लीजिए वीडियो है जो इंपॉर्टेंट है ना, उसको जल्दी जल्दी भेजने की कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा। क्लियर। तो अर्जेंट फ्लैग क्या है मैंने बता दिया, डेटा कंटेंट द पैकेट शुड बी प्रोसेस इमीडिएटली। अब दूसरा है फिन। तो फिन पैकेट क्या है, देयर विल बी नो फर्दर ट्रांसमिशन। कि मान लीजिए अब आप चाहते कि नहीं, अब हमारा ट्रांसमिशन पूरा हो चुका है, हमारा डेटा जो है हमने लेन देन कर लिया आपस में, अब हम कोई कम्युनिकेशन नहीं चाहते, तो हम क्या कर सकते हैं, फिन फ्लैग लगा देते हैं, उसको बोल देते हैं कि भाई अब आप अपना जो डेटा है या अपना जो कम्युनिकेशन है वो बंद कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू फोन करता हूं, तो जब आप फोन करते हैं, बात करते हैं, तो जब आप कनेक्शन तोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं कि ठीक है मैं बाद में बात करता हूं, या फिर अपन बाद में बात करते हैं। तो ये जो अपन बाद में बात करते हैं, या अब मैं फोन रखता हूं, या बाद में करूंगा, या कल बात करते हैं, ये क्या है, एक फ्लैग हो गया, एक एक क्या है, तकिया कलाम हो गया, या फिर कुछ बोलने का तरीका हो गया कनेक्शन तोड़ने का। ऐसे ही डेटा भी कनेक्शन तोड़ने के लिए क्या करता है, फिन फ्लैग का इस्तेमाल करता है। ठीक है, आगे देखेंगे इसके बारे में भी। फिर रीसेट। रीसेट है कनेक्शन। जैसे मान लीजिए आपका डेटा बीच में रुक गया, है ना, कोई एरर आ गई, या नेट स्लो हो गया, नेट बंद हो गया, तो ये क्या करता है, दोबारा कनेक्शन बनाता है। ठीक है। टीसीपी का मतलब मैं आगे बताऊंगा। टीसीपी की एक सबसे खास खासियत क्या है, मान लीजिए जैसे आप एग्जांपल के तौर पे, आपके पास वाला बंदा आपको मेल करता है, लेकिन वो मेल आपके पास तुरंत नहीं आता, कई बार आ जाता है, कई बार नहीं आता। ठीक है, आप बोलते हो यार अब तू पास में बैठा है, तूने मेरे को मेल किया, लेकिन तेरा मेल तो आया ही नहीं, क्यों? हो सकता है बीच में रुक गया हो सकता है कनेक्शन टूट गया हो। तो ये रिसेट कनेक्शन, कनेक्शन रिसेट करता है, कनेक्शन रिसेट करने के बाद में दोबारा भेजने की कोशिश करता है। ठीक है। तो रिसेट फ्लैग का मतलब है रिसेट कनेक्शन। उसके बाद आता है पुश फ्लैग, सेंड ऑल बफर डेटा इमीडिएटली। इसका मतलब ये है जब आप कनेक्शन तोड़ना चाहते हो, ठीक है, तो आपका डेटा पूरा नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मान लीजिए जब आप मेल करते हो, और जब आप मेल पे किसी को मेल कर रहे हो मान लो, और आप जब क्रॉस बटन पे जाते हो बंद करने, तो वो बोलता है कि भाई आपका मेल अभी तक गया नहीं है, आप पहले उसको जाने दीजिए, उसके बाद आप बंद करना। या फिर आप गूगल क्रोम पे या कुछ भी डाउनलोड करते हैं, मान लीजिए छोटी छोटी चीजें, और जब डाउनलोड कर ही रहे हैं, डाउनलोडिंग चल ही रही है, और आप कनेक्शन बीच में तोड़ते हैं, तो वो आपको एक मैसेज दे देता है कि भाई आपका जो ये डाउनलोडिंग हो रहा है, आप या तो डाउनलोडिंग को बीच में बंद कर देना चाहते हैं, या फिर आप इसको तुरंत होने देना चाहते हैं, उसके बाद आप बंद करिए। कंटिन्यू डाउनलोड और कैंसिल ऐसे लिखा हुआ आता है, तो आप क्या करते हैं कि डाउनलोड होने देते हैं। तो ये क्या है, पुश फ्लैग है, जो आपके डेटा को क्या करता है, रुका हुआ जो है, जो जल्दी जल्दी आपको पहुंच जाए, इससे आप कनेक्शन तोड़ सको। क्लियर है। चलिए, अब आप समझ गए होंगे पुश फ्लैग। अब है एक्नोलेजमेंट फ्लैग। ये क्या है, एक्नोलेजमेंट द रिसिप्ट ऑफ ए पैकेट। जब आपके पास पैकेट पहुंच गया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा पैकेट पहुंच गया? जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई चीज भेजूंगा, तो आप मुझे कैसे करेंगे, आप मुझे कॉल करेंगे कि हाँ भाई सर आपने जो हमें पैकेट भेजा था वो पहुंच चुका है। या फिर आप कोई मैसेज या कुछ भी भेजते हैं, तो आपके पास डिलीवर रिपोर्ट आ जाता है कि भाई डिलीवर टू ये हो गया, इसका मतलब एक्नोलेजमेंट मिल गया कि आपके पास मैसेज पहुंच गया। इसके अलावा व्हाट्सएप पे आप जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं, सिंगल टिक आ जाता है। तो सिंगल टिक का मतलब है कि आपने अपनी तरफ से तो मैसेज भेज दिया, लेकिन सामने वाले बंदे के पास नहीं पहुंचा, ये आपके पास एक्नोलेजमेंट हो गया। अब मान लीजिए अगर डबल टिप हो गया, तो डबल डबल टिप हो गया, इसका मतलब कि उसके पास मैसेज पहुंच गया। ठीक है, उसका इंटरनेट ऑन हो गया, उसके पास मैसेज पहुंच गया। और अगर ब्लू टिक हो गया, तो ब्लू टिक होते ही आप समझ जाते हैं कि भाई सामने वाले ने मेरा मैसेज रीड कर लिया। तो ये क्या है, ये एक्नोलेजमेंट है। आपको पता चल रहा है कि भाई मेरा मैसेज या मेरा जो है वो सामने वाले बंदे के पास पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, उसने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, जो भी है। क्लियर। ये एक्नोलेजमेंट है। फिर बात करते हैं सिंक्रोनाइजेशन की। तो असल में ये जो सिंक्रोनाइजेशन है, ये पहला फ्लैग है। इसका मतलब है इनिशिएट्स ए कनेक्शन बिटवीन होस्ट। ये क्या करता है, कनेक्शन बनाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई भी सिस्टम एक दूसरे से ऐसे कनेक्शन नहीं बनाते, पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, आईपी बताते हैं कि मेरी आईपी ये है, मेरा बैक एड्रेस ये है, मैं आपसे कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। ऐसे जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं कहीं पे, ठीक है, आप कहीं भी रास्ते में जा रहे हैं, ठीक, और कोई अनजान व्यक्ति आपसे बोले कि भाई आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आप क्या काम करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आप बताओगे? नहीं, क्यों नहीं बताओगे भाई? क्योंकि आप उससे अनजान हो। आप अनजान हो, आप जानते ही नहीं उसको, तो आप अपने बारे में क्यों बताएंगे? लेकिन अगर मान लीजिए सामने वाला बंदा आपसे आए और बोले कि भाई मेरा नाम ये है, मैं यहाँ काम करता हूँ, है ठीक है, और मुझे आपसे ये काम है,
ठीक, तो मेरा इंट्रोडक्शन ये है, तो वो थोड़ा सा आपको अपना इंट्रोडक्शन दे, उसके बाद आपसे थोड़ा इंट्रोडक्शन ले, उसके बाद हो सकता है कि आप बता दें कि हाँ मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरे घर का एड्रेस ये है, या मेरा नाम ये है, जो भी है। तो जब भी उसको आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो पहले खुद का इंट्रोडक्शन देगा, कुछ है ना, अपने बारे में बताएगा, कनेक्शन बनाएगा। ऐसे ही जब सिस्टम्स आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं ना दोस्तों, तो क्या है, ऐसे ही शेयर नहीं करते, कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ अपने बारे में बताना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, मान लीजिए बी को ए से कुछ चाहिए, तो ये अपने बारे में बताएगा कि भाई मेरा आईपी ये है, ठीक है, मेरा मैक एड्रेस ये है, ठीक है, और इतने बिट स्ट्रीम पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, इतना मेरा एरर फ्लो कंट्रोल है, जो भी है। तो थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देता है, फिर इससे इंट्रोडक्शन देता है कि आप अपना आईपी बताइए, ठीक है, जो भी है। तो फिर ये क्या करते हैं, आपस में कनेक्शन बनाते हैं, और कनेक्शन बनाने के बाद फिर ये डेटा क्या करते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं। लेकिन ये इतनी क्विक प्रोसेस है कि आपको पता नहीं चलता कि ये धीरे धीरे बैकएंड में होता है, लेकिन बहुत जल्दी होता है। ठीक है, अब इसका भी एक डीप प्रोसेस है, इसको बोलते हैं अपन थ्री वे हैंडशेक। ठीक है, कैसे होता है थ्री वे हैंडशेक, बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में, बहुत पूछा जाता है थ्री वे हैंडशेक क्या है। तो जैसे मान लीजिए ये क्लाइंट है और ये सर्वर है, तो क्लाइंट को सर्वर से कुछ चाहिए, कनेक्शन बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेगा, सिन पैकेट भेजेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए पोर्ट नंबर 80 पे इसने सिन पैकेट भेजा, ठीक, क्लाइंट को, सर्वर को। तो सर्वर बोलता है कि भाई आपने मुझे सिन पैकेट भेजा है, ठीक है, मेरे पास आपका पैकेट आ चुका है कनेक्शन बनाने का। इसने सिन पैकेट का क्या भेजा, एक्नॉलेजमेंट भेजा। जैसे सर्वर को भी तो पता चलना चाहिए ना कि भाई किसने मेरे से कनेक्शन बनाने की कोशिश करी है। तो फिर वो क्या करेगा, आपको भेजेगा एक्नॉलेजमेंट की भी, हाँ आपका मैसेज मेरे तक पहुंच गया है कनेक्शन बनाने का, ठीक है। फिर ये बोलेगा कि ठीक है, आपका जो मैसेज है वो भी मुझ तक पहुंच गया है, ठीक है। एक तो ये मैसेज भेजेगा, फिर उसके बाद ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि भाई ठीक है, आपका मैसेज मेरे पास आ गया है कि आप क्या है, कनेक्शन बनाने के लिए अब रेडी हैं। अब इसके बाद में कनेक्शन क्या हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, डेटा का ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, दोबारा समझा देता हूं। पहले ये सिन पैकेट भेजेगा, ठीक है, कनेक्शन बनाने के लिए। फिर ये सिन पैकेट का एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, ठीक है, कि हाँ मुझे कनेक्शन पहुंच गया आपका। उसके बाद में ये बोलेगा कि ठीक है, अब आपका जो मैसेज है वो मेरे तक आ चुका है। अब आप कंफ्यूज हो रहे कि सर ये तो बोल रहा है कि कनेक्शन मतलब मेरे से कनेक्शन बना दिया, तो फिर दोबारा क्यों भेज रहा है। भाई ये एक बार तो ये कनेक्शन बनाने की रिक्वेस्ट करेगा कि भी मुझे आपसे कनेक्शन बनाना है। तो अब वो सामने वाला क्या रिप्लाई करेगा, तो वो रिप्लाई भी तो करेगा ना कि हाँ ठीक है, आपका मैसेज मुझ तक पहुंच गया है, रिप्लाई करेगा, ये रिप्लाई का मैसेज है, ठीक है। अब इसने रिप्लाई कर दिया, अब ये दोबारा रिप्लाई करेगा कि ठीक है, आपने जो रिप्लाई करा है मुझे वो मुझ तक पहुंच गया है। ये एक्नॉलेजमेंट इसको देगा सर्वर को, ठीक है। अब आप समझ गए, भाई पहले तो इसने रिक्वेस्ट भेजी, फिर इसने रिप्लाई करा, फिर इसने दोबारा रिप्लाई करके हाँ आपने जो रिप्लाई करा है वो मेरे तक पहुंचा है। ये इससे भी तो आंसर होना चाहिए ना सर्वर को कि मैं जिसने जो रिप्लाई भेजा है क्या उसके पास पहुंचा, नहीं पहुंचा, पहुंचा है। तो इस तरीके से थ्री वे हैंडशेक होता है, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थ्री, ऐसे थ्री वे हैंडशेक के जरिए टीसीपी काम करता है, और बहुत रिलायबल तरीके से काम करता है। इसी तरीके से आपके व्हाट्सअप का, आपके मैसेजेस का, सब चीजें काम करती है। तभी भी कभी भी आपके मैसेज या कभी भी आपका ईमेल वगैरह कभी करप्ट नहीं होते हैं, वो आएंगे तो पूरे आते हैं, नहीं तो नहीं आते, आगे देखेंगे टीसीपी यूडीपी में अपन। ठीक है, तो समझ गए आप थ्री वे हैंडशेक के बारे में। क्लियर, अब आगे चलें। अब आगे देखो, अगर मुझे कनेक्शन तोड़ना है तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि सर मैंने एक फिन फ्लैग भेजा, किसको, सर्वर को। ये सर्वर मान लेते हैं, ठीक है, और ये मान लेते हैं अपन क्लाइंट। तो मैंने फिन फ्लैग भेजा कि मुझे अब कनेक्शन तोड़ना है। अब मेरी तरफ से जो मैंने डेटा आपको देना था मैंने दे दिया, अब मुझे कनेक्शन तोड़ना है। ये क्या ये क्या करेगा, आपको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, ठीक है, कि हाँ आपके कनेक्शन तोड़ने की मेरे पास रिक्वेस्ट आ गई, तो रिप्लाई करेगा। और रिप्लाई करने के साथ साथ दोबारा ये फिन पैकेट भेजेगा आपको कि ठीक है, कनेक्शन तोड़ दीजिए, मैं तैयार हूं, ठीक है। जैसे इसके पास फिन पैकेट पहुंचेगा, इसके पास में, क्लाइंट के पास में, ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, रिप्लाई भेजेगा कि हाँ ठीक है, आपके कनेक्शन तोड़ने की रिक्वेस्ट मुझे मिल गई है। इस तरीके से कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। क्लियर। अब ये आप बोलोगे कि सर ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल, देखिए प्रैक्टिकली पॉसिबल अपन अगली वीडियो में करेंगे। ये वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा ना हो जाए, और कई कई और बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आते हैं कि सर वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी रखा कीजिए। देखो दोस्तों, जितनी मुझे आपको समझाना है मैं समझाऊंगा, ठीक है। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, आप देखें, ये आपके लिए बेनिफिट है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर पूरी कंसेप्ट समझ में आ गया दोस्तों एक बार,
तो आगे कहीं मात नहीं खाओगे, लेकिन अगर आप कंसेप्ट नहीं समझोगे तो आगे मात खाओगे। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है मेरे करियर में कि वो नेटवर्किंग पे ध्यान नहीं देते हैं। वो सोचता है, "अरे यार, हमें तो हैकिंग करनी है, नेटवर्किंग से क्या मतलब है, जोने दो, इससे क्या मिलेगा, हमें तो मोबाइल हैक करना है, हमें तो सिस्टम हैक करना है"। नहीं दोस्तों, मोबाइल सिस्टम हैक तभी होंगे जब आप इन कंसेप्ट को समझोगे, क्योंकि ये फिन फ्लैग, एसी के फ्लैग, यही सारे आगे चल के एनमैप में कमांड्स बनती हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको इसलिए जोर दे रहा हूँ नेटवर्किंग के ऊपर। और भी जितने जितने भी लोग पढ़ाते हैं, मान लीजिए, वो सारे लोग नेटवर्किंग पे जोर क्यों देते हैं, क्योंकि ये बेस है। अगर आप बेस को समझ गए, कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ गए, तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ये चीजें क्या है, कमांड बनती है आगे। जैसे फिन कमांड एक बन जाएगी एनमैप पे, है ना। एनमैप आप जब करोगे, स्कैनिंग सिस्टम स्कैनिंग करोगे, तो यही चीजें कमांड बनती है। एसी के फ्लैग बनेगा, कमांड बनेगी उसकी। तो फिर आप समझोगे नहीं कि सर ये क्या चल रहा है। तो कंसेप्ट को समझे अच्छे से, कंसेप्ट को अच्छा आप समझ गए दोस्तों, तो फिर कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, चुटकियों में आप हैकिंग परफॉर्म कर लोगे। क्लियर है। चलिए, तो टीसीपी का वर्क आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो दोबारा मेरे वीडियो को रिकैप करके एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यूडीपी और टीसीपी के बारे में। तो टीसीपी के बारे में तो मैंने आपको बताया कि जैसे सेंडर ये है, रिसीवर ये है। ठीक है, 3 वे हैंडशेक के जरिए ये कनेक्शन बनाता है। ठीक है, सिन पैकेट भेजेगा, फिर ये सिन का एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, फिर उसके बाद में एक्नॉलेज भेजेगा, इस एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। इससे कनेक्शन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब यूडीपी क्या करता है, तो यूडीपी क्या करता है, जैसे कि ये सेंडर है और ये रिसीवर है। तो यूडीपी सेंडर रिसीवर क्या करेगा, जैसे मान लीजिए रिसीवर है, इसको चाहिए कोई डेटा, तो ये रिक्वेस्ट भेजेगा। इसको क्या भेजेगा, इसको रिक्वेस्ट भेजेगा। और अगर इसके पास में वो डेटा हुआ, सेंडर के पास में अगर मान लो हुआ, तो ये सीधा रेस्पॉन्स दे देगा। ये करेक्शन नहीं बनाएगा, ये नहीं देखेगा आप कौन है, कहाँ है, क्या नाम है आपका। नहीं, आपने मांगा, अगर मेरे पास है तो आपने दिया, नहीं तो नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं। जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं, ठीक है, आप शॉप पे गए, आपने बोला मुझे 1 किलो चावल चाहिए। आप ये पूछते हैं दुकान का नाम, दुकान वाले का नाम पूछते हैं आप कभी, कि भाई आप अपना नाम बताएं। आप दुकान वाले का ना तो नाम पूछेंगे, ना उसका पता पूछेंगे। आप क्या पूछते हैं, भाई मुझे 1 किलो चावल चाहिए। अगर उसके पास होगा तो वो बोलेगा ठीक है मैं देता हूं, और आपसे पैसे ले लेता है। अगर उसके पास हुआ तो वो आपको दे देगा, और अगर नहीं हुआ तो मना कर देगा कि भाई मेरे पास नहीं है। कोई कनेक्शन नहीं बनता। क्लियर है। ऐसे ही होता है सेंडर, इसमें यूडीपी में ये क्या करेगा, आपको डेटा चाहिए, अगर मेरे पास डेटा हुआ तो मैं दे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ठीक है, ये टीसीपी यूडीपी के काम करने का तरीका। लेकिन टीसीपी क्या है, टीसीपी में बकायदा कनेक्शन बनाता है आपसे, आपसे पहले इंट्रोडक्शन लेगा। ठीक है, कि आप बताइए कौन है आप, तभी तो मैं आपको डेटा दूंगा, उसके बाद वो डेटा देता है। ठीक है, तो टीसीपी और यूडीपी में ये थोड़ा सा खास फर्क है। इसके अलावा और क्या फर्क है मैं बताता हूं। देखिए, टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब पहले कनेक्शन बनाएगा ही आपसे। ठीक है, ये कनेक्शन लेस होता है, ये कोई कनेक्शन नहीं बनाएगा आपसे। ठीक है, आपको आपने मांगा, अगर मेरे पास है तो मैं दे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। मैं ना तो आपसे इंट्रोडक्शन लूंगा ना कुछ लूंगा। क्लियर। स्टेट मेमोरी का मतलब रीलोकेशन या रीट्रांसमिशन। रीट्रांसमिशन का मतलब ये है कि मान लीजिए, अगर टीसीपी में मान लीजिए अगर आपने कोई मेल भेजा, ठीक है, 8 पन्नों का कोई मेल था या 8 पेजेस का कोई मेल था। ठीक है, और उसमें से 7 पेज आते हैं। कभी आपने देखा है कि आपके पास मेल आई, आधी अधूरी मेल आई है, कभी देखा क्या, नहीं। अगर 8 पेजेस की मेल आई है तो 8 पेजेस की मेल ही आपके पास आएगी। या तो आएगी ही नहीं, नहीं तो आएगी। या तो वो मेल ही नहीं आएगी कि भाई मेल आई ही नहीं, या तो आएगी तो फिर पूरी आएगी। तो ये स्टेट मेमोरी। ठीक है, ये स्टेटलेस होती है। आपने डेटा मांगा, जैसे मान लीजिए आप किसी को वॉइस कॉल कर रहे हैं, अगर उसने उठा लिया तो आवाज सही से आई तो ठीक है, नहीं तो नहीं आई। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये रीट्रांसमिशन करता है, ये रीट्रांसमिशन नहीं करता है। ये बाइट में स्ट्रीम करता है, ये बहुत छोटे छोटे चीजों में स्ट्रीम करता है। अगर आपको कोई मैसेज करना है, किसी को बहुत मैसेज, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों पे ट्रांसमिशन करता है। मैसेज करना है आपको बहुत छोटा सा, ठीक है, तो ये क्या है, टुकड़ों में, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। ये पैकेट्स में डिवाइड करता है। इसमें आपको लॉन्ग डेटा चाहिए होता है, तो ये हो सकता है 1 MB का डेटा दे। ये बहुत छोटे छोटे 1024 बाइट्स में,
इससे भी कम में, या 8 बाइट्स में या 32 बाइट्स में डेटा भेजता है। ये MB KB में डेटा भेजता है। क्लियर? ऑर्डर डेटा डिलीवरी, ये ऑर्डर के साथ डेटा देगा आपको। जैसे कि मान लीजिए 10 पैकेट थे, तो ये एक पैकेट पहले भेजेगा, फिर दूसरा भेजेगा, फिर तीसरा भेजेगा। ऐसा नहीं कि पहले 10वां पैकेट भेज रहा है, फिर नवा, फिर छठा, फिर चौथा, ऐसा नहीं। ऑर्डर के साथ डेटा डिलीवरी करता है। जैसे आपने मेल भेजा तो पहले पहला पेज ही आएगा। ऐसा नहीं कि पहले पहले 10वां पेज आ जाएगा, फिर पहला आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, ऐसा नहीं। जैसे आप मैसेज भेज रहे हो, जैसे आपने किसी को व्हाट्सएप पे हेलो भेजा, ठीक है, उसके बाद हाय भेजा, तो पहले हेलो ही जाएगा, पहले हाय नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर के साथ डेटा डिलीवरी करता है। इसमें नो सीक्वेंस होता है, कोई गारंटी नहीं होती। इसका एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे आप हॉटस्टार पे, ठीक है, या नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देख रहे हैं, तो हो सकता है कि वो मूवी बीच में से शुरू हो जाए, शुरू से शुरू हो जाए, शुरू से शुरू नहीं हो तो आप उसको बाद में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। या आप मान लीजिए कोई डेटा डाउनलोड कर रहे हैं, बहुत बड़ा डेटा डाउनलोड कर रहे हैं, तो हो सकता है डेटा डाउनलोड में पहले कोई चीज आ जाए, बाद में कोई चीज आ जाए, ऐसा होता है। यूट्यूब वगैरह हो गया, लाइव स्ट्रीम हॉटस्टार वगैरह हो गया, ये सारी चीजें सीक्वेंस में नहीं आती। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए लाइव मैच चल रहा है, तो जरूरी नहीं कि जो लाइव चल रहा है वो आपको दिखाया जाए। हो सकता है कि एक ओवर बाद का आपको दिखाया जाए, या एक बॉल बाद का आपको दिखाया जाए। ठीक है, ये रिलायबल होता है। ठीक है, रिलायबल का मतलब ट्रस्टेड होता है। ठीक है, आप रिलाय कर सकते हो, आप अपना डेटा को रिलाय कर सकते हो कि मेरा डेटा जाएगा, सीक्वेंस में जाएगा, सीक्वेंस में आएगा, कोई डेटा लॉस नहीं होगा। ये लॉजी होता है, इसमें डेटा आपका लॉस हो सकता है। कोई फिक्स नहीं है इसमें डेटा जाए नहीं जाए, जाएगा कितना जाएगा पता नहीं। इसमें 100% डेटा जाता है, इसमें हो सकता है 90% डेटा आ जाए, 80% आ जाए, 95% आ जाए, 100% भी आ जाए। आप डाउनलोड करते हैं टोरेंट वगैरह से, तो जरूरी थोड़ा ना 100% डेटा डाउनलोड हो जाए। ठीक है, इस तरीके से ये एरर फ्री होता है। कोई एरर, अगर मान लो कोई एरर बीच में आ गई, जैसे मान लीजिए आपने एक PDF सेंड करी, ठीक है, तो PDF सेंड करते करते बीच में ट्रांसमिशन रुक गया या नेट रुक गया, तो ये क्या करेगा, भेजेगा नहीं, पहले पूरा का पूरा उसको भेजेगा कि भाई पहले वो 8वीं, जैसे मान लीजिए आपने एक PDF भेजी, उसके 9 पेज तो चले गए, 10वां पेज रुक गया, तो 10वें पेज को भी भेजेगा कि 9 पेज रुके रहेंगे। जब तक 10वां पेज नहीं जाएगा या नहीं आएगा इसके पास में, तब तक के 9 पेज रुके रहेंगे। 10वां पेज आते ही फिर ये सीधे आपको भेज देगा, पूरे 10 के 10 पेज, भले टाइम लग जाए उसमें। ये क्या है, एरर पैकेट्स डिस्कार्डेड। इसमें जरूरी नहीं है, मान लीजिए आपने अभी देखा, मान लीजिए आपने पैकेट भेजे, तो हो सकता है आपके पास डाउनलोड करा तो आप 70% डाउनलोड हो गया। आपने कोई मूवी डाउनलोड करी, तो मूवी में आधी ही मूवी आई, बाकी की मूवी आई ही नहीं, शुरू की आ गई बाद की नहीं आई, या बाद की आ गई शुरू की नहीं आई। तो इस तरीके से इसमें एरर्स आते हैं यूडीपी में। अब आप बोलेंगे सर यूडीपी का फायदा क्या है, आगे बताऊंगा उसका फायदा। ये हैंडशेक करता है, कनेक्शन बनाता है। ये कोई हैंडशेक नहीं करता है, कनेक्शन नहीं बनाता, सीधा डेटा मांगो, डेटा दो, खत्म। ये फ्लो कंट्रोल होता है, फ्लो में जाता है। ठीक है, 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट, ऐसे फ्लो में जाता है। इसका कोई फ्लो नहीं होता, कभी भी कोई पैकेट भेज देता है। ठीक है, जो इसके पास रेडी हुआ वो भेज देगा। रिलेटिव स्लो होता है। अब यहाँ पे आते हैं इसके फायदे के बारे में। ये थोड़ा स्लो होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे आपने मैसेज भेजा, PDF भेजी, या छोटी छोटी चीजें आपको भेजनी है, उसके लिए ये काम में आता है। ठीक है, जैसे स्लो, इसको स्लो बोला जाता है, क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने PDF भेजी, ठीक है, और PDF भेजने के साथ साथ आपने मान लो कोई एक चीज और भेज दी, तो वो क्या है, जाएगा। ठीक है, स्लो जाएगा, जरूरी नहीं फास्ट जाए, स्लो जाएगा। आपको कोई चीज भेजनी है, जैसे व्हाट्सएप पे आपने कोई चीज भेजी, स्लो चलेगी। ठीक है, तो ये स्लो काम करता है, ये फास्ट काम करता है। आपको फास्ट को डेटा चाहिए, जैसे यूट्यूब आप वीडियो देखते हैं, फास्ट चाहिए। वॉइस कॉल करते हैं आप, वीडियो कॉल करते हैं, इसमें फास्ट डेटा चाहिए आपको, तो ये फास्ट है। क्लियर दोस्तों? एक चीज और बताना भूल गया मैं, ये जो TCP है, ये नॉन रियल टाइम डेटा होता है। नॉन रियल टाइम का मतलब क्या होता है? नॉन रियल टाइम का मतलब है कि जैसे मान लें आपने अभी मैसेज किसी को भेजा, तो जरूरी नहीं है वो मैसेज आपका अभी पढ़े। हो सकता है वो 1 दिन बाद पढ़े, 2 दिन बाद पढ़े, 3 दिन बाद पढ़े, 4 दिन बाद पढ़े। आपने कोई मेल भेजी, तो आप मेल, हमेशा कोई मेल हैंड टू हैंड पढ़ते हो क्या? आपको मेल भेज दिया तो आप 2 दिन 3 दिन बाद पढ़ लेते हो। तो ये नॉन रियल टाइम डेटा पे काम करता है, ये रियल टाइम डेटा पे काम करता है। रियल टाइम का मतलब कि अगर आपको डेटा चाहिए तो अभी चाहिए, वीडियो कॉल करना है तो अभी करना है। वीडियो कॉल पे आपको लाइव दिखता है वो। आप हॉटस्टार पे मैच देखते हैं लाइव, तो लाइव दिख रहा है वहां पे, क्योंकि लाइव चल रहा है। यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो यूट्यूब पे वीडियो चल रहा है वो।
ऐसे नहीं कि अभी आपने किसी को वॉइस कॉल करा और वो 2 घंटे बाद आपको जवाब देगा, नहीं, अगर वो वॉइस पे अवेलेबल है, अगर उसने कॉल पिक कर लिया तो वो आपसे लाइव बात करेगा। तो ये रियल टाइम पे काम करता है, फास्ट काम करता है, फास्ट डेटा अगर किसी को चाहिए, ये नॉन रियल टाइम पे काम करता है, ठीक है। ये पॉइंट टू पॉइंट होता है, पॉइंट के साथ काम करता है। ये सपोर्ट मल्टीकास्ट को सपोर्ट करता है। मैंने बताया नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, जितने भी टीवी चैनल चलते हैं, आपके लाइव स्ट्रीम चलते हैं, सब पे सपोर्ट करता है। इसका सिक्योरिटी SSL, HTTPS, ठीक है, TLS सपोर्ट करता है, इसमें DTLS सपोर्ट करता है। क्लियर है? तो दोस्तों ये TCP और UDP के काम करने का तरीका है। बस आप इतना ध्यान रखें, मैंने इतनी सारी चीजें आपको बता दी, खैर कंसेप्ट के तौर पे, लेकिन बस आप इसके TCP और UDP पे बस एक ही कंसेप्ट को याद रखें कि अगर आपको कोई चीज स्लो चाहिए और बिना एरर के चाहिए, कि भाई मुझे डेटा भेजना है, स्लो भेजना है ना, स्लो का मतलब स्लो ही जाएगा वो, और एरर फ्री जाएगा, छोटा छोटा मैसेज जाएगा, कोई छोटी चीज आपको भेजनी है, ठीक है। अगर छोटा डेटा भेजना है, जैसे मान लीजिए 1 MB तक का डेटा भेजना है, 10 MB तक का आपको डेटा भेजना है, तो TCP पे जाइए मैसेज के तौर पे। और आपको कोई फास्ट डेटा चाहिए, लंबा डेटा चाहिए, बहुत बड़ा डेटा चाहिए, 1 GB, 2 GB, 5 GB का डेटा चाहिए, तो UDP पे जाए। तो आपको किस पे जाना पड़ेगा? UDP। क्लियर है? चलिए, तो आई थिंक अब आपको जो प्रोटोकॉल्स हैं उसका कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, वीडियो लंबा नहीं हो जाए, ठीक है, मैंने ध्यान रखा है इस चीज का। अब आगे इसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिकल जो फ्लैग्स हैं, जो मैंने फ्लैग्स पढ़ा है ना यहाँ पे, देखिए ये जो फ्लैग्स पढ़ा है मैंने आपको, अर्जेंट, फिन, RST, पुश, एक्नॉलेजमेंट, ये किस तरह से काम करते हैं आपको वायरशैक के जरिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो आपके मित्र हैं, जो दोस्त हैं, जो भी साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, जो सीखना चाहते हैं लेकिन फीस नहीं होने के कारण, पैसे नहीं होने के कारण नहीं सीख सकते, और जल्दी सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो इस चैनल को रिकमेंड करिए, ठीक है, बोलिए कि चैनल पे आए, शेयर करें नॉलेज को। और अगर मान लीजिए आपका कोई और सजेशन है मेरे लिए तो मुझे कमेंट करें, मैं जरूर उस पर रिप्लाई करूंगा। ठीक है दोस्तों, और ज्यादा से जानकारी अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया, दुआ में याद रखना। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू देव साइबर सिक्योरिटी चैनल। दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पे जिसका नाम है देव साइबर सिक्योरिटी चैनल। दोस्तों पिछले जो वीडियोस थे मेरे, काफी वीडियोस हैं, मैं नेटवर्किंग के शायद 6-7 वीडियो निकाल दिए, जिसमें से पहला वीडियो था आपका नेटवर्किंग का, ठीक है, बेसिक नेटवर्किंग, दूसरा था IP का, तीसरा था मैक एड्रेस का, चौथा था पोर्ट्स का, और पांचवा प्रोटोकॉल्स का, ठीक है। अब ये जो छठी आइडेंटिटी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये है राउटर्स, ठीक है। 5 आइडेंटिटी अपने देख ली थी, अब छठी आइडेंटिटी में पढ़ा रहा हूं राउटर्स, और राउटर्स के बाद में मैं आपको इस वीडियो में इन सारी आइडेंटिटी को एक करके बताऊंगा कि आखिर में ये आइडेंटिटी नेटवर्किंग में काम कैसे करती है। मतलब कि भाई ये सारी आइडेंटिटी को अपन एक डायग्राम में लेकर आएंगे और फिर देखेंगे कि ये काम कैसे करेंगे, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इसकी बिल्कुल भी मत करना, बने रहना मेरी इस वीडियो पे। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है दोस्तों, ले चलता हूं मैं आपको अपनी PPT पे। तो दोस्तों राउटर्स क्या काम करते हैं, अगर आपको थोड़ा सा अंदाजा है राउटर्स के बारे में कि राउटर्स क्या काम करते हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। राउटर क्या करते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि सर जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है और वाइड एरिया नेटवर्क होता है, इनके बीच में कम्युनिकेट नहीं हो सकता। उसको दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको बोलूं, तो मैंने एक गोल्डन नियम लिखाया था जब मैं IP का कंसेप्ट पढ़ा रहा था, कि कभी भी प्राइवेट IP एड्रेस और पब्लिक IP एड्रेस डायरेक्ट एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते। प्राइवेट IP एड्रेस बात करेंगे प्राइवेट IP एड्रेस से, और पब्लिक IP एड्रेस बात करेगा पब्लिक IP एड्रेस से, लेकिन अपन को तो बात करवाना है, क्योंकि अपने पास राउटर है, अपने पास प्राइवेट IP एड्रेस भी रहेगी, पब्लिक IP एड्रेस भी रहेगी। तो वो कौन सा जरिया है जिसके जरिए दोनों बातचीत करेंगे, ठीक है। तो राउटर जो होता है, ये जो राउटर है, ठीक है, ये जो राउटर है मान लीजिए, ये राउटर क्या करता है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करने का काम करेगा। डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क हैं, ये लोकल एरिया नेटवर्क बिल्कुल डिफरेंट है, ये लोकल एरिया नेटवर्क बिल्कुल डिफरेंट है। इन दोनों डिफरेंट एरियाज को कम्युनिकेट करने का काम कौन करेगा? राउटर करेगा। अब दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप में से कोई भी एक बंदा, या मान लीजिए महाराष्ट्र का है, ठीक है, और उसको मराठी आती है, मान लीजिए उसको हिंदी नहीं आती, ठीक है, और एक और है जिसको हिंदी आती है, इसको मराठी नहीं आती,
ठीक है, एक तो ये है जिसको मराठी आती है हिंदी नहीं आती, एक वो है जिसको हिंदी आती है मराठी नहीं आती। अभी दोनों बीच में बात कैसे करेंगे? या एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि ये है, इसको इंग्लिश आती है, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, और इसको आती है हिंदी, ठीक है, इसको हिंदी नहीं आती, ठीक है, इसको इंग्लिश नहीं आती। अब आप ये बताएं कि ये दोनों आपस में बात कैसे करेंगे? इसको हिंदी नहीं आती, इसको इंग्लिश आती है, इसको इंग्लिश नहीं आती, इसको हिंदी आती है। अब बताइए अपने बात कैसे करेंगे? तो बात करने का तरीका क्या होगा? एक ट्रांसलेटर लेकर आएंगे, ठीक है, एक ट्रांसलेटर लेकर आएंगे जो क्या करता है, जिसको हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है। ये क्या करेगा, ये जो भी इंग्लिश में बोलेगा इसको ये हिंदी में कन्वर्ट करके इसको बता देगा, और ये जो बोलेगा इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके इसको पहुंचा देगा। तो जो ट्रांसलेटर है इसको दोनों आती है, हिंदी भी आती है इंग्लिश भी आती है। क्लियर? तो अब ये दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते होंगे, मान लीजिए कोई जो बड़े लोग हैं वो एयरपोर्ट पे जाते हैं, उनको लैंग्वेज नहीं आती, तो वो ट्रांसलेटर लेकर आते हैं कि भाई हमारे लिए ट्रांसलेटर लेकर आओ, मैं आपके देश की लैंग्वेज नहीं समझ सकता। तो उसको क्या है, हिंदी भी आती है और उस देश की लैंग्वेज भी आती है, तो वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। फिल्मों में भी आपने देखा होगा बहुत जगह कि वो ट्रांसलेट तो समझाता है कि भाई ये चीज क्या बोल रहा है, ये चीज क्या बोल रहा है। सेम वही काम राउटर करता है। राउटर के पास दोनों नेटवर्क होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क भी होता है उसके पास में, वाइड एरिया नेटवर्क भी उसके पास में होता है। तो ये क्या करता है, ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क को ट्रांसलेट कर देता है वाइड एरिया नेटवर्क में, और वाइड एरिया नेटवर्क को ट्रांसलेट कर देता है लोकल एरिया नेटवर्क में। इस तरह से राउटर्स काम करते हैं। ये बहुत इंटरव्यू में पूछा जाता है दोस्तों कि भाई राउटर क्या काम करते हैं, राउटर की डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशन राउटर की क्या है। कोई बोलता है कि ये कनेक्शन करने के काम आता है, कोई बोलता है इंटरनेट चलाने के काम में आता है। नहीं दोस्तों, ये सब ठीक है, लेकिन इसका मेन काम है वो है डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट कराने का काम अगर कोई करता है तो वो राउटर्स करता है। अब आप बोलेंगे कि सर अगर सेम नेटवर्क पे काम करना है, तो सेम नेटवर्क पे कम्युनिकेशन कराने का काम करता है स्विच, ठीक है, जो आजकल बंद हो गए, जो बहुत कम यूज लेते हैं। एक ही अगर नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स को बातचीत करवानी है तो स्विचेस और हब का यूज होता है। हब आजकल कोई यूज नहीं करता, स्विचेस भी आजकल थोड़े बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन होते हैं कई कई जगह पे। लेकिन राउटर्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, क्यों? क्योंकि सबको इंटरनेट चाहिए। तो इंटरनेट के लिए उसके पास लोकल एरिया नेटवर्क की रेंज भी होती है, वाइड एरिया नेटवर्क की रेंज भी होती है। दोनों को कम्युनिकेट करने का काम कौन करता है? राउटर। समझ में आ गया? अब आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये चीज इस डायग्राम पे चलते हैं, इस डायग्राम पे मैं आपको बाद में लेकर आऊंगा। पहले मैं आपको ना सारे आइडेंटिटी को एक करता हूँ, समझाता हूँ कि आखिर में इंटरनेट काम कैसे करता है, ठीक है। तो इसको स्टॉप करता हूँ और मैं आपको ले चलता हूँ अपने व्हाइट बोर्ड पे। क्लियर दोस्तों? अब ध्यान से देखना दोस्तों, अब ये जो स्टेप है ये बिल्कुल भी स्किप मत करना, ध्यान से देखना। अगर आपने ये चीज समझ ली तो आप समझ जाएंगे बैकग्राउंड में इंटरनेट काम कैसे करता है। और अगर आप समझ गए तो एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी चुटकियों में हो जाएगी। अगर नहीं समझे तो बहुत दिक्कत आने वाली है, ध्यान रखना। तो देखिए मेरे पास है आईएसपी। सबसे पहले हमारी आइडेंटिटी थी क्या? आईएसपी। अब मैंने आईएसपी ने एक क्या करा, एक रेंज ली। क्या करी? एक रेंज ली जो थी 10.10.10.10 से लेकर के और 50.50.50.50। ये आईएसपी ने क्या करा, एक रेंज ली, ठीक है। उसको पता था कि भाई मेरे से बहुत सारे लोग कनेक्ट होंगे, तो मैं एक रेंज ले लेता हूं, खरीद लेता हूं आईना से। इसने खरीद ली, अब ये लोगों को आईपी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब आईएसपी ने क्या करा, हमको क्या दिया, एक राउटर दिया, ठीक है, ये है राउटर। और इस राउटर को दे दी इसने एक पब्लिक आईपी। जैसे कि मान लीजिए इसने पब्लिक आईपी दे दी 10.10.10.10, ये इसकी क्या है, एक पब्लिक आईपी है। क्लियर? ये पब्लिक आईपी दे दी, ठीक है। अब इसकी कुछ आइडेंटिटीज है, इसकी भी राउटर की कुछ आइडेंटिटी, जैसे कि सबसे पहला इसको मिला पब्लिक आईपी, ठीक है, जो कि था 10.10.10.10। और मैंने आपको बताया था कि भाई हर एक डिवाइस के पास में अपना एक मैक एड्रेस भी होता है। तो ये लीजिए, इसको मैक एड्रेस भी हमने दे दिया, ठीक है। अब मैं इससे क्या करता हूं, इस राउटर से खूब सारे कनेक्ट करता हूं। जैसे कि लिए मान लीजिए मैंने इससे कनेक्ट करा एक पीसी, ठीक है, जो मेरे पास में एक पीसी था वो मैंने कनेक्ट कर दिया। एक पीसी मैंने इससे यहां कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक पीसी मैंने इसे यहां कनेक्ट कर दिया। और मान लीजिए एक वाईफाई भी चल रहा था, तो वाईफाई से मैंने एक एंड्रॉयड डिवाइस भी कनेक्ट कर दिया। ये पीसी है ए बी सी और ये डी, ये है एंड ये मान लीजिए एक एंड्रॉयड डिवाइस है।
अब बताइए क्या अब ये आपस में कनेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे से? क्या नेट चला पाएंगे? क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है, चला पाएंगे ये? भाई आप अगर चला पाएंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और अगर नहीं चला पाएंगे तो क्यों नहीं चला पाएंगे? तो मुझे बताओ कि क्या ये आपस में कनेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे से? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मैंने अभी तक इनको कोई आईपी नहीं दी, और मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी डिवाइस किसी से भी कनेक्ट होना चाहता है, सबसे पहले उसको आईपी देनी पड़ती है, उसको अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी कि मेरी आईपी ये है। तो जब तक मैंने उसको आईपी नहीं दी है, तो मैं इसे, तो ये आपस में कनेक्ट कैसे हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो इनको आईपी देनी पड़ेगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इनको कौन सी आईपी दे? क्या इनको पब्लिक आईपी देनी? क्या इनको पब्लिक आईपी मिलेगी? जैसे कि मान लीजिए इस राउटर को मिलेगी 10.10.10.10, इनको 11 12 13 14 मिल जाएगी। अगर इस तरह से पब्लिक आईपी बटेगी दोस्तों, तो पब्लिक आईपी तो बहुत जल्दी खत्म हो जानी चाहिए थी। क्लियर है? तो आपको क्या लगता है, पब्लिक आईपी मिलेगी? और पब्लिक आईपी तो वैसे ही शॉर्टेज हो रही है, तो इनको पब्लिक आईपी नहीं मिलेगी, इनको मिलेगी एक प्राइवेट आईपी। ठीक है? तो राउटर के पास में क्या होता है, एक प्राइवेट आईपी की रेंज भी होती है। मैंने आपको बताया था प्राइवेट आईपी के बारे में। तो उसको पता था कि भी इससे बहुत सारे आईएसपी को इसको पता था कि इस राउटर से बहुत सारे डिवाइस कनेक्टेड होंगे, तो उसको, उस कंपनी ने, जियो ने, आईएसपी मान लीजिए जियो एयरटेल किसी का भी है, ठीक है, तो इस जियो एयरटेल ने इस तरीके से राउटर को कॉन्फ़िगर किया कि इसको पब्लिक आईपी देने के साथ साथ एक प्राइवेट आईपी की रेंज भी दे दी। जो रेंज थी मान लीजिए 192.168.1.0 से लेकर के 192.168.1.255। ठीक है? ये राउटर ये इसको क्या कर दिया, प्राइवेट आईपी की रेंज भी दे दी। अब इसने क्या करा, एक प्राइवेट आईपी तो खुद अपने पास रख ली बातचीत करने के लिए, जैसे मान लीजिए 1.0 ही रख ली इसने। ठीक है, इसने रख ली 192.168.1.0। ठीक है, बाकी सबको इनको दे दी, जैसे कि 192.168.1.1, इसको दे दी 1.2, इसको दे दी 1.3, इसको दे दी 1.4। अब ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है? लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सर इनको आईपी दी किसने? इनको आईपी दी किसने? भाई आईपी की रेंज तो दे दी है, ठीक है, आईपी की रेंज भी मिल गई इसको, लेकिन आईपी देने के लिए इसके पास क्या होगा, ऑटोमेटिक आईपी देगा। हम खुद नहीं देंगे, ऑटोमेटिक आईपी देगा। लेकिन ऑटोमेटिक आईपी देगा कौन? तो वो आईपी देगा इनको डीएचसीपी। ठीक है, कौन देगा? डीएचसीपी। डीएचसीपी का नाम क्या होता है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ी स्पेलिंग चेक कर लेना दोस्तों, स्पेलिंग मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल क्या काम करता है? ये प्रोटोकॉल क्या काम करता है? ये आईपी देने का काम करता है। ये ही क्या करेगा, इन सबको आईपी देगा। जैसे कि 1.0 तो उसने अपने पास रख ली, 1.1 दे देगा इसको, 1.2 दे देगा इसको, 1.3 दे देगा, ठीक है, इसको 1.4 दे देगा। तो ये डीएचसीपी क्या होता है, ये इनको आईपी देने का काम करता है। कोई भी नया डिवाइस, जैसे आप नया डिवाइस कोई भी कनेक्ट हुआ मान लीजिए, ठीक है, तो इसको आईपी कौन देगा? डीएचसीपी देगा। ठीक है, डीएचसीपी इसको दे देगा 1.5। क्लियर? तो इस तरीके से ये डीएचसीपी क्या करता है, आईपी देने का काम करता है, ऑटोमेटिक आईपी देने का काम करता है। पहले क्या होते थे, पहले के जमाने में हम खुद आईपी देते थे, लेकिन अब जो डीएचसीपी प्रोटोकॉल आ गया, ये खुद अपने हिसाब से आईपी दे देता है। अब सवाल ये उठता है कि सर मान लीजिए ये डिवाइस जो था 1.3 ये डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, अब ये नहीं है, तो डीएचसीपी को कैसे पता कि कौन सा डिवाइस डिस्कनेक्ट हो रहा है, कौन सा डिवाइस कनेक्ट हो रहा है, किसका क्या है प्रॉब्लम, किसका क्या प्रॉब्लम है? मान लीजिए अभी आप एंड्रॉइड फोन से कनेक्टेड हैं, थोड़ी देर बाद में आप अपने घर से निकल गए, आप डिस्कनेक्ट हो गए, ठीक है, तो डीएचसीपी को कैसे पता रहेगा कि कौन सा डिवाइस कनेक्ट हो रहा है, कौन सा डिवाइस आ रहा है जा रहा है? ठीक है, तो ये जो डीएचसीपी है, ये इस चीज को सॉल्यूशन करने के लिए क्या करता है, एक मदद लेता है एआरपी की। ठीक है, एआरपी का मतलब होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये कौन सा प्रोटोकॉल होता है? ये प्रोटोकॉल वो होता है दोस्तों, ये क्या करता है, जैसे हम देखो यहां पे बताता हूं। ये मान लो आपका राउटर है, ठीक है, और ये आपके डिवाइसेस हैं जो कनेक्टेड हैं राउटर से। ये 1.1.0, ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ठीक है, 1.4। अब एआरपी क्या करेगा, थोड़ी थोड़ी देर में
2 सेकंड में, हर 3 सेकंड में, इन सबसे पूछेगा कि 1.1 कौन है, ये क्या करता है। इसके पास एक पैकेट होता है। मैं आपको अगले सेशन में, अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा पैकेट के बारे में। मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि मैं अब एक फ्लैग क्या है उसका प्रैक्टिकल करवाऊंगा, लेकिन मुझे ध्यान आया कि भाई ये टॉपिक बहुत जरूरी था। इसके बाद में पूरा आपको समझ में आ जाएगा भाई किस तरीके से क्या होता है। तो एक पैकेट होता है, उस पैकेट में क्या लिखा हुआ आता है, ईआरपी पैकेट होता है, उसमें लिखा होता है हु इज 192.168.1.1 टेल 192.168.0. या 1.0, मतलब राउटर को बताओ आप कि ये कौन है। अब ये पैकेट सभी को भेजेगा, इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा, सभी को पैकेट भेजेगा। ठीक है, 1.1 वाला ऐसे, 1.2 वाला भेजेगा ऐसे, 1.3 वाला भेजेगा ऐसे, 1.4 वाला भेजेगा, सभी को पैकेट भेजेगा। लेकिन अब बात ये आती है कि सर रिप्लाई कौन करेगा। तो जिसके पास 1.1 होगा वो क्या करेगा, अपना आईपी और अपना मैक एड्रेस इसको भेज देगा। बाकी तो रिप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि बाकी के पास तो ये आईपी नहीं है, इसी के पास में है। तो ये आईपी और मैक एड्रेस किसको रिप्लाई कर देगा, एआरपी को। एआरपी क्या करेगा, डीएससीपी को बोलेगा कि हाँ, डीएससीपी के पास में एक एआरपी टेबल होती है। क्या होती है, एआरपी टेबल। ठीक है, एक सेकेंड। इस एआरपी टेबल में क्या होता है दोस्तों, ठीक है, एक तरफ लिखा हुआ होता है आईपी, ठीक है, और एक तरफ लिखा होता है मैक एड्रेस। तो जैसे कि 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। तो जैसे इसने अपना आईपी और मैक एड्रेस एआरपी को दिया, एआरपी ने डीएचसीपी को बोला कि भाई ये 1.1 है, इसका मैक एड्रेस सो एंड सो ये है। ऐसे ही 1.2 है, तो 1.2 का मैक एड्रेस भी इसने लिख दिया, ऐसे इसने लिख दिया, 3 का लिख दिया, 4 का लिख दिया। इस तरीके से डीएचसीपी को पता रहता है कि भाई किसको मैंने आईपी दी है और किसको आईपी नहीं दी है। अब मान लीजिए मैंने आपको जो सवाल पूछा था कि भाई अगर मान लीजिए 1.4 है, वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो एआरपी दोबारा पूछेगा 1.4 कौन है। मान लीजिए रिप्लाई नहीं आएगा, थोड़ी देर इसने वापस पूछा कि भाई रिप्लाई नहीं आया, तो ये क्या करेगा, खाली कर देगा इसको। ठीक है, कि भाई 1.4 रिप्लाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ये डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब क्या करो, मान लीजिए कोई दूसरा डिवाइस अगर कनेक्ट हुआ, तो उसको डीएचसीपी क्या करेगा, 1.4 दे देगा कि भाई ये तो खाली हो गया, अब इसको 1.4 दे दो, इसका मैक एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दो। तो इस तरीके से क्या है दोस्तों, ये जो है आपस में काम करते हैं। अब यहां पर एक चीज और आपको बताना जरूरी है, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर समझे नहीं है तो एक बार रिकैप करके देख लीजिए, वापस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मिटा रहा हूं और मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। जो लोकल होस्ट मैंने आपको बताया था, तो लोकल होस्ट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो दोस्तों, एक पीसी के पास में कोई भी डिवाइस हो, चाहे राउटर हो, चाहे स्विचेस हो, चाहे कोई भी डिवाइस हो, ठीक है, कोई भी नेटवर्क डिवाइस है, उसको उसके पास अपनी कुछ आइडेंटिटीज होती है। ठीक है, एक पीसी है, जैसे कि मान लीजिए ये एक डेस्कटॉप लैपटॉप कुछ भी है, ये है डेस्कटॉप। इसके पास में खुद की एक आइडेंटिटी है। क्या है, पहला तो इसके पास में है प्राइवेट आईपी एड्रेस, जो कि इसको किसने दिया है, राउटर ने दिया है। अगर राउटर से कनेक्टेड है तो प्राइवेट आईपी एड्रेस जरूर इसके पास में होगा। एक मैंने आपको बताया था कि इसके पास में होता है मैक एड्रेस। क्लियर, मैक एड्रेस भी इसके पास में होगा। और एक इसके पास में होती है आइडेंटिटी जिसका नाम है लोकल होस्ट। मैंने आपको बताया था लोकल होस्ट के बारे में, जिसका नाम है 127.0.0.1। ये लोकल होस्ट क्या होता है, इसके दो काम है। लोकल होस्ट का पहला काम तो है, सॉरी दोस्तों, तो लोकल होस्ट का पहला काम तो है दोस्तों ये पता लगाना कि भाई मेरे मेरे जो पीसी है, जो सिस्टम है, उसमें नेट सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ठीक है, वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। कैसे पता चलेगा, तो जब आप पिंग करेंगे 127.0.0.1 को किसी को ही, तो ये पैकेट जाएंगे। तो अगर पिंग कर रहे हैं, पिंग मान लो लोकल होस्ट पे पिंग कर रहा है या इस आईपी एड्रेस पे पिंग हो रहा है, पैकेट जा रहे हैं, इसका मतलब आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड सही है एकदम। अगर नेट नहीं चल रहा तो आगे से ही नहीं चल रहा। और अगर ये पिंग नहीं जा रहा है, इसका मतलब आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड खराब हो गया है, उसको आप चेंज करवाइए, या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, ड्राइवर नहीं है, जो भी है। क्लियर, पहला तो इसका काम ये है। दूसरा इसका काम ये है कि ये खुद ब खुद टेस्ट करता रहता है सॉफ्टवेयर्स को, विंडोज को, अपने अंदर किन हार्डवेयर्स को, कि मेरा हार्डवेयर सही से काम नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सोचता रहता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, एक तो बाहर की दुनिया चलती है, एक अपने अंदर की दुनिया चलती है ना। जब अपन खुद से बातें करते हैं, अपन सोचते हैं कि अब अपन को आगे क्या करना है,
आगे क्या प्लान है अपना, क्या करना है फ्यूचर में, या कल मैंने क्या किया था, ये सारी चीजें अपने दिमाग में चलती रहती है। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर भी खुद का एक मन होता है, दिमाग होता है, जिससे ये सोचता रहता है कि हाँ भाई अब मुझे सॉफ्टवेयर को रन करना है, ठीक है। भले रन अपन करते हैं, लेकिन रन के प्रोसेसिंग कौन करता है? लोकल होस्ट, ठीक है। आप अपनी खुद की वेबसाइट अगर होस्ट करते हो खुद के कंप्यूटर पे, तो लोकल होस्ट की मदद से करते हो। तो दूसरा इसका काम ये हो गया। क्लियर? तो ये तीन आइडेंटिटीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछी जाती है इंटरव्यूज में कि भाई एक नेटवर्किंग डिवाइसेस या एक डेस्कटॉप या लैपटॉप की आइडेंटिटीज बताइए। तो बता ही नहीं पाते बच्चे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। तो अब आप समझ गए। अगर मान लीजिए राउटर से कनेक्ट नहीं है कोई भी डिवाइस, जैसे मान लीजिए ये डिवाइस या ये डेस्कटॉप राउटर से कनेक्ट नहीं है, तो इसके पास दो आइडेंटिटी होगी, मैक एड्रेस और लोकल होस्ट। क्लियर? ये हमेशा रहता है। जैसे मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे पास वाला व्यक्ति नहीं बता सकता बैठ के कि भी मेरे मन में क्या चल रहा है। ऐसे ही अगर मान लीजिए दो तीन डेस्कटॉप एक साथ रखे हुए हैं, तो सबका अपना अपना एक लोकल होस्ट होगा। इसको नहीं पता इसके अंदर क्या सॉफ्टवेयर चल रहा है, जब तक कि नेट से कनेक्ट नहीं है या नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है। और ना ही इसको पता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है, कौन से सॉफ्टवेयर चलते हैं। जैसे आपके एंड्रॉयड फोन में कौन से ऐप इंस्टॉल कर रखे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि कनेक्टेड ही नहीं है, ठीक है। और मेरे एंड्रॉयड फोन में कौन से ऐप चल रहे हैं ये आपको नहीं पता, क्योंकि आप कनेक्टेड नहीं है। इसी तरीके से, ठीक है। तो लोकल होस्ट क्या करता है, अपनी चीजों को खुद रिजोल्व करता है, हार्डवेयर को चेक करता है कि भाई कीबोर्ड माउस मॉनिटर सब चल रहा है, सब काम कर रहे हैं नहीं कर रहे सही तरीके से, ये आपका साथ देता है। कुल मिला के बात ये, ठीक है। तो आप समझ गए लोकल होस्ट के बारे में, ये मुझे आपको समझाना था। क्लियर है दोस्तों? तो अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर में इंटरनेट काम कैसे करता है। तो अब मैं चलता हूं आपको अपने उस पीपीटी पे। आईएसपी के पास में पब्लिक आईपी एड्रेस राउटर को दिया, ठीक है, और प्राइवेट आईपी एड्रेस भी है। मैंने आपको बताया था पिछले डायग्राम में, दोनों आईपीस के पास में पब्लिक आईपी एड्रेस भी है, प्राइवेट आईपी एड्रेस भी। अब मान लीजिए ये जो लैपटॉप है, ये मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं यश, ठीक है। इसको मान लीजिए फेसबुक ओपन करना है। क्या ओपन करना है? फेसबुक ओपन करना है। ये अपने ब्राउजर पे गया, इसने facebook.com लिखा, ठीक है। अब ये जो पैकेट है सबसे पहले किसके पास गया? राउटर के पास। किसके पास में गया? राउटर के पास में। अगर मान लीजिए सपोज इसको इंटरनेट पे बातचीत करनी होती, ठीक है, तो ये सीधा इंटरनेट पे भेज सकता था। लेकिन क्या मैं आपसे पूछता हूं, ये सीधा पैकेट इंटरनेट पे भेज सकता था? क्योंकि इसके पास तो प्राइवेट आईपी एड्रेस है। तो अगर प्राइवेट आईपी एड्रेस सीधा इंटरनेट से बातचीत करता होता, तो फिर इतनी रामायण करने की जरूरत ही नहीं थी, इतना सारा खेल करने की जरूरत ही नहीं था, सीधे ही बात कर लेता। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये डायरेक्ट इस पे कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तभी तो इसने राउटर का यूज लिया। तो इसने क्या करा, फेसबुक ओपन करने की रिक्वेस्ट मांगी कि मुझे फेसबुक ओपन करना है। अब ये जो पैकेट है यहां से जनरेट हुआ और ये पैकेट गया राउटर के पास में, ठीक है, क्योंकि राउटर के पास में प्राइवेट आईपी एड्रेस था, इसलिए इसने इससे कम्युनिकेट कर लिया। अब उसने क्या करा, इंटरनेट पे भेजा। इंटरनेट पे भेजने के लिए उसने अपने पब्लिक आईपी एड्रेस को यूज लिया, ठीक है। तो पब्लिक आईपी एड्रेस किसके पास गया? फेसबुक के सर्वर पे। ये मान लीजिए फेसबुक का एक सर्वर है, ठीक है। इसकी पब्लिक आईपी एड्रेस मान लीजिए 4.4.4.4 है। तो इसने क्या करा, देखा कि भाई लॉगिन आईडी पासवर्ड सब कुछ बढ़िया है, और पब्लिक आईपी एड्रेस भी है, इंटरनेट पे बातचीत करने के लिए इसके पास में एड्रेस भी है, ठीक है। तो सब कुछ बढ़िया है। इसने रेस्पॉन्स भेजा, ठीक है। इसने रेस्पॉन्स दिया किसको? इसी पब्लिक आईपी की मदद से इसको राउटर को। फिर इसने क्या करा, इसको चेंज करा, और चेंज करने के बाद में प्राइवेट आईपी की मदद से वापस इसको भेज दिया। इस तरीके से इंटरनेट चलता है दोस्तों। ये पीछे की गणित है, ठीक है। डायरेक्ट कभी भी इंटरनेट आप यूज नहीं कर सकते, आपके पास पब्लिक आईपी एड्रेस होना चाहिए, साथ ही साथ प्राइवेट आईपी एड्रेस भी होना चाहिए, होता ही है। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया इंटरनेट कैसे चलता है। ऐसे ही सारे लोग इंटरनेट चलाते हैं। क्लियर? जितने भी लोग राउटर से कनेक्ट होते हैं वो सारे लोग इंटरनेट इसी तरीके से चलाते हैं, क्योंकि इनके पास प्राइवेट आईपी एड्रेस भी होता है, ठीक है, और राउटर के पास दोनों आईपी एड्रेस होते हैं, पब्लिक भी और प्राइवेट भी। अब यहां पे दोस्तों एक चीज और आती है समझ में, एक होता है सोर्स आईपी, ठीक है, एक होता है डेस्टिनेशन आईपी। ये भी बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में, ये सारी चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती है। और हाँ दोस्तों, आपके लिए एक नॉलेज बता दूं कि मैं डेली सुबह 9 बजे पोस्ट डालता हूं, हैकिंग से रिलेटेड क्विज डालता हूं। तो उसको जाके आप चेकआउट करें, ठीक है, देखें। इससे आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी बहुत हद तक पूरी होगी, ठीक है। और इसके अलावा भी
जब ये इंटरनेट का सेक्शन पूरा हो जाएगा, इंटरनेट का क्या सॉरी नेटवर्किंग का सेक्शन पूरा हो जाएगा, तो मैं एक क्विज ला के दूंगा आपको, जिसमें बेसिक नेटवर्किंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी के 125 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी ला के दूंगा, जो बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा जाता है। ठीक है, कॉमनली उन 125 जो क्वेश्चन होंगे उन्हीं में से ही आपके सारे क्वेश्चन होंगे, उससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते इंटरव्यू में, तो वो भी मैं ला के दूंगा। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, पहले इसको समझे। ठीक है, तो सोर्स का मतलब क्या होता है, आईपी एक बार छोड़ लीजिए, मैं आपको सोर्स के बारे में बता रहा हूँ। सोर्स और डेस्टिनेशन क्या होता है? सोर्स का मतलब जहां से आपको जाना है, जहां से पैकेट निकला या जहां ओरिजिनल हुआ, और डेस्टिनेशन का मतलब जहां जाना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे जयपुर से मान लीजिए दिल्ली जाना है। ठीक है, तो जयपुर क्या होगा मेरा सोर्स, ठीक है, और डेस्टिनेशन क्या हो गया मेरा दिल्ली। अब मुझे वापस दिल्ली से जयपुर आना है, तो सोर्स क्या हो गया मेरा दिल्ली। ठीक है, और जयपुर क्या हो गया मेरा डेस्टिनेशन। इस तरीके से क्या है, सोर्स और डेस्टिनेशन काम करता है। तो सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी ये बहुत कमाल की चीज है, ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं इसको। ठीक है, तो सोर्स आईपी मान लीजिए अब इसने फेसबुक एक्सेस करने की रिक्वेस्ट मांगी। ठीक है, तो अब सोर्स आईपी क्या होगी, तो सोर्स आईपी होगी 192.168.0.101। देखिए 101 इसकी सोर्स आईपी होगी, और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी। अब आप सोचिए, पॉज करके एक बार सोचिए डेस्टिनेशन आईपी क्या है। तो डेस्टिनेशन आईपी ध्यान रखिए, उस फॉर्मूले को ध्यान रखना कि प्राइवेट आईपी एड्रेस ही प्राइवेट आईपी एड्रेस से बात करेगा, पब्लिक आईपी एड्रेस ही पब्लिक आईपी एड्रेस से बात करेगा। ये एक जो फॉर्मूला है ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, प्राइवेट आईपी एड्रेस प्राइवेट से बात करेगा, और पब्लिक आईपी एड्रेस पब्लिक से बात करेगा। ठीक है, ये आप फॉर्मूला ध्यान रखें, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे सोर्स क्या है 0.101, और यहाँ पे डेस्टिनेशन क्या है 192.168.0.1, क्योंकि ये प्राइवेट आईपी एड्रेस से प्राइवेट आईपी एड्रेस से बात करेगा। अब ये क्या करेगा, फेसबुक के पास पैकेट भेजेगा, लेकिन किसकी मदद से, पब्लिक आईपी एड्रेस की मदद से, क्योंकि मैंने बताया पब्लिक आईपी एड्रेस ही पब्लिक आईपी एड्रेस की मदद से बात कर सकता है। तो अब सोर्स आईपी एड्रेस क्या हो गया, वो हो गया 82.10.250.19, ये सोर्स आईपी हो गया। और डेस्टिनेशन आईपी क्या हो गया 4.4.4.4, मान लीजिए फेसबुक का सर्वर उसका आईपी। ठीक है, हालांकि नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, मान लीजिए। अब वापस फेसबुक क्या करेगा, रेस्पॉन्स के तौर पे पैकेट भेजेगा, तो अब सोर्स आईपी क्या हो गया, तो सोर्स आईपी चेंज हो गया, अब सोर्स आईपी होगा 4.4.4.4, और डेस्टिनेशन आईपी क्या हो गया 82.10.250.19। ठीक है, अब यहां से सोर्स आईपी ये वापस चेंज करके पैकेट को प्राइवेट आईपी की मदद से किसको देगा, इसको देगा। ठीक है, यश को। तो अब सोर्स आईपी क्या हो गया 192.168.0.1, और अब डेस्टिनेशन आईपी क्या हो गया 192.168.0.101। इस तरीके से दोस्तों ये चीजें काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये बहुत इंटरव्यूज में पूछा जाता है। आप किसी भी जॉब के लिए जाएं, चाहे आप टेक्निकल जॉब के लिए जा रहे हैं, कोई सी भी जॉब के लिए जा रहे हैं, तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनेट काम कैसे करता है, सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, राउटर्स क्या है, ठीक है, पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है। अगर ये आपको कंसेप्ट अच्छे से पता है तो आप चुटकियों में सारे काम कर लेंगे आगे के। लेकिन अगर आपने कंसेप्ट आपके अधूरे रह गए तो वो सारी चीजें नहीं होंगी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर मेरी जो सिम होती है सिम, ठीक है, मेरे मोबाइल में जो सिम लगी है इसको एक बार मैं मिटा देता हूँ, चलो ठीक है रहने दो। तो मैं एक सिम है, देखिए ये मेरा मोबाइल है, इस मोबाइल में जो आपका राउटर लगा हुआ है, क्या राउटर लगा हुआ है, आपकी सिम। ये सिम आपका राउटर का काम करती है, क्योंकि इसके पास में पब्लिक आईपी एड्रेस भी होता है और इसके पास में प्राइवेट आईपी एड्रेस भी होता है। ठीक है, कैसे, तो जैसे पब्लिक आईपी एड्रेस की मदद से आप मोबाइल डेटा ऑन करते हैं, आप इंटरनेट पे बातचीत करते हैं, और अगर आपने हॉटस्पॉट ऑन कर लिया, आपने अगर हॉटस्पॉट ऑन कर लिया तो आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस भी एक्टिव हो जाता है, और जो जो डिवाइस आपसे कनेक्टेड हैं, मान ली पीसी है, कोई दो तीन मोबाइल फोन है, उनको प्राइवेट आईपी एड्रेस दे दिया जाता है। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो आप हॉटस्पॉट ऑन कीजिए, तीन चार डिवाइस कनेक्ट करिए, उनका आईपी एड्रेस देख लीजिए, और आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस देख लीजिए। आपका जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा जिस सिम का, वो उससे कनेक्टेड होगा, चेक कर लीजिए भले। ठीक है, एक तो आईपी एड्रेस वो अपनी रख लेगा, बाकी सबको दे देगा। क्लियर है, तो जब भी आप किसी को नेट दें, हॉटस्पॉट दें, तो ध्यान रखिए कि वो आपका आईपी यूज कर रहा है, आपका पब्लिक आईपी यूज कर रहा है। इसीलिए जो हैकर्स होते हैं
जो बड़े बड़े हैकर्स होते हैं वो कभी भी अपना पब्लिक आईपी यूज नहीं करते हैं। या तो वो होटल के वाईफाई को यूज करेंगे, ठीक है, कि वो पकड़े ना जाए, या तो वो होटल के वाईफाई को यूज करेंगे, या किसी और रेलवे वाईफाई को यूज करेंगे, या किसी भी वाईफाई को यूज कर देंगे, लेकिन वो खुद का पब्लिक आईपी एड्रेस यूज नहीं करते क्योंकि पकड़े जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने आपका हॉटस्पॉट ले लिया और आपका नेट चला रहा है वो, तो आपकी पब्लिक आईपी जा रही है, ठीक है। अगर वो कोई क्राइम करता है तो पकड़े कौन जाएंगे? आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि आपका प्राइवेट आईपी, आपका सॉरी आपका पब्लिक आईपी वो यूज कर रहा है। आपने देखा होगा जो बच्चे पुराने हैं, है ना, जो शायद 90s 90 के हैं, उन्होंने देखा होगा आज से 10-12 साल पहले साइबर कैफे बहुत चलते थे। तो साइबर कैफे में क्या होता था कि वो आपको आईपी असाइन करता था, आपका नाम लिखता था, आपकी आईडी लिखता था, आपका आईपी असाइन कर देता था कि भाई इस पीसी पे इस आईपी पे ये बंदा बैठा है, तो मैं फंसूंगा नहीं, क्योंकि आप किसका यूज कर रहे हैं आईपी, उसका आईपी यूज कर रहे हैं साइबर कैफे का। आई थिंक अब आप टोटल गणित समझ गए होंगे, ये नेट कैसे काम करता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, राउटर कैसे काम करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा रिकैप करिए, ठीक है, मेरे वीडियो को रिकैप करके आराम से देखें, एक बार नहीं 2 बार देखें वीडियो को, टेस्ट करें, और ये जो मैंने हॉटस्पॉट वाला बताया उसको एक बार प्रैक्टिकल करें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे जो वीडियो लेकर आऊंगा मैं, उस वीडियो में दोस्तों मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा आपको, एआरपी बताऊंगा, एआरपी पैकेट्स कैसे जाते हैं, सिन फ्लैग कैसे जाते हैं, एसी की फ्लैग कैसे जाते हैं, ये सारे फ्लैग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए, और हाँ एक और चीज मैं बता रहा हूँ आपको, नोट्स बनाते रहिए। अगर आप नोट्स प्रॉपर अभी से बनाते चलेंगे तो आपके काम सारे काम सही हो जाएंगे। मैंने आपको ये बताया था कि अब जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उस प्रैक्टिकल में अपन ये देखेंगे कि जो अपना एआरपी है, अपने जो फ्लैग्स हैं टीसीपी के फ्लैग्स, वो कैसे काम करते हैं प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी अभी तक मैंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, घंटी नहीं दबाई, तो दबा दें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं जब नया वीडियो डालूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरा सपोर्ट करें। मैं आपको सारा कंटेंट लाके दूंगा जो आप चाहते हैं, बस मेरा आप ऐसे सपोर्ट करते रहें जैसे पहले कर रहे थे दोस्तों। तो चलते हैं आगे। अब मैं आपको रैप प्रैक्टिकल बताता हूँ कि दोस्तों कैसे अपन को फ्लैग्स दिखेंगे, ठीक है। चलिए अपन प्रैक्टिकल पे चलते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी मशीन जो है वो ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपनी मशीन पे। यहाँ पे मैं अपनी मशीन को ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला काली और अपना पासवर्ड डाल दिया काली, ठीक है। तो इसको अपन जब ओपन कर लेते हैं, अब सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जब नेटवर्क में अपन डेटा शेयर करते हैं या बातचीत करते हैं तो पैकेट्स के तौर पे वो कैसे जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पैकेट्स कैसे जाते हैं। पैकेट्स के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, एक बार मशीन ओपन हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ कि पैकेट्स के लिए स्निफिंग करने के लिए आगे जो अपने स्निफिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आगे मैं बताऊंगा कि स्निफिंग कैसे की जाती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ डेमो दे रहा हूँ, डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूँ, थोड़ा आपको समझ में आएगा, नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे अपन डिटेल में इसको आराम से समझेंगे। लेकिन मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि किस तरीके से पैकेट्स जाते हैं आते हैं, ठीक है, फ्लैग कैसे काम करते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर मेरी मशीन जो है वो ओपन हो चुकी है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वायरशॉक ओपन कर लूंगा। सबसे पहले तो दोस्तों वायरशॉक ओपन करने से भी पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपना टर्मिनल ओपन करूंगा। यहाँ पे जो मेरा टर्मिनल है, ये टर्मिनल मैं यहाँ पे ओपन कर लूंगा। तो अब देखिए जैसे मैं टर्मिनल यहाँ पे ओपन करा, ठीक है, यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ उसको, और sudo su, ठीक है, पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। लिनक्स में अपन अच्छे समझेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे कमांड लगाऊंगा IF कॉन्फिग, ठीक है। तो IF कॉन्फिग में दोस्तों जो मेरा इंटरफेस है वो ETH 0 है, मतलब जो VMware ने जो मुझे इंटरनेट दिया हुआ है या नेटवर्क प्रोवाइड किया हुआ है वो ETH 0 से दिया हुआ है, ठीक है। उसका आईपी एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे 10.10.10.5। ये मेरा जो काली लिनक्स है, जो मेरी मशीन है, उसका आईपी एड्रेस है, ठीक है, मशीन का आईपी एड्रेस है। क्लियर, ये जो काली लिनक्स मशीन का आईपी एड्रेस है। अब मैं यहाँ करता हूँ, इसको करता हूँ मिनिमाइज, और यहाँ पे मैं एक जो टूल है वो ओपन करता हूँ जिसका नाम है वायरशार्क। जो बच्चे हैं जिन्होंने कर रखा है वो जानते होंगे वायरशार्क से क्या होता है, स्निफिंग करने के काम में आता है नेटवर्क में, ठीक है। तो अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ कि दोस्तों, तो वायरशार्क ओपन हो चुका है। अब देखो यहाँ पे वायरशार्क जब अपन ओपन करते हैं तो ये मुझे बोल रहा है कि सर आपका इंटरफेस कौन सा है। ETH 0 एनी है, लैपटॉप लैब लूपबैक जो अपना लोकल होस्ट है वो है, ब्लूटूथ है, कौन सा है। तो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जो मेरा नेटवर्क इंटरफेस है वो ETH 0 है। तो मैं सबसे पहले ETH 0 ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है दोस्तों कि टाइम, सोर्स, डेस्टिनेशन। मैंने आपको बताया था कि दोस्तों सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है। मैंने आपको सोर्स आईपी,
और डेस्टिनेशन आईपी के बारे में इससे पहले के जो वीडियो है उसमें बताया था। अगर उसने नहीं देखा है, अगर मेरे चैनल पे कोई नया है तो वो मेरा पहले वाला वीडियो चेकआउट करे, उसमें मैंने ये सारी चीजें बता रखी है। तो अब जो जिन्होंने वीडियो देखा हुआ है उनको बता दूं कि सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी मैंने बताया था। सोर्स आईपी का मतलब जिस पीसी से, जिस डिवाइस से आपका पैकेट जनरेट होता है उसको सोर्स आईपी बोलते हैं, और जिस पे जाता है उसको डेस्टिनेशन आईपी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, अभी सिर्फ इसने मुझे एनटीपी जो प्रोटोकॉल है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, ये बता रहा है कि आपका जो एनटीपी है, सोर्स आईपी यहाँ से और डेस्टिनेशन आईपी, कोई ये आईपी एड्रेस होगा वहां पे गया होगा। ठीक है, यहाँ से देखो 10.10.10.5 मेरा आईपी एड्रेस है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। ठीक है, ये दिख रहा। अब देखिए, सबसे पहले एआरपी इसने मुझसे पूछा कि एआरपी सोर्स, देखिए सोर्स में मेरा जो है वीएमवेयर का जो नेटवर्क है, ठीक है, उसका जो इंटरफेस है, उसका मैक एड्रेस इसने मुझे बोला कि भाई ये आपका ये है, और डेस्टिनेशन जो राउटर का मैक एड्रेस है वो यहाँ पे गया। ठीक है, आईसीएमपी पे इसने मैं पिन करा, यहाँ पे बता दिया। देखो, और एक और बात दोस्तों कि एआरपी ने मुझे इसने बोला कि हु इज, जैसे देखिए यहाँ पर एआरपी जब से पैकेट गया तो इसने बोला कि हु हैज 10.10.10.2 का मतलब इसने ये जो मशीन है मेरी, इसने ये बोला है कि राउटर कौन है, मुझे राउटर के बारे में एक बार पता है। टेल 10.10.10.5, इसका मतलब हु हैज 10.10.10.2, ये मुझे बताइए। तो फिर यहाँ पे रिप्लाई आया एआरपी वाला कि, एक सेकंड, एआरपी वाला रिप्लाई यहाँ पे आया होगा, ब्रॉडकास्ट मैसेज गया। ठीक है, तो देखो अब एआरपी वापस इसने एआरपी रिक्वेस्ट पूछा है कि भाई कौन, हु हैज 10.10.10.2 टेल 10.10.10.5, मतलब इस मशीन को बताइए कि कौन है आपका राउटर। ठीक है दोस्तों, तो अब ये शायद हो सकता है कि आगे बताएगा। तो अब देखिए, इसने ये बता दिया कि भाई एआरपी, हाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पे इसने जो बोला कि भाई कौन है टेल, अब वापस एआरपी ने इससे पूछा कि भाई हु हैज 10.10.10.5 टेल 10.10.10.2, मतलब कि जो राउटर है उसको बताइए कि आप कौन है। तो इसने बताया कि भाई मेरा मैक एड्रेस ये है और मेरा आईपी एड्रेस ये है। ठीक है, अब जाके कनेक्शन बन गया, देखिए यहाँ पे कनेक्शन बन चुका है। क्लियर है दोस्तों? अब मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे पूछा, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, फायरफॉक्स ओपन करता हूँ। ठीक है, तो अब फायरफॉक्स ओपन करूंगा तो यहाँ पे पैकेट जाते रहेंगे। देखिए यार, ये पैकेट, अभी ये ब्रॉडकास्ट मैसेज जो है वो सब जगह जाता है। ये 10.2 से वापस पूछेगा, अभी हर बार पूछेगा। मैंने आपको बोला कि सर ये बार बार क्यों पूछ रहा है, तो एआरपी हर थोड़े थोड़े टाइम में बार बार ये पूछता है कि भाई आपका आईपी एड्रेस कौन है। ये भी पूछेगा, मशीन भी और राउटर भी पूछता है। तो ये क्या, दोनों आपस में एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई आप कौन है, मुझे बताइए। तो ये हर बार एआरपी इस तरह से पूछता है और वापस इस तरह से मशीन उसको रिप्लाई करती है। इस तरीके से कम्युनिकेशन चलता रहता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो है सिर्फ यहां पे मैंने फायरफॉक्स ओपन करा। ठीक है दोस्तों, चलो फायरफॉक्स ओपन ना करके मैं काम करता हूं, मैं इसको करता हूं बंद। ठीक है, और मैं यहाँ पे काम करता हूं, मैं क्रोम खोलता हूं। ठीक है, ठीक है, मैं फायरफॉक्स ओपन कर लेता हूं, रिस्टोर सेशन कर लेते हैं। ठीक है, या काम करते हैं, इसको भी बंद कर लेते हैं, नया सेशन ओपन करते हैं। ठीक है दोस्तों, वापस फायरफॉक्स ओपन करता हूँ, नया सेशन ओपन कर लेते हैं अपन, जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए, अब जैसे ही मैंने लिनक्स में ओपन करा, फायरफॉक्स ओपन करा, ये मुझसे क्या पूछेगा, ये देखिए, मैं अगर ऊपर चलूंगा तो मैंने आप ये आप मुझसे कुछ पूछेगा। ठीक है, मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, और यहाँ पर इसको एक बार थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सोर्स आईपी है, देखिए यहाँ पर सोर्स आईपी है मेरा 10.10.10.5, देखिए दिख रहा है, और 142.250.192.74 टीसीपी, ये एसी के। ठीक है, ये एसी के एक्नॉलेजमेंट मिला। अब इससे पहले भी शायद सिन फ्लैग हो गया होगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ पर ये कोई आईपी एड्रेस है जिसको सिन पैकेट इसने भेजा है। यहाँ पे अपन वापस ऊपर चलते हैं, एक बार देखते हैं कि सिन पैकेट कहाँ पे भेजा होगा इसने। और तो यहाँ पे अपन ऊपर चलेंगे तो ये एसी के आ रहा है, सिन पैकेट एक बार भेजते हैं, देखते हैं कि गूगल का सिन पैकेट कौन सा है। शुरुआत से शुरू करते हैं, देखिए ये जो टीसीपी टीसीपी, और यहाँ पर और ऊपर चलते हैं, देखिए यहाँ पर, हाँ देखिए दोस्तों, 10 डॉट, ये देखिए 913 इसका सीक्वेंस नंबर है। 10.10.10.5 पे सबसे पहले इसने मुझे पूछा किसी 142.250.194.67 टिप पे टीसीपी प्रोटोकॉल, देखिए प्रोटोकॉल टीसीपी है। अब अपन ने यहाँ पे सिन पैकेट भेजा। ठीक है, फिर
ये सोर्स डेस्टिनेशन आईपी ये थी, डेस्टिनेशन आईपी ये थी, सोर्स आईपी ये थी, डेस्टिनेशन आईपी ये थी। अब क्या थी, डेस्टिनेशन आईपी ये होगी, सोर्स आईपी होगी। टीसीपी ने सिन पैकेट का एक्नॉलेजमेंट भेजा, देखिए ये रहा, पहले सिन पैकेट भेजा, फिर सिन पैकेट का एक्नॉलेजमेंट भेजा, ठीक है। उसके बाद वापस मैंने, ये देखिए सोर्स आईपी, मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये देखिए ये तो इसने वापस, मैंने इसको सोर्स को डेस्टिनेशन को वापस भेजा, सॉरी ये रहा, हाँ, तो वापस मैंने इसको एक्नॉलेजमेंट भेजा कि ठीक है अब अपना कनेक्शन बन चुका है। तो देखिए अब यहाँ पे कनेक्शन बन चुका है। अब मैं जो भी पैकेट भेजूंगा या कुछ भी खोलूंगा तो ये मुझे यहाँ दिखा देगा। जैसे कि अब आप बोलोगे कि सर ये 142.250.194.6567 ये क्या है, ये किसका आईपी है, तो ये गूगल का आईपी है। जब अपन कोई फायरफॉक्स को ओपन करते हैं तो गूगल खुलता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे गूगल को, देखिए मैं यहाँ पे गूगल को एक काम करता हूँ, इस आईपी एड्रेस से खोलता हूँ 142.250.194.67। तो मैं यहाँ पे एक बार आईपी एड्रेस डाल देता हूँ 142, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाला 142.250, एक बार चेक कर लेते हैं आईपी एड्रेस वापस 19467। तो मैंने यहाँ पे डाला 194.67, ठीक है, ये मेरा आईपी एड्रेस है। यहाँ पे मैंने इस आईपी एड्रेस को ओपन करा तो क्या खुल गया, देखो गूगल खुल गया। तो दोस्तों यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब भी आप कोई फायरफॉक्स खोलते हैं तो या तो याहू, जैसे कि अगर आप डक गो खोलते हैं या स्टूडेंट खोलते हैं तो वो याहू भी जाता है, बिंग अगर आप खोलते हैं तो वो उसका आईपी एड्रेस से जाता है। लेकिन अपन फायरफॉक्स या क्रोम खोलते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको गूगल का आईपी एड्रेस मिलता है, शो होता है। तो गूगल को आप ना ऐसे ना खोल के उसके आईपी एड्रेस से भी ओपन कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैंने गूगल ओपन कर लिया, तो गूगल ओपन करने के बाद में देखिए सबसे पहले इसने मुझे जो सिंक्रोनाइजेशन है इसने पहले बना लिया था, एक्नॉलेजमेंट भेजा, थ्री वे हैंडशेक करके टीसीपी कनेक्शन तो उन्होंने पहले बना दिया। तो जब भी कोई प्रोटोकॉल टीसीपी पे जाएगा तो ये इस तरीके से सिन एक्नॉलेजमेंट भेज के, सिन एक्नॉलेजमेंट वापस भेज के, और फिर एक्नॉलेजमेंट भेज के वापस आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा। तो टीसीपी ये थ्री वे हैंडशेक के जरिए कनेक्शन बनाता है दोस्तों। अब मैं जैसे टीसीपी यहाँ पे ओपन करता हूँ, जैसे देखिए मान लें यहाँ पर भी टीसीपी ओपन होगा। जैसे अगर मैं अभी नीचे चलूं दोस्तों तो देखो यहाँ पर भी टीसीपी हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी एसी के है ना, क्योंकि जो सिंक्रोनाइजेशन है कनेक्शन तो बहुत पहले बना लिया था मैंने, ऊपर आपको दिखाया था कि सिंक्रोनाइजेशन तो बहुत पहले बना लिया। अब क्या होगा, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट भेजने की जरूरत पड़ेगी। एक बार जब आप कनेक्शन बना लेते हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक बार आप व्हाट्सएप पे किसी को ऐड कर लेते हो तो बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार आपने ऐड कर लिया अपने कॉन्टेक्ट में, उसके बाद आप उसको मैसेज करो, एक्नॉलेजमेंट भेजो, मैसेज करो, उसने मैसेज देखा या नहीं, उसने आपका वीडियो देखा या नहीं, आपका स्टेटस देखा या नहीं, ये आप एक्नॉलेजमेंट करते हो। लेकिन कनेक्शन तो एक बार बनाते हो, आप उसका नंबर सेव करते हो एक बार, उसके बाद उसको अपने कॉन्टेक्ट में सेव करते हो, तो एक बार ही करते हो, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट करते हो हमेशा। तो ये यहाँ पे एक बार मैंने इससे कनेक्शन बना लिया गूगल से, अभी हमेशा एक्नॉलेजमेंट करेगा, ठीक है, हमेशा एक्नॉलेजमेंट करेगा। देखिए यहाँ पे टीसीपी एक्नॉलेजमेंट एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन तो मैंने ऊपर ही बना लिया था, मतलब कनेक्शन तो मैंने ऊपर ही बना लिया था। तो इस तरीके से दोस्तों ये चीजें काम करती है। अब जैसे देखिए मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे सिन, अब देखो यहाँ पे अगर ये देखो ये कोई आईपी एड्रेस है, तो यहाँ पे सिन पैकेट भेजा गया, ठीक है, फिर वापस सिन का एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजा गया, फिर वापस एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजा गया। तो ये कोई आईपी एड्रेस है, अभी कौन सा आईपी एड्रेस है इसको एक बार देखते हैं। तो ये 52.24.13.216 ये कोई आईपी एड्रेस है, तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन करा 52, ठीक है, .24.13, एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है, .216। तो मैंने यहाँ पे डाला .216, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे, अब ये कोई एमएलएस का ओवरव्यू है, ठीक है, ये कोई वेबसाइट है जो मोजिला की होम वेबसाइट है, या हो सकता है कि ये अपन को लोकेट कर रहा हो कि भाई अपन कहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जब भी कोई चीज टीसीपी, मैंने आपको ये सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि जब टीसीपी के जरिए कनेक्शन बनता है तो थ्री वे हैंडशेक के जरिए कनेक्शन बनता है, जैसे कि सिन पैकेट, फिर उसके बाद में सिन का एक्नॉलेजमेंट, फिर उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट। अब जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे अगर यहाँ पर इन सबको बंद कर दूंगा, जैसे कि मैंने इसको भी बंद कर दिया और गूगल को भी मैंने बंद कर दिया, तो यहाँ पर बनेगा फिन पैकेट, देखिए, ठीक है, जैसे कि मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको पूरे को ही बंद कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको पूरे को ही बंद कर दिया। तो देखिए ये देखिए ये फिन आ गया, ठीक है। मैंने जैसे ही इसको जैसे ही इसको बंद करा तो देखिए यहाँ पर ये फिन पैकेट, मैंने बोला कि भाई बाप मुझे आपसे कनेक्शन नहीं बनाना है, कनेक्शन तोड़ना है,
तो मैंने उसको फिन पैकेट भेजा। उसके बाद उसने मेरे पैकेट का एक्नॉलेजमेंट भेजा। देखिए यहाँ पे सोर्स आईपी, पहले तो सोर्स आईपी मैंने भेजा गूगल को कि मुझे अब आपका कनेक्शन तोड़ना है। और ये प्रोसेस बहुत जल्दी होता है दोस्तों, एक क्लिक में, मतलब एक सेकंड के भी बहुत कम हिस्से में ये प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अगर आपको ये चीजें देखनी है तो आप वर्कशॉप में देख सकते हो। अपन आगे जब स्निफिंग पढ़ेंगे तो उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी बस मैं आपको ये समझा रहा हूं कि किस तरह से फ्लैग्स काम करते हैं। ठीक है, तो ये फिन पैकेट, उसके बाद फिन पैकेट का भी देखो एक्नॉलेजमेंट दिया, फिर उसके बाद में कंप्लीट एक्नॉलेजमेंट होके कनेक्शन टूट गया। अब देखो यहां से 142 कनेक्शन आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, देखिए यहां से एक बार दिखा एसी के, फिर उसके बाद अब नहीं दिखेगा। अब वापस ये ब्रॉडकास्ट मैसेज करने लग गया कि भाई टेल में बताओ मुझे कौन है आप, 10.1 सॉरी 10.10.10.1 कौन है ये मुझे आप बताइए, है ना। इस तरीके से चीजें काम करती है। और अगर आप डिटेल में देखना चाहें दोस्तों, जैसे कि मैंने एक गूगल खोला था, तो मान लीजिए जैसे कि मैंने ऊपर यहाँ पर एक पैकेट गूगल का खोला था, तो अगर आप इस पैकेट को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करें। ठीक है, राइट क्लिक करके फॉलो टीसीपी स्ट्रीम। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों www.google.com लिखा हुआ है, लेकिन ये सारा एनक्रिप्टेड है। समझ गए, मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या लिखा हुआ है। ये एज ए सिक्योरिटी है, और ये सिक्योरिटी होती है HTTPS में। ठीक है, मैं अलग से HTTP और HTTPS और शायद ARP का भी वीडियो अलग से बना दूंगा। अगर मान लीजिए किसी को ARP समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ARP का मैं फुल डिटेल में वीडियो बना दूंगा, आप उसको चेकआउट कर लेना बाद में। लेकिन मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ARP कुछ नहीं करता, ARP बस सिर्फ ये पूछता है बार बार कि आप कौन हैं, आप मुझे बता दीजिए। मैं बार बार अपने जो टेबल है उसमें मेंशन कर दूंगा कि आप ये हैं, आपका मैक एड्रेस ये है, बस ये उसका काम है। और ये उसका भी काम नहीं है, ये जो DHCP को बताता है कि भाई ये मशीन का IP एड्रेस ये है, उसका मैक एड्रेस ये है, आप बोर्ड पे लिख दीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों चीजें काम करती है। और मैंने आपको बताया कि किसी भी पैकेट के अंदर क्या जा रहा है ये आप देख सकते हैं। चूंकि यहाँ पे ये इंक्रिप्टेड है तो ये अपन को सीधे सीधे नहीं बताएगा, लेकिन अगर कोई HTTP में अगर अपन खोलते हैं तो वो आपको बताएगा। जैसे कि स्निफिंग अपन आगे करेंगे तो अपन देखेंगे कि और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो सिर्फ HTTP पे काम करती हैं, HTTPS पे काम नहीं करती। तो जो वेबसाइट HTTP पे काम करती है उसका डेटा आप इस तरीके से स्निफिंग में देख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, देखिए बहुत सारा डेटा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस तरह का डेटा है, बाद में इसको रीड करने की कोशिश करेंगे जब स्निफिंग में पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने आपको ये बताया है कि किस तरीके से जो अपने TCP फ्लैग्स हैं, एसी के है, सिन है, फिन है, अगर मान लीजिए मैं कोई डेटा यहाँ पे रोक देता या फिर कनेक्शन दोबारा बनाता तो पुश भी आता उसमें। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फ्लैग्स काम करते हैं, और ये फ्लैग्स आपको यहाँ दिख जाएंगे। ठीक है, और देखो Windows 64, क्योंकि मेरा Windows 64 बिट का है तो ये विंडो का भी पूरा मुझे दे रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों ये चीजें काम करती है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको पता नहीं चलेगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू देव साइबर सिक्योरिटी चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे जिसका नाम है देव साइबर सिक्योरिटी चैनल। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूं एक नया टॉपिक जो आपके लिए नेटवर्किंग में बहुत जरूरी तो आज बात करेंगे अपन OSI मॉडल पे। और दोस्तों OSI मॉडल बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए जो नेटवर्किंग में नए हैं, जो नेटवर्किंग में जो बेसिक जिनका क्लियर नहीं है, या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं कि नेटवर्किंग को समझने के लिए OSI मॉडल मस्ट जरूरी है, हमें सीखना चाहिए, हमें इसके नॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि रेफरेंस मॉडल के तौर पर बनाया जाता है। आगे इसके बारे में बात करेंगे। चलिए तो अपन आगे बात करते हैं OSI मॉडल पे। तो दोस्तों OSI मॉडल क्या है इसके बारे में मैं आपको ले चलता हूँ अपनी PPT पे। और देखिए दोस्तों, जब भी अपन नेटवर्किंग की बात करते हैं तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, पहले सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं अपनी PPT पे। ठीक है, तो दोस्तों OSI मॉडल क्या है मैं आपको बात बताता हूं। जैसे कि मैं आपसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि जैसे मान लीजिए अपन इंडिया में रहते हैं, भारत देश में अपन रहते हैं। ठीक है, अब भारत देश में रहने के साथ साथ हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, या फिर हम कहें कि अगर हमें अपने अधिकार समझने हैं, हमारे मौलिक अधिकार समझने हैं, हमारे दायित्व समझने हैं, तो हम कहाँ जाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाते हैं। कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, जो लिखित हमारा संविधान है, हम उसको पढ़ते हैं, उसी के अनुसार हमारा देश चलता है। किसी भी देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस देश के नागरिकों के जीवन जीने की एक आधारशिला है। ठीक है, और जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं आपको, एक एग्जाम्पल दो कि मान लो किसी ने कोई क्राइम कर दिया, तो किसी को कोई सजा होगी तो वो लॉ के अनुसार होगी। ठीक है, कानून, उस कानून में उसकी धारा लिखी हुई होंगी, उस धाराओं में ये बताया गया होगा कि भाई इस
जो क्रिमिनल है इसको इस धारा के अनुसार ये सजा मिलनी चाहिए। तो ऐसे ही जब अपन नेटवर्किंग को समझते हैं, मान लीजिए नेटवर्किंग को किसी को समझाना है या नेटवर्किंग में कोई प्रॉब्लम आ गई है या उसके बेसिक्स में प्रॉब्लम आ गई है, तो हम कहाँ जाएंगे? तो हम जाएंगे ओएसआई मॉडल पे। कहाँ जाएंगे दोस्तों? ओएसआई मॉडल। क्यों? क्योंकि ओएसआई मॉडल बेस है। अगर आपको नेटवर्किंग को बेस से समझना है, ठीक है, थ्योरेटिकल समझना है, अगर आपको लेयर्स के बारे में जानना है कि कौन सी लेयर्स क्या काम करती है, प्रॉपर कम्युनिकेशन कैसे होता है, ये सबसे पहले अगर समझाया गया था तो ओएसआई मॉडल के द्वारा ही समझाया गया था। जो कि समझाया था किसने? एक कंपनी थी, कंपनी के बारे में आगे बताऊंगा। ओएसआई मॉडल का नाम जो है, फुल फॉर्म है, वो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का मतलब दोस्तों क्या था कि मैं आपको बात बता दूं। पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए ये बात है 1975 की, थोड़ी थोड़ी सी अपन क्या करते हैं, हिस्ट्री देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको कंप्लीट ओएसएम मॉडल के बारे में समझाऊंगा। बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो बने रहे मेरे साथ। मैं चैनल पे पूरा आपको ओएसएम मॉडल ऐसा समझाऊंगा कि आपको फिर कोई समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास भी कमेंट आता है कि सर ओएसएम मॉडल हमें ठीक से समझ में नहीं आता, लेयर्स हमें याद नहीं रहती है, कौन कौन सी लेयर्स है, कौन कौन सी लेयर्स का क्या क्या काम है। तो पूरी जो चीज है हम इस कहानी के माध्यम से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे ओएसएम मॉडल को इस वीडियो पे। चाहे वीडियो लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बने रहें। मैं पूरा इस कंप्लीट जो ओएसएम मॉडल है मैं आज, और जो भी आपके डाउट्स होंगे इसके प्रति, और इंटरव्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो वो सारे डाउट्स भी मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं। तो ओएसएम मॉडल का दोस्तों फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या है ये? कि जो ओपन सिस्टम है वो आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं, कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, वो ये मॉडल है। और एक बात मैं आपको बताने वाला था वो ये दोस्तों, कि 1975 में या 1980 तक क्या था, कि जैसे मान लीजिए मुझे अगर किसी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से बात करनी होती थी, तो क्या था कि पहले कोई मॉडल नहीं था। हमको ये समझ में नहीं था कि भाई एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में बात करवाएं कैसे, क्या मॉडल होना चाहिए, क्या रूपरेखा होनी चाहिए, क्या ऐसा जरिया होना चाहिए कि हम बात करवाएं एक दूसरे से। जैसे कि मान लीजिए आज से बहुत सालों पहले जब मानव सभ्यता आई, तो उन्होंने कोई लैंग्वेज बनाई कि भाई हमें अगर एक दूसरे से बात करनी है तो किस लैंग्वेज में बात करें। तो संस्कृत आई पहले कहा जाता है, फिर उसके बाद में कुछ एक और लैंग्वेज निकली, फिर रीजनल लैंग्वेज निकली, फिर हिंदी निकली, फिर उसके बाद बहुत सालों बाद इंग्लिश आई, है ना। तो ये सारी चीजें लैंग्वेज आई। लेकिन भाई जब मानव सभ्यता स्टार्ट हुई आई, तो कौन सी लैंग्वेज उन्होंने बात करने के लिए यूज में ली? तो वही एक चीज है। तो पहले ये था कि भाई हमें ये एक मॉडल तैयार करना था बहुत सारे साइंटिस्ट को, कि भाई ऐसा कोई मॉडल बनाया जाए जिसके जरिए नेटवर्क को समझा जाए, हम जो डिवाइसेस है वो बात कैसे करेंगे। तो उन्होंने क्या करा कि ये ओएसएम मॉडल को डिजाइन करना शुरू किया। क्या डिजाइन करना शुरू किया? तो ये था हिस्ट्री ऑफ ओएसएम मॉडल। मैंने आपको बता दिया ओएसएम मॉडल का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और जो कि बनाया गया था आईएसओ की तरफ से। आईएसओ कौन है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये एक यूके की, लंदन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका जो मुख्यालय अभी जेनेवा में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे ये लंदन यूके में था, तो वो इस मॉडल पे काम कर रहे थे। और ये मॉडल ऑर्गेनाइज हुआ था 1976 में, ये काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये इस मॉडल पे काम कर रहे थे, ये बता रहे थे कि भाई ओएसएम मॉडल इस तरीके से काम करना चाहिए, या फिर ये नेटवर्किंग को, या नेटवर्किंग जब हम समझेंगे तो ये इस तरह से इसकी बेसिक होगी। तो अब क्या है कि उसको आज आज तक, मतलब आज की डेट तक, इसको एज ए रेफरेंस मॉडल के तौर पे काम लिया जाता है। रेफरेंस मॉडल का मतलब प्रैक्टिकली कभी इसका यूज नहीं लिया गया। बहुत लोगों को ये कंफ्यूज होता है कि सर ओएसएम मॉडल पे नेटवर्किंग काम करता है। नहीं, वो जो आज की जो नेटवर्किंग है वो टीसीपी आईपी मॉडल पे काम करता है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा वो भी डिटेल में। लेकिन ओएसआई मॉडल को क्यों समझते हैं? क्योंकि अगर नेटवर्क में कहीं प्रॉब्लम आई, कहीं दिक्कत आई, या कहीं कुछ समझने की जरूरत हुई, तो हम कहाँ भागते हैं? हम आते हैं सीधा ओएसआई मॉडल पे कि भाई अब खुल के बताइए आप। क्योंकि टीसीपी आईपी मॉडल है वो अलग है। हालांकि उसके बारे में बताया जाता है कि ओएसआई मॉडल का वो अपडेटेड वर्जन है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन जो ओएसआई मॉडल है वो रेफरेंस मॉडल के तौर पे यूज में लिया जाता है कि भी किस तरीके से हमें थ्योरेटिकल पेपर पे मॉडल नेटवर्किंग कैसे तैयार किया जाए, वो यहां पे बताया गया है। तो ओएसआई मॉडल को कभी भी प्रैक्टिकली यूज नहीं लिया गया, आज के टाइम तक भी ये रेफरेंस मॉडल यूज लिया जाता है नेटवर्किंग को समझने के लिए, कि भाई किस तरीके से नेटवर्किंग को काम होना चाहिए, डिवाइसेस कैसे एक दूसरे से काम करते हैं, क्या लेयर्स में काम करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें ओएसआई मॉडल पे है। तो आई होप आप समझ गए होंगे हिस्ट्री इसकी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ओएसएम मॉडल में जो वर्किंग है, उसकी एंटिटीज है, वो कुछ इस तरह से है, ठीक है।
सबसे पहले बात ये आती है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स वो ये बोलते हैं कि सर जो, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में भी ये सिखाया जाता है कि ओएसआई मॉडल बॉटम टू अप काम करता है, कोई बोलता है अप टू बॉटम काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना है। और ये इंटरव्यूज में भी बहुत पूछा जाता है कि जो ओएसआई मॉडल है उसकी जो लेयर्स है वो बॉटम टू अप काम करती है या अप टू बॉटम काम करती है। तो ये आपको पता चलेगा सेंडर पे। अगर कोई सेंड कर रहा है, आप सेंडर हैं, आप किसी को मैसेज कर रहे हैं, तो ओएसआई मॉडल काम करेगा अप टू बॉटम, ठीक है। और अगर कोई रिसीवर है तो उसके लिए ओएसआई मॉडल काम करेगा बॉटम टू अप, ठीक है। ये जो इंस्टीट्यूट में हमेशा पढ़ाया जाता है कि भाई ओएसआई मॉडल हमेशा बॉटम टू अप काम करता है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। सेंडर के लिए अलग चीज है, रिसीवर के लिए अलग चीज है, ठीक है। तो अब मैं एक कहानी बनाता हूं दोस्तों, ठीक है, मैं एक कहानी से समझाता हूं कि सबसे पहले ये ओएसआई मॉडल क्या है। एप्लीकेशंस लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ये क्या है और इसको किस आसानी से आप याद रख सकेंगे ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले कहानी देख लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं कहानी के बाद में आपको समझाऊंगा कि ये एक्चुअली में काम कैसे करते हैं। तो देखो, मैंने क्या है, मैं कंपनी चलाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आराम से समझना, मैं धीरे धीरे, आप धीरे धीरे समझना, मैं एक कंपनी चलाता हूँ, मैं एक कंपनी, ठीक है। और मैंने कंपनी में एक 7 एम्प्लॉय रख रखे हैं, ठीक है। जैसे इसका नाम है, ये मैंने कंपनी में एक सीईओ नियुक्त कर दिया जिसका नाम है एंड्रयू। क्या है नाम दोस्तों? एंड्रयू। नाम ध्यान रखना, ये बहुत काम आने वाले हैं। तो जो सीईओ है, ये कंपनी, ये मेरी कंपनी का सीईओ है, और मेरी कंपनी है मान लीजिए जयपुर में, ठीक है। बहुत आसानी से समझेंगे, बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरे साथ चलिए। एंड्रयू सीईओ है, ठीक है। और ये एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है मान लीजिए पीटर, ठीक है। एस से हम रख लेते हैं मान लीजिए सैम, ठीक है। टी से हम रख लेते हैं मान लीजिए टॉमी, है ना। टॉमी एक डॉगी का नाम नहीं है, यहाँ पे एक इंसान का नाम है तो ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। और नेटवर्क लेयर पे हम रख लेते हैं दोस्तों, इसको हम नाम दे देते हैं जैसे मान लीजिए नील, ठीक है। ये एक मेरा एम्प्लॉय है नील। और डी से हम नाम रख लेते हैं डैनी, ठीक है। और पी से हम नाम रख लेते हैं पार्कर। तो ये मेरे 7 एम्प्लॉय है दोस्तों, ठीक है, समझना। ये सातों एम्प्लॉय को अपना अपना काम है, एक एक काम को आप समझेंगे फिर आसानी से समझ जाएंगे ये लेयर्स क्या काम करती है। तो एंड्रयू है, जैसे मान लीजिए मुझे कोई मैसेज भेजना है, मैंने बोला कि मेरे पास में एक 500 पेज का एनवलप है, ठीक है। 500 पेज का मेरे पास एक एनवलप है, ये मुझे आप, एक कंपनी है दूसरी, जैसे कि मान लीजिए रिसीवर है, ये मान लीजिए XYZ कोई कंपनी है। तो मैंने सीईओ को बोला कि भाई आप आज ही, या सीईओ ने बोला इन सबसे कि भाई आज ही एक 500 पेज का एनवलप इस XYZ कंपनी को भेजना है, आज ही भेजना है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इसके पास वो पेज आ गए, ठीक है। लेकिन ये जो है, अब जो पेज आ गया 500 पेज का एनवलप, इसने बोल दिया कि भी भेजना है, अब सब अपने अपने काम पे लग गए। तो सबसे पहले वो 500 पेज आए इसके पास, इसने टाइप करे, लेकिन इसने टाइप करे मान लीजिए इंग्लिश में, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश को इंग्लिश आती थी। तो एंड्रयू ने क्या करा कि इंग्लिश में ये 500 पेज टाइप कर दिए, और 500 पेज टाइप करके इस पार्कर को दे दिए कि भाई अब आप आगे XYZ कंपनी को पहुंचा दीजिए, जो भी है आप आगे पहुंचा दीजिए, आगे वाले पहुंचा देंगे। तो अब पीटर ने क्या सोचा कि भाई ये जो इंग्लिश है, जो सामने वाली कंपनी है XYZ कंपनी है, इसको तो ये इंग्लिश समझ में आती नहीं है, इसको हिंदी समझ में आती है, ठीक है। तो उसने क्या करा, ये जो इंग्लिश में जो 500 पेज थे इसको कन्वर्ट कर दिया हिंदी में, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर दिया? हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और उसको दे दिया सैम को कि भाई आप अब इसको आगे पहुंचा दीजिए। तो सैम ने क्या करा, सैम ने बोला कि अच्छा ये पेज मुझे आए हैं, 500 पेज आए हैं, ठीक है, ये पेज हिंदी में है, किसको पहुंचाने? XYZ कंपनी को पहुंचाने। लेकिन XYZ कंपनी आज खुली तो है, ये तो मैं पूछूं। तो इसने क्या करा, कॉल लगाया, इसने क्या करा, यहाँ पर जो बंदा बैठा था, यहाँ पर इस कंपनी में, ये कंपनी XYZ कंपनी है मान लीजिए, और ये ABC कंपनी है, ठीक है। तो इसने एक फोन लगाया XYZ कंपनी को, इसने फोन उठाया, तो इसने बोला कि भाई हाँ आपकी कंपनी आज खुली है क्या? बिल्कुल खुली है, क्योंकि मुझे आपको एक 500 पेज का एनवलप भेजना है, तो और मेक श्योर करें कि आप कितने बजे तक खुल रहे हैं। तो इसने बोला कि मैं रात को 9 बजे तक मेरी कंपनी खुली है, तो आप 9 बजे तक ये जो पेपर है आप मुझे सेंड कर दीजिए। इसने बोला ठीक है। तो आज कंपनी खुली है कि बिल्कुल खुली है, तो ठीक है। तो इसने क्या करा,
सैम ने कि भाई इसने इंश्योर कर लिया कि सामने वाला बंदा ओपन है, सामने वाले बंदे की कंपनी खुली है, तो हम अब इस पेज को हम आगे पहुंचा सकते हैं। तो सैम ने क्या करा, टॉमी को ये 500 पेज के एनवलप दे दिए। अब टॉमी के पास ये 500 पेज के एनवलप आ गए, तो इसने बोला कि अरे ये पेज तो एक साथ हैं, तो अगर ये पेज एक साथ सारे के सारे खो गए तो फिर सारे के सारा पैकेट्स लॉस हो जाएंगे, सारे के सारे पेज खो जाएंगे। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं इसको 100 पेज के एनवलप में बांट दूं। इसने क्या करा टॉमी ने कि 100 पेज के एनवलप में 5 हिस्सों में इसको बांट दिया। ठीक है, इसने सोचा कि अगर कोई एक पैकेट खो भी जाएगा, ठीक है, या एक एनवलप खो भी जाएगा, तो बाकी के एनवलप तो बचे रहेंगे। तो इसने ये सोच के इन पांचों को अलग अलग एनवलप में बांट दिया और फिर उसको दे दिया नील को कि भाई आप अब इसको आगे बढ़ाइए। तो इसने नील ने क्या बोला, इसने नील ने बोला कि ठीक है, अच्छा ये आए हैं, कहां से आए हैं जी, मेरी कंपनी से आए हैं। तो उसने क्या करा, टू और फ्रॉम, ठीक है, टू और फ्रॉम, टू और फ्रॉम, टू फ्रॉम, टू और फ्रॉम, कि एबीसी कंपनी से आए हैं और कहाँ जाने हैं कि एक्स वाई जेड कंपनी को जाने हैं। तो इसने क्या किया, एक्स वाई जेड कंपनी का यहाँ पे नाम लिख दिया कि ठीक है भाई ये मेरी कंपनी से आए हैं। तो इसने टू का एड्रेस डाल दिया और नीचे जिस कंपनी को जाने हैं इसने एक्स वाई जेड कंपनी का नाम डाल दिया। अब इसने ये सारे के सारे जो एनवलप थे ये दे दिए डैनी को। अब डैनी ने बोला कि अच्छा हाँ ये अलग अलग पेज मेरे पास आए हैं, ठीक है, लेकिन इसने बोला कि अरे ये तो खुले हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे पेज तो ओपन है, ये जो एनवलप है खुले हैं, तो अगर इनके साथ कोई छेड़छाड़ कर लेगा या इनमें से कोई पेजेस निकाल लेगा तो मुझे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, कंपनी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसने क्या करा, इन सारे जो पेजेस थे एनवलप थे इनको इनको अलग अलग किया और उसके बाद में सील लगा दी। जैसे एक एनवलप था इसके ऊपर सील लगा दी अच्छे से और उसको पैक कर देंगे भाई अब इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे या फिर इसके में से कोई पेज निकल ना पाए। ऐसे इन्होंने क्या करा, 5 जो एनवलप थे इन पांचों एनवलप में अच्छे से सील लगा के पैक कर दिया कि भाई अब ये बिल्कुल सेफ रहेंगे, कोई इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, या फिर अगर कोई इनको खोलने की भी कोशिश करेगा तो हमें पता लग जाएगा कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई है। और फिर अब डैनी ने ये पेजेस दे दिया पार्कर को और पार्कर के बोला कि भाई आपको अब ये पेजेस हैं, ये पेजेस आपको पहुंचाने हैं कहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये जयपुर में है और ये दिल्ली में है, तो इसने इसको बोल दिया कि दिल्ली में ये आपको पेजेस पहुंचाने हैं। अब आप एक काम करिए, या तो आप ट्रेन से चले जाइए, तो ट्रेन तो बानले लेट हो जाएगी, तो आप एक काम करिए अभी के अभी ना बाइक लीजिए या फिर कार लीजिए और NH20 से निकल जाइए, वो सस्ता पड़ेगा और वो जल्दी आप 3 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। तो ये क्या कृष्ण डैनी ने इसको समझा दिया कि भाई आपको कौन से रास्ते से जाना है, जल्दी से फटाफट इस रास्ते पे जाइए और निकल जाइए। तो इसने पार्कर को दिया और पार्कर ये पेजेस को निकल गया। अब जब ये आया इसके पास में तो उसने बोला कि अच्छा ये मेरे पास आया, ठीक है, इसने इसको दे दिया। अब इसने वो जो पेजेस लिए तो उसने बोला कि अच्छा ये सील पैक थे सारे के सारे, इससे कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई, बोले तो कोई भी छेड़छाड़ नहीं, ठीक है। अब इसने दे दिया यहां पर। अब इसको देने के बाद में वो जो पेजेस थे इसने बोला कि ये कहाँ से आए हैं, तो इसने टू का एड्रेस देखा, तो टू का एड्रेस देखा तो देखा कि ये तो एबीसी कंपनी से आए और फ्रॉम फ्रॉम में मेरी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, तो बोले ठीक है ये तो मेरी कंपनी में ही आए हैं, ठीक है। इसने सारे के सारे पेजेस लिए और फिर इसने ट्रांसपोर्ट लेयर को दे दिए। तो अब ट्रांसपोर्ट लेयर को देने के बाद में इसने बोला कि भाई ये तो सारे के सारे पेज एक ही हैं, है ना, इसको अलग अलग कर रखा है, क्यों ना मैं काम करूं इन सभी को एक कर दूं। तो इसने क्या करा, एक एनवलप निकाला, पेज निकाले, फिर दूसरा एनवलप निकाला, उसके नीचे दूसरे पेज रख दिए, तीसरा चौथा पांचवा सबको एक करा और उसके बाद में सेशन लेयर को यहां पर इसने पहुंचा दिया। और उसके बाद सेशन लेयर को पहुंचाने के बाद में इसने कॉल लगाया यहां पर कि भाई आपका जो पैकेट था वो मेरे पास आ गया है, आपके जो एनवलप है वो सही सलामत मेरे पास आ गए हैं। यहां तक करने के बाद में हो जाता है कनेक्शन ब्रेक। क्लियर है दोस्तों, क्योंकि अब इसका काम था यहां तक पहुंचाना, इसने यहां तक पहुंचा दिया। अब उसके बाद में इसका जो बॉस है वो इस पेजेस को पढ़े ना पढ़े, 4 दिन बाद पढ़े, 10 दिन बाद पढ़े, इसको कोई लेना देना नहीं है, इसने अपना काम कर दिया। तो ये थी दोस्तों कहानी। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी, इसलिए इस पूरे सेशन की। अब अपन आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आई तो एक बार थोड़ा सा वीडियो रिकैप करो, है ना, पॉज करके रिकैप करो, वापस समझो, आपको आसानी समझ में आ जाएगी, उसके बाद ही आगे बढ़ो। अब अपन बात करते हैं कि ये लेयर्स एक्चुअली में काम कैसे करती है। तो आगे बढ़ने के लिए देखो एप्लीकेशन लेयर है दोस्तों। तो एप्लीकेशन लेयर में जो एंड्रयू था वो क्या काम कर रहा था, वो आपको इंटरफेस प्रोवाइड करवा रहा था। इंटरफेस का मतलब जो एप्लीकेशन लेयर है वो यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। यूजर इंटरफेस का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मुझे मैसेज भेजना है या मुझे मेल करना है, तो मैं कहाँ जाऊंगा, आप बोलोगे सर जीमेल पे,
याहू पे, हॉटमेल पे। तो ये जीमेल, याहू, हॉटमेल, ये क्या है? ये इंटरफेस है जिसकी मदद से मैं मैसेज लिखूंगा, या व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, या मैं मुझे अगर किसी को मैसेज करना है तो मैसेज पे जाऊंगा। तो ये जो व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, जीमेल है, याहू है, ये जो सारी चीजें, ये क्या है? ये यूजर इंटरफेस है। क्लियर? तो एप्लीकेशन लेयर क्या करता है? यूजर को यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। तो कौन से तो ये क्या काम करता है? जैसे एफटीपी हो गया, ठीक है, टेलनेट हो गया, ठीक है, एचटीटीपी हो गया। आपको अगर किसी वेबसाइट से बात करनी है, वेबसाइट खोली, तो कहां जाओगे? ब्राउजर पे जाओगे। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स इस लेयर पे काम करते हैं। कौन कौन से? एफटीपी, टेलनेट, एचटीटीपी, और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाते हैं, जो आपको ये बताते हैं कि आपको एक्चुअली में कम्युनिकेट कैसे करना है। जैसे अगर मुझे किसी वेबसाइट पे जाना है, जैसे मुझे अगर फेसबुक ओपन करना है, तो मैं क्या करूंगा? कोई ऐप खोलूंगा। तो ऐप भी किस पे काम कर रहा है? एचटीटीपी पे काम कर रहा है। या फिर अगर मैं वेबसाइट खोलूंगा फेसबुक की, तो भी मैं ब्राउजर पे जाना पड़ेगा, तो भी मुझे वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी। तो वो प्रोटोकॉल कौन सा है? एचटीटीपीएस या एचटीटीपी, जो भी है, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर क्या करता है? आपको यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। इसका मतलब कि यूजर को कोई एक ऐसा एप्लीकेशन चाहिए जिसकी मदद से वो ये काम कर सके। तो ये सारे काम कौन करता है? एप्लीकेशन लेयर। समझ गए? अब प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या था? पीटर का काम, कि पीटर का काम ये था कि वो इन सारे चीजों को इनक्रिप्ट कर रहा था, कि भाई आपको इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट, जैसे कि उसको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो आपको जो लैंग्वेज समझ में आएगी इस रिसीवर को, वो उसके हिसाब से चेंज कर देगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है प्रेजेंटेशन लेयर में? इंक्रिप्शन, ठीक है, और डिक्रिप्शन। जो चीज जिस चीज के माध्यम से आपको समझ में आएगी, जो लैंग्वेज आपको समझ में आएगी, ये वो प्रेजेंटेशन लेयर वो काम करेगा। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक फाइल है, जैसे मेरे पास एक फाइल है, मान लीजिए स्टूडेंट डॉट docx, ठीक है। एक फाइल ये है और एक फाइल ये है स्टूडेंट डॉट mp3। तो अब मुझे बताइए, ये जो फाइल है किस में खुलेगी? या आप बोलेंगे कि सर ये तो mp3 फाइल में खुलेगी। और ये जो docx फाइल किस में खुलेगी? ये खुलेगी हमारी डॉस में, ठीक है, डॉस में नहीं, सॉरी, ये फाइल खुलेगी हमारी ऑफिस में, एमएस ऑफिस में, ठीक है। डॉट पीपीटी हुआ तो प्रेजेंट तो पावर पॉइंट में खुलेगी। तो ये जो एक्सटेंशन है, ये क्या बता रहा है? और मान लीजिए अगर मैं इन फाइलों में से एक्सटेंशन हटा दूं, सारे के सारे एक्सटेंशन हटा दूं, तो ये क्या बोलेगा कि ये फाइल आप किस में ओपन करना चाहते हैं? आप कंफ्यूज हैं कि ये फाइल ओपन कहां पे करूं। तो जो प्रेजेंटेशन लेयर का काम है वो क्या है? वो आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर प्रेजेंट करवाता है कि भाई ये जो फाइल है ये एग्जैक्ट कहां पर ओपन होगी, ये किस मोड पे ओपन होगी, इसको इनक्रिप्ट करना है। जैसे अगर कोई फाइल का एक्सटेंशन डॉट एमपी थ्री है, तो ये डॉट एमपी थ्री फाइल प्लेयर में खुलेगा, या जो प्लेयर इसको सपोर्ट करता है उसी में खुलेगा। तो चेंज कर देता है। तो चेंज करने का काम कौन करता है? ये प्रेजेंटेशन लेयर काम करता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। अब बात करते हैं सेशन लेयर की। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई लेयर है इन पूरे सातों लेयर में, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है हमारी सेशन लेयर। क्यों होती है? क्योंकि ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन करता है दोस्तों, सॉरी, एंड टू एंड लेयर करता है ये एंड टू एंड लेयर है। एंड टू एंड लेयर कैसे, मैं समझाता हूं, वेट करिएगा। मैं एक बार क्या करता हूं, इरेजर से इसको मिटा देता हूं और मैं समझाता हूं अच्छे से कि एंड टू एंड लेयर क्या करती है। दोस्तों एंड टू एंड लेयर का मतलब ये होता है कि जब तक आपका मैसेज सामने वाले तक नहीं पहुंच जाता, ये टच में रहता है, ये इसके भी टच में रहेगा, ये इसके भी टच में रहेगा, इसके भी टच में रहेगा, इसके भी टच में रहेगा। और अगर कोई डेटा लॉस हो जाता है तो ये वापस कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा। क्लियर? तो जो सेशन लेयर का काम क्या होता है? एंड टू एंड लेयर, ये एंड टू एंड लेयर होती है, ठीक है। एंड टू एंड लेयर का मतलब क्या होता है कि ये इससे कम्युनिकेट जब तक करता रहेगा, जब तक इसके टच में रहेगा, जब तक कि ये मैसेज यहां से लेकर के टोटल यहां तक नहीं पहुंच जाएगा, तब तक ये टच में रहेगा, ठीक है। इसका काम होता है कि जो मेरा मैसेज है, मेरा जो एनवलप था, जो मैसेज था, वो सक्सेसफुली यहां तक पहुंच जाए। आप अगर किसी को मैसेज भेजते हो, ईमेल भेजते हो, तो अगर आप किसी को मेल भेजते हो, तो अगर वो मेल सक्सेसफुल नहीं होती, तो आपके पास मैसेज आता है कि दिस मेल इज अनसक्सेसफुल, या ड्राफ्ट में चली जाती है। और अगर मेल सक्सेसफुली अगर सेंड हो जाती है, तो आपके पास मैसेज आता है कि दिस मेल वाज, या दिस मेल इज सक्सेसफुली सेंड। तो ये कौन बता रहा है? ये आपको सेशन लेयर बता रहा है। ये सेशन लेयर ही आपको बताता है कि आपका मैसेज वहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो जो एक्नोलेजमेंट होता है ना, फ्लैग्स काम करते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो सारे फ्लैग्स काम करते हैं सेशन लेयर के अंदर। क्लियर है दोस्तों? आई होप आपको समझ में आएगा। सेशन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है। फिर बात करते हैं दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर।
तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम काम क्या करता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट लेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो खास प्रोटोकॉल है दो, जो कि मैंने आपको पहले बताए थे, टीसीपी और यूडीपी। तो ये जो टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल है ये इस लेयर पे काम करते हैं, है ना। अगर आपको रिट्रांसमिट करवाना है, अगर आपको सेफली कोई मैसेज पहुंचाना है, ठीक है, कनेक्शन आपको स्लो चाहिए, ठीक है, लेकिन सेफली चाहिए, तो आप टीसीपी पे जाएंगे। और आपको कनेक्शन फास्ट चाहिए, है ना, आपको यूट्यूब सर्च करना है, या मान लीजिए आपको कोई डाउनलोड करनी है फाइल, मूवीज देखनी, तो आप यूडीपी पे जाएंगे। क्लियर है। तो टीसीपी और यूडीपी जो खास दो प्रोटोकॉल्स हैं, ये कौन से लेयर पे काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो बहुत बार इंटरव्यूज में से पूछ लिया जाता है दोस्तों आप लोगों से कि भाई ये जो टीसीपी यूडीपी है कौन से लेयर पे काम करते हैं, तो कई लोग जो उनको नहीं पता है वो रह जाते हैं उसके अंदर, या जवाब नहीं दे पाते। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि भाई टीसीपी यूडीपी कौन से लेयर पे काम करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। आगे जब अपन अटैक करेंगे, तो जब अटैक भी अपन करेंगे तो इन लेयरों पे भी अटैक होती है। जैसे कि मान लीजिए सेशन हाईजैकिंग होगा, तो सेशन हाईजैकिंग कहाँ होगा, सेशन लेयर पे होगा। ठीक है, मिडिल मैन इन द मिडिल अटैक कहाँ होगा, सेशन लेयर पे होगा। और भी बहुत सारे अटैक्स होंगे जो लेयर्स पे होते हैं। तो इन लेयर्स पे, उन अटैक्स को समझने के लिए इन लेयर्स को हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर आप समझ गए, टीसीपी यूडीपी इस पे काम करता है। फिर आता है नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर का काम क्या था दोस्तों, ये आपको बताता है, जैसे मैंने बताया था कि भाई ये टू और फ्रॉम का काम कर रहा था, तो ये क्या करता है, ये राउटर्स के बारे में बताता है कि भाई आपका जो मैसेज है वो कौन से राउटर से जाएगा, आईपी एड्रेस, ठीक है, कौन से आईपी एड्रेस से ये आया है, कौन से आईपी एड्रेस पे ये जाएगा, मैक एड्रेस कौन सा है, ठीक है, कौन से मैक एड्रेस पे जाएगा, सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है। ये सारी चीजें कौन बताता है, नेटवर्क लेयर बताता है कि आपका मैसेज कहां से आया था, कौन सी आईपी से आया था, कौन सी आईपी पे जाएगा, बीच में जो राउटर्स होंगे कौन कौन से राउटर्स से होके जाएगा, स्विचेस से होके जाएगा, हब से होके जाएगा, मतलब आपका मैसेज कैसे जाएगा, ये कौन बताता है, नेटवर्क लेयर बताता है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया आपको काम। उसके बाद आता है डेटा लिंक लेयर का काम। तो डेटा लिंक लेयर क्या करता है, ये एरर फ्लो एरर फ्लो डिटेक्शन एरर फ्लो डिटेक्शन सॉरी डिटेक्शन, एरर फ्लो डिटेक्शन का मतलब अगर कोई एरर आ जाती है, जैसे मान लीजिए कि ये तो पैकेट तो ना मिस वो हो गया, खराब हो गया, या ये नहीं जा रहा, तो ये क्या करता है, वापस कनेक्ट करता है सेशन लेयर से, बोलता है कि भाई आप वापस पैकेट भेजिए, क्योंकि ये जो है पैकेट खराब हो गया। और अगर खराब नहीं होता तो ये इंश्योर करता है कि इसमें कोई एरर ना हो, ये पैकेट जैसे निकला था ऊपर से वैसे ही तो है, कहीं इसमें कुछ चेंज तो नहीं हुआ, क्या इससे कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई, कहीं इससे कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई, ये कौन तय करता है, डेटा लिंक लेयर। क्लियर। तो एरर फ्लो डिटेक्शन ये काम करता है, ठीक है, या फ्रेम्स का ये काम करता है, मान लीजिए फ्रेम्स में कन्वर्ट कर देता है, फ्रेम्स का मतलब कि पैक कर देता है। जैसे अपन कहते हैं ना कि अपन एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक मूर्ति है ना, या एक पेज है, या मान लीजिए आपके अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपके पास 10th के डॉक्यूमेंट्स हैं, 12th के, जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप उनको लेमिनेट कर देते हैं, लेमिनेट की भी बची, ये सेफ रहे, ये खराब ना हो, आप लेमिनेट कर देते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी है दुनिया में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी है। ठीक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो कहाँ लगी हुई है, इटली में या शायद जर्मनी में, या जब पता नहीं कहाँ लगी हुई है, सबसे महंगी पेंटिंग बोलते हैं, और शायद वो पेंटिंग आज से 500 साल पुरानी है, और एक बार चोरी भी हो गई थी। ठीक है, वो पेंटिंग का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसको क्या है, एक फ्रेम में जड़ के और एक म्यूजियम में रखा गया है ना, और कम से कम 10-12 फीट की दूरी है जिससे सब लोग उसको दूर से देखें। तो ऐसे ही ये पैकेट्स को क्या करता है, फ्रेम्स में कन्वर्ट कर देता है, पैक कर देता है कि कोई इसके साथ छेड़छाड़ ना करे। क्लियर, जब तक कि ये दूसरे तक ना पहुंच जाए वो ही इसके साथ छेड़छाड़ करेगा। तो ये डेटा लिंक लेयर का ये काम है। उसके बाद फिजिकल लेयर क्या करता है, आपके जो डेटा को है वो बिट्स में कन्वर्ट कर देता है, बाइट्स में कन्वर्ट कर देता है, मेगा बाइट्स में, गीगा बाइट्स में, ठीक है, फाइबर ऑप्टिकल केबल, वाईफाई, ठीक है, उस क्या कहते हैं सिग्नल्स में, तो इनमें कन्वर्ट करके आपका डेटा फिजिकल लेयर में पहुंचा के सामने तक पहुंचा देता है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा ओएसआई मॉडल क्या है, कैसे काम करता है। ये जो चीज है सेंडर के लिए जो मैंने बताई, सेम काम रिसीवर के लिए भी काम करता है, कि भाई ये बिट्स में कन्वर्ट होता है, फिर डेटा लिंक लेयर ये देखता है कि भाई फ्रेम्स में कन्वर्टेड है या नहीं है, ठीक है, फिर उसके बाद में जो नेटवर्क लेयर है यहाँ पे ये बताता है कि भाई सोर्स आईपी क्या था, डेस्टिनेशन आईपी हमारी वाली आईपी है या नहीं, हमारी वाली आईपी, तो डेटा हमारे लिए, ठीक है, अगर हमारे लिए नहीं होगा तो ये डेटा किसी और को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, या फिर वापस किसी ना किसी राउटर में भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, ये टीसीपी यूडीपी,
ये बताता है सेशन लेयर कि हाँ आप सेशन लेयर, फिर ये इंश्योर करता है कि हाँ भाई आपका मैसेज जो है वो यहाँ तक पहुंच चुका है। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर आपके मैसेज को प्रेजेंट करता है और फिर एप्लीकेशन लेयर आपको फाइनली दिखाता है कि हाँ भाई ये आपका मैसेज है। तो इस तरीके से ये चीजें काम करती है। एक चीज और बता दो दोस्तों, एक बार इसको मिटा देता हूं। जो अपनी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और जो सेशन लेयर है, ये सॉफ्टवेयर लेयर होती है। ठीक है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ये जो चीज है ये भी मैं आपको बतानी थी कि ये जो 3 लेयर है ये सॉफ्टवेयर लेयर्स पे काम करती है, और ये जो नीचे की 3 लेयर है ये हार्डवेयर लेयर पे काम करती है। ठीक है, मतलब जैसे आपको मिल जाए हार्डवेयर, जैसे कि ये कनेक्टिविटी, माउस, ये कीबोर्ड, ये सारे के सारे जो जितने भी आपको पोर्ट्स मिलेंगे। ठीक है, एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं भूल गया कि जो ये आपका सेशन लेयर है ये लॉजिकल पोर्ट्स पे काम करता है। ठीक है, लॉजिकल पोर्ट्स का मतलब जैसे कि मान लीजिए आप एफटीपी से कोई डेटा ले रहे हैं, तो एफटीपी एफटीपी कौन से पोर्ट पे काम करता है? 20 पे, 21 पे। एसएमटीपी कौन से पोर्ट पे काम करता है? 25 पे। एचटीटीपी कौन से पोर्ट पे काम करता है? 85, 80 पे, है ना। एचटीटीपीएस किस पे काम करता है? 443 पे। ये कौन बताएगा? सेशन लेयर बताएगा कि भाई आपका जो पोर्ट है, लॉजिकल पोर्ट जो दिखाई नहीं देता, जो मैंने पोर्ट्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक फिजिकल पोर्ट्स होता है वो काम करता है फिजिकल लेयर पे। ठीक है, और जो लॉजिकल पोर्ट्स होते हैं वो काम करते हैं सेशन लेयर पे। ये और एक चीज मैं मेरे दिमाग से स्किप हो गई थी, मुझे याद आ गई, तो ये चीज ध्यान रखिए। तो सॉफ्टवेयर लेयर है वो 3 लेयरों पे काम करते हैं, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। और जो हार्डवेयर लेयर होते हैं वो हार्डवेयर लेयर, ये 3 होते हैं। और जो ये ट्रांसपोर्ट लेयर है इसको हार्ट ऑफ द लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ द लेयर। ठीक है, ये क्या करता है? ये इन दोनों, ये जो ये ऊपर की 3 लेयर और नीचे की 3 लेयर, इन दोनों लेयरों के बीच में कॉम्बिनेशन बनाने का काम करता है, समन्वय बनाने का काम करता है। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर या हर्ट है। हर्ट का मतलब इसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस पे जो खास 2 प्रोटोकॉल है वो टीसीपी यूडीपी काम करते हैं, इनके बिना काम नहीं चलता है। या तो आपका एप्लीकेशन टीसीपी पे ले काम करेगा या यूडीपी पे काम करेगा। हाँ, एक सॉफ्टवेयर या एक से अधिक, या सॉरी एक सॉफ्टवेयर या एक वेबसाइट एक से अधिक प्रोटोकॉल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक मैसेज आपका वो एक से अधिक प्रोटोकॉल्स को यूज कर सकता है, लेकिन जो कोर प्रोटोकॉल है वो टीसीपी और यूडीपी ही रहते हैं। तो आई होप अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। एक और चीज मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों, एक बहुत खास, कि सेशन लेयर है ये आपका एंड टू एंड लेयर है। दोबारा से मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। एंड टू एंड लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये आपका सेगमेंटेशन का काम करता है। ठीक है, पैकेट्स को डिवाइड कर देता है, सेगमेंटेड लेयर। फिर ये पैकेट्स बना देता है, उस पर एड्रेस डाल देता है। ठीक है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, क्लियर। और ये डेटा लिंक लेयर है, ये एरर फ्लो डिटेक्शन, कि अगर कोई एरर तो ना हो, उस एरर पे या फ्रेम्स में इसको बांट देता है, फ्रेम्स में कन्वर्ट कर देता है डेटा को, मतलब पैक कर देता है। और ये कन्वर्ट कर देता है फाइनली बिट्स में, मतलब छोटे छोटे बिट्स में। वाईफाई के थ्रू जाएगा या केबल्स के थ्रू जाएगा, किस तरह से आपका मैसेज जाएगा वो ये तय करता है। तो आई होप अब आपको ये ओएसआई मॉडल कंप्लीट हो गया होगा। एक चीज और कि दोस्तों, आपको ये जो लेयर्स है उसको याद रखने में भी बहुत कठिनाई होती होगी, तो मैं इसके लिए एक फ्रेज बनाया हूँ। ठीक है, हालांकि फ्रेज मैंने नहीं बनाया, बुक में लिखी हुई है, लेकिन बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको सेशन ये जो सारी के सारी लेयर्स याद नहीं रहती, तो इसकी एक फ्रेज है, ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। इसका मतलब, ए का मतलब एप्लीकेशन लेयर, पी का मतलब प्रेजेंटेशन लेयर, एस का मतलब सेशन लेयर, टू का मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर, एन का मतलब नेटवर्क लेयर, डी का मतलब डाटा लिंक लेयर, और पी का मतलब फिजिकल लेयर। तो इस तरीके से आप ये जो पूरी लेयर्स है उनको याद रखोगे। क्या आपको बस एक ही फेज याद रखना है, ऑल पीपल्स। ठीक है, या पीपल्स नहीं, पीपल ही होता है। ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ओएसआई मॉडल कंप्लीट समझ में आ गया होगा कहानी के माध्यम से। पहले मैंने आपको कहानी बताई, है ना, कि मेरी एक कंपनी है, मैंने कैसे काम करती है लेयर्स, उसके बाद में इस सारी लेयर्स पे क्या क्या चीजें काम करती है मैंने आपको बताया, बहुत शॉर्ट तरीके से बताया है। ठीक है, अगर मैं डिटेल में जाऊंगा दोस्तों तो ओएसआई मॉडल 3-4 घंटे का टॉपिक है, इतना अपन को नहीं समझना, बस अपन को एक रेफरेंस के तौर पर समझना है। आगे जब अपन अटैक्स पढ़ेंगे तब इसमें मैं और अच्छी आसानी से या और डिटेल में आपको बता दूंगा कि कौन कौन से लेयर पे कौन कौन से अटैक होते हैं। तो ये आगे समझेंगे, फिलहाल इतना ही जरूरी था समझने के लिए। तो दोस्तों, आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट करें। नमस्कार दोस्तों, आज जो अपन जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है टीसीपी वर्सेस ओएसआई मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल, या फिर अपन बोल सकते हैं ओएसआई मॉडल वर्सेस टीसीपी आईपी मॉडल।
चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, चलिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने टीसीपी आईपी मॉडल पे। तो दोस्तों ये रही स्क्रीन और मैं अब इसको ओपन कर देता हूँ। तो दोस्तों ये है अपना टीसीपी आईपी मॉडल। तो दोस्तों टीसीपी आईपी मॉडल क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको ओएसआई मॉडल के बारे में बताया था, वो था एक रेफरेंस मॉडल। ठीक है, ओएसआई मॉडल कंप्लीट रेफरेंस मॉडल था। और गाइस टीसीपी आईपी मॉडल जो है इसके फुल फॉर्म में टीसीपी है, उसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो टीसीपी प्लस आईपी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये मॉडल बना है जिसका नाम है टीसीपी आईपी मॉडल। क्लियर है गाइस? और दोस्तों टीसीपी आईपी मॉडल किस लिए यूज लिया जाता है? तो टीसीपी आईपी मॉडल यूज लिया जाता है इंटरनेट पे काम करने के लिए। अगर दो डिवाइस इंटरनेट पे बातचीत कर रहे हैं तो उनके लिए कौन सा मॉडल यूज आएगा? तो वो यूज आएगा टीसीपी आईपी मॉडल। क्लियर है? अब बात करते हैं दोस्तों ओएसआई मॉडल वर्सेस टीसीपी आईपी मॉडल। तो ओएसआई मॉडल क्या है ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जाके चेकआउट कर सकते हैं। और टीसीपी आईपी मॉडल क्या है? तो सबसे पहले तो मैं आपको दोस्तों ये बता देना चाहता हूं कि जो ओएसआई मॉडल है वो एक रेफरेंस मॉडल है। ठीक है, और जो टीसीपी आईपी मॉडल है वो प्रैक्टिकल मॉडल है। और कुछ दिलचस्प बातें हम करेंगे इसके बारे में, ओएसआई मॉडल के बारे में भी करेंगे, टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में भी करेंगे, और ये जानेंगे कि ये दोनों मॉडल क्या एक ही हैं या अलग अलग हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ओएसआई मॉडल है वो मैंने आपको बताया रेफरेंस मॉडल है। ठीक है, अगर आपको एक एक लेयर, जो एक एक पर्टिकुलर लेयर है, फिजिकल लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, जितनी भी लेयर है उनको डीप में समझना हो, फंक्शन समझने हैं उनको, तो दिस इज अ बेस्ट मॉडल। ओएसआई मॉडल इज अ बेस्ट मॉडल, आप समझ सकते हैं। और अगर प्रैक्टिकली आपको नॉलेज लेना है, प्रैक्टिकली समझना है कि कैसे आज इंटरनेट पे बातचीत हो रही है, तो वो सारा मॉडल काम करता है टीसीपी आईपी मॉडल पे। क्लियर? तो टीसीपी आईपी मॉडल क्या है दोस्तों? टीसीपी जो है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। पहली चीज, ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। किस पे काम करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ठीक है, जो मैसेज का एक्नॉलेजमेंट आपको देता है। क्लियर? और जो आईपी है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ठीक है, आईपी हो गया, मैक एड्रेस हो गया, राउटिंग हो गया, ये सारी चीजें कौन डिफाइन करता है? आईपी। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से टीसीपी आईपी मॉडल बनाया। अब दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं, थोड़ा इतिहास में चलते हैं। बहुत सारे बुक्स में या बहुत सारे वीडियोस में जो आज इंटरनेट पे मौजूद है, यूट्यूब पे मौजूद है, बहुत बार ये बताया होगा कि जो ओएसआई मॉडल है उसका ही एडवांस वर्जन टीसीपी आईपी मॉडल है, राइट? लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओएसआई मॉडल बिल्कुल अलग मॉडल है, टीसीपी आईपी मॉडल बिल्कुल अलग मॉडल है। हाँ, इनमें कुछ समानताएं जरूर हैं जो आगे अपन देखेंगे, लेकिन ओएसआई मॉडल आईएसओ द्वारा डेवलप किया गया। ठीक है, 1970, लेट 1970, 1975 में, और टीसीपी आईपी मॉडल भी 1975 के अक्रॉस 1980 में डेवलप किया गया। किसके द्वारा? एपरा, APAR। एपरा क्या है? एपरा है एक अमेरिकन डिफेंस एजेंसी, या बोल सकते हैं कि अमेरिकन डिफेंस कंपनी जिसने ये इजाद किया। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि टीसीपी आईपी मॉडल बनाने का क्या उद्देश्य था? तो दोस्तों ओएसआई मॉडल जो है वो आईएसओ द्वारा अलग ही उसको सेटअप किया जा रहा था, उस पर काम किया जा रहा था कि भाई हमारा जो मॉडल है उसको हमें ऐसा करना है कि भाई उस मॉडल के जरिए नेटवर्किंग पे बातचीत हो सके। तो हम एक अलग से मॉडल बना रहे हैं। ये बिल्कुल अलग मॉडल बन रहा था, ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल अलग से काम कर रहा था। ये दोनों अपने मॉडल पे काम कर रहे, दोनों में कोई समानता नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वे दोनों की समानताएं हम खुद करते हैं आज, लेकिन जब उस टाइम पे ये बन रहा था तो ये अलग काम कर रहा था और ये अलग काम कर रहा था। क्लियर? तो उस जमाने में दोस्तों ये था कि ओएसआई मॉडल जो है वो बिल्कुल रेफरेंस मॉडल था, थ्योरेटिकल मॉडल था, कोई इसका इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था दोस्तों कि पहले के जमाने में 1970 1980 में, जैसे कि मान लीजिए भारत के कंप्यूटर्स थे, चलो भारत में तो कोई कंप्यूटर नहीं आए थे, लेकिन एग्जांपल के तौर पर मैं बता देता हूँ कि अमेरिका में जो कंप्यूटर थे वो यूरोप के कंप्यूटर से बात नहीं कर सकते थे। या फिर मैं मान लूं कि जैसे कि भाई डेल का कंप्यूटर है तो वो सिर्फ डेल के कंप्यूटर से बात कर सकेगा, है ना, वो लेनोवो के कंप्यूटर से या एचपी के कंप्यूटर से बात नहीं कर सकता था। ये पहले एक मसला हुआ करता था, पहले एक ये प्रॉब्लम थी
1970 में 1980 में कि भाई एक जो डिवाइस है जिस कंपनी का है उस डिवाइस को अगर बातचीत करनी है तो वो सिर्फ सेम डिवाइस होना चाहिए। जैसे पहले शायद आप लोगों में से कोई यूजर होगा जो आज से 15 साल पहले कि भाई अगर आपको जियो उस टाइम पे तो आइडिया था, तो आइडिया को अगर बात करनी है तो आइडिया टू आइडिया 10 पैसे लगते थे, अगर आप अदर कंपनी में बातचीत करते तो शायद 1-1.5 रुपये लगते थे। तो इस तरीके से ये मसले थे। तो ऐसे ही टीसीपी आईपी मॉडल ओएसआई मॉडल क्या था कि नेटवर्किंग को समझना था, एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाना था, बट ये कम्युनिकेट कराना था कि भाई हम किसी भी डिवाइस को किसी भी डिवाइस से बातचीत करा सके, पहली पॉइंट। और दूसरा, कोई प्रैक्टिकल मॉडल ऐसा लाया जाए जो हर जगह यूज हो, जो जिससे सिक्योरिटी भी रहे, जिससे इंप्लीमेंट भी हो जाए नेटवर्किंग और हमें कोई प्रॉब्लम भी ना आए। तो ये जो एपरा था ये क्या है, ये टीसीपी आईपी मॉडल पे काम कर रहा था। क्लियर है दोस्तों? तो अब ये चीज तो हो गई थी दोस्तों। आगे फिर एक चीज का मसला और था हमारे पास में, वो ये कि उस टाइम पे रशिया और यूएस, जैसे यूएसएसआर, उस टाइम पे यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत संघ और अमेरिका, तो इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। तो क्या था कि जो रशिया था वो उसके जो रशिया के जो कंप्यूटर्स थे, रशिया के जो साइबर वॉरियर्स थे, वो क्या करते थे कि अमेरिका के कंप्यूटर्स में घुस जाते थे या पता लगा लेते थे कि भाई वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ से वो क्या कर रहे हैं, नेटवर्क उनका पैकेट्स कहाँ से जा रहा है कहाँ से नहीं जा रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ रशिया पता कर लेते थे। तो अमेरिका ने सोचा कि भाई हम कुछ ऐसा नेटवर्क तैयार करें, कुछ ऐसा मॉडल तैयार करें जिससे कि उनको ये ना पता चल सके कि हम कहाँ से पैकेट भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, ये वो पता ना कर सके। तो इसका एक उद्देश्य ये भी था, और मेन उद्देश्य तो यही था दोस्तों उनका बनाने का, कि भाई रशिया जो है वो हम पे ये पता ना लगा सके, ना ये हम पे सुनिश्चित ना कर सके कि हम कहाँ से का पैकेट भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, या फिर हम किस मॉडल पे काम कर रहे हैं, ये उन तक आइडिया नहीं होना चाहिए। तो टीसीपी आईपी मॉडल को विकसित करने का सबसे पहला रीजन तो ये था। और दूसरा रीजन मैंने आपको बताया पहले ही कि भाई कोई प्रैक्टिकल मॉडल नहीं था, कोई प्रैक्टिकल मॉडल नहीं था कि इंप्लीमेंट किया जा सके, हैंड टू हैंड इंप्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। भाई ओएसआई मॉडल जो था, जो ओएसआई मॉडल जब वो बना रहे थे तो वो कंप्लीट थ्योरी पे काम कर रहे थे कि भाई एक डिफाइन करो एक लेयर को, एप्लीकेशन लेयर क्या काम करती है, वो उसके फंक्शंस क्या काम करते हैं, प्रोटोकॉल्स कहाँ काम करते हैं, सारी चीजें। फिर प्रेजेंटेशन लेयर आती है, फिर सेशन लेयर आती है। तो सारे लेयर्स को वो डीप रिसर्च कर रहे थे, फंक्शन पे काम कर ले, फंक्शन को एस्टेब्लिश कर रहे थे या फिर डिफाइन कर रहे थे, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने लागू किया नहीं। प्रैक्टिकली जब लागू करने के लिए आया तो उन्होंने बोला कि इसको कैसे लागू किया जाए या किस तरीके से लागू किया जाए, तो उसको फेल हो गई। तो इसी तरीके से जो टीसीपी आईपी मॉडल था वो क्या करा था, अलग जो अमेरिकन जो एप्रानेट जो बना रही थी उसको कंप्लीट, उसने बोला कि थ्योरी वोरी छोड़ो, हम तो सिर्फ इसको सीधा प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर किसी और मॉडल पे काम करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है ना, उन्होंने ये चीजें बनाई, एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद में जब ये सक्सेस हो गया तब उसके बाद आज तक ये मॉडल लागू किया जाता है या लागू होता है इंटरनेट पे बातचीत करने के लिए। दोस्तों क्लियर है? अब आप समझ गए होंगे कि ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल में कोई आपस में समानता नहीं है। बाद में हमने खुद इस पे समानता लेकर आए, हम दोनों ने इन दोनों को एक किया, हमने डिफरेंशिएट किया अलग अलग, और हमने समानताएं भी दी। आगे जब अपन बात करेंगे इसके बारे में कि लेयर्स कैसे काम करती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, ओएसआई मॉडल के बारे में मैंने आपको बताया, ओएसआई मॉडल की 7 लेयर्स हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा जाके देख लो प्लीज़। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ पहले जाएं और ओएसआई मॉडल को चेकआउट करें, उसी के बाद टीसीपी आईपी मॉडल को देखें, ठीक है। इससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अभी अगर आपको नेटवर्किंग अच्छे से समझनी है या फिर उसके फंक्शंस को समझना है, हर एक लेयर को अच्छे से समझना है, तो ओएसआई मॉडल इज द बेस्ट मॉडल। क्लियर? चलिए तो देखिए ओएसआई मॉडल देखिए, हाँ, तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। क्लियर? ये 7 लेयर है। ये 7 लेयर को आपको याद रखना है अच्छे से, इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है। अब आप लोगों का एक सवाल होगा कि दोस्त कि सर हमने टीसीपी आईपी मॉडल जो पढ़ा है उसमें 4 लेयर भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और 5 लेयर भी होते हैं। क्लियर? तो अब आराम से मैं आपको बताता हूं कि 4 लेयर क्या है, 5 लेयर क्या है। देखो काम सारे एक है। हमने जब बाद में 1995 में या 2000 में जब इन दोनों लेयर को बीच में हमने डिफरेंशिएट किया, या हमने इन दोनों मॉडल को पढ़ाई स्टडी की, तो हमने समझ में आया कि इन दोनों में बहुत कुछ कॉमन है,
ठीक है, तो अब जब हमने इसको फिर डिफाइन किया अच्छे से कि भाई ये दोनों तो एक ही है, भले ही ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन द्वारा बनाए गए हों, लेकिन दोनों में बहुत समानता है। तो समानताएं क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले जो है फिजिकल लेयर को आप फिजिकल लेयर में रहने देंगे, ठीक है, जो 5 लेयर मॉडल में आपको बता रहा हूँ। काम सारे एक हैं, जो फिजिकल लेयर में जो काम होता है वही फिजिकल लेयर में यहाँ पर काम होगा टीसीपी आईपी मॉडल में। डेटा लिंक लेयर, उसमें भी वही काम है जो यहाँ पे डेटा लिंक लेयर में काम होता है, ठीक है। नेटवर्क लेयर का वही काम है, जो ओएसआई मॉडल में भी जो नेटवर्क लेयर का काम है वही यहाँ पे टीसीपी आईपी मॉडल में नेटवर्क लेयर का काम है। ट्रांसपोर्ट लेयर का जो काम है वो भी यहाँ पे है। अब उसके बाद में इन्होंने जो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, जो सेशन लेयर है, इन तीनों के काम को उन्होंने एक में डिफाइन कर दिया एप्लीकेशन लेयर में। क्लियर है दोस्तों? ये तो है 5 लेयर मॉडल। अब कुछ कहते हैं कि सर 4 लेयर मॉडल भी है, तो 4 लेयर मॉडल कौन सा है? देखिए, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इन दोनों लेयर्स को मिला के इन्होंने एक लेयर बना दी, इसका नाम है नेटवर्क एक्सेस लेयर। भाई बोला कि भाई किस तरीके से नेटवर्क में एक्सेस कर रहे हो, तो भाई इन दोनों को मिला के एक नेटवर्क एक्सेस लेयर बना दिया जाए, इसका नाम रख दिया जाए, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क लेयर को उन्होंने एज इट इज डिफाइन कर दिया नेटवर्क इंटरनेट लेयर के भाई नेटवर्क लेयर यहां बोला जाता है, लेकिन इसको अब बोला जाएगा इंटरनेट लेयर। क्या बोला जाएगा? इंटरनेट लेयर। ये जो 4 लेयर मॉडल है यही सबसे ज्यादा आज के टाइम पे चल रहा है। क्लियर? सबसे पहले नेटवर्क एक्सेस लेयर जो दोनों लेयर्स को मिला के बनाया गया, उसके बाद नेटवर्क लेयर को बोला जाता है इंटरनेट लेयर, और ट्रांसपोर्ट लेयर को बोला जाता है होस्ट टू होस्ट लेयर। इसको होस्ट टू होस्ट लेयर भी बोला जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर भी बोला जाता है, साथ ही साथ इसको होस्ट टू होस्ट लेयर भी बोला जाता है। और एप्लीकेशन लेयर को बोला जाता है एप्लीकेशन लेयर। मतलब जो तीनों लेयर है यहाँ पे, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, इन तीनों को मिला के काम लिया जाता है एप्लीकेशन लेयर पे। तो ये हो गया 4 लेयर मॉडल। क्लियर है? अब आपको याद रहेगा कि भाई ओएसआई मॉडल क्या है, उसको आप अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाएंगे 4 लेयर मॉडल में और 5 लेयर मॉडल में। अच्छा, एक चीज और बताने वाला हूं दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो एप्लीकेशन लेयर से लेकर के सेशन लेयर तक है वो डेटा के फॉर्म में रहता है। जो डेटा है आपका, वो डेटा के फॉर्म में रहता है। उसके बाद में वो डेटा कन्वर्ट हो जाता है सेगमेंट्स में, ठीक है, सेगमेंट्स में। उसके बाद वो चेंज हो जाता है नेटवर्क लेयर में पैकेट्स में, ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स में। फिर वो कन्वर्ट हो जाता है डेटा लिंक लेयर में फ्रेम में, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फ्रेम में कि एक अलग अलग पैकेट्स को एक फ्रेम में बिल्कुल सुरक्षित सेफ भेज दिया जाता है। उसके बाद में फिर वो कन्वर्ट हो जाता है बिट्स के फॉर्मेट में, ठीक है। बिट्स से वो चला जाता है फिर पल्स के फॉर्मेट में, या फिर आपके कह सकते हैं कि लाइट के फॉर्म में, इनके फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो मॉडल है वो काम करता है। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया आपको ओएसआई मॉडल भी और जो टीसीपी आईपी मॉडल के 4 लेयर मॉडल और 5 लेयर मॉडल। तो मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, ये जो 4 लेयर मॉडल है, ठीक है, ये ही आज के टाइम पे चल रहा है। 5 लेयर मॉडल भी चल रहा है, लेकिन जो इंटरनेट पे बातचीत करते हैं आज, जो एडवांस इंटरनेट पे बातचीत आजकल हो रही है ना, मोबाइल वगैरह हो गए, आईओटी डिवाइसेस हो गए, वो सारे किस लेयर पे काम करते हैं? टीसीपी आईपी मॉडल के 4 लेयर पे काम करते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया कि नेटवर्क एक्सेस लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ज्यादा झंझट नहीं है, प्रैक्टिकल है, बिल्कुल एप्लीकेबल है, याद रखने की भी ऐसा भी नहीं कि याद नहीं रख सकते, बहुत आसानी से इसको याद रखा जा सकता है, हाँ, एज कंपेयर टू ओएसआई मॉडल। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे दोस्तों एक कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल जो था उसमें डिफरेंस होने के नाते सबसे मसले क्या थे, मतलब टीसीपी आईपी मॉडल और क्या क्या चीजें सॉल्व कर पाया आपने इस मॉडल से, वो भी अपन बातचीत कर लेते हैं। तो दोस्तों ये चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2 मसले थे कि भाई एक तो हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस टू नेटवर्क। कई बार मेरा डेटा है वो नेटवर्क पे ट्रांसमिट कैसे होगा। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि भाई जो अमेरिका का कंप्यूटर था वो अमेरिका के कंप्यूटर से ही बात कर सकता था, और डेल का यूरोप का कंप्यूटर यूरोप के कंप्यूटर से बात कर सकता था, या फिर डेल के कंप्यूटर से बात कर सकता है। तो कोई ऐसा कोई ये नहीं था फॉर्मेट कि भाई हमारा डेटा जो है वो नेटवर्क में ट्रांसमिट कैसे होगा। पहला मसला तो ये था। दूसरा कि हाउ डेटा शुड बी फॉर्मेटेड सो अदर नेटवर्क सिस्टम कैन रिकॉग्नाइज, कि मैं जिस फॉर्मेट में मैं मैसेज भेज रहा हूं अगले बंदा उस फॉर्मेट को समझ सके। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज जैसे अपन कोई वेबसाइट खोलते हैं, ठीक है, आपने कोई वेबसाइट खोली, मान लीजिए आपने कोई जर्मन वेबसाइट खोली, ठीक है,
या मान लीजिए आपने कोई स्पेन की वेबसाइट खोली, ठीक है, तो या फ्रेंच की वेबसाइट आपने खोली, लेकिन जब आपने वो खोला तो आपको सारी लैंग्वेज फ्रेंच में दिखी या स्पेन में दिखी या जर्मन लैंग्वेज में दिखी, लेकिन आपको समझने के लिए ऊपर गूगल ट्रांसलेटर ने क्या दे दिया कि भाई अगर आप इस लैंग्वेज को अपने लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो क्या आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो आपको ऑप्शन देता है इंग्लिश में कन्वर्ट करने की। जैसे ही आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं, वो ऑटोमेटिकली जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है, पूरा का पूरा जो वेबसाइट है, उसका कंटेंट है, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है इंग्लिश में। तो आप समझ गए कि भाई उसने तो ये जर्मन में लिख दिया, फ्रेंच में लिख दिया, लेकिन मुझे ये इंग्लिश में समझ में आ गया। तो ये किसकी मदद से पॉसिबल हो पाया? टीसीपी आईपी मॉडल। तो टीसीपी आईपी मॉडल आने के दो मसले थे। क्यों? कि पहला तो भी हमें ये एंश्योर करना था कि हमारा डेटा नेटवर्क पे ट्रांसमिट होगा कैसे, जाएगा कैसे, पहला मसला ये था। दूसरा था कि भाई हम जो जिस फॉर्मेट में हम मैसेज भेज रहे हैं, क्या दूसरा बंदा सेम फॉर्मेट में समझ पाएगा, या समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा तो कैसे समझ पाएगा, और अगर नहीं समझ पा रहा तो वो खुद का क्या ऐसा डेवलप करेगा कि वो हमारे मैसेज को चाहे हम किसी भी फॉर्मेट में भेज रहे हैं समझ सके। ये दो मेन मसले थे। वाई वी यूज लिखा हुआ है, इसलिए वाई यूज आईपी मॉडल, क्यों हम टीसीपी आईपी मॉडल यूज करते हैं। तो ये जो दो मसले थे ये इसकी मदद से रिजॉल्व हो पाए टीसीपी आईपी मॉडल की मदद से, ठीक है। इसके अलावा दो मेन फीचर हैं। तो दो मेन फीचर क्या है हमारे टीसीपी आईपी मॉडल के? सबसे अहम फीचर हैं जिनकी मदद से आज का मतलब आने वाले टाइम में भी हम इंटरनेट पे आसानी से बातचीत कर पाएंगे। वो दो मसले क्या थे? पहला तो था एंड टू एंड नोड वेरिफिकेशन। एंड नोड वेरिफिकेशन का मतलब द एंड नोड सोर्स एंड डेस्टिनेशन कैन बी वेरीफाई एंड कनेक्शन कैन बी मेड फॉर द सेफ एंड सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड डेटा, नो सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम। इसका मतलब ये दोस्तों कि भाई सेंडर और रिसीवर, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेंडर और रिसीवर सिर्फ आपको जो सेंडर, जो आपको रिसीवर है, जो आपका मैसेज रिसीव करेगा, बस आपको उसका एड्रेस मालूम होना चाहिए। उसके बाद आपका जो मैसेज है वो किस तरीके से जा रहा है, बीच में कैसे राउटर्स लगे हुए हैं, किस रास्ते से होके जा रहा है, इसकी खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एंड नोड वेरिफिकेशन का मतलब है कि एंड टू एंड नोड मतलब सिर्फ सोर्स और डेस्टिनेशन को ही पता रहे कि ये जो लेटर मेरे पास आया है कहां से आया है, और सेंडर को ये पता लगे कि मुझे ये जो मैसेज भेजना है किसको भेजना है। बीच में ये मैसेज कहां से होके जा रहा है, किस रास्ते से होके जा रहा है, ये किसी को पता ना चले। तो ये एक मेन प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते दोस्तों, लेकिन एक मेन फीचर है। मतलब इसको बोल सकते हैं मेन फीचर का मतलब कि जो नेटवर्क था, जो एक कंपनी के हाथ में था, सेंट्रलाइज था, उसको डिसेंट्रलाइज करने का काम किया है, ठीक है। और वो क्यों किया गया है? क्योंकि जो रशियन थे वो क्या करते थे कि भाई ना, कि उनको पता था कि भाई अमेरिका में के जो नेटवर्क है उसकी ये कमियां हैं, ये अपना पैकेट इसी रास्ते से होके जा रहा है, तो वहां पे अटैक करो। तो वो चाहते थे कि भाई हमारा जो नेटवर्क है वो सेफ रहे, सिक्योर रहे, किसी को ये ना पता चले कि हम जो मैसेज भेज रहे हैं वो किस रास्ते से भेज रहे हैं, कैसे भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, ये पता ना चले। और जो रिसीवर है उसको भी पता ना चले कि भाई जो मेरे पास मैसेज आया है वो कहाँ, वो कैसे कैसे होकर आया है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं कि जब आप कोई लेटर पोस्ट ऑफिस में भेजते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजते हैं, तो सिर्फ आप क्या डाल देते हैं, टू में आप अपना एड्रेस डाल देते हैं और फ्रॉम में उसका एड्रेस डाल देते हैं रिसीवर का। उसके बाद जब आप ये पोस्ट ऑफिस में डाल देते हैं तो उसके बाद पोस्ट ऑफिस अब इस जो आपका लेटर है उसको चाहे मालगाड़ी से भेजे, चाहे ट्रेन से भेजे, चाहे रेल से भेजे, चाहे बाइक से भेजे, चाहे साइकिल से भेजे, और कौन से रास्ते से भेजे आपको उसको कोई लेना देना नहीं है। बस आपने लेटर भेज दिया, अब वो किस रास्ते से होके जाए इसका कोई लेना देना नहीं, ये बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा। तो इसी तरीके से दोस्तों, चाहे भले वो कबूतर में बांध के भेजे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है कि जो एंड नोड वेरिफिकेशन था उसका मेन फीचर जो आज तक इंपॉर्टेंट है, जो आज भी काम आ रहा है, क्योंकि दोस्तों जो अमेरिका है, रशिया है, आज भी दोनों एक दूसरे के कम से कम प्रतिद्वंदी हैं। तो रशिया क्या है, उस टाइम पे बहुत पावरफुल हुआ करता था, तो वो समझ जा रहा था कि भाई जो इनका नेटवर्क है उसके अंदर लूपहोल्स क्या है, कहाँ से होके जा रहा है, ठीक है, कहाँ से ये मैसेज भेज रहे हैं, कब से भेज रहे हैं, क्या इनके नेटवर्क में लूपहोल्स है। ये सेफ एंड सिक्योरिटी नहीं थी, तो उसको सेफ एंड सिक्योर रहने का काम एंड नोड वेरिफिकेशन ने किया। और दूसरा डायनामिक राउटिंग इज द मैकेनिज्म थ्रू व्हिच राउटिंग इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन राउटर टू डिटरमाइन द ऑप्टिकल पाथ बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेज। इसका मतलब ये दोस्तों कि जो आपका मैसेज है वो हर बार एक नए रास्ते से होके जाए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपका मैसेज इंटरसेप्ट कर लिया कि भाई आप है ना डेली इस रास्ते से होके जाते हैं, कल को मैं आप पे अटैक करूं तो आपने एक नया रास्ता बदल दिया, तो आप सेफ हो गए,
क्लियर है। तो एज ए राउटिंग प्रोटोकॉल इज यूज टू आइडेंटिफाई अनाउंस नेटवर्क पाथ, इसका मतलब कि अब मेरा जो मैसेज है वो कौन से रास्ते से होके जाता है, कहाँ से होके जाता है, या हर बार एक नए रास्ते से होके जाता है, तो कोई मेरे मैसेज को इंटरसेप्ट ना कर सके। जो मैंने आपको शुरुआत में जो नेटवर्किंग की क्लास थी, तो मैंने आपको एक सिक्योरिटी के बारे में बताया था दोस्तों, अगर आपको याद हो तो, कि जब हम नेटवर्किंग पढ़ाते हैं या नेटवर्किंग करते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि भी हमारा जो पैकेट जा रहा है वो बीच में इंटरसेप्ट ना हो, ठीक है ना, इंटरसेप्ट ना हो। तो अगर कोई बीच में इंटरसेप्ट कर लेता है आपका मैसेज, इसका मतलब डायनामिक राउटिंग वहां पे नहीं है। क्लियर। तो पहले के टाइम पे सेशन हाइजैकिंग बहुत हुआ करते थे, आगे हम बात करेंगे सेशन हाइजैकिंग की आगे वाले चैप्टर्स में, ठीक है। तो ये दो मेन फीचर्स थे जिनकी वजह से आज इंटरनेट बहुत सिक्योर है, बहुत सिक्योर हो चुका है, ठीक है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन वगैरह, डिक्रिप्शन वगैरह, ये सारी चीजें यहां से ही लागू की गई है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था हमारा, देखिए जैसे मैंने आपको बताया, फीचर्ड ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल सपोर्ट डिसेंट्रलाइज, कि ये जो पूरा का पूरा मॉडल है इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है, ठीक है। तो पूरे मॉडल को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। अब ये पता नहीं चलता, जैसे आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये पता चलता है कि भाई मेरा जो मैसेज गया है वो कौन से राउटर से होके गया है, कौन से रास्ते से होके गया है, पहले कहाँ गया है। जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप का जो आपका सर्वर है, मान लीजिए अमेरिका में, क्लियर, तो आपको ये पता नहीं कि भी जो मेरा जो मैसेज गया है वो वाया दुबई होके गया है या वाया न्यूजीलैंड होके गया है, कहाँ पे गया है, ये आपको पता नहीं है, कोई पता नहीं कर सकता इसको। क्लियर। तो ये एक नेटवर्किंग की सिक्योरिटी है जो टीसीपी आईपी मॉडल लेकर आया, और ये बहुत अच्छी सिक्योरिटी मानी जाती है आज भी। और आज इसी मॉडल पे इंटरनेट काम कर रहा है, आपका जो मैसेज है वो बिल्कुल सिक्योर रहता है, सेफ रहता है। हाँ, कुछ लूपहोल्स निकलते हैं, वो अलग देखेंगे, अपन आगे देखेंगे, उसी के लिए तो अपन काम कर रहे हैं। हैकर जो है वो इसी के लिए तो काम किया जाता है कि भाई वो जो आपका डेटा है, जो आपका मैसेज है, उसको सिक्योरिटी कैसे दे। क्लियर। तो ये आप समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं। उन्हें कौन कौन से जो नेटवर्क इश्यूज आते हैं उसको सॉल्व करने में हमारी मदद करेगी। सबसे पहला हमारा जो इशू था वो था एड्रेसिंग का। क्या था दोस्तों? एड्रेसिंग का, कि भाई डिफरेंट आईपी एड्रेसेस हैं, डिफरेंट मैक एड्रेसेस हैं, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट चीजें हैं। तो अब उनको आईपी, जैसे कि मान लीजिए आईपी एड्रेस मैंने दे दिया, लेकिन उसका मैक एड्रेस क्या है मुझे पता नहीं है, ये ऑटोमेटिक देख ले। या मैक एड्रेस अगर मेरे पास है तो उसका आईपी एड्रेस क्या होगा ये भी मुझे पता नहीं है। तो ये एड्रेसिंग का इशू बहुत हुआ करता था। इसको सॉल्व किसने किया? टीसीपी आईपी मॉडल ने, ठीक है। फिर राउटिंग, कि भाई मेरा जो मैसेज है वो कितने डिफरेंट राउटर से होके जाएगा, कहाँ से होके जाएगा, ये भी मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये नहीं देखना कि भाई अब जो मेरा मैसेज जाने वाला है वो कैसे जाने वाला है, वो ऑटोमेटिक टीसीपी आईपी मॉडल ने रिजॉल्व कर दिया कि भाई इस तरीके से मैं जैसे बताऊंगा, मैं डिसाइड करूंगा, वैसे ही आपका मैसेज जाएगा, सेफली जाएगा, सिक्योरली जाएगा। कैसे जाएगा वो सब टीसीपी आईपी मॉडल ने प्रोटोकॉल की मदद से हेल्प कर दिया। फिर उसके बाद में नेम रेजोल्यूशन। नेम रेजोल्यूशन का मतलब क्या है दोस्तों? जैसे कि आप वेबसाइट, जैसे कि आप मान लीजिए यूआरएल में लिखते हैं कि भाई www.facebook.com, ठीक है। तो ये जो आपने लिख दिया, लेकिन जो बैकएंड में इसको आईपी प्रोवाइड करवा देता है, कि जैसे आपने facebook.com लिख दिया, google.com लिख दिया, लेकिन हैंड टू हैंड वो आईपी में डीएनएस सर्वर इसको चेंज कर देता है। तो नेम रिजोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि भाई आप जो लिख रहे हैं या आप जो वेबसाइट डाल रहे हैं, जो एड्रेस डाल रहे हैं, जो कुछ भी डाल रहे हैं, उसको ऑटोमेटिक वो जल्दी से जल्दी आईपी में कन्वर्ट कर दे और उसको आपको ओपन कर दे। तो ये एक मुद्दा था, ये नेम रेजोल्यूशन ये सॉल्व किया टीसीपी आईपी मॉडल ने। उसके बाद फ्लो एंड एरर कंट्रोल। फ्लो एंड एरर कंट्रोल का मतलब ये दोस्तों, जैसे मान लीजिए अमेरिका का कोई कंप्यूटर है, वो 50 Mbps की स्पीड से आपको पैकेट दे रहा है, लेकिन जो इंडिया के जो कंप्यूटर है वहाँ की स्पीड मान लीजिए 10 Mbps है, या मान लीजिए कि 5 Mbps है, तो पैकेट लॉस हो जाएंगे। भाई वो तो तेजी से दे रहा है, लेकिन मैं तेजी से मतलब इतनी तेजी से ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी स्पीड बहुत धीरे है। जैसे आप मान के चलिए, आप एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि भाई आपको स्पीड बढ़ानी है, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं कि भाई ना मेरी जियो की स्पीड है 1.5 GB नेट मिलता है मेरे को, ठीक है, उसकी स्पीड कम है 4G में, और अगर वही 5G में आ जाती तो बहुत जल्दी पैकेट रिसीव होते हैं, बहुत जल्दी पैकेट जाते हैं आते हैं, बहुत जल्दी आपका नेट चलता है, वीडियो बफरिंग जो है बहुत जल्दी चल जाती है ना। जैसे क्लिक करोगे वीडियो पे चलने लग जाएगा। तो ये क्या है, आपके पास स्पीड आ गई कि आपको जो आपने जैसे क्लिक किया उसने तो दे दिया आपको मैसेज, लेकिन आपने उसी स्पीड से वो ग्रहण किया या नहीं। तो ये एक फ्लो एंड एरर कंट्रोल का जो मसला था वो भी टीसीपी आईपी मॉडल की हेल्प से सॉल्व कर दिया गया कि भाई अब जिस भी तरीके से कैसे भी
कोई कितनी तेजी से भेजे, हम अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको ग्रैब कर लेंगे, भले धीरे धीरे करें लेकिन ग्रैब कर लेंगे। पैकेट लॉस नहीं होंगे, पैकेट पूरा आ जाएगा, भले उसको टाइम लग जाए। क्लियर। और एक जो मसला था वो था इंट्रोपरेबिलिटी का मतलब ये कि दोस्तों अलग अलग डिवाइसेज हैं, अलग अलग कंपनी के डिवाइसेज हैं, ढेरों डिवाइसेज हैं। मैं आपको अगर पूछूं कि आप मुझे सिर्फ 10 नेटवर्क डिवाइसेज के नाम बताएं तो आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है। या मान लीजिए आपको सिर्फ याद है डेल, एचपी, तोशिबा, ठीक है, एलजी, बहुत सारी मतलब 4-5 कंपनी जिसके लैपटॉप्स वगैरह आते हैं, जिसके डिवाइसेस वगैरह हैं। या मान लीजिए आप अगर कोई राउटर लेके आते हैं तो उस राउटर के भी 1-2 कंपनियों के नाम हमको नाम याद होंगे, टीपी लिंक वगैरह के, बाकी आपको याद नहीं होंगे। तो ऐसे बहुत सैकड़ों डिवाइसेस दुनिया में मौजूद हैं जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन वो कम्युनिकेट करे कैसे, क्योंकि सबके स्ट्रक्चर अलग है, सबका आईपी एड्रेस अलग है, मैक एड्रेस अलग है, लेकिन वो सब आपस में कम्युनिकेट करें। तो ये सारा मसला टीसीपी आईपी मॉडल की मदद से रिजॉल्व कर दिया गया। सबसे पहले मैं फिर रिपीट करता हूं एड्रेसिंग, कि भाई एड्रेसिंग क्या होगी, कैसे होगी, ये हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा राउटिंग, कि हमारा मैसेज किस तरह से जाएगा, कैसे जाएगा, कौन से फ्लो में जाएगा, कहां से होके जाएगा, ये हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा नेम रेजोल्यूशन, कि भाई हम जो वेबसाइट डाल रहे हैं, वेबसाइट का एड्रेस डाल रहे हैं, मान लो आईपी डाल रहे हैं, तो आईपी को डीएनएस में कन्वर्ट करवा दे या फिर डीएनएस को कन्वर्ट करवा दे। आईपी में ये कौन करेगा, ये नेम रेजोल्यूशन करेगा। और फ्लो एंड एरर कंट्रोल, कि भाई डिफरेंट स्पीड के हिसाब से, डिफरेंट गति के हिसाब से हमें अपना डेटा विदाउट लॉस मिल सके। और सारी की सारे डिवाइसेज, जैसे इंट्रोपरेबिलिटी का मतलब कि सारे के सारे जो डिवाइसेज है आपस में कम्युनिकेट कर सके, पूरी दुनिया के डिवाइसेज, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो दक्षिण अमेरिका में हो, चाहे वो अफ्रीका के किसी जंगल में हो, वहां से अगर इंटरनेट आ रहा है तो वहां से भी हमारे पैकेट रिसीव हो सके। ये सारी चीजें आज के टाइम पे पॉसिबल हुई है दोस्तों सिर्फ टीसीपी आईपी मॉडल की मदद से। जो मैंने आपको पिछले फीचर बताए थे, जो कि फीचर था ये वाला डायनेमिक राउटिंग और एंड नोड वेरिफिकेशन, ये दो बहुत अहम आपको चीजें देखने को या सीखने को मिली हैं, जो आज के टाइम पे शायद यूट्यूब पे बहुत कम वीडियो जैसे मिलेंगे। और जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो वो आपसे पूछते भी हैं कि टीसीपी आईपी मॉडल के खास 2 फीचर्स बताइए, या फिर खास 2 ऐसे फीचर बताइए जिसकी मदद से आज इंटरनेट पे बहुत आसानी से काम हो रहा है। तो ये जो 2 फीचर हैं ये बहुत कमाल के फीचर हैं, जिसकी मदद से इंटरनेट पे काम चल रहा है आज के टाइम पे, और अपन काम ले रहे हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा मैसेज कैसे जाता है, कहाँ से जाता है, लेकिन सेफली पहुंच जाता है। जैसे कि व्हाट्सएप पे आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो पहुंच जाता है, आप ये इंश्योर नहीं करते कि वो मैसेज गया कैसे, कौन से रास्ते से गया, कौन से सर्वर से गया, सब कुछ क्लियर। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं कि भाई ये जो चीजें हैं कैसे काम करती है। जो चारों मैंने आपको बताए थे 4 मॉडल, ठीक है, 4 टाइप और लेयर बताए थे, वो काम कैसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयर है उसको मिला के एक एप्लीकेशन लेयर बना दी गई है। तो इन तीनों के क्या काम है, कि तीनों के काम ये कि यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करवाना है। जैसे HTTP है, FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, टेलनेट है, NTP है, DHCP है, पिंग है, ठीक है, SNMP प्रोटोकॉल है, ठीक है, SMTP प्रोटोकॉल और है। ये सारे प्रोटोकॉल डिफरेंट प्रोटोकॉल्स काम करते हैं एप्लीकेशन लेयर पे। मतलब अगर मान लीजिए आपने वेबसाइट खोली, सॉरी वेबसाइट नहीं, मान लीजिए आपने ब्राउजर खोला, ठीक है, और ब्राउजर खोलने के बाद में आपने कोई भी वेबसाइट डाली, जैसे कि आपने डाली www.facebook.com। तो जैसे आपने facebook.com डाला तो जैसे ही वेबसाइट खुली आ जाता है https://www.facebook.com। तो HTTPS जो आपको यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवा रहा है, ये क्या है, HTTPS प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कि भी आप फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, आप डाउनलोड कर रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं। यूट्यूब पे जब आप डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, कौन से प्रोटोकॉल की मदद से, UDP की मदद से। लेकिन UDP काम कैसे करता है, FTP की मदद से। तो टेलनेट है, आप टोरेंट वगैरह से कोई डाउनलोड करते हैं, वो सब टेलनेट की मदद से काम करता है। NTP है कि आप डिफरेंट जोन में, जैसे मान लीजिए अभी मैं इंडिया में हूं तो मेरा जोन कौन सा चल रहा है टाइमिंग का, कोलकाता, लेकिन उससे बैक चलेंगे तो दुबई का जोन है, फिर यूरोप का जोन आता है, फिर अमेरिका का जोन है, जो में से 10-12 घंटे पीछे चल रहा है। तो डिफरेंट नेटवर्क ट्रायम प्रोटोकॉल में डिफरेंट चीजें काम करती है। तो यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप वेबसाइट्स खोलते हैं, आप स्काइप खोलते हैं, आप जूम खोलते हैं, आप जो भी सॉफ्टवेयर खोलते हैं, सॉफ्टवेयर की मदद से काम करते हैं। जैसे आपने व्हाट्सएप खोला, इंस्टाग्राम खोला, ये सारी चीजें प्रोटोकॉल की मदद से सर्विसेज काम करती है। तो कैसे, एप्लीकेशन लेयर में सारी चीजें, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर लेयर है, तो सॉफ्टवेयर लेयर सारी चीजों पे काम करता है। फिर उसके बाद में आता है ट्रांसपोर्ट लेयर,
ठीक है, इसको होस्ट टू होस्ट भी बोलते हैं यहाँ पे, होस्ट टू होस्ट प्रोटोकॉल, या फिर इसको बोला जाता है ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, टीसीपी यूडीपी। तो मेन प्रोटोकॉल टीसीपी यूडीपी का मतलब कि भाई आपका डेटा जाएगा कैसे, टीसीपी की मदद से जाएगा या यूडीपी की मदद से जाएगा। अब ये डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर कि आपको अगर फास्ट कनेक्शन चाहिए तो यूडीपी पे जाएंगे, लेकिन आपको अगर कनेक्शन सेफ चाहिए लेकिन बहुत छोटा चाहिए कि मुझे सिर्फ पीडीएफ भेजनी है, मुझे सिर्फ मैसेज भेजना है, टेक्स्ट भेजना है, तो किसकी मदद से भेजेंगे, टीसीपी की मदद से। आप प्रॉपर अगर वेरिफिकेशन करवाना चाहेंगे जो डिवाइसेस का, तो टीसीपी की मदद से करवाना चाहेंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि प्रॉपर वेरिफिकेशन ना हो, बस मुझे डेटा मिल जाए लेकिन फास्ट मिले, तो फिर वो आप यूडीपी की मदद से जाएंगे। और भी प्रोटोकॉल इस पे काम करते हैं, ठीक है। तो टीसीपी यूडीपी ये बहुत अहम प्रोटोकॉल है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं दोस्तों, उसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क लेयर, तो नेटवर्क लेयर को इंटरनेट लेयर भी बोला जाता है, इसको मैं यहाँ भूल गया लिखना, इंटरनेट लेयर, ठीक है। तो इंटरनेट लेयर है, इंटरनेट लेयर का मतलब आपका आईपी। तो जो टीसीपी आईपी मॉडल जो मैंने आपको बताया, ये इन्हीं दो मॉडलों का कॉम्बिनेशन है, और ये ही दो मॉडल इसके बेस मॉडल है। मतलब कि भाई इन दो लेयर की मदद से ही आज इंटरनेट पे काम हो रहा है। क्या, पहले तो ट्रांसपोर्ट लेयर की मदद से कि भाई आपका जो आपने मैसेज भेजा, तो मान लीजिए आप व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजते हैं, तो मान लीजिए वहां पे टिक का निशान आता है या फिर सीन का मैसेज आता है, मान लो नहीं आता तो आपको पता चल जाता है कि इसके पास पहुंच तो गया लेकिन इसने सीन नहीं किया है। ये कौन शोर करता है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर शोर करता है, ठीक है। और आईपी, आपको उसको आईपी देने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने क्या करा, नंबर सेव किया, इंस्टाग्राम पे सर्च किया, आपको पता चल गया कि ये इस पे मौजूद है, तो बस ये आईपी यहाँ काम कर गया। तो आईपी एड्रेस, सेंडर एंड रिसीवर, उसका एड्रेस कौन से लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे काम करता है कि भाई उसका आईपी क्या है, ठीक है, ये आईपी है। राउटर्स काम करते हैं, राउटर्स कहाँ से होके जाएंगे, सारे कौन काम करता है, इंटरनेट लेयर पे। आईसीएमपी है, आरएआरपी है, बहुत सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, एआरपी है, ठीक है, ये सारे इंटरनेट लेयर पे काम करते हैं, आपका पहचान बताते हैं कि भाई आपकी आईपी क्या है, क्लियर। और फिर उसके बाद में आता है लास्ट में नेटवर्क इंटरफेस या नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक है। नेटवर्क एक्सेस लेयर जो डेटा लिंक लेयर है और जो फिजिकल लेयर है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे मैक एड्रेस पे काम होता है, क्लियर दोस्तों। क्या आपके डिवाइस का मैक एड्रेस क्या है, आपके ईथरनेट से जाएगा कि फाइबर केबल से जाएगा, या राउटर्स के कौन से फॉर्मेट से जाएगा, या वायरलेस जाएगा, बिट्स की फॉर्मेट में जाएगा, या पल्स की फॉर्मेट में जाएगा, या लाइट की फॉर्मेट में जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर है, क्या है, सारी चीजें कहाँ डिसाइड होती है, नेटवर्क एक्सेस लेयर में, क्लियर। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बना है। दूसरी चीज जो एरर फ्लो कंट्रोल है, ठीक है, कि भाई मैंने मान लीजिए जिस गति से मान लीजिए मैंने मैसेज भेजे, लेकिन सामने वाला उस गति को सहन नहीं कर सकता, मैसेज को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो उसके लिए एरर फ्लो करेंगे कि ठीक है भाई ये है, ये धीरे धीरे एक्सेप्ट करता है तो उसको धीरे धीरे भेजो। मान लीजिए कोई ऐसा है जो तेज एक्सेप्ट करता है तो उसको तेज भेजो, ठीक है। ये कौन डिसाइड करता है, ये नेटवर्क एक्सेस लेयर डिसाइड करता है। भाई जिसको तेज चाहिए तेज दे दो, जिसको धीरे चाहिए धीरे दे दो, क्लियर, लेकिन दे दो, बीच में पैकेट लॉस नहीं होना चाहिए। ये कौन एंश्योर करता है, ये नेटवर्क एक्सेस लेयर एंश्योर करता है, क्लियर। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे टीसीपी आईपी मॉडल को, ओएसआई मॉडल को, इसका कंपैरिजन समझ गए होंगे, इनके क्या कंपैरिजन है दोनों में, कैसे काम करते हैं। ओएसआई मॉडल तो मैं पहले समझा चुका हूँ, इसके लेयर्स के बारे में फिर मैंने आज बता दिया, और टीसीपी आईपी मॉडल कैसे काम करता है, क्या इसकी हिस्ट्री थी, कैसे आज के टाइम पे काम करा, इसके फीचर्स क्या हैं, मसले क्या हैं, और कौन कौन सी चीज़ों ने इसको बहुत आगे तक पहुंचाया, या फिर आज के टाइम पे जो 75 या 85 में जो एप्रानेट यूज़ कर रहा था, तो आज के टाइम पे 1990 में इसको सब जगह लागू कर दिया गया कि भाई ये तो बहुत अच्छा नेटवर्क है। जैसे मान लीजिए मैंने जिसने भी एरोप्लेन डिज़ाइन किया होगा या जिसने भी बल्ब का आविष्कार किया होगा, सबसे पहले उसने खुद के घर में जलाया होगा, फिर जब ये बहुत पॉपुलर होगा कि भाई ऐसा बल्ब जलता है कि भाई उससे रोशनी होती, तो फिर सारी दुनिया आज उसको यूज करने लग गई। तो ऐसे ही टीसीपी आईपी मॉडल सबसे पहले एप्रानेट जो कि अमेरिकन डिफेंस एजेंसी थी उसने यूज किया, उनको ये बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इसके बेनिफिट्स देखे कि भाई किस तरीके से इसके बेनिफिट्स हैं। भाई हमारे तो सारे काम सॉल्व हो गए कि भाई अब पता भी नहीं चलता कि भाई कौन मैसेज भेज रहा है, और ना ही रशियन हम पे इतनी जल्दी अटैक कर सकते हैं। करते हैं अटैक्स आज भी, लेकिन बहुत जल्दी नहीं, उनको सोचने समझने का टाइम मिल जाता है, ठीक है। तो
ये जो TCP IP मॉडल है उसने फीचर्स भी बहुत लोगों को दिए और आज के टाइम पे पूरी दुनिया इसको यूज कर रही है एज ए प्रैक्टिकल मॉडल इंटरनेट पे काम करने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो लैब सेटअप का होगा कंप्लीट, और इसके अलावा में जो सारे वीडियो मैंने आपके लिए बनाए हैं नेटवर्क के, है ना, करीब करीब 10 या 12 वीडियो बनाए हैं, उन सबको मैं एक करके एक वीडियो बना दूंगा कि भाई आपको प्लेलिस्ट में जाना ना पड़े, पूरी ही वीडियो में आप नेटवर्किंग को सीख। अब आगे मैं जो वीडियो डालूंगा वो लैब सेटअप पे डालूंगा, प्रैक्टिकली शुरू होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सब लैब सेटअप जल्दी जल्दी करवाइए, जल्दी जल्दी हमें प्रैक्टिकली शुरू करवाइए। तो ठीक है, अब आप लोगों के सब डिमांड पे, हालांकि मेरे जो 1-2 टॉपिक थे नेटवर्किंग के वो बचे हुए हैं अभी, लेकिन खैर उनको टाइम आने पे, समय आने पे मैं बता दूंगा। जल्दी जल्दी पर लैब सेटअप करते हैं। और लैब सेटअप कैसे करनी है, लाइव आके करूं या फिर मैं वीडियो डालूं, ये एक बार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों मेरे टेलीग्राम का एक चैनल है, ठीक है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं उसमें जो अपनी PDF है, कई लोग PDF मांग रहे थे कि सर आपकी जो PPT है वो PPT दे दीजिए, PDF दे दीजिए, या कोर्स मटेरियल या और भी जो कोर्स मटेरियल है अपने हैकिंग से रिलेटेड, वो सारे के सारे मैं टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल जो है टेलीग्राम को, उसको जरूर फॉलो करिए, ज्वाइन करिए, ठीक है। बहुत सारे कंटेंट्स आपको उसमें फ्री में मिल जाएंगे जो कि आपको ऑल अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगी, ठीक है। और इससे रिलेटेड PDF वगैरह है और भी बुक्स है, हैकिंग की बुक्स वगैरह, वो सारी मैं उसमें डालता रहूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप वॉचिंग, थैंक यू, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।